हेलो, नमस्कार सर। हमारे साथ जो बीजेपी के वॉलंटियर कार्यकर्ता हैं इनसे बात करेंगे। ये बताया जाता है स्कूल की तरफ से कि बीजेपी के नेता तो बाहर ही है और तृणमूल वाले यहाँ के लोग हैं। मैं उस तृणमूल कांग्रेस की बात और बीजेपी कांग्रेस को बोल रहा हूँ जो आज यहाँ तो कोई आगे नहीं चल रही और सारा भारतीय है विश्व का बेहतरीन दौर है तो वो जब बाहर से टीके को ले आता है मैनेजमेंट के तरफ से टीके को ले आता है तो वो क्या पाएगा नहीं पता है। तो यहाँ पर
यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि अगर बीजेपी के नेता बाहरी हैं तो ये जो कि रणनीति कांग्रेस के वो बाहरी नहीं है क्या? तो लगातार दूसरी तरफ आज जो जनसंपर्क अभियान चलाने वाले हैं इसके बारे में बात की जाए तो अन्नदान महादान जिसे कहा जाता है, और जब भी कोई शुभ अनुष्ठान होता है, यज्ञ भी होता है, तो वहां भी अक्सर जो है चलाए जाते हैं। तो इसका महत्व बहुत बड़ा है। इसको लेकर के आज लोगों के बीच में उतरना ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है। बिल्कुल एक बड़ा संदेश है। आशीष लॉबी के आपके पास अपने दर्शकों को ये भी बताते चले कि बीजेपी अध्यक्ष के बंगाल दौरे पर जाने पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल दिल्ली में आए हुए हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ आज दिल्ली में जबरदस्ती मुलाकात। विश्राम हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विश्राम दिल्ली पहुंचे हुए हैं तो जेपी नड्डा का ये दौरा राज्यपाल से लगातार उनका सरकार पर ये कहते हुए सवाल उठाते रहे हैं कि वो मुताबिक नहीं चल रही है, संविधान के मुताबिक नहीं चल रही है। राज्यपाल का दौरा हालांकि पहले से तय था और जेपी नड्डा का कार्यक्रम था वो भी पहले से तय था। तो दोनों आपस में लिंक रहेगा, लेकिन लिंक से जुड़ा हुआ है तो बंगाल को लेकर के समझ जरूर है क्योंकि जब राज्यपाल मिलेंगे गृहमंत्री से तो निश्चित तौर पर राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर तमाम बातें होंगी विचार होगा। क्योंकि लगातार राज्यपाल की तरफ से कहा जाता है कि बंगाल की जो कानून व्यवस्था वो उस तरीके से ठीक नहीं है और जगह जगह ये कहा जा रहा है कि हथियारों के कारखाने बने हुए, पुलिस और प्रशासन मिल करके अपराधियों को संरक्षण दे रहा, उस पर रोक नहीं लगा रहे। इस तरीके की बातें राज्यपाल की तरफ से कई बार सारे बातें जब वो गृहमंत्री से मिलेंगे, देश के गृहमंत्री से मिलेंगे तो उनको इन सभी चीजों की जानकारी भी देंगे और ये बताएंगे कि कानून व्यवस्था किस तरीके की है और आने वाले समय में अगर देश में किसी तरीके की मदद की जरूरत हो तो उसके बारे में भी जानकारी देंगे। हालांकि ये हो रहा है इसलिए माना जा रहा है क्योंकि राज्यपाल पहले भी कई बार इस तरीके की बातें बोल चुके हैं और हालांकि पीएम उन पर राजनीति के कारण इस तरीके के आरोप लगाते हैं, लेकिन राज्यपाल आपके कहना कि कुछ इस तरीके की उनके पास सूचनाएं आ रही है सबके द्वारा उसी को वो बता रहे हैं और राज्य में जिस तरह से अपराध और अपराधी दूर करके देखो क्या हालात है वहाँ पर किस तरह का सवाल है या फिर मौजूद है। नेहा आप भी बताइए कि आप भी लगातार इस आंदोलन को कवर करेंगे, क्या कुछ आपने नहीं देखा है आंदोलन में? के बावजूद किसान नेता शाम में माफी मांगते उसके बावजूद आपको मैं बताऊं कि अभी कुछ लोग आए थे हमसे सवाल करने के लिए इसके बारे में बात करिए। कौन है घुसपैठिया? जब हमने उनको जवाब दिया कि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल आपने बहुत कर लिया, आप हमारा काम करने दीजिए, आप हमें मत बताइए कि हम किसके बारे में बात करें और किसके बारे में नहीं बात करें। यहाँ तक कि उनसे साफ कहना था हमने तुम्हें सीधा सवाल किया जब बदतमीजी या जितने सुरक्षा करनी है वो महिलाओं को बचा तस्वीर दिखाए जिस तरह से बॉर्डर पर एक आपत्ति की जो है तस्वीर लगाई गई है और रिहाई की मांग की गई है और इससे कुछ दिन पहले जो है सब्जी की मां उमर खाली चौधरी का आरोपी है उनके पोस्टर लगाए गए थे, उनकी रिहाई की मांग की गई है। आंदोलन को भटकाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। चलेंगे आप गाजीपुर बॉर्डर जहाँ पे अनुराग और प्रिया मौजूद है। ओवर टू यू अनुराग और प्रिया। बिल्कुल देखिए गाजीपुर बॉर्डर पे हम मौजूद हैं और यहाँ की भी हकीकत आज सवेरे दिखाई देगी किस तरीके से जब लाइव के लिए यहाँ पर आए तो जो तथाकथित किसान है ना जो गुंडे हैं वो आकर के घेर लेते हैं और कहते हैं कि आप तस्वीर नहीं निकाल सकती, आप ऐसे बात नहीं कर सकती। हम ऐसे ही बातें कर रहे हैं, हम बातें नहीं कर रहे हैं, हम सीधे तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं। तमाम महिलाएं जो हमारे साथ जुड़े उनसे भी हमारा सवाल होगा। देखिए किस तरीके से ग्राउंड जीरो पे आज भी हम मौजूद हैं और वो किसान रहा ही नहीं। प्रिया बिल्कुल इसको देखकर ये साफ तौर पर नजर आता है कि बिल्कुल बहुत बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई खौफ नहीं है, यहाँ पर किसी भी तरीके
ये बड़ा अच्छा हो गया, इससे ऑनलाइन में दूर दूर बात कर लेते हैं। भटनागर साहब, भटनागर साहब, भटनागर साहब। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, इतना बढ़िया कांग्रेस करवा रहे हैं। हाँ, अरे देखिए, सब आप लोगों का आशीर्वाद और सहायता की वजह से हो रहा है। नहीं, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। इतने लोगों को जोड़ा गया है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड अचीवमेंट। आप लोग गाइडेंस है, आप लोगों का सब मार्गदर्शन है, अच्छा, बहुत अच्छा है। और अस्थाना जी लगे रहते हैं, अस्थाना जी तो अस्थाना जी लगे हुए बेचारे, इतना उनके अंदर इनिशिएटिव है कि वो रुकते नहीं, बढ़ते जाते हैं आगे। नहीं, बहुत मेहनती आदमी, बहुत मेहनती आदमी। भगवान उसको सफलता दे, बहुत गॉड गिफ्टेड लोगों में से है। उनको कॉन्फिडेंस भी है, कॉन्फिडेंस कि मतलब जो कर रहे हैं वो आप लोगों से करेंगे। इंटरेस्ट भी है उसको, इंटरेस्ट। हाँ, जो अभी वो नर्वस नहीं होते हो, बहुत अच्छी बात है। और आप लोगों को तो बहुत अच्छा चल रहा है, देहरादून में बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, नहीं, अच्छा है, सब बहुत अच्छा। और कैसा हो रहा है? बस ठीक है सब। आजकल तो बड़े चेंजेस हो रहे हैं ना सिस्टम के अंदर। क्या किया जाएगा? हाँ, अभी ऑनलाइन हो रही है चीजें, सब चीजें। उसके उसके बाद जो है वो एजुकेशन में सब जगह कोर्सेज में वेरी ग्रेट चेंजेस आर कमिंग विद दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और बस ये टाइम लगता है इन सबको चीजों को इम्प्लीमेंट होने में। नहीं नहीं, सही है, इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगता है, और जब लग जाता है तब पता चलता है कि क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। और कभी क्या मालूम पड़ेगा, वो जब इम्प्लीमेंटेशन होगा तब मालूम पड़ेगा इसमें ये कमियां हैं या ये हाँ, इसमें। वही कह रहा हूँ, जब हो जाता है तब पता चलता है क्या कमी है, क्या अच्छाई है। बट चेंज ऑलवेज गुड। चेंज अच्छा लगता है। आप दिल्ली में हैं या देहरादून आए हैं? मैं मेरठ में, मेरठ मेरठ में हैं। हाँ, मेरठ बेस्ड है। अच्छा जी, अच्छी बात है। और कई एनजीओ जो उसमें काम करते रहते हैं, और हमारे अध्यक्ष डॉक्टर योगी नारायण जी हैं, उनका मिलता रहता है ब्लेसिंग्स। तो ही इज आल्सो वेरी एनर्जेटिक, बहुत एनर्जेटिक है अभी। नहीं, काम करते रहिएगा तो बने रहिएगा, यंग रहिएगा। हाँ, वो फिर यही है कि टाइम पास भी हो जाता है और लोगों से मुलाकात होती है, इंटरेक्शन होता है लोगों से, आप जैसे लोगों से मुलाकात हो जाती है। नहीं, सही है। वी गेट न्यू नॉलेज, और एक वो आती है, स्फूर्ति आ जाती है। नहीं, वो तो जैसे हथियार है, इस्तेमाल करते रहिए। हेलो हाँ आपका जी, कह रहे जैसे हथियार है, इस्तेमाल करते रहिए तो शार्प बना रहता है, बिल्कुल और न इस्तेमाल कीजिए जंग लग जाता है। उसी तरह से माइंड का भी है। हाँ, अब ये है कि हम लोगों ने तो कर लिया, अब जो हमारी यंग जनरेशन आ रही है, व्हाट दे आर थिंकिंग, उनके वो क्या भी करेंगे ना, यूथ करेंगे, क्या हमसे करना। स्मार्टर पैदा हो रहे हैं। हाँ यंग जनरेशन वाले हमसे स्मार्टर पैदा हो रहे हैं। हाँ, स्मार्टर पैदा हो रहे हैं, नेचुरली स्मार्टर पैदा हो रहे हैं। बट हम लोग मीन्स लिमिटेड थे, इनके तो एक्सपोजर बहुत ज्यादा है ना, एक्सपोजर वगैरह बहुत है ना इनका। हाँ, इसीलिए स्मार्ट भी है। हाँ, क्योंकि नॉलेज उनके हैंड में है, नॉलेज। हम लोग नॉलेज पढ़ना पड़ता था, किताब पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, इनके तो इंटरनेट है, कुछ भी
मालूम पड़ जाएगा तुरंत इनको, तो दैट वे दे आर मोर एक्सपोज्ड। और सिस्टम इतना फास्ट चल रहा है कि पता ही चल रहा है कि कहाँ सिस्टम जा रहा है। लेकिन ये कि टू मच ऑफ एवरीथिंग इज नॉट ऑल्सो गुड, बहुत ज्यादा चीजें भी बहुत नहीं हो चुकी हैं सिस्टम में, थोड़ा सा वैसा भी होना चाहिए। ड्राइवर आ गया है, तो मेरा तो कहना है कि मतलब यंग और ओल्ड जनरेशन में आपस में जरूर होना चाहिए इंटरेक्शन। यू कैन गाइड देम, अगर गाइड नहीं किया गया तो पता ही कहाँ से कहाँ उड़ जाए। बिल्कुल सही। हाँ, गाइडेंस बहुत जरूरी है। और आज जो है वो यूथ जो है वो चाहता है कि दे डोंट नीड एनी गाइडेंस। वही हमारी कल्चर है, वही हमारी हिस्ट्री है। सही है। और आप क्या कैसे चल रहा है? हम तो जब से कोरोना हुआ है तब से देहरादून छोड़ के लखनऊ में ही ज्यादा रह रहे हैं। अच्छा, लखनऊ ज्यादा है क्या आप? नहीं है। हाँ, अच्छा। रही है, लखनऊ में ही रह रहे हैं। पिछले 10 महीनों में सिर्फ 2 दिन के लिए गए थे वहाँ, अच्छा 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 अच्छा। क्योंकि वहाँ कोई एक्टिविटी भी नहीं है। जो होना है सब ऑनलाइन होना है, तो होना है तो अपने घर से बैठ के करो। नेचुरली वो ठीक बात है, और क्या। बच्चों के बीच में रह के करो। हाँ, अच्छा रहता है, टाइम पास भी जाता है, अच्छा भी लगता है बच्चों के बीच में। और ये है कि अब तो चीजें कंट्रोल में आ रही हैं वैसे भी। अब हाँ कोरोना हाँ, कंट्रोल में है। नहीं, काफी कुछ कंट्रोल में है। कंट्रोल में है। काफी कुछ कंट्रोल में है। कंपेयरिंग अमेरिका एंड इंग्लैंड, इंडिया इज बेटर। नहीं, बेटर है, बेटर और बेटर। एक बार चीज डाउन होनी शुरू हो जाती है तो भी डाउन होती है, फिर वही उसके राइज होने चांस कम हो जाते हैं। जबकि आप सही देखेंगे है। हमारे इतना मूवमेंट है और इतना लोगों का मिलना जुलना आपस में है, मार्केट्स में, शादियों में, गांव में खास तौर ये बात ताज्जुब की बात है, गांव में नहीं हुआ ये बीमारी। गाँव में नहीं, गाँव में तो बिल्कुल नहीं है, गाँव में तो बिल्कुल नहीं। जब वो हमारे तरफ के गाँव में बिल्कुल नहीं है। ये बड़ा सरप्राइजिंग है। और जब पीक पे था ये मई जून में, तब भी गांव वाले जो थे वो ऐसे घूमते थे। हाँ, गाँव वाले वैसे ही घूमते। वेरी समथिंग वेरी वेरी स्ट्रेंज, कैसा कैसा हो रहा है ये। देखिए और कौन बोल रहा है, इसको देखिए, इनको देखा जाए। हाँ, देखो कौन बोल रहा है। देखे, यही फंक्शन में लोग बुलाए थे, यही फंक्शन में लोग बुलाए थे। आजे कहाँ सब लोग इकट्ठा।
आ जाएगा, सब लोग इकट्ठा हुए। पोस्टर वोस्टर दवाई दवाई
the system. Means you know the rules and regulations of UGC, MHRD, even also your own university, and even also state government policies. In the education, you have to just read it the circular, make it the file. It is beneficiary to all the persons. I have the 5th pay commission guidelines, 6th pay commission guidelines, 7th pay commission guidelines. Means it is UGC guidelines. UGC is mandatory, and last now it's just UGC as making mandatory to all. You have to take the examination. Number of states will be skipped. That means all UGC guidelines are mandatory. All I've joined. I'm listening now. So better way. पहले वो voice नहीं आ रहा था इसलिए. You have to आपको download भी voice नहीं आया? It is beneficiary to you when you going for the further selection. Now this is the in Maharashtra there is 2019, that is 8 March 2019, the 7th pay commission is implemented. Now in 1 year, near about 600 to 700 people will be become the professor. Those are already associated, completed, and one thing is there from 2021, PhD is compulsory for further promotions. This is 2021. I think it is a September or October is given the deadline. So it is a beneficial. Means one side you have to do in your profession, another side you have to do your PhD. Complete the PhD. Sir, as far as the being to become the professors, third criteria में जो आपके जो सबका जो स्कोर होता है, from the beginning count करते हैं या last? नहीं. It is when you have become the associate professor, and then you have to complete it 3 years. नहीं, और वो 3 ईयर का ही फिर जो मैं बोलता हूँ ना उसमें 3 years you have to require minimum 3 papers, and in your entire life 10 plus 3 यानी 13 papers will be required for the professor. Okay. In category.
अभी तो बोल दिया तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ी यहाँ से बोल दो, लोग वेट कर रहे हैं ना।
हेलो, मैं देहरादून इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हमारे जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, जो फिजिकली यहाँ पहुंचने वाले हैं, डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम हमारे बीच पहुंचने वाले हैं और हमारे साथ हमारे डॉक्टर पीडी राय साहब भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। हमारे बीच आज जो वर्चुअल सेमिनार जो रखी गई है उसको हम वर्चुअल टूर में आपको लेके चलेंगे। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। हमारे बीच जो आज के अतिथि डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम जी पहुंच चुके हैं। अभी कुछ ही समय में इस कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। वहाँ से आवाज ही नहीं आ रही। और देहरादून इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है। हमारे जो मुख्य अतिथि डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम हमारे बीच पहुंच चुके हैं और अभी उन्होंने जो हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन लगी है उसका उद्घाटन कर दिया है। अभी कुछ ही भी समय पश्चात वो हमारे बीच होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। में भी आ गए क्या?
जोगेश्वरी जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ उन सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं और मैं सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले मैं इस जो समिट है एजुकेटर समिट उनके जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं श्री कुंवर राज अस्थाना जी को आमंत्रित करूंगा कि वो इस कार्यक्रम की ब्रीफिंग के बारे में सभी हमारे जो अतिथि जुड़े हुए हैं और यहाँ पर स्टूडेंट हैं उनको बताएं। कुंवर राज अस्थाना जी। धन्यवाद प्रोफेसर। बाहर से बुलाएंगे तो ना, यहाँ पे रहेंगे गैलरी में कर दो, गैलरी में कर दो। हाँ उनको कर देंगे, बाहर से मतलब छोड़ देंगे, यहाँ पे नहीं हो। जब आपके ऑनलाइन वाले जुड़ेंगे। आज इस महत्वपूर्ण दिन, जिस दिन हम पूरे हिमालयन स्टेट्स को जोड़कर और देहरादून में उसको एक सेंटर बनाकर एक पहली बार साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हम इस कार्यक्रम को कोविड की चुनौतियों के बावजूद सभी प्रकार की एसओपी का पालन करते हुए, गवर्नमेंट की गाइडलाइन का पालन करते हुए हाइब्रिड मोड में कर रहे हैं, जिसमें हम यहाँ से इस फेस्टिवल का आज उद्घाटन हमारे माननीय सेक्रेटरी एजुकेशन डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम साहब, हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के डायरेक्टर जनरल किसी ने फोन डॉक्टर राजेंद्र डोभाल साहब, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के डायरेक्टर डॉक्टर हरी सिंह साहब, हमारे इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के नेशनल प्रेसिडेंट इंजीनियर नरेंद्र सिंह साहब, हमारे आईआईटी रुड़की के एल्यूमिनी एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रोफेसर MP जैन साहब, हमारे प्रोग्राम के कन्वीनर अमित अग्रवाल साहब और कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अश्विनी कांबोज साहब के द्वारा यहाँ पर ये फिजिकल रूप से यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया। और हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमारे आज के जिनका हम मुख्य अतिथि भाषण भी सुनेंगे, डॉक्टर PD राय साहब सिक्किम से हमारे साथ वर्चुअल जुड़ रहे हैं। PD राय साहब वहां से 2 बार MP रहे हैं और हिमालयन सस्टेनेबल डेवलप समिट के संयोजक रहे हैं और संयोजक हैं, और वो पहाड़ों को जोड़ने के लिए, पहाड़ों की समस्याओं को दिल्ली में उसको एड्रेस कराने के लिए, नीतियों के अंदर परिवर्तन कराने के लिए लगातार गतिशील हैं। उनके विषय में प्रोफेसर नवीन सिंह साहब बताएंगे। तो मैं आपको ये बता रहा था कि देहरादून इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन है और ये इस दिशा के अंदर ये बहुत एक मील का पत्थर साबित होगा कि जो हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी भारत के अंदर लागू होने जा रही है उसमें सरकार का जो एम्फेसिस है, सरकार का जो उसमें दृष्टिकोण है वो ये है कि अब नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर हम इनोवेशन की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, हम स्किल डेवलपमेंट की बात करें, हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, हम स्टार्टअप्स की बात करें। तो ये देहरादून इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल इन सभी चीजों पर केंद्रित करते हुए, इन सभी बातों को समाहित करते हुए एक ऐसा मंच होगा जिससे हम इन सभी चीजों को हम एड्रेस करेंगे। और ये खास कर हमने इसको डिजाइन किया है, इसमें 20 से ज्यादा इसमें 3 दिन का ये कार्यक्रम है, 9, 10, 11 3 दिन ये देहरादून साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल चलेगा। इसमें 20 से ज्यादा जो इवेंट्स हैं उसमें अधिकतर इवेंट्स स्टूडेंट ओरिएंटेड इवेंट्स हैं, जिसमें हमने इवेंट्स को इस तरह से तैयार किया है ताकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रति बच्चों के अंदर एक टेम्परामेंट डेवलपमेंट हो। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे साथ इस इवेंट को आज स्टार्ट करने से पहले ही, उसके उद्घाटन करने से पहले ही पूरे प्रदेश से, उत्तराखंड से 5,000 छात्र उन्होंने ऑनलाइन जाकर हमारी वेबसाइट के माध्यम से उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, उन्होंने अपना इंटरेस्ट जताया था कि हम इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल का हम हिस्सा बनना चाहते हैं। इसके बाद जो यहाँ पर दूसरी विश्वविद्यालय हैं, दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं, वो आगे आए और उन्होंने हमसे कहा, हमसे संपर्क किया कि आप अपना लाइव प्रोग्राम का लिंक आप हमको प्रोवाइड कराइएगा। हम अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं हम उनको प्रेरित करेंगे कि वो इस कार्यक्रम से जुड़े। तो इस कार्यक्रम में आज जो देहरादून साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल है उसका उद्घाटन है। उसके बाद इस दूसरा कार्यक्रम जो इसके साथ चलेगा वो चलेगा जो 3 बजे से स्टार्ट होगा, वो होगा एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव, जिसमें हम हिली रीजन में जो हिमालयन स्टेट्स हैं उनमें फ्यूचर एग्रीकल्चर इन माउंटेन्स prospects for organic hubs in Asia Pacific region with traditional farming, इस पर हम बात करेंगे। इसमें हमारे साथ बहुत सारे हमारे विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं। दूसरा हम फिर बात करेंगे allied agriculture activities in mountain region, a cooperative approach with new technology, और फिर हम बात करेंगे इसमें protection of biodiversity in Himalayas, issues, challenge and implication of intellectual property rights, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि हमें अपने जो हमारी संपदा है हमें उसके बौद्धिक संपदा अधिकार को संरक्षित करना है और किस तरह से वो करेंगे। और ये जो तीनों हैं ये एक साथ चलेंगी। और इसके बाद एक हमने बच्चों के लिए प्रोग्राम रखा है, वो है मैजिक ऑफ मैथ्स। तो मैजिक ऑफ मैथ्स में हमारे साथ कई जगह से हमारे साथ जो गणित के ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैदिक मैथ्स एंड दूसरे जो टेक्निक्स को जना डेवलप किया है कि किस तरह से बच्चों को गणित के प्रति और उत्साहित किया जाए, उनको और किस तरह से ऐसी चीजें बताई जाएं जिससे उनका जो ज्ञान है गणित के प्रति और गहरा हो और दूसरे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसमें वो बहुत ही आसानी से उनको कर पाए। फिर उसके बाद एक कार्यक्रम है, वो है भारत में ड्रोन प्रौद्योगिकी का उपयोग, यूजेस ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी इन इंडिया। ड्रोन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट बहुत तेजी के साथ हो रहा है और ये जो पैंडेमिक हमारा जो पीरियड गया है मार्च से लेकर दिसंबर तक का, इसके अंदर हमने देखा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी का बहुत उपयोग हुआ है और ड्रोन टेक्नोलॉजी का किस तरह से विकास हो रहा है और किस तरह से भारत के अंदर
इसके अगले चरण होंगे, किस तरह से वो चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो आपका दूसरी चीजें हो, चाहे दूसरे सेक्टर हो, किस तरह से वो उसका उपयोग होगा, उस पर बात करेंगे। एक पैरेलल जो इवेंट है वो है साइंस पोस्टर कंपटीशन, जो हमने उसको कल हमने बच्चों को वो किया था, सर्कुलेट किया था, और तकरीबन कल हमने 3 बजे करीब उसको 2 बजे करीब हमने उसको ओपन किया था, और हमने उसको आज 10 बजे वो किया है। उसमें 200 से ज्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। ये ऑनलाइन साइंस पोस्टर कंपटीशन था, जिसका हमने थीम दी थी, जिसकी थीम कोविड के ऊपर बेस थी। जिसमें जो आज उसके लिए जूरी बनी हुई है, वो जूरी उसको अभी वो कर रही है, और उसमें हम 3 हमने ग्रुप बनाए हैं। एक 6 क्लास से लेकर 8 क्लास तक, एक 9 क्लास से लेकर 12 क्लास तक, और एक कॉलेज स्टूडेंट। और उन बच्चों को हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ग्रुप्स में हम उनको अवार्ड देंगे, कैश प्राइज देंगे। हम फर्स्ट जो विनर होगा उसको हम 5,000 रुपीज, जो सेकंड प्राइज होगा वो हमारा होगा 3,000 का, और जो थर्ड प्राइज होगा वो 2,000 का होगा। इस प्रकार से हम 9 बच्चों को इसमें हम कैश प्राइज से अवार्ड करेंगे। इसके बाद जो कल के हमारे कार्यक्रम है, वो सबसे पहले कल हमारी जो महत्वपूर्ण हमारा कार्यक्रम का एक हिस्सा है, वो है हिमालयन स्टेट एजुकेटर समिट, जिसका कल इनॉग्रेशन होगा। वो इनॉग्रेशन हमारे भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी कमीशन के चेयरमैन प्रोफेसर अवनीश कुमार जी उसको करेंगे, और वो भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के CSTT द्वारा प्रायोजित है वो हिमालयन एजुकेटर समिट। और उसमें तमाम जो हमारे जो एजुकेटर्स हैं वो ऑनलाइन जुड़ेंगे, और कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा के अंदर हमारे साथ फिजिकल जुड़ेंगे। उसके बाद जो दूसरा कार्यक्रम है वो है युवा वैज्ञानिक सम्मेलन, यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव, जिसमें हमने से जो स्कूल और कॉलेज के बच्चे हैं उनसे हमने प्रोजेक्ट्स मांगे हैं, और उनके पेपर्स हमारे पास आने शुरू हो गए हैं, और आज जितने पेपर्स आ जाएंगे उनकी स्क्रीनिंग करके कल उनका पेपर प्रेजेंटेशन, और उनका हम जो है उसमें उनको सेलेक्ट करके उनको सर्टिफिकेट देने का काम करेंगे। उसके बाद एक है जो एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही हमारा इंटरेक्टिव है, वो है महिला वैज्ञानिक उद्यमी सम्मेलन, वुमेन साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर कॉन्क्लेव, जिसकी हमारी संयोजिका हमारे सामने बैठी है रमा गोयल जी। और ये कार्यक्रम हमारा पैरेलल चलेगा, और ये 10 और 11 तारीख में 2 दिन इसकी एग्जीबिशन भी चलेगी। वो एग्जीबिशन होटल कैलिस्टा के अंदर पैरेलल चलेगी, और इसका जो कॉन्क्लेव होगा वो कॉन्क्लेव भी वही होगा, पैरेलल कॉन्क्लेव होगा। इस यहाँ पे जो कार्यक्रम चलते रहेंगे उसको पैरेलल एक इवेंट वहाँ चलेगी, और जिसको हमारे कोऑर्डिनेट करेंगी डॉक्टर गीता सिन्हा सामने बैठी हैं। उसके बाद अगला कार्यक्रम होगा हमारा साइंस क्विज का। साइंस क्विज आज उसको जो ना हम ओपन कर देंगे। साइंस क्विज शाम को 3 बजे से इसको 3 घंटे के लिए साइंस क्विज को, साइंस क्विज के अंदर जो लोग बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उनका फिर इवैल्यूएशन होगा, और कल को जो है उनके सर्टिफिकेट और उनके अवार्ड जो है वो डिक्लेयर कर दिए। ऐसे ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है, वो है हिमालयन समागम, द डिवाइन हेरिटेज ऑफ हिमालय, स्पिरिचुअलिज्म, योगा, वेलनेस एंड आयुर्वेदा। इसमें हम हिमालयन रीजन की, हिमालयन स्टेट्स के बारे में बात करेंगे कि हमारा जो डिवाइन हेरिटेज है हमारे हिमालयन स्टेट्स का वो क्या है, और स्पिरिचुअलिज्म, योगा, वेलनेस, आयुर्वेद, इन सबको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर हम इस पर मंथन करेंगे। इसके बाद अगला कार्यक्रम है स्मार्ट सिटी मीट, वो बिल्डिंग सेल्फ सस्टेनेबल स्मार्ट इंडियन सिटीज आइडिया एंड अप्रोचेस। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसके अंदर भी बहुत अच्छे लोग बाहर से ऑनलाइन जुड़ेंगे। इसके अंदर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल भी जुड़ेंगे, और इसके अंदर जो कुछ हमारे इंडस्ट्री के जो दूसरे जो मेगा सिटीज हैं, स्मार्ट सिटी
की रोल के रूप में काम कर रहे हैं, वो उसमें जुड़ेंगे। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है, वो है हाइड्रो एंड ग्रीन एनर्जी कॉन्क्लेव, द 21st सेंचुरी वर्जन ऑफ हाइड्रो पावर एंड ग्रीन एनर्जी। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से, क्योंकि जिस तरह से हम आज के हमारा हम जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, और हम समझते हैं कि जो हमारा जो हिमालयन स्टेट है उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है कि वो ग्रीन एनर्जी को डेवलप कर सकता है, ग्रीन एनर्जी का उत्पादन कर सकता है, और ग्रीन एनर्जी की तरफ पूरा विश्व बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो ये इस मायने में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। और इसके बाद जो अगला जो 11 तारीख को है, 11 तारीख को हमारा शाम को हमारा एजुकेटर समिट का हमारा वो होगा, वैलिडिटी होगा, जिसमें हमने पूरे हिमालयन स्टेट से हमने नॉमिनेशन मांगे थे, जिसके लिए हमारी जो है जूरी कमेटी बनी थी, एक स्क्रीनिंग कमेटी बनी थी, जिसमें हमारे योगेंद्र नारायण जी जो हमारे अनडिवाइडेड देश के चीफ सेक्रेटरी रहे हैं और भारत सरकार के डिफेंस सेक्रेटरी है, आजकल बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के चांसलर हैं, उनकी चेयरमैनशिप में एक स्क्रीनिंग कमेटी बनी थी, जिसने उसको स्क्रीनिंग किया। और स्क्रीनिंग करने के बाद जिन लोगों को हमने स्क्रीनिंग की, उसमें उन लोगों को हम उनको एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड देंगे। और इस बार की मैं बहुत खुशी की बात कर रहा हूँ, इस बार बहुत अच्छे नॉमिनेशन आए। इस बार शिलोंग से नॉमिनेशन आया, एक बहुत वहाँ की नॉर्थ ईस्ट की बहुत प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है नेहरू, हमने एक बहुत नॉर्थ ईस्ट के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बड़ी प्रोमिनेंट राजीव गांधी एग्रीकल्चर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ईटानगर, हमने उनको किया, हमने IIT जम्मू को किया, हमने एम्स ऋषिकेश के, तो इस स्टैंडर्ड के हमारे पास नॉमिनेशन आए इस बार, और हमने इस तरह का उसको स्क्रीनिंग किया। और मैं अब इसको आगे बढ़ाते हुए मैं एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा इसके कार्यक्रम के लिए, जिन लोगों ने जिनकी एनर्जी से ये कार्यक्रम संभव हो पाया। सबसे पहले मैं थैंक्स करूंगा हमारे डॉक्टर योगेंद्र नारायण जी का, जिन्होंने सबसे पहले हमारे इस एजुकेटर समिट, जो हमारा इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, उस कमेटी का चेयरमैन बनने के लिए उन्होंने अपनी सहमति दी। उसके बाद जब उन्होंने अपनी सहमति दी, तो हम ये सोच रहे थे कि हिमालयन स्टेट्स को जोड़ना है, तो हमारी जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसके चेयरमैन एक ऐसे होने चाहिए जिनका एक बहुत व्यापक प्रभाव हो और बहुत ही व्यापक उनकी पहचान हो। तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया, उन्होंने जब उन्होंने जब अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी, उन्होंने अपनी कंसेंट दे दी, तो तब उसके बाद एक एनर्जी का एक डेवलपमेंट हुआ, और फिर हम उसमें हम आगे बढ़े। और फिर मैं सबके बाद जो धन्यवाद अदा करना चाहूँगा हमारे राज्य के मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश जी का। श्री ओम प्रकाश जी ने उसमें हमको बहुत सहयोग किया और हमारे लिए और डिपार्टमेंट्स को कहा कि वो इस प्रोग्राम के साथ जुड़े। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का भी बहुत धन्यवाद मैं अदा करना चाहूँगा डॉक्टर राजेंद्र डोभाल जी का। डॉक्टर राजेंद्र डोभाल जी पहले दिन से जनाब डे टू डे हर चीज के अंदर जो है ना उनका हमारे साथ डिस्कशन चलता रहा, हर चीज के अंदर मार्गदर्शन चलता रहा। फिर मैं इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर के नेशनल प्रेसिडेंट इंजीनियर नरेंद्र सिंह साहब और उनके यहाँ के जो हमारे उत्तराखंड के स्टेट के चैप्टर के जो अध्यक्ष हैं दिनकर साहब और उनकी पूरी टीम का मैं बहुत ही हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये पूरा प्रेमिसेस जो है इस फेस्टिवल के साथ जोड़ा। और उसके साथ फिर मैं हमारे राज्य के शिक्षा सचिव मीनाक्षी सुब्रमण्यम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा, उनके अधिकारियों का बहुत बड़ा सहयोग रहा। वो स्थिति में सहयोग रहा जब वो कुछ डॉक्टर सुंदरम साहब अपनी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से कुछ जो है हमारे साथ बहुत लंबे समय तक बिना कनेक्टेड नहीं हो पाए, लेकिन उनका विभाग के अधिकारी वो उनको क्लियर कट मैसेज था कि इस प्रोग्राम के लिए जुड़ना है और इस प्रोग्राम को अच्छा सफल बनाना है। और मैं उनसे बहुत ही उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि इतने बहुत ही क्योंकि जनाब वो बहुत सुलझे हुए हैं और लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस कार्यक्रम का यहाँ फिजिकल करने के लिए उन्होंने हामी भरी और बहुत धन्यवाद उनका। और मैं इसके साथ ही हमारे जो सिक्किम से हमारे PD राय साहब जुड़ रहे हैं
मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और हमारे साथ श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के हमारे कुलपति हैं, हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर भी हैं, प्रोफेसर पीटी जानी साहब, वो इस समय टिहरी में हैं, वो टिहरी से जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा हमारे साथ हमारे आज के इस कार्यक्रम के जो प्रेजेंटेशन जो अध्यक्षता करेंगे हमारे जस्टिस के भी साई साहब हैं, जिनका आशीर्वाद, जिनका सहयोग हमें हमेशा हर कार्यक्रमों के अंदर मिलता आया है। पिछले 3 साल से जो एजुकेशन हो रही है वो उन्हीं के सानिध्य के अंदर हो रही है, मैं उनका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। और आज हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के चेयरमैन अवनीश कुमार जी भी जुड़ रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। और इसके साथ ही यूनिसेट IIT कानपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अवनीश त्रिपाठी जी, मैं अवनीश त्रिपाठी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। और इसके साथ ही मैं उन सभी लोगों का अपनी टीम के अंदर जितने भी मेरे साथ हमारे कन्वीनर, हमारे कोऑर्डिनेटर और हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उन्होंने दिन रात एक करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपनी मेहनत की है। और मैं समझता हूँ कि ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम जिस लेवल पर हमने ऑर्गेनाइज किया है और हमने जिस तरह से प्रोफेशनल टच के साथ हमने टेक्नोलॉजी को हमने जो है इसके अंदर इनबिल्ट किया है, ऐसा कार्यक्रम पूरे उत्तराखंड के अंदर कोई यहाँ पर जितने भी जो लोग इवेंट्स को मैनेज करते हैं, जो टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं, उन्होंने भी इस तरह का प्रोग्राम नहीं किया। मैं इस बात को दावे से कहता हूँ, क्योंकि जो है हमने इस कार्यक्रम को करने के लिए बहुत सारे लोगों से बातचीत करी। यहाँ पर कोई भी इतना टेक्निकली जना साउंड नहीं था कि जो इस प्रोग्राम को बिल्कुल यहाँ से ब्रॉडकास्ट कर सके। और जिस तरह से और ब्रॉडकास्ट भी ऐसा नहीं, हमने इसको ऐसे इस लेवल पर जना हमने कम संसाधनों के अंदर हमने उस लेवल पर इसको ऑर्गेनाइज किया है, जैसा इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जिस लेवल पर वो उन्होंने वर्चुअल ऑर्गेनाइज किया, हमने इसको उस लेवल पर वर्चुअल ऑर्गेनाइज किया है। और वो उस तरह से जो है ये उसी तरह से ब्रॉडकास्ट हो रहा है जैसे इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ब्रॉडकास्ट हुआ। और जबकि उनके साथ तो पूरा भारत सरकार जुड़ा हुआ था, हमारे साथ तो कोविड की वजह से हमारे साथ उत्तराखंड सरकार की अपनी रेस्ट्रिक्शन है और भारत सरकार के पास तो बहुत सारा उनके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं और उनका बहुत बड़ा बजट है, उनके पास बहुत सारी वो है। लेकिन हमारे साथ उत्तराखंड सरकार के हम ये कार्यक्रम कर पा रहे हैं। और ये सब हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम ने ही सब तैयार किया है, ये सब उत्तराखंड में ही तैयार हुआ है, हमने किसी बाहर से किसी की मदद नहीं ली है। हमारे यहीं के लोग हैं जिन्होंने इसको प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मैं सबका धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। और मैं प्रोफेसर नवीन सिंगल साहब से कहूंगा कि वो प्रोग्राम को धन्यवाद अस्थाना जी, बहुत बहुत आपने सबसे पहले इस कार्यक्रम के बारे में बताया। जो लोग हमारे वर्चुअली जुड़े हैं और फिजिकली यहाँ प्रेजेंट हैं, उन सभी को पता चले कि आखिर इस कार्यक्रम में होने क्या जा रहा है। मैं सुनील अग्रवाल जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैं सबसे पहले जैसे आप सब जानते हैं कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ होती है, भगवान के वंदन। तो मैं सभी जो हमारे अतिथि बैठे हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दीप प्रज्वलन कर और मां सरस्वती का इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। आदरणीय सभी अभी लोग आके उसको ले गए होंगे साथ, हैं? या नंबर टाला कर लेते हैं तो आपको ले जाते हैं साथ में। गाड़ी डाल के उनकी गाड़ी से लगती है। गाड़ी से ड्राइवर ले गया ना, अच्छा तो अपनी गाड़ी ले। हाँ तो फिर गाड़ी डाल के दूसरी गाड़ी से आ जाएंगे। देर लगेगी। ट्रैफिक बहुत है ना इस टाइम। ट्रैफिक ये है, जाके समझाया जो हमने। अच्छा
नहीं जी नहीं जी खाना साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि बढ़िया बनाए हमारे जो आज की इस बढ़िया कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदर को कुछ बैठ कर उनका स्वागत करें। बाबा जी हल्दी मिला दूध नहीं हाँ थोड़ा एक कप दूध हल्दी डाल दो हमारी अमित अग्रवाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो इस पूरे फेस्टिवल की जो सोसाइटी है उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र डोभाल जी का स्वागत करें। डॉक्टर जेसी पाटनी जी से रिक्वेस्ट बढ़िया करूंगा बनाए कि हमारे बीच इंडियन नरेंद्र सिंह जी बैठे हुए हैं, कृपया उनको बैठकर स्वागत करें। पहलवान बड़ा मुश्किल है आगे साथ नहीं साथ जी बता नहीं सकते हैं। डॉक्टर रवि तोमर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उनको कुछ बैठकर स्वागत करें। मैं आरवीएस चौहान सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पर आए और डॉक्टर हरि सिंह का कुछ बैठकर स्वागत करें। सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। काम्बोज जी का भी स्वागत करें कृपया। रवि तोमर जी, डॉक्टर रवि तोमर जी। सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत एवं इस कार्यक्रम के जो हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन हैं डॉक्टर राजेंद्र डोभाल जी को आमंत्रित करूंगा कि इस कार्यक्रम का वेलकम एड्रेस के लिए वो बताएं कि और हमारे सभी अतिथियों का वेलकम एड्रेस करें। थैंक यू, धन्यवाद सर। वीडियो पन्नी है सर आपको मेरा नमस्कार। क्या करना कार्यक्रम डॉक्टर पीटी राय जो हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। पूरे 2 टर्म तक वहाँ के कई पार्लियामेंट बनाते तो बहुत लोग हैं वो कौन सा वो अलग ही ये हिमालयन उसमें वो जो तड़का पड़ता है वो नहीं डाल सकता। अब तो जब नितिन भाई आए थे ना लॉकडाउन में जो बीच में आए थे यहाँ तब वो लोग लाजपत नगर गए खाने में तो बोले उसके बाद में हम लोग हिमालयन स्टेट का ये कार्यक्रम है तो हमने सोचा एक ऐसे आदमी को जैसे ढूंढा जाए जो कि ईस्ट हिमालय को रिप्रेजेंट करे और उसकी कनेक्टिविटी यहाँ हो। वो मसूरी की स्कूलिंग किए हुए हैं और उसके बाद IIT कानपुर और IIM हैदराबाद तेलंगाना और सिक्किम में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जितना भी हुआ है उनको जाता है ऐसा बताया जाता है। तो मैं सबसे पहले तो आपका वेलकम करता हूँ मीटिंग क्योंकि वर्चुअल है तो वो जो स्थान पा रहा है हमारे बीच में डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम साहब हैं। से आते हैं और वेटेरिनियन हैं। पहले एक तमिलनाडु के साइंटिस्ट मिले थे किसी कार्य से मेरे यहाँ आए थे तो उन्होंने मुझे आपका तारुफ करवाया था कि वो उनसे मिलने जाएंगे और उन्होंने ये बताया था कि वो ये बहुत अच्छी बात है कि ये
सरकारों में मैं देखता हूँ कि जो जिस विधा का आदमी होता है उसको उस विधा का चार्ज दिया नहीं जाता है। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि आप उस विधा के आदमी हैं और उस विधा में आप उस विभाग के सचिव भी हैं। कृषि के क्षेत्र में स्कूल तो एक अलग चीज है, तो एक हिंदुस्तान आपने किसी भी देश के लिए फाउंडिंग वो है। कृषि के क्षेत्र में भी बड़ा अच्छा देखने को यहाँ पे खासकर बाहर पे मिल रहा है, जैसे ऑर्गेनिक का है या और भी वेटरनरी उत्पाद है। और आपका इस कार्यक्रम में भी काफी सहयोग है। मैं आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। हमारे जो मंच में 3 तो ऐसे लोग हैं जो एसोसिएशंस के अध्यक्ष हैं। जैन साहब रुड़की यूनिवर्सिटी एलुमनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। काम्बोज साहब आयुर्वेद, क्योंकि मैं अपील अथॉरिटी का एक मेंबर हूँ हायर एजुकेशन फीस फिक्सेशन कमेटी एडमिशंस का, तो वहाँ ही एज ए एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में आते हैं आयुर्वेद कॉलेज। और तीसरे जो ये इंजीनियर्स वो है AMI जहाँ से बच्चों को मिलता है, उसके इंजीनियर्स इंडिया के जो चेयरमैन है ऑल इंडिया इंजीनियर नरेंद्र सिंह। ये बड़ी फक्र की बात है कि उत्तराखंड राज्य से पूरे देश का जो चेयरमैन है, और बड़ी बात होती है, ऐसे मौके बड़े कम मिलते हैं, वो हमारे बीच में है। और ये प्रोमाइसेस जो हम यूज कर रहे हैं, इसके पीछे सारा ब्रेन आपका ही है। ये हमारे बीच में टेक्निकल एजुकेशन के डायरेक्टर हैं डॉक्टर हरि सिंह साहब, और इस जो फलक्रम है ऑफ द इंटायर प्रोग्राम हमारे बीच में कुंवर राज आस्थाना जी हैं, मेरे सामने डॉक्टर गीता खन्ना है, और चौहान साहब हैं, और जो विवेकानंद कृषि पर्वतीय हिमालय ICR के जो लैब है कृषि अनुसंधान केंद्र, उसके पूर्व निदेशक डॉक्टर श्रीवास्तव भी हमारे बीच में मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं। और तमाम जो बच्चे इसको सुन रहे हैं और लोग जो वर्चुअली इसमें काफी लोग जुड़े हुए हैं, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में आपका आदरपूर्वक वेलकम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। मेरा काम खाली भाषण देना नहीं है, इस समय स्वागत ही करना है। स्वागत मैंने कर लिया, लेकिन एक दिमाग में एक छोटा सा कीड़ा छोड़ के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि जिस टाइम पर हम हैं आज, कि जो कोविड-19 का जो अनफोर्सीन सिचुएशन हम देखते आ रहे हैं, और वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट द फ्यूचर एज वेल कि किस डायरेक्शन में जाएगा। हम हमेशा, क्योंकि इंसान हैं, तो अच्छी तरफ सोचते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कोई भी पेंडेमिक अगर आप हिस्ट्री को उठा के देखें इन इंटायर वर्ल्ड, वी हैवंट, मैंने जो बेस्ट एपिडेमिक के बारे में जो आर्टिकल्स आज तक पब्लिश हुए हैं, लगभग सारे पढ़े हैं जो मेरी एक्सेस में आए हैं। इतना लंबा एपिडेमिक का टिकना, आज तक कोई एपिडेमिक इतना लंबा साल भर तक कोई एपिडेमिक नहीं टिका, ये टिक गया है। और इसके बारे में और सी नई स्ट्रेन्स और नई बातें सुनने को आ रही। इस हालत के में जो हम लोग हैं और ये जो जनरेशन है, इनके बीच में एक ऐसा चैलेंज भी है, जब हम एक नई शिक्षा नीति के एग्जीक्यूशन की तरफ हैं और हम नई साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी की तरफ भी हैं, और हमारे देश की व्यवस्था है, वी हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ अरेंजमेंट। अदरवाइज generally in developed world, what we see is the higher education, what they call the Ministry for Higher Education and Research, science and technology and the education system goes together. So therefore there is a huge synergy between the human resources in science and technology, and इसीलिए ये लगता भी है कि अगर वो लोग साइंस में आगे हैं तो इसलिए भी हैं कि जिनको साइंस आगे ले जानी है वो उन्हीं के साथ हैं, अलग से नहीं। हमारे यहाँ ये सिनर्जी, ये व्यवस्था नहीं है, कभी हो जाती है कभी नहीं होती है, कंपार्टमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए सिनर्जी नहीं है। लेकिन इस समय हम नई साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी को भी 25 तक ओपन है कमेंट्स के लिए, उसके बाद वो फ्रीज हो जाएगी और कैबिनेट जाएगी। और दूसरी जो हमारी जो पॉलिसी है वो अप्रूव हो चुकी है, उसके हम एग्जीक्यूशन की तरफ जाएंगे। मैं दोनों को पढ़ के देखा,
एक चीज जो मैं एम्फसाइज, जिसके लिए मैंने कहा मैं आपके लिए जी पॉइंट टू पॉन्डर जिसको बोलते हैं, आपको सोचना चाहिए, वो ये है कि फ्यूचर केवल और केवल इनोवेशन पे है। जो कंट्रीज इनोवेटिव होंगी, आप देखिए मार्केट में वही माल बिकता है जो आपको अलग लगता है। आपको हमेशा एक टेंडेंसी होती है मैं वो चीज रखूं जो सामान्यतः सबके पास नहीं है। वो क्या है? वो इनोवेशन है। मोबाइल सब एक से आप एक सी बातें करते हैं, लेकिन एक इनोवेशन है जो एक दूसरे को फर्क करता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप एक बात को समझिए कि इनोवेशन वर्ड, इसी के ऊपर स्किल है, इसी के ऊपर एंटरप्रेन्योरशिप है, इसी के ऊपर बेसिक नीचे इनोवेशन ही बैठा हुआ है। और वो जो आइडिया है which emanates from your mind and have commercial implication is generally called kind of innovation. लेकिन क्या एक इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए वो इकोसिस्टम हम दे पा रहे हैं? एक इनोवेशन है, माना एक लड़के ने ढूंढ दिया कि मैं कुछ बनाऊंगा। आपको जान के ताजुब होगा, अगर उसको सफल बनाना है तो उसमें कितने प्लेयर्स चाहिए आपको। नंबर 1, एक तो प्री फिजिबिलिटी एनालिस्ट चाहिए जो आपकी एक एनालाइज कर ले कि मेरा कंघा यहाँ बिक जाएगा, मेरे ये तेल यहाँ बिकेगा कि नहीं बिकेगा। आप गर्म जगह में स्वेटर नहीं बेच सकते। उसके बाद आपको स्काउटिंग चाहिए, एक स्काउटर चाहिए, कहाँ पे मैं अपने प्लांट लगाऊं। आपकी इनोवेशन है तो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में अलग से शाम को मेरा जो कोर डोमेन है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। आपका आईपी प्रोटेक्शन का एक्सपर्ट है आपके पास की नहीं है, जो आपकी जो इनोवेशन को कोई पायरेट कर देगा फिर क्या होगा? आपको तो कुछ नहीं बचेगा। तो आपको बताया कि आपको प्रोविजनल पेटेंट फाइलिंग चाहिए या पीसीटी एप्लीकेशन चाहिए, आप कॉपीराइट में आते हैं, ट्रेडमार्क में आते हैं, आप किस में आते हैं? उसके बाद वो जो इनोवेटर है, जो बच्चा है, उसको एक मेंटर चाहिए होता है। बिना गुरु के कुछ नहीं होता। तो एक मेंटर चाहिए। अब मेंटर जो है वो फीस मांगेगा, उसको फीस की व्यवस्था, एक फाइनेंसर भी चाहिए, एक इनक्यूबेशन सेंटर चाहिए। अगर उसको एक्सपेरिमेंट करने में पैसे लगते हैं तो वो भी चाहिए। बाद उसकी मार्केट की जो एक अलग टर्म होता है, अब हमारे यहाँ मुसीबत ये है उसको आईएम भी नहीं पढ़ाते हैं कि आपको टेक्नोलॉजी मार्केट डोमेन एक्सपर्ट चाहिए जो आपको बता सकता है कि आपको मार्केट में चलेगा भी कि नहीं चलेगा, कैसे चलेगा। और उसके बाद अब आपको उसका आईपी या आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट हो जाती है, उसके बाद आप उसको फिनिश प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाते हैं, तब जाके वो एक इनोवेशन मार्केट में जाता है। इतने स्टेप्स आपके पास। फाइनेंसर चाहिए, एक लॉयर चाहिए, अगर आपको माना किसी को लाइसेंस देना है, नहीं बेचना है आपको, या रॉयल्टी लेनी है, या पूरी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोटोकॉल साइन करना है, तो यू नीड टू हैव सम अटॉर्नी आल्सो विद यू जो वेल वर्स्ड हो सब्जेक्ट्स। अब एक इनोवेटर को क्या हम लोग ये इकोसिस्टम देते हैं? हम इनोवेशन की तो बात करते हैं, लेकिन क्या आर वी एबल टू प्रोवाइड ऑल दिस काइंड ऑफ फैसिलिटीज टू एन इनोवेटर? नो। नई साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी में इतना डिटेल तो नहीं है, हालांकि मैं इसका पार्ट रहा हूँ डिबेट में, इतना डिटेल तो नहीं है, लेकिन एक टर्म एक अच्छा पहली बार आया है कि हम एक इकोसिस्टम इनोवेटर को देंगे। तो अब ये इसके एग्जीक्यूशन में इस चीज की बात आएगी कि आपको सब कुछ प्रोवाइड करना है, और वो तब ही जाके हम ये इनोवेशन का एरा है। अब आपको जान के होगा कि इस जो 8-10 महीने बंद रहा, लॉकडाउन रहा, इसमें अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ें, हमारे पास 98 करोड़ मोबाइल कनेक्शंस थे और सेट्स थे बाजार में, जो यूएनडीपी की रिपोर्ट बोलती है। और इस बीच हम 22 करोड़ मोबाइल सेट खरीदे हैं या आईपैड्स खरीदे हैं, 22 करोड़ 10 महीने में। लोगों ने घर से अपना जॉब करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, किसी के 3 बच्चे हैं तो उसको कम से कम 3 सेट चाहिए पढ़ाने के लिए। अब ये सारे इनोवेशन नई डायरेक्शन में जा रहे हैं। मेरा आप लोगों से, ये जो खास करके जो सुनने वाले बच्चे हैं, उनसे तो ये निवेदन है कि इनोवेशन की तरफ जाएं, और जो ऊपर बैठे हैं उनसे ये निवेदन है कि वो इकोसिस्टम प्रोवाइड करें ताकि हम आगे बढ़ पाएं। मैं आप सबका एक बार फिर से इस फेस्टिवल में स्वागत करता हूं, और आशा करता हूं कि अगले जो 3 दिन तक ये कार्यक्रम चल रहे हैं, जिस
भावना से ये किया जा रहा है, इसको इसकी प्रतिपूर्ति हो। और खासकर आस्थानी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। शुरू में तो मैं सोच रहा था ये क्या कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब ये आना शुरू हुए तो मैंने एक दिन इनका सारा प्रोग्राम ही बदल दिया कि आप करना है तो ऐसे करो। तो मैं इनका भी, इनके जज सलाम करता हूँ कि इन्होंने इसको किया, और आप सबका मैं वेलकम करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू डोभाल सर, आपके विचार हमेशा प्रेरणादायी होते हैं सभी बच्चों के लिए और जो हमारे वैज्ञानिक हैं, युवा साइंटिस्ट। अब मैं हमारे जो कार्यक्रम के आज के जो अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम। डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम एक उत्तराखंड के अंदर एक पहचान है, जो जिन्होंने चाहे वो कृषि क्षेत्र में रहे हो तो उन्होंने उसको एक नया आयाम दिया। विद्यालय शिक्षा जो है उसको एक नया आयाम दिया है, और उनके नए नए प्रयोग क्षेत्रों में बहुत ही हमारे उत्तराखंड को विकास की नई दिशा दी उन्होंने। सर, आपने दोनों क्षेत्रों में इतना विकास किया है और कर दिया है कि जो एक कोई भी जनरल व्यक्ति, कॉमन व्यक्ति के लिए बड़ा ही एक पहचान है। मैं सर आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और अपने विचारों को इस कार्यक्रम में अवगत कराएं। आर मीनाक्षी सुंदरम सर। Respected dignitaries in the dais and distinguished guests present here, as well as who are connected to us through the online platform, I welcome you all in this Himalayan Educator Summit focused on science and technology education. If you read the constitution of the country, there is a chapter called Directive Principles of State Policy. And in the Directive Principles of State Policy, Article 51A states that all the states should strive to promote scientific temper. तो अगर संविधान में ये बात रखी गई है तो संविधान के निर्माताओं ने बहुत सोच समझ के रखा होगा। साइंटिफिक टेम्पर क्यों जरूरी है? साइंटिफिक टेम्पर हम जितना डेवलप करते हैं उतना ही हमारी प्रोग्रेस और तेजी से आगे बढ़ेगी। चाहे वो कोई भी डोमेन हो, हर डोमेन में साइंस हैज ऑलवेज कंट्रीब्यूटेड टू मोर प्रोग्रेस, बेटर लाइवलीहुड एंड बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स। साइंस एजुकेशन इसलिए 10th स्टैंडर्ड तक कंपलसरी रखा गया है। सभी बच्चे 10th स्टैंडर्ड तक साइंस को ऐसा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, चाहे किसी भी बोर्ड से पढ़ते हो। 11th एंड 12th में जाकर के उनको एक ऑप्शन मिलता है कि वो साइंस स्ट्रीम में रहें या नॉन साइंस स्ट्रीम में रहें। तो इसका मतलब कुछ बच्चे जो हैं 11th में जाकर के वो साइंस स्ट्रीम से हट जाते हैं। उसके बाद हायर एजुकेशन में जाते हैं, तो हायर एजुकेशन में कुछ बच्चे हायर एजुकेशन जाते ही नहीं है, और जो हायर एजुकेशन जाते हैं उसमें भी साइंस या साइंस से जुड़े हुए स्ट्रीम में जाने वाले लोग कम होते हैं, और आर्ट्स, कॉमर्स और अदर स्ट्रीम्स भी हैं। ह्यूमैनिटीज में जाने वाले बच्चे काफी ज्यादा होते हैं। इसका मतलब इन द होल सिनेरियो वी ओनली हैव children studying science up to 10th standard. So now we have to understand why the science education that we impart up to 10th standard become very crucial, because only up to that we are teaching science to the entire population. Beyond that, people get diversified. And why teaching science is so important? Because science is so connected with everyday life that just by understanding some basic scientific principles, we can address a lot of livelihood issues which we encounter in our day-to-day life.
एक बार हमारे एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रविकांत जी से मेरी बात हुई थी। उन्होंने एक चीज पूछा, इट्स वेरी फूड फॉर थॉट। साइंस पढ़ाते हैं स्कूल में, आप सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन में, इसलिए आपसे इसकी बात कर रहा हूँ। साइंस पढ़ाते हैं तो आप फ्रॉग, कॉकरोच, चूहा, इन सबकी अनाटॉमी फिजियोलॉजी आप पढ़ाते हैं, और ह्यूमन अनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं पढ़ाते हैं। एंड व्हाई डोंट द चिल्ड्रन स्टडी अबाउट आवर ओन बॉडी, आवर ओन फिजियोलॉजी अ लिटिल मोर? थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं, नॉट टू दैट एक्सटेंट। उससे कई सारे बीमारियों को आने से पहले रोका जा सकता है, just with a basic understanding of how the human body works and how should we treat our own body. So it was a food for thought. और similarly अगर आप देखेंगे तो पूरे करिकुलम में there is lot of skewness towards teaching lot of basic concepts. So basic science teaching बहुत ज्यादा है, applied science बहुत कम है. So overall, I feel that we need a lot of curriculum redesigning, because we are giving science education to everybody only up to 10th standard. And if we want the entire population to be more scientifically oriented, then we need a curriculum redesigning in the science teaching up to 10th standard. समय समय पर एक डिमांड आती है, राइटली सो, कि एग्रीकल्चर को पढ़ाना चाहिए स्कूल में, ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाए, या साइंस की ही एक पोर्शन में एग्रीकल्चर को थोड़ा लार्जर पोर्शन में पढ़ाए उसको, क्योंकि इन आवर कंट्री एंड स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ उत्तराखंड 60 to 70% population is involved in farming. And if they are involved in farming, if they are anyhow doing farming, why don't we promote better practices in farming so that उनकी yield भी increase हो, उनके income increase भी हो, doubling of farmers income, नीति आयोग का बड़ा ambitious target है, Honorable Prime Minister keeps on repeating it, but is it possible without adopting better farming practices? And how will we go for bigger agricultural extension network? Ultimately government के पास साधन सीमित होता है, और existing agricultural extension network के थ्रू ही हम लोग टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन करना शुरू करेंगे तो the task will be very huge. And हमेशा एक saying होता है, catch them young. You know, when they are in school, that is the right stage that you impart all these technological practices, improved technologies. हाइड्रोपोनिक्स के बारे में क्यों एक स्कूल के बच्चे को ना पढ़ाया जाए? पढ़ाना चाहिए, दे शुड अंडरस्टैंड. या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के बारे में. तो हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो अप्लाइड साइंस बहुत कम हुआ करता था, आज भी वही पोजीशन होगी. There used to be very small chapters on poultry farming and beekeeping and all. तो ये सब चीजें थोड़ा सा और ज्यादा हम लोगों को इम्पार्ट करनी चाहिए, because science education is not just to ensure that we get a lot of qualified scientific manpower or research manpower. That is also needed, that is of course very much needed, but apart from that we also want to ensure the common citizen gets a fair idea of science and tries to use it in his day-to-day life for the betterment of the individual, the society and the nation as a whole. और मुझे उम्मीद है कि आज की जो एजुकेशन समिट है उसमें कुछ ऐसे सुझाव आएंगे. कई सारे डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स हैं, and I am really unfortunate because I'm holding multiple responsibilities, so my day is always filled with multiple engagements, so I'm not in a position to attend it completely, but whatever good things that come out of the summit, I will always get to know from the organizers of the summit, and try to make the better use of all the good suggestions that is coming out of it. Very much, and I sincerely wish the summit becomes a great success, and all the participants get to share their knowledge with each other, and also try to get some more extra knowledge at the end of it. Thank you.
धन्यवाद सर। समिट के बाद जो हमारी लास्ट रिकमेंडेशन है वो बनेंगी और उसको हम सबमिट करेंगे। तो ये ऑलरेडी हमारे इसके अंदर है, जो हमारा पूरा 3 दिन का समिट है। और इसी कड़ी में मैं अब हमारे जो परम आदरणीय इंजीनियर नरेंद्र सिंह जी हमारे बीच बैठे हैं, जो प्रेसिडेंट हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के ऑल इंडिया, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कार्यक्रम को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए अपना आशीर्वाद दें। आदरणीय इंजीनियर नरेंद्र सिंह जी। आज के मुख्य अतिथि श्री मीनाक्षी सुंदरम जी, जो मेरे साथ रहे हैं, जिनका कैरियर टिहरी पुनर्वास से ही हुआ, जहां पर मैं उस टाइम जो है रिहेबिलिटेशन का इंचार्ज था। सभी साथियों, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं। आप लोगों ने मुझे बुलाया यहाँ पर और इस समिट में आने का मौका मिला। ये दोहरी समिट हो रही है, संभवतः इसमें उत्तराखंड राज्य से संबंधित जितनी भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई यूनिवर्सिटीज हैं उनका चयन किया गया है, और इसमें जो है साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित एक कॉन्क्लेव, एक वार्षिक अधिवेशन हो रहा है। हमने भी अभी पिछले दिनों इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, जैसा कि आप जानते हैं, इंजीनियर्स की सबसे बड़ी संस्था है, हिंदुस्तान क्या एशिया भर में सबसे बड़ी है, जिसके लगभग 2.5 लाख सदस्य हैं। अभी 18 से 20 दिसंबर को हमने अपनी इंजीनियरिंग कांग्रेस की थी, उसमें करीब 11,500 जो पार्टिसिपेंट थे उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था और 230 पेपर प्रेजेंट हुए थे। उसमें मुख्य विषय यही था, कोविड को लेकर के जो देश में परेशानी हुई है, हमारे देश क्या वर्ल्ड भर में जो परेशानी आई है उससे कैसे निपटा जाए। जैसे अभी डोभाल साहब ने कहा, आपदाएं तो बहुत आई, लेकिन इससे बड़ी आपदा कभी नहीं आई और ना आएगी। संभवतः ऐसा हम सोचते हैं, आगे आए भी ना, ईश्वर करे। लेकिन इस आपदा से निपटने के लिए हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने जो रोल अदा किया है, और टाइम से जो कोविड को के उपचार के लिए जो कोवैक्सीन जो दवाई इजाद की है, वो एक काबिले तारीफ है। भारत की तारीफ है कि हम आगे बढ़ करके आए और इस क्षेत्र में हमने अपना योगदान दिया, जिसमें वर्ल्ड में इंडिया का नाम हुआ। हमारा कंपटीशन साथियों हमेशा चीन से रहा है, और ये कहा जाता है कि ये बीमारी चीन ने थोपी थी और चीन से ही यहाँ होकर के आई थी। चीन हमारा हमेशा कंपटीटर रहा है। मैं एक घटना सुनाता हूँ। 1971 में मैं यहाँ दिल्ली से पोस्ट होकर के पहली बार आया था, तब मैं LSGD में हुआ करता था। उस टाइम यहाँ पर जो महत्ता चल रही थी, छोटे जो बल्ब होते हैं, मिनिएचर बल्ब, उन्हें बनाने की प्रतिस्पर्धा चल रही थी। यहाँ सैकड़ों फैक्ट्रियां थी देहरादून शहर के अंदर। इंडोलाइट, कोमेट और जितनी भी बड़ी बड़ी नाम थे, ट्रेड नेम, वो देहरादून में बनते थे। लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेट आया समय, मेरे कई लोगों ने, जानकारों ने अपनी एंसेलरी लगाई और वो उन्होंने बल्ब बना देते। लेकिन धीरे धीरे वो बाजार ठप किया। किसने ठप किया? वो चीन ने ठप कर दिया। चीन के इतने सस्ते बल्ब आए, इतनी लड़ियां आई, इतना वो आया कि भारत का व्यापार जो था बल्ब का बिल्कुल खत्म हो गया। मैं 2006 में मैंने भी सोचा कि क्या किया जाए, तो मैं किसान हूँ और खेती करने के उद्देश्य से मैंने अपनी जमीन में फूलों की खेती करनी चाहिए। मेरी सबसे बड़ी
खेती है आज भी, बल्कि अब तो नष्ट कर दी गई है मैंने, क्योंकि उसमें व्यवसाय में फायदा नहीं होता। तो फूलों की खेती 2006 में मैंने स्टार्ट की थी, 2016-17 तक आते आते मुझे बंद करनी पड़ी। क्यों? उस पर भी चीन की मार हुई, चीन से इतनी लड़ियां आ गई, इतने वो आ गए। तो मैं तो प्रैक्टिकल गुप्त भोगी हूँ कि चीन के व्यापार के सामने हम नहीं ठहर पाते। आज इस कोविड की वजह से बहुत बड़ा पलायन हुआ है, बहुत सारे गांव के युवा अपने गांव में वापस लौट गए हैं, वो शहरों में अब नहीं जाना चाहते। उनमें इतनी दहशत हो गई है कि वो अपने नौकरी के लिए, रोजी रोटी के लिए अब गांव में ही रहना चाहते हैं। तो हमारे सामने एक विकट समस्या खड़ी हुई है कि उन्हें हम कैसे आत्मनिर्भर बनाए, सेल्फ रिलायंस बनाए। हमने जो टॉपिक रखा था अपनी सेमिनार का इस टाइम, जो ये 18 से 20 दिसंबर को कराई थी, उसमें सेल्फ रिलायंस इंडिया के ऊपर ही हुआ था। डोभाल जी ने भी बहुत बात कही, इनोवेशन, इनोवेशन उसका पार्ट है एक सेल्फ रिलायंस का। हमें सेल्फ रिलायंस रहना है और सस्टेनेबल गोल मेंटेन करना है, क्योंकि हमें जो क्वालिटी के बिना हमारा वो नहीं है। ये कहते हैं जो भी होती है, जो बनी हुई होती है, हमारे यहाँ डुप्लीकेट पहले तैयार हो जाती है। तो इसलिए भारत से बनी हुई चीज का कोई विश्वास नहीं है। आज हम लोगों को चीन का हमने इस सामान का डिस्कार्ड कर दिया है और हमें खुद ही बनानी है, और चीन से ज्यादा हमें अपना जो स्टैंडर्ड है वो बना के दिखाना है, दुनिया के सामने आना है हमें। तो ऐसे समय में हम लोगों को बहुत जरूरत है इंजीनियर्स की, साइंस और टेक्नोलॉजी की। हम इंजीनियर हैं, हम बनाते हैं, साइंस डेवलप करती है। ये दो बहनें हैं, आप साइंस और टेक्नोलॉजी को दो बहनें मान कर चलो। बड़ी बहन मैं साइंस को ही कहूँगा, साइंस कुछ नहीं करती है, साइंस हमें ज्ञान देती है, और इंजीनियर उस चीज को बनाते हैं, उस ज्ञान को लेकर के उसका मूर्त, उसका जो रूप है वो इंजीनियर बनाता। तो मैंने बोला कि दो सिस्टर हैं, एक मनन करती है और एक आपका इसको डेवलप करती है। तो साथियों बहुत सारी चीजें हैं बताने की, समय शायद साथ नहीं दे रहा और मेरा गला भी कुछ ढीला है, तो मैं बहुत सारी बातें करना चाह रहा था आपको इंजीनियरिंग डेवलपमेंट की, और क्या हम करते हैं, इंस्टीट्यूशन क्या देश को दे रही है, वो भी मैं बताना चाह रहा था। लेकिन मैंने 2 लाइन लिखी है आपके लिए अभी बैठे बैठे, तो वो मैं पढ़ लेना चाहता हूँ। नालंदा और तक्षशिला में ज्ञान की गंगा बहती थी, भारत ही है केंद्र ज्ञान का, सारी दुनिया कहती थी। नवाचार और उद्यमिता की फिर से ज्योति जलाएंगे, विज्ञान और तकनीकी से हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे हमें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद नरेंद्र सिंह सर, आपके बहुत अच्छे विचार हमें मिले। और जो सर ने बताया कि एक पहचान जब हिंदुस्तान की बनेगी, और वो पहचान कैसे बनेगी, जो हमारे जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो घर घर में हमारे लघु उद्योग चला रहे हैं, उनकी चीज़ों को जब हम अपने इस्तेमाल में यूज़ करेंगे और जब ये चाहेंगे, इस चीज़ को गर्व करेंगे दिस इज मेड इन इंडिया, तो हमारा देश और हमारी टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ेगी। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा, हमारे से साथ वर्चुअली जुड़े हैं श्री पीडी राय जी। पीडी राय जी जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, आज के मुख्य अतिथि हैं इस कार्यक्रम के, जो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट से लोकसभा के मेंबर रहे हैं। और सर आप सबसे पहले 2009 में इलेक्टेड हुए, उसके पश्चात 2014 में आपने अपना दूसरा टर्म भी किया। मैं सर को आमंत्रित करता हूं, जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, कि आप हमें वर्चुअली अपने संभाषण से प्रेरित करें। श्री पीडी राय जी। Thank you. Can you hear me? Can you hear me? Yeah, Okay. you are audible, Dr. Rai. Please go ahead. Okay. Thank you very much. Good morning. Good morning. Good morning to you. So first of all, let me thank
all our speakers and all the people who have been. I'm just getting a little echo. So I'm going to either let me stop the. I'm just getting an echo. Can I? Okay, that's all right. So thank you very much for having me in this August gathering. And I understand that there are many young minds who have also joined us from across the state. I would like to recognize all the people who have made this possible: Dr. Dobal, Dr. P.P. Dhyani. There is, we just heard the address of Dr. Minakshi and Engineer Narendra Singh ji, and a host of others who have been listed. I thank you all for being part of this third Himalayan Educators Summit. Mr. Asthana has, spoken to me earlier, and first of all, I had to understand the context of the third Himalayan Educators Summit. And but before that, I'd like to wish everyone a very safe and happy New Year. Dr. Dobal has already alluded to the very difficult kind of pandemic that we are going through, though the end of the tunnel seems to be in sight through the distribution of the vaccine. When I went into just understanding what the whole program was all about and what the Dehradun International Science and Technology Festival was all about, and also the kind of education excellence awards that are being given during this period. I went last year into the website, and I just looked at the last year's report, that is the 2019 report. And what interested me was, I like to tell a few stories because I'm sure the children here will understand. What was interesting was that the best residential school award had gone to Weinberg Allen, Missouri, the Weinberg Allen School in Missouri. Now, I spent from 1960 through 1970 doing my ISC in that particular school. So that's my alma mater. And I was so proud that, this particular, Himalayan State Educators Summit had thought it fit. And then, of course, the jury was there, and an excellent jury who had found Weinberg Allen School as, so if there are Weinberg people, young students and teachers from Weinberg Allen School listening to this, it's just to tell you that I spent from 1960 to 1970, I was in that particular school. But what that brings me to this whole issue is that, the kind of organization that has happened is, the ecosystem which Dr. Dobal has been alluding to. The schooling, the education ecosystem, whether it's schooling as well as in the higher education, it is a very good, education hub. Both Dehradun and Missouri have been, and Nainital have been excellent education hub. And because I did my education there, my children, my daughter first went into a school in Missouri called the Waverly for about 3 years. And then we moved her to the Welham Girls School, from where she graduated in, I think it was in 1990, 93. She entered, and she graduated in 2001. And then my son too, we put him into Hampton Court,
And then from Hampton Court, we brought him down to Welham Boys, and then from Welham Boys, he went into the Doon School, and then graduated in 2004. And of course, the education is so good that both are very successful now in leading very successful careers of their own. So the point is, I'm recognizing, and rightly so, by the educators, the Himalayan Educators Summit, the far-reaching education that has been provided to so many people. And I know from Sikkim, many people continue to travel all the way to Missouri, to Dehradun for higher education and some of the professional education that they get. So thank you very much, I think, Uttarakhand, for having built, this kind of an ecosystem on which many of us have been able to take lessons from. We've been able to educate ourselves and move into the kind of careers that we have been able to do. So, so this is a story about my family, and then obviously there are many other stories that come from there. So let me go on to the whole subject. The COVID or the pandemic that we are still learning to survive with has impacted the education system like no other. The others would be obviously the economic system and the economic sector, where there has been a huge disruption of much of the economic sector, especially in the mountain states. And the education landscape has not been spared. And this is one of the thoughts that, recently we did what is known as the Sustainable Mountain Development Summit. I'm currently the president of the Integrated Mountain Initiative, which is also known as IMI. And we had the the Sustainable Mountain Development Summit, the 9th edition. The host of that was our very own Sustainable Development Forum of Uttarakhand, whose president is Dr. Dobal. And so Dr. Dobal and I worked very closely in ensuring an excellent a 5-day summit, which included a youth summit. And this was done between the 8th and the 14th of December. And one of the outcomes of that was the understanding. Obviously, we looked at how do we energize the economic sector. But one of the thoughts that has come out from some of the studies that have been done is how the divide caused in the population or in our societies between those in the rural areas and who don't have access to the internet or to the devices that join the internet. And yet education is getting imparted through the digital mode. Now, can we imagine that, what would happen to children who have not been able to get, access, and therefore would be lagging behind? And this has caused tremendous problem in the education. Till now, I understand many of the schools have already have not yet got back into the regular classes. But these delays and the loss of job opportunities is rampant. And so therefore, the education sector, I think, needs to deal with this in a highly innovative way, which we have been talking about. So all the education institutions in the Himalayan states would be getting impacted in this kind of negative way. But then we'll have to start looking for ways and means in which either we do catch up or we continue to build the bridges
so that more and more people are able to join in this kind of digital platform from where they can learn. Now, I would also like to now share with you some of the thoughts, related to how one can try to build some of the better education. During my term as Member of Parliament, I had the opportunity to do a couple of very interesting projects in my own state of Sikkim. The first was a project called EQUIP. Now, EQUIP is an acronym which was given by a group of teachers who we had co-opted for this particular program. And it is known as the, EQUIP is basically Education Quality Improvement Program. And this, I think, was in alignment. Now that I look at it, it is completely in alignment with the new education policy. But at that time, the new education policy had not come. But we were talking under the EQUIP program of having a way in which we can build holistically around teachers, better imparting, use better tools for learning, for teaching and the learning by children. And this we started, this was a 3-year program which we got funded from the Northeastern Council. And, it was a highly successful program. We ran it first in about, this is a pilot program. So it was run in about 10 schools across the state. And then later on, obviously, we thought that this would kind of radiate out to the other schools. This program, talking about what? About the skills and the learning that is needed in the 21st century. Now, today, COVID has taught us one more thing, that it is important for us to understand, in order to move forward, it is important for us to not only understand just everything about what the previous speakers have said, but also the skills to learn. And then some of the things like critical thinking and problem solving. How can we do all of that together? How is it that we will be able to, it was very interesting to hear Dr. Meenakshi talk about, the physiology, learning the anatomy of the human body so that you actually relate it to some of maybe the diseases that we have today. Or for that matter, how do you ensure that your health, your nutrition, and other things can also be, you are able to manage that properly. But this leads us, therefore, to, is there a way in which we are able to build the kind of curriculum for the 21st century? And that's where perhaps the challenge for implementation of the NEP, the National Education Policy, the new education or the National Education Policy, which has been now approved by Government of India. The drafting committee chairman was Dr. Kasturi Rangan, and Dr. Kasturi Rangan and I serve on a particular board. He's the chairman of the governing council of Future Earth, which is housed in the Indian Institute of Science. And we're looking at how science and technology, a lot of it can also help us think about the planet, and then about sustainability, about water, and all the other added things. But all that learning actually has to emanate from the national and the new education policy, where everything is through a multidisciplinary approach. There's a huge emphasis in the new education policy on teacher training and also imparting the skills at a very early age to children, so that they are able to fashion out maybe some
kind of a business very early in life? Why do you have to wait all the way till college and then beyond college to actually start doing things? But if you are in a village and you find that you have a lot of lemons, then why don't you actually start making lemonade? And so therefore I think there is in the central thinking of the new education policy and building of human capital for our country, I think the Atmanirbhar part is very much a component, even though it is not explicitly stated, but you can, I'm sure you can, it is implied. So I was going back, and that's why I feel that the equip story of Sikkim, of which which we had designed as a program in which we build high quality education for children, was in many senses a direct. I mean, it could have been a direct beneficiary, but I would say that perhaps this was a thought that equip was a thought in the right direction. The second program, and these are programs I'm talking to you about, is because I feel that we have to share these things. It also raises the concerns that, when we are talking about implementation of the NEP. Now, let us go to the second program in which I was involved in, and this was for a longer period of about 5 years. Very well-funded program, not by government, but we got some funding from the Tatas. And this was a very successful program again. It was called Sathi. And Sathi is Sikkim Against Addiction Towards a Healthy India. Now, one of the problems in which we identified during our surveys, and just the way in which it just you see it in your face, was that there is a huge amount of substance abuse, and this is by no means unique to Sikkim. It's there right across all the mountain states. But what we did is something quite interesting. We designed a program in which we have peer educators who are very well versed, understand the life skills, understand why substance abuse is bad, what does substance abuse lead to, etc. And this set of kids who are drawn from various schools become the peer educators. And all of us know that it is because of peer pressure that a lot of young students fall into this trap of substance abuse. So we rightly said, why don't we again use the same kind of dynamic within the school system? Because preaching is not going to work. Teachers telling students doesn't work. Taking strict action is normally very, very not only difficult, but it has the opposite impact. And so therefore, friends telling friends don't do this is something which I had learned from my days from my son's school, the Doon school, wherein I was very a thoughtful parent actually sought me out and said, I'd like to thank you and your son for helping my son stay away from substance abuse in the Doon school. And so it is these kinds of, this particular dynamic is something that we used, and very successfully at that. And today this particular program has reached more than 100,000 students. Sikkim is a small state, so 100,000 students is a lot of students. And it is a very well-established modus operandi in most of the schools. The program continues even as on today, very well funded by Titan.
And and now the program has moved to the next year, in which we are looking at the communication with the panchayats and with the local communities, so that we are able to make this into a very sustainable and a very well implemented program. So friends, this is something which I thought I'll just deal with whilst we are talking about how best we can educate our children. Obviously, the scientific temper, as has been alluded to, has to be given importance. I think there is a lot to be said about how innovation can lead to startups, how innovation is the way forward. But most importantly, I think the 21st century skills is something which all children must get wrap the head around. How do we give and impart life skills? How is creativity to be established? How is critical thinking to be either taught or imbibed? How research skills can also become part of their agenda within schools? And so there is a huge amount of thinking which has gone on, which says that, well, COVID has come, shown us the way. Today, I would not have been talking to you if it hadn't been for COVID, because this entire ecosystem of Zoom, this entire ecosystem of other video conferencing, and the way in which we are able to connect with each other over the internet, and therefore use of technology, would not have been possible. Or it was there, but we never really embraced it. But because of the of COVID, we have now been able to do this. So I will stop there and thank the organizers once again for giving me this opportunity to share my thoughts. And I cannot agree more with Dr. Dobal when he left us with that thought that can we have in every state, in every village, an way of building innovation and taking an innovation ecosystem and then taking it to the next level. Giving us this thought, I thought was very, very important, and I second that purpose and hope and pray that your 3 days will be very, very successful. And I will like to hear of the outcomes as we go along. I do have a program immediately after this, and so therefore I will have to bid you goodbye. Thank you very, very much. धन्यवाद सर। जैसा कि हमारा कार्यक्रम थोड़ा विलंब से चल रहा है, तो जो भी हमारे अगले होंगे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो है थोड़ा समय का ध्यान रखें, क्योंकि हमें कार्यक्रम के बाद शुरू करना है मैजिक ऑफ मैथ्स। तो इसी क्रम में मैं वर्चुअल क्रम में डॉक्टर अवनीश कुमार जी को आमंत्रित करूंगा, जो चेयरमैन है हमारे कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर अवनीश कुमार। तो हमने कहा कि अब 2013 हो गया, 2014 को भी उसमें जोड़ते हुए प्रमोशन की स्कीम आप लागू कर दीजिए। ये आपको तनख्वाह है, हमारा नौकरी चली जाए। नमस्कार, नमस्कार, ऑडिबल? यस सर, यस सर। नमस्कार, 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 नमस्कार। सभी को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। You are audible. Am I audible, sir? Yeah. But you are audible. Greetings of the day and welcome you all. Most respected President Dr. Yogendra Narayan, Chancellor HNB University, Garhwal, Srinagar, Chief Guest of this grand event,
respected Dr. P.D. Roy, former Member of Parliament Sikkim, respected Justice K.D. Sahai ji, Dr. Meenakshi Sundaram ji, and Dr. R.K. Sudhanshu ji, Secretary Science and Technology, and our beloved Dr. Rajendra Dobal ji, Director General UCOST, Engineer Narendra Singh ji, Sri Avnish Tripathi ji, IIT Kanpur, and most important person of this entire event, Sri Kunwar Raj Asthana ji, Organizing Secretary of this Grand Himalayan State Educator Summit 2020, other dignitaries, delegates, and participants, friends. First of all, I extend my greetings and good wishes to one and all and express my gratitudes to the organizers for inviting me at this inaugural function of the Dehradun International Science and Technology Festival 2020 for all the Himalayan state. Looking to the challenge faced during the whole year 2020 with the outbreak of COVID-19 and its current scenario, to make the vision for the future, let us remember the oft-cited quotes from the Charles Darwin quotes. It is stated by wonderful words that as per Darwin origins of a species, it is not the most intellectual of the species that survives. It is not the strongest that survives, but the species that survives is the one that is able to best to adapt and adjust to the changing environment in which it finds itself. चार्ल्स डार्विन की जो एक इम्पोर्टेंट कोटेशन है उसमें कि हम इंटेलेक्चुअल हैं, किस तरह से हम सिचुएशन को विन कर सकते हैं, ये सिखाता है हमें कि जब हमारे समक्ष विपरीत परिस्थिति हो, विषम परिस्थिति हो, उन विषम परिस्थितियों में हम किस प्रकार से अपने आप को चेंज करें और उस चेंजिंग एनवायरनमेंट में हम उस अपने आप को, हमारी जो फिजिक है, बॉडी है, हमारे जो वर्किंग है, वो उसमें हम एनवायरनमेंट में बेस्ट फिट हो। तो ये है कि किस तरह से हम उस चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करें और उन विषम परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को तैयार करें। और जब हम देखते हैं इस एंटायर जो प्रोग्राम में फेस्टिवल है देहरादून इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल 2020 अंडर द able leadership of Sri Kunwar Raj Asthana ji, who is the organizing secretary, deserve the deep appreciation that with all odd situation he has made it possible by organizing this grand festival of knowledge through the virtual mode or as well as physically. Today I salute him that he has done a good job for the humanity, for the future generation. कि किस तरह से विषम परिस्थितियों में इस देहरादून इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल का आयोजन किया गया है और ये हम सबके लिए प्रेरणादायक है और इस सब से हमें सबको एक मोटिवेशन है और सीखने के लिए बहुत सारे अवसर हैं इस ग्रैंड इवेंट में। और पहली बार जब मुझे पता चला कि इसमें सभी हिमालयन स्टेट को शामिल किया जा रहा है तो वास्तव में ये एक, जिस प्रकार से हम कहते हैं कि हिमालय हमारा एक सजग प्रहरी है उत्तर क्षेत्र में, उसी प्रकार अब इन सभी के जो हमारा कोलैबोरेशन है सभी हिमालयन स्टेट के साथ में, तो निश्चित रूप से इंटेलेक्चुअल के लेवल में भी, एकेडमिक के स्तर पर भी ये एक हमारा सजग प्रहरी बनेगा। All the Himalayan states are joining the hand together for the science and scientific knowledge and innovation. The pupils from the Himalayan state, known for their hardship, sincerity, knowledge, bravery, and most important is that the zeal to contribute for the nation. If we people will lead the country, show the path of knowledge, then definitely it will be the great sign towards the self-reliant India. That is the motto of the country and vision of our visionary Prime Minister. हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने हमें आत्मनिर्भर भारत बनाने का एक मंत्र दिया है और हम सभी के सम्मिलित प्रयासों से हम आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर हैं। और इस कोविड के संक्रमण काल में हम सभी ने ये महसूस किया है कि किस तरह से
हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे डॉक्टर्स ने डे और नाइट काम किया है और इस कोविड-19 पर विजय प्राप्त करने के लिए हर संभव, हर स्तर पर प्रयास किया है। और एक सुखद समाचार है कि हम 2021 में जो वैक्सीन्स हैं, वैक्सीनेशन के लिए भी तैयार हो रहे हैं। तो इस तरह से जब हम अपने ही क्षेत्र में, अपने देश में को हम आत्मनिर्भर बनाएंगे तो ये वास्तव में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और हम अग्रिम पंक्ति के देशों में अपने आप को खड़ा पाएंगे। Interdisciplinary kinds of events in knowledge domain always show the path of the overall development and upliftment of the citizens, societies of the countries. Our greatness cannot be expressed through our physical resources. It can be only in the form of intellectual. This grand event provides the platform for the youngsters, and I invite as well as welcome them to contribute for the nation in the form of knowledge, innovation, and production. We need the knowledge, we need the innovation, as well as we have to be expertise in production. You fellow are capable enough to contribute for the nation. The only issue to realize your own strength. You have to realize your own strength. आपको अपनी जो शक्ति है उसको पहचानना है और उसके बाद में आपको कंट्रीब्यूट करना है। अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, हमें उन अवसरों का प्रयोग करना है। और इस कोरोना के संक्रमण काल में हमने देखा कि विषम परिस्थितियों में किस प्रकार से अवसरों का उपयोग करते हैं। अवसरों का उपयोग नॉलेज डोमेन में भी हम करें और निश्चित रूप से अपने देश को, अपने राष्ट्र को विकसित करें। और जो हम में आ रहे हैं उसका उद्देश्य होना चाहिए कि अपलिफ्टमेंट ऑफ द ईच एंड एवरी सिटीजन, विलेज, टाउन, इनफैक्ट all the societies and communities. I am very much sure the deliberation and outcomes of this summit shall definitely pave the way to open the front areas of development and innovation for the youngster. Divya Himgiri is working at the grassroots level to make the dream of Ek Bharat Shresth Bharat in true sense. During this festival, Excellence Award will be given. I take this opportunity to congratulate all the award winners and best wishes for them. Our knowledge, innovation, and development should be as strong as the great Himalayas. Briefly, I would like to share about my department, that is Commission for Scientific and Technical Terminology, is engaged in evolving the Hindi and all other Indian language equivalents of the scientific and technical terms. The motto is to provide the knowledge into Indian languages so that we all can learn and understand the basic facts and concepts in their own language. भारत सरकार द्वारा शब्दावली आयोग की स्थापना है 1961 में की गई। शब्दावली आयोग वैज्ञानिक और तकनीकी के समस्त विषयों में हिंदी के साथ साथ 8वीं अनुसूची में दी गई भारतीय भाषाओं के लिए मानक शब्दावली का निर्माण करता है। हिंदी तथा भारतीय भाषा ग्रंथ अकादमियों के सहयोग से विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों का प्रकाशन हिंदी भाषा में हिंदी और भारतीय भाषाओं में करता है। शब्दावली आयोग के जितने भी ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं, वो सब ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। At the last, once again, I would like to congratulate to the organizers for organizing such a wonderful event. Your vision and motivation have already sowed the seed of development, and now the time is for nurturing it till it becomes strong as our Himalaya, so that I extend to all. Thanks for inviting me over here. Thank you, Asthana ji. And I would like to say that we have to be strong enough. We have to be strong in knowledge and innovation. And our famous quote, that is Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan, Jai Himalaya. And with that, I say Jai Hind to one and all. धन्यवाद। हेलो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें अपने विचारों से अवगत कराया। अब मैं डॉक्टर MP जैन सर को आमंत्रित करूंगा, जो हमारे IIT एलुमनी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं।
कि वो अपने विचारों से हमारे समस्त छात्राएं और विभिन्न जो हमारे वैज्ञानिक इस कार्यक्रम से जुड़े हैं उनको अवगत कराएं। डॉक्टर MP जय। नरेंद्र सिंह जी यार हम भी खा रहे सिंगल जी, मैं कुंवर अस्थाना जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे उन्होंने देहरादून इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल 2020 के लिए आमंत्रित किया और अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया। इसका थीम जो है वो इनोवेशन टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप इन परव्यू ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। तो मैंने ये सोचा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में मैं अपने कुछ विचार व्यक्त करूं और मेरा इसके बारे में क्या सोचना है या मानना है। मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को देख रहा था तो उसमें कुछ पॉइंट्स मुझे ऐसे लगे जिस पर मेरे को लगा कि मेरे को अपने विचार व्यक्त करने चाहिए। उसमें एक विचार ये था कि जो अभी जैसे IITs हैं और IIMs में हैं, उनमें इंजीनियरिंग और पढ़ाई जाती है और IIMs में खाली मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है। तो अब फ्यूचर में, भविष्य में जो इंस्टीट्यूशंस होंगी वो मल्टीडिसिप्लिनरी होंगी और उसमें एक ही इंस्टीट्यूशन में आर्ट्स भी होगा, म्यूजिक भी होगा, कॉमर्स भी होगा, इंजीनियरिंग भी होगी, मैनेजमेंट भी होगा। तो मेरा इसमें थोड़ा भय ये है कि जो हमारी IITs इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा कर रही हैं और हमारे IIMs मैनेजमेंट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उनका फोकस लूज होने से हमारे एजुकेशन को उसमें नुकसान हो सकता है। क्योंकि IITs इंजीनियरिंग पर फोकस, मैनेजमेंट IIMs मैनेजमेंट पर फोकस है, तो उनका फोकस वो रहना चाहिए। अगर हम USA देखें, किसी भी कंट्री को देखें, तो वहाँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट के लिए मानी जाती है, MIT इंजीनियरिंग के लिए मानी जाती है। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो इनके कैरेक्टर हैं उनको हम मेंटेन रखें और ऐसा ना हो कि हम इनको जनरलाइज करने में जो इनका फोकस है वो खत्म होए और इनके जो कैरेक्टर हैं, नेशनल कैरेक्टर हैं, जो इनके डिसिप्लिन है, जो इनकी ट्रेडिशंस हैं, वो इफेक्ट ना हो, ऐसा हमें सोचना चाहिए। दूसरा मेरा मानना ये है कि अभी तक एजुकेशन वो नॉन प्रॉफिट में ही है, चाहे यूनिवर्सिटीज हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे स्कूल्स हो, वो सब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये मेरे ख्याल से बिल्कुल हिपोक्रेसी है। ये कोई भी मान नहीं सकता, ये ओपन सीक्रेट है कि कोई भी जितनी हमारी यूनिवर्सिटीज या कॉलेज या स्कूल प्राइवेट सेक्टर में हैं, वो बिना प्रॉफिट के चल रहे हैं या ऑनर उनसे कोई प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं, ये मानने की बात है ही नहीं। और ये सब जानते हैं कि इससे बहुत सारा ब्लैक मनी जनरेट हो रहा है। हमने 90 में इकोनॉमी को अनसेटल किया था। जब इंस्पेक्टर राज हटाया था तो हमने इंडस्ट्री को अनसेटल किया था। तो मेरे हिसाब से अब टाइम आ गया है जब हमें सरस्वती को भी अनसेटल करना चाहिए और सरस्वती को हमें, जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको हमें कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की तरह भी रन करने की परमिशन देनी चाहिए, ताकि गवर्नमेंट को उनसे इनकम टैक्स मिल सके, GST मिल सके और उस पैसे को वो जो एजुकेशन है, बच्चों की एजुकेशन है या जो पुअर एजुकेशन, लोगों की एजुकेशन है, उसमें उसके लिए साधन मिल सके। तीसरा मेरा मानना ये है कि हम ऐसा ना करें कि जैसे पेड़ है, पेड़ के पत्तों को तो सींचें और जड़ों को हम सूखी छोड़ दें। तो हमें हायर एजुकेशन पर ध्यान दे रहे हैं, तो हमें प्राइमरी एजुकेशन पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और जो इस समय प्राइमरी एजुकेशन की अवस्था है वो बहुत ही खराब है। और प्राइमरी एजुकेशन में खासतौर से गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई हो ही नहीं रही है। जबकि अगर आप USA के एग्जाम्पल लें तो वहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो बहुत बढ़िया हैं। लॉर्ड मैकॉले ने जो सबसे बड़ा नुकसान हमारा किया था वो हमारी एजुकेशन को खराब करके किया था, जो हमारी गुरुकुल परंपरा है उसको खराब करके किया था। हमें उस परंपरा को वापस लाना पड़ेगा और हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी प्राइमरी एजुकेशन में हमें इनोवेशन का मौका हो। जो राजेंद्र डोवाल साहब ने बोला, हमें जब तक हम उसमें इनोवेशन की नहीं ला पाएंगे, हम अपने स्टूडेंट्स को इतना बर्डन कर रहे हैं सिलेबस से और टाइम उनका थोड़ा भी टाइम नहीं दे रहे हैं, उनको 2.5 साल से उनकी एजुकेशन शुरू कर देते हैं, तो उसमें उनको सोचने का मौका ही नहीं मिलता। और शायद यही कारण है
कि हमारे स्वतंत्र भारत में कोई भी नोबेल लॉरिएट हिंदुस्तान में शायद सीवी रमन साहब के अलावा कोई नहीं हुआ। तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि हम बच्चों की एजुकेशन इस तरीके से करें कि उनको टाइम मिले, खेलने का टाइम मिले, सोचने का टाइम मिले, फ्री थिंकिंग का टाइम मिले, और तभी हम ये सोच सकते हैं कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी सक्सेसफुल होगी, हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तभी सक्सेसफुल हो सकती है। इन शब्दों के साथ में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कुंवर अस्थाना जी का, नरेंद्र सिंघल जी का और अमित अग्रवाल जी का, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया यहाँ आने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, थैंक यू सो मच प्रोफेसर MP जैन साहब। और कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और अब जो है मैं बुलाना चाहूँगा प्रोफेसर PP ध्यानी साहब को, जो हमसे जो है ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर PP ध्यानी साहब जो हैं ऑनरेबल वाइस चांसलर हैं श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी भाषाई थाल टिहरी से। तो मैं उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और अनुरोध करूंगा कि ध्यानी साहब जो हैं वो आए। और आज का जो ये हमारा हिमालयन एजुकेटर समिट है, इसमें जो है हमारा जो इसका जो है टॉपिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में नवाचार, तकनीक एंड कौशल विकास एंड उद्यमिता एंड स्टार्टअप, इसके ऊपर जो है आप जो है हमारे जितने जो है पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ अपना ज्ञान साझा करें और अपने अमूल्य वचनों से जो है हमको जो है आशीर्वचन दें। प्रोफेसर PP ध्यानी साहब। Hello. Good afternoon, ladies and gentlemen. Am I audible, my dear friends? Hello. Am I audible, my dear friends? Yes, you are audible, sir. Yes, you are audible, sir. Good afternoon, ladies and gentlemen. First of all, I accord my thanks to Mr. K.R. Asthana for providing me this unique opportunity of participation in this festival, and also for including me as one of the members for the screening and selection of Excellence Award 2020. साथियों, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि मुझको कितना समय आपके द्वारा दिया गया ऑर्गेनाइजर्स के द्वारा, क्योंकि मेरे पास कार्यक्रम नहीं था। तो पहले मैं ये जानूं ताकि मैं अपनी वाणी को ठीक समय पे विराम दे पाऊं। हेलो, 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 मैं ये जानना चाह रहा था। आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। अस्थाना जी, मैं ये जानना चाह रहा था कितना समय मेरे को दिया आपकी आवाज आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल। कितना समय मेरे को बोलना होगा, क्योंकि मेरे पास कार्यक्रम नहीं है। आप मुझे टाइम बता दीजिए मेरे पास उद्बोधन। हेलो, हेलो सर, आप ले सकते हैं समय, कोई ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए, जो ये इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल है, मेरे दोस्तों, प्यारे साथियों, लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों, अभी हम लोग सुन रहे थे और बहुत ही उत्सुकता से मैं मीनाक्षी सुंदरन जी को सुना, डॉक्टर PD राय को सुना, प्रोफेसर जैन को सुना और अन्य लोगों को सुना। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे विचार साइंस एंड टेक्नोलॉजी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सक्सेस स्टोरीज रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन, और इस पर उन्होंने विस्तृत रूप से विचार विमर्श अपने सुझाव दिए। इस कार्यक्रम में मैं एक तीसरा आयाम भी देख रहा था, वो है हिमालयन स्टेट एजुकेशन एक्सलेंस अवार्ड, हिमालयन स्टेट एजुकेटर्स मीट, हिमालयन मीट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड हिमालय।
These were the 3 keywords of this International Science and Technology Festival. साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मेरे साथियों ने कह दिया है, उसमें मैं मात्र एक सुझाव, जैसे कि प्रोफेसर जैन ने कुछ इश्यूज एड्रेस किए थे, तो उसमें मैं बहुत ही संक्षिप्त शब्द में एक सुझाव जरूर दूंगा, ताकि आप जब रिकमेंडेशन करें तो उसका पार्ट बने और उस पर विचार विमर्श हो आपके 3 दिनों में। नंबर 1, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो इन्वेस्टमेंट है ऑफ इट्स जीडीपी, दैट इज डिक्लाइनिंग इन आवर कंट्री। अगर आप 14-15 में देखें तो लगभग 0.89% ऑफ जीडीपी वी वर इन्वेस्टिंग फ्रॉम द जीडीपी ऑफ आवर कंट्री ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो कि 15-16 में वो 0.69% हो। तो हमारी रिकमेंडेशन इस जीडीपी शेयर को बढ़ाने की होनी चाहिए, ऐसा एक रिकमेंडेशन हम लोग भी इस पर विचार कर सकते हैं। दूसरा, एजुकेशन। 1986 में जब एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई थी हमारे देश की, तो उसमें हम लोगों ने ये रिकमेंडेशन आई थी कि हम 6% जीडीपी का जो इन्वेस्टमेंट है हमारे देश का, वो शिक्षा में करेंगे। लेकिन आज वो कमिटमेंट हम पूरा नहीं किए हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये कमिटमेंट की बात हुई है। तो हम ये इस पर विचार करें कि कमिटमेंट फ्रॉम जीडीपी इज मस्ट फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन आवर कंट्री। इस पर आप विचार करें, इस पर हम बात कर सकते हैं, और ये 2 सुझाव मैं चाहता हूं कि इस पर भी विचार। अब तीसरा आयाम जो मैं हिमालय के बारे में कहना चाह रहा था, तो मैं केवल 6 बातों पे अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। नंबर 1, हिमालय के बारे में, क्योंकि आपका सारे स्टेक होल्डर्स हिमालय के हैं, या जिन्होंने हिमालय के बारे में मंथन किया है, या जिन्होंने हिमालय के बारे में कंट्रीब्यूट किया है। माय डियर फ्रेंड्स, ladies and gentlemen, as you know, Himalaya is the youngest mountain chain of the world, which is still arising 5 centimeters in a year and not yet stabilized from geological and geomorphological point of view. It regulates the climate of Indian subcontinent and is the repository of cultural diversity as well as biological diversity. Instead of its great importance, the Himalaya is known as data deficient region and it is less researched. तो हिमालय की जब हम बात करें तो हमको ये देखना होगा कि हिमालय में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, यहाँ का रिसोर्सेज, यहाँ के ह्यूमन रिसोर्सेज, यहाँ के ट्रेडिशन, यहाँ के कल्चर, यहाँ के फेस्टिवल और यहाँ की बेस्ट डॉक्यूमेंटेड बेस्ट स्टोरीज क्या है और इसके लिए क्या हमने किया है आज तक, इस पर भी अब सोचने की जरूरत है। इस संदर्भ में मैं आपको जो हिमालयन संरक्षण संवर्धन के लिए जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने काम किया वो अतुलनीय है, लेकिन इसके अलावा मेरे 40 साल हिमालय में काम करने के अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि 4 संस्थानों में कार्यरत लोगों ने और कुछ व्यक्तिगत, कुछ इंडिविजुअल्स ने हिमालय के लिए अद्वितीय कार्य किया है। एक तो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन हिमालय के लिए है। अब हमको कितना पता है इसको जरा आज जानने की जरूरत है। एक जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट, एक IMI जिसकी बात अभी डॉक्टर पीटी राय कह रही थी, उन्होंने IMI का उद्घाटन, IMI की शुरुआत RS तोलिया साहब का कंट्रीब्यूशन शिया में रह के, SP सिंह साहब का कंट्रीब्यूशन और पीडी राय साहब का कंट्रीब्यूशन, कि कैसे उन्होंने हिमालय में जितने भी स्टेक होल्डर्स थे
चाहे बच्चे थे, चाहे महिलाएं थी, चाहे आईएएस थे, चाहे साइंटिस्ट थे, चाहे शिक्षा, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया कि हिमालय के सतत विकास के लिए अब हमको एक प्लेटफॉर्म पे आके विचार विमर्श करना चाहिए। और डॉक्टर पीडी राय ने इस हिमालय के लिए जो अलग पूरी दुनिया में जलाई है वो अद्वितीय है। तीसरा जो मैं चाहता था, ये संस्थान है जिन्होंने कि हिमालय के लिए बहुत कार्य किया, और आज मुझे खुशी है कि दिव्य गुरु हिमगिरी संस्थान भी इस अभिनव प्रयास में जुड़ा हुआ है। तो साथियों, मैं उनको साधुवाद देता हूं। अब हिमालय की कुछ समस्याएं, मैं उनको डिटेल में नहीं जाना चाहता, केवल ब्रीफ में जब आप हिमालय मीट है, हिमालयन समिट है, विचार विमर्श करेंगे, सारे स्टेक होल्डर है बच्चे, तो उनके संज्ञान में डालता हूं कि हिमालय में जो हमें मुख्य समस्याएं लगती हैं वो मैं लगभग 9 समस्याएं को ही यहाँ पर बताना चाहूंगा। जैसे ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, expanding commercial tourism, climate change impacts, increasing intensity of natural disasters, greater rates of out-migration, conflicts over resources and policies, low investment, depopulation of high-altitude areas, and security concerns. These are the 9 very important problems of the Himalayan. इन ज्वलंत मुद्दों पर भी जब आप हिमालयन मीट पे बैठेंगे 2-3 दिन आपके पास है, तो इन पर भी आप लोगों को विचार विमर्श करना है, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अब हिमालय, मैं स्पेसिफिक उसी पे बोल रहा हूं कि योजना आयोग और नीति आयोग ने हिमालय के लिए भी बड़े अभिनव प्रयास किए, क्योंकि आप म्यूजियम, हिमालयन नॉलेज, लिटरेचर सबको डिपिक्ट कर रहे हैं, तो हमें गौरवान्वित होना चाहिए कि अभी तक हिमालय के लिए क्या क्या हुआ है। 1982 में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी की चेयरमैनशिप में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। फिर 92 में योजना आयोग ने डॉक्टर एस.जेड. कासिम टास्क फोर्स का गठन किया था। 2006 में डॉक्टर आर.एस. तोलिया जी के अंडर में, और 2008 में जी.बी. मुखर्जी के अंडर में। उन टास्क फोर्सेस ने हिमालय के लिए बहुत ही ब्रेन स्टॉर्मिंग किया और ऐसी संस्तुतियां की उनके बारे में, और उसके बाद केंद्र सरकार ने कैसे हिमालय के लिए काम किया उसको आज हमें जानने की जरूरत है। चौथी बात जो मैं कहना चाहता हूं, हिमालय में हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, मुख्यमंत्रियों ने भी बहुत अद्वितीय काम किया है। 2009 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने चीफ मिनिस्टर का कॉन्क्लेव बुलाया। फिर 2018 में शिमला में हिमाचल गवर्नमेंट ने फिर चीफ मिनिस्टर कॉन्क्लेव बुलाया, और 2019 में उत्तराखंड में हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने चीफ मिनिस्टर कॉन्क्लेव बुलाया। बहुत महत्वपूर्ण सुझाव इसमें दिए गए, रोड मैप बने, एक्शन प्लान बने और काम एग्जीक्यूट। पांचवी बात कहना चाहता हूं कि जो हमारे सदस्य पार्लियामेंट सांसद हैं, उन्होंने भी हिमालय के बारे में, यहाँ की शिक्षा, दीक्षा, विज्ञान, रिसोर्सेज आदि के बारे में बहुत गहन मंथन किया है। और इसमें जी.बी. पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ने, जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारे 12 राज्य हिमालय, मैं 12 राज्य कह रहा हूं, डॉक्यूमेंटेशन में 11 राज्य होता है, लेकिन योजना आयोग की डिक्शनरी को देखें, आइडियोलॉजी को देखें तो 12 राज्य हिमालय में आते हैं, आसाम के 2 जिले और वेस्ट बंगाल के 2 जिले, और बाकी सबको मालूम। तो पूरे हिमालय में 45 सांसद हैं आज हमारे देश, 28 लोकसभा में और 17 राज्यसभा में। उनकी भी कई बैठकें हुई हैं। फर्स्ट पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव मीट 2015 में हुई अल्मोड़ा में, दूसरी पर्यावरण वन मंत्रालय दिल्ली में हुई 15 में, तीसरी फिर वन और पर्यावरण मंत्रालय में 16 में हुई,
और उन्होंने बहुत सी संस्तुतियां उसमें की थी। और छठवां पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूं देवी और सज्जनों कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने यूनाइटेड नेशंस दो बहुत महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंसेस करवा के, जो कि केवल हिमालय पर थी, उसका आयोजन किया था। और मुझे बड़े सौभाग्य से और बड़ी खुशी आपको बताने में कि उसको भारत सरकार के बिहाफ मैंने ही कन्वीन किया था। एक COP22 यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो 2016 में हुई थी, और उसमें 75 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। वो मोरक्को में हुई थी, माराकाश में। और दूसरी हुई थी COP13 जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के तत्वाधान में हुई, उसमें 53 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। और उसमें हम लोगों ने यही कहा था कि अगर हिमालय की फ्रेजिलिटी को देखते हुए अगर उसका संरक्षण संवर्धन करना है तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को एक दिन को इंटरनेशनल हिमालयन डे के रूप में घोषित करना चाहिए। और इसी को मैं एज एन इंडिविजुअल 40 वर्ष तक सेवा करने के बाद हिमालय में इसको एडवोकेट करता हूं। इस पर भी हमारी इसमें मंथन होना चाहिए। तो साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल में हम अपने हिमालय को पूर्ण रूप में उसकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसकी एजुकेशन, उसकी रिसर्च, उसके संसाधन, उसकी डाइवर्सिटी, उसका कंट्रीब्यूशन विच जीडीपी, उसका इंटरनेशनल कंट्रीब्यूशन, इस सब के बारे में हम जान सकेंगे और इस हिमालय धरोहर को संजोए रखेंगे और इसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कार्य करते रहेंगे। और इसमें जो मुहिम हमारे दिव्यगिरी हिमगिरी संस्थान ने उठाई है, उनके लिए मैं पुनः उनका साधुवाद करता हूं। सो ladies and gentlemen, I hereby accord my all the good wishes for the grand success of this festival. With these words, thanks a lot, ladies and gentlemen, for your patient hearing. Jai. Hello. हेलो दोबारा उसमें थोड़ा लेट होने जा रहा है, तो मैं हमारा फिर एक मुख्य कार्यक्रम होना है जिसमें हमारे माननीय मंत्री जी और अलग बहुत सारे डिग्निटरी करेंगे। तो मैं डॉक्टर अमित अग्रवाल जी जो इस कार्यक्रम के कन्वीनर हैं उनको आमंत्रित करूंगा और कार्यक्रम को वहीं पर विराम दें। डॉक्टर अमित अग्रवाल जी वोट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रित हैं। उसके बाद 2 मिनट में बोलिए, उसके बाद सभी करने बोलिए। हम मंच पर अगले 3 दिन के लिए देहरादून इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल 2020 का आयोजन करने जा रहे हैं। आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय शिक्षा सचिव डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम जी द्वारा प्रारंभ किया गया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपनी बहुमूल्य कीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और हमें प्रेरणा दी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर पीडी राय साहब, भूतपूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिक्किम और
अध्यक्ष IMI, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जब कार्यक्रम से ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर उन्होंने हम सभी का मार्गदर्शन किया और आज ये जो कार्यक्रम हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में हमने इसका उद्घाटन किया है एजुकेशन समिट के माध्यम से उपस्थित किए सर, आपका हम बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कार्यक्रम के ऑनलाइन के अध्यक्ष जो मैजिक ऑफ मैथ्स वो जो ना इसके लिए पार्ट है तो उनका भी मैं आपको दिखा रहा हूँ हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। तो ये वाला प्रोग्राम ये वाला प्रोग्राम गणित का साइंस टेक्नोलॉजी फेस्टिवल 2020 करके उसमें मैं भी स्पीकर ऑफ इंजीनियर इंडिया कल सिटी सर मुझे बुला देंगे कल वो क्वेश्चन कर देगी इसमें तो आपको बोलने के लिए मटेरियल मिल जाएगा किया जा रहा है तो सॉल्व करेगा जो वो वही करेगा मैथ के टीचर को जोड़ो नहीं वो बैठ के पीछे जुड़े हैं वहाँ पे नई सुंदर से राकेश मोहन को हमारा मैथ का प्रोफेसर जो भी कर रहे हैं और इसके अलावा हमारे कार्यक्रम की वेबसाइट deharadunScienceCast.org के माध्यम से भी हमारे काफी दर्शक और माध्यम से इस कार्यक्रम को देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। बस सर खत्म करो इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर नरेंद्र सिंह साहब जिन्होंने अपनी कल से जो है इस कार्यक्रम को संबोधित किया और उन्होंने मार्गदर्शन दिया, मैं उनका भी हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में डॉक्टर अवनीश कुमार जी जो कि अध्यक्ष हैं कमीशन फॉर साइंस साइंटिफिक एंड टेक्निकल टेक्नोलॉजी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार से, वो हमसे ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े और उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में अपने विचार रखे और इस कार्यक्रम को संबोधित किया। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे इस संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के प्रोफेशनल स्टेट डेवलपमेंट के निदेशक प्रोफेसर जैन साहब और IIT एलुमनाई कैप्टा देहरादून के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने भी इस कार्यक्रम में आकर हमें आशीर्वाद प्रदान किया। मैं उनका भी जो है धन्यवाद करता हूँ। इसके अतिरिक्त प्रोफेसर PP जानी साहब जो माननीय कुलपति श्री देवसुमन यूनिवर्सिटी टीवी से जुड़े हैं ऑनलाइन के माध्यम से, जिनको हमें सुनने का अवसर अभी प्राप्त हुआ। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि वो आए और इस कार्यक्रम को जो है उन्होंने जो है सफल कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अतिरिक्त मैं हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र नारायण जी, चांसलर HMD देवास सेंट्रल यूनिवर्सिटी श्रीनगर, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और
मैं इस संस्थान इस कार्यक्रम के संचालक कुंवरराज अस्थाना साहब का और इसके जो है संयोजक डॉक्टर नवीन सिंगल साहब का उनका भी जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो है वो इस कार्यक्रम से जुड़े और उन्होंने इस कार्यक्रम को संचालित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और आज हम इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित कर पा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त मैं अश्विनी कामत जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि वो भी इस कार्यक्रम में आए और उन्होंने अपना मार्गदर्शन हमें दिया। इसके अतिरिक्त मैं आप सभी दर्शकों का जो ऑनलाइन माध्यम से सर मैं आपको 5 मिनट के लिए जोड़ूंगा दोबारा से मैजिक ऑफ मैथ्स का ना बस केवल 5 मिनट का करना है क्योंकि बहुत लेट हो गया ना सर बस अभी एकदम जोड़ रहा हूँ बस केवल आप जुड़े हुए हैं ना हाँ वो ये बस 5 मिनट के लिए बोलना है सर उसके बाद क्योंकि लेट हो चुका बहुत ज़्यादा ना जैसे कि कुंवरराज अस्थाना साहब ने बताया था इसको देख के हमारे जो गुरु कार्यक्रम होंगे उसमें जुड़ सकते हैं और इससे जो है लाभान्वित हो सकते हैं। इन्हीं बच्चों के साथ मैं आपको पूर्ण धन्यवाद करता हूँ और कुछ ही समय बाद हम फिर से जो है अगले कार्यक्रम की ओर प्रस्थान करेंगे जो हमारा कार्यक्रम जो है हमारा मैजिक ऑफ मैथ्स है विज्ञान के अंदर वो कार्यक्रम शुरू होने वाला है। आप लोगों का इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। ब्लूटूथ वाली है कार्यक्रम इसमें स्पीकर नहीं है ना माइक समाप्त होता है और मैं और विलंब ना करते हुए अपने जो द्वितीय सत्र है इस 3 दिन के साइंस इंटरनेशनल फेस्टिवल का उसमें मैजिक ऑफ मैथ का कार्यक्रम है। मैजिक ऑफ मैथ के कार्यक्रम को शुरू करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी श्री कुंवरराज अस्थाना जी को कि वो मंच पर आए और बताएं इस कार्यक्रम में की रूपरेखा कैसे आगे चलनी है। कुंवरराज अस्थाना जी। ये हमारे जो इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसकी ओपनिंग में थोड़ा सा विलंब से ये कार्यक्रम चल रहा है। ये 12 बजे स्टार्ट होना था मैजिक ऑफ मैथ तो थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो गया तो मैं इस कार्यक्रम के लिए ज़्यादा ना समय देते हुए हमारे जो प्रोफेसर नीतीश कुमार जी हैं हमारे चेयरमैन हैं ऑनरेबल चेयरमैन कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अमित कुमार जी जो वर्चुअली जुड़े हुए हैं हमारे साथ वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड में इस स्टेशन का इनॉग्रेशन एड्रेस करने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा और फिर उसके बाद हमारे साथ जुड़ी हुई हैं प्रोफेसर कपिल शर्मा प्रिंसिपल DAV मुजफ्फरपुर मैं उनसे कहूँगा कि वो जुड़े होंगे तो उनके बाद में उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपना सेशन जो है और ये हमारा जो समिति है श्रीनिवास रामानुजन जो श्रीनिवास रामानुजन एक बहुत ही बड़े गणितज्ञ रहे और एक हमारे भारत के कल्चर उन्होंने पूरे विश्व के अंदर एक अपनी बहुत ही कम समय के अंदर प्राप्त करी और इतना काम करके चले गए वो बहुत ही अल्प आयु के अंदर कि उसके बाद भी आज पूरा वर्ल्ड जो है उनके दिए हुए कार्यों पर आज भी रिसर्च कर रहा है आज भी काम कर रहा है और वो उनके बारे में हम बात करेंगे और मैं अमनीश जी को कहूँगा कि अमनीश जी अपना अमनीश प्रोफेसर अमनीश कुमार मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रोफेसर अमनीश कुमार जी को स्पॉटलाइट करें इनको करें
अभी सर वो आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं। जब तक प्रोफेसर अमरीश जी जुड़ते हैं तब तक मैं श्रीनिवास रामानुजन के बारे में बताना चाहूँगा कि अभी 22 दिसंबर को पूरे विश्व में उनकी 140वीं जयंती मनाई। पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व के जितने भी विद्यालय हैं वहाँ पर रामानुजन को याद किया गया, रामानुजन के कार्य को और उनके लाइफ स्टाइल को भी जुड़ रहे हैं प्रोफेसर अनिल कुमार जी। रिक्वेस्ट है कि वो देखने का प्रयत्न करें। वो मैं आगे बता दूँगा आपको, जो प्रोग्राम नहीं है, प्रोग्राम चल रहा है, फिर मैं आपको बताऊँगा। नहीं ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन बता दूँगा।
नमस्कार। नमस्कार स्थाना जी, am I audible? Yes, sir, you are audible. विशाल कौशिक जी नमस्कार और सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आप ऑडिबल है सर। उधर से कोई आवाज नहीं आ रही है। अब आई वो तो हमारी जा रही है वही है। नरेंद्र कर्मकर वो बहुत ही वेल नोन नेतृत्व रहे हैं। इनका जन्म 1957 में हुआ था ग्वालियर में और वो कर्मकर एंटरटेनमेंट उन्होंने किया था और उन्होंने यूनियन प्रोग्रामिंग वगैरह की शुरुआत की और वो जनरल और करंट अफेयर्स में मैं इन सभी भारतीय गणितज्ञों का
अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और हम सभी बच्चों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि वो इस प्रोग्राम में इस चीज़ से शामिल हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइज जीते और जो भी प्राइज जीतेंगे उनको मैं अपना शुभ आशीर्वाद अग्रिम दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय Professor Amir ji, CHUB Commission for Scientific and Technical Technology, भारत सरकार से जीते हैं। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो बहुत ही शॉर्ट में अपना नोबेल प्राइज को कनेक्टिविटी के कारण नहीं हो रहा उसके लिए और फिर मैं प्रोफेसर सतीश भाई को निवेदन करूँगा प्रोफेसर अमीर जी। नमस्कार. Am I audible? यस सर, बिल्कुल आवाज आ रही है सर. सर्वप्रथम मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स इवेंट के इस सेमिनार में मैं सभी उपस्थित सम्मानित जो विशेषज्ञ हैं और सम्मानित सभी साथीगण हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार मिस्टर कुंवर राजस्थाना जी, आपने एक बहुत ही सुंदर प्लेटफॉर्म वैज्ञानिकों के लिए और विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए उपलब्ध कराया है। हम सभी आभारी हैं आपके। In this today's seminar, we have our respected member, experts, Engineer Jay Kumar, AGM, Steel Authority of India Limited, Durgapur, Professor Shashi Sharma, Principal, Muzaffarnagar College, Sri Rakesh Bhatia ji, Vedic Mathematics Experts, and इस सेशन को चेयर कर रहे हैं जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस के लिए सम्मानित डॉक्टर विजय धस्माना जी, ऑनरेबल वाइस चांसलर स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी. डियर फ्रेंड्स, आवाज. As we know that India has the worked lot for the Vedic mathematics and ancient mathematics towards this modern mathematics. Mathematics is the study of the topics such as quantity, numbers, structure, space, and changes. The Aryabhatta, Brahmagupta, Mahavira, Bhaskara II, Madhav of Sangam Grama, Nilkantha, Soumyaji, etc. are classical Indian mathematicians, and their contribution in mathematics made them immortal. For example, decimal number system, concept of zero as a number, negative numbers, arithmetic, algebra, trigonometry, etc. From the ancient to medieval India, the mathematical works were composed in Sanskrit, especially consist of sutras in which a set of rules of problems were stated. When we have to learn mathematics, it means we are providing a sharpness of brains to the new generation. There are two very important concepts. One is the mathematics, another is the language. We should get expert in language, grammar, as well as in mathematics that sharpen our brain, sharpen the brain of the children. And Vedic mathematics always has the great roles in improving the reasoning part of our brain. And when we see the Indian history, a lot of mathematicians worked for this subject or this discipline. And I would like to recall some of them. Buddhayan, who was around 800 BC and worked on approximation of square root of 2 and the statement of a version of the Pythagorean theorem. Another mathematician, Katyan, who was around 300 BC, and notable work was done on Vartika, Vyakarana, later Sulabh Sutras. Pingla, around 500 BC,
binary numeral system, arithmetical triangle. Then we come to the Aryabhata. Aryabhata worked during 476 to 550. Aryabhata, Arya Siddhanta, explanation of lunar eclipse and solar eclipse, rotation of Earth on its axis, reflection of light by moon, sinusoidal function, solution of single variable quadratic equation, value of pi correct to 4 decimal places, circumference of Earth to the 99.8% accuracy, calculation of length of sidereal year. Varahamir worked between 505 to 587 century. He has worked on Pancha Siddhantaka, Brihat Samhita and Brihat Jataka. Brahmgupta worked on zero, modern number system, Brahmgupta theorems, Brahmgupta's identity, Brahmgupta's problems, Brahmgupta's Fibonacci identity, Brahmgupta's interpolation formula, Brahmgupta's formulas. Then if we see the Bhaskara first, Sridhara gave a rule of finding of a space. Mahavir, who worked during 19th century, and he had given the theory of highly synopted approach to algebra, and the emphasis in much of his text is on developing the techniques necessary to solve the algebraic problems. Bhaskara, second 1100 BC, who has given the principles of discovery of the principle of differential calculus and its application to astronomical problems and computation. Madhava of Sangamgrama studied the discovery of power of series expansion of trigonometric sine, cosine and arctangent function. Nilkantha Somyaji worked on Golasara, Aryabhati Bhasha, Tantra Sangra, Raghuntha Shiromani. So when we see our ancient period, then in 1800th century, the Srinivasan Ramanujan, who is well known for Ramanujan constant, Mach theta function, Ramanujan conjecture, Ramanujan prime, Ramanujan Soldan constant, Ramanujan theta function, Ramanujan sums, Roger Ramanujan identity, Ramanujan master theorem. These are the mathematicians. They have made the India pride and worked on almost all the discipline of mathematics. Then we have Rajchandra Bose, Samrendra Nath Roy, S.S. Srikhande, who has worked on Euler conjecture, Anil Kumar Gain, known for Pearson product moment correlation coefficient, Vidyasagar, he's from Vidyasagar, and C.R. Rao, Harichandra. So we have a very long history of mathematicians those worked for this mathematics, and they have shown the path of knowledge to the world. So, but I feel that mathematics must be learned by everyone so that they provide the precise solutions, and it is very much helpful for sharpening the brain of our new generation. So with this, as Dr. Asthana told me that they are very we are getting already late and we have less time. That's why I'm thankful that for the organizers, they have invited me for this today's this seminar, Magic of Mathematics. So with this one, I congratulate all the participants and request them to explore more and more
about Indian mathematics, ancient mathematics, so that we can work on lot of these theories and discoveries that is given by our ancestors, especially in the mathematical field. With this one, I am thankful to the organizer for giving me this chance for this inaugural address of this Magic of Mathematics. Thank you. धन्यवाद. जय हिंद. अब मैं प्रिंसिपल डीएवी पीजी कॉलेज मुजफ्फरनगर से निवेदन करूंगा कि वो मैजिक ऑफ मैथ के आज विज्ञान स्पंदन साइंस वाइब्स के कार्यक्रम में अपना मैजिक ऑफ मैथ के बारे में अपने विचार देते हैं। नमस्कार, क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मैम। जी सर, जी मैम। थैंक यू। सम्माननीय अविनीश कुमार जी, चेयरमैन CSTT, कुंवर राज अस्थाना जी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ दिस ब्यूटीफुल इवेंट। अभी हमने ध्यानी जी वाइस चांसलर साहब को भी सुना। उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उनके बारे में बताया। बहुत अपने अमूल्य उन्होंने विचार व्यक्त किए, जिससे जितने भी इस इवेंट से जुड़े हुए लोग हैं वे सब लाभान्वित हुए होंगे। मुझे कल ही इसके बारे में इनविटेशन मिला, आज के प्रोग्राम के बारे में, श्री कुंवर राज अस्थाना जी से। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूं कि उन्होंने मुझे अपने इस प्रोग्राम का एक पार्ट बनाया। रियली थैंक्स अ लॉट टू कुंवर राज अस्थाना जी फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस इनॉग्रल प्रोग्राम. I am feeling happy to be the part of this innovative, beautiful event. The theme given to me is Magic of Mathematics. Mathematics is the language in which God has written the universe. Mathematics is the universal language that can describe everything and anything from music to galaxies orbiting each other. We often come across kids who fear mathematics as a subject. Textbook maths does not seem very interesting, even though mathematics can be quite magical. The subject mathematics is most often associated with logic, rules, and regions. Sometimes, though, it is best served with a side of magic. The topic is Srinivasa Ramanujam, the man who knew infinity. उनके ऊपर जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। वे हमारे देश के एक अमूल्य धरोहर थे, जिन्होंने गणित के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया और हमारे देश का नाम रोशन किया। मैं मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स के ऊपर अब बताना चाहूंगी। सबसे पहले, मैथमेटिक्स इज ऑल अराउंड अस एज वेल एज इन आवर पास्ट। पीपीटी। ओके, मैं पीपीटी तैयार की है, क्या मैं उन्हें दिखा सकती हूँ क्या? प्लीज। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्क्रीन शेयरिंग करवा दीजिएगा प्लीज। जी, अब आप कर सकते हैं स्क्रीन शेयरिंग प्लीज। यस, क्या पीपीटी दिखाई दे रही हैं प्लीज? नहीं आई है। यस प्लीज। आ रही है। थैंक यू वेरी मच। फुल स्क्रीन कर दीजिए इसको, फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन, ओके जी।
Thank you very much. Mathematics is all around us as well as in our past and in our future. Nature and science is inherently mathematical. For instance, the spiral pattern of a seashell can be infinitely extended in both directions. For instance, symmetry, sets, fractions are all around us. Even everyday objects, music, art, drawing and painting, industrial design, the rhythm of breathing, the interchanging relationships between matter and energy can all be understood mathematically. Mathematics magic is a celebration of mathematics. Practically speaking, a familiar and easy acceptance and usage of mathematics is essential wherever one is an artist, a business person, a yogi, or an engineer. About Ramanujam, Srinivasa Ramanujam is known as an all-time great mathematician born on 22nd December 1887 Erode, Tamil Nadu, India. His father, K. Srinivasa Iyengar, worked as a clerk in a sari shop, and his mother, Komal Tamal, was a housewife and also sang a local temple. He said, "An equation for me has no meaning unless it expresses a thought of God." At the age of 12, Ramanujam is said to have worked out the properties of arithmetical, geometrical, and harmonic progressions. Some interesting key facts. When Ramanujam was in his third form in an arithmetic class on division, the teacher said that if 3 bananas were given to 3 boys, each boy would get a banana. He stood first in the Tanjore district primary education. In 1903, Ramanujam obtained a book with 4,865 formulae without proof. At the age of 16, he got the first public recognition when he was awarded. The first paper on Bernoulli numbers was published in 1911. The first paper on Bernoulli numbers was published in 1911 with the help of V. Ramaswamy Iyer, the founder of Indian Mathematical Society. In 1903, he casually wrote Hardy and told him about his work. Hardy was impressed with Ramanujam's work and assisted him in getting a grant from Trinity College, Cambridge. And moreover, Ramanujam conjecture, Mach theta function, Ramanujam prime, Ramanujam, and so on. There are a list of work done by Srinivasa Ramanujam. Some interesting facts: the sum of natural number, is it infinity? He calculated about it. Also, probability theory, he told. And Ramanujam also explained the matrix system. This he formed a great mathematician in our country. Next, sum of any row and column is 139, as you see. The magic square, again the magic square, sum of the numbers of any diagonal, also the sum of corner equal. And similarly, next, look at the possibilities in these matrices. Very interesting facts these are. And again, can you try these combinations? See the magic of these numbers. Really very interesting. Now, I am proud to be an Indian. He said,
when he discovered it, this magic square. Similarly, next, a cab number 1729, very interesting Ramanujan number. This is equals, can be written as the sum of two cubes of two different ways. Like 1 cube plus 12 cube is also 1729, and 9 cube plus 10 cube is also 1729. It is the unique number and known as Ramanujan number. Next, now the answer is exactly 3, written in different ways, as you see on the screen. Next, in the period between the AD 1991 to 1918, an Indian mathematician, Jagat Guru Shri Bharti Krishna Tirth Ji Maharaj, was invented a system of mathematics which is known as Vedic mathematics. It consists of 16 sutras and 13 sub-sutras. Application of these sutras improves the computational skills of the learners in a wide area of problems, ensuring both speed and accuracy strictly based on rational and logical reasoning. Next. Similarly, these are the sutras given by then mathematician. Again, the sutras given by the mathematicians, magic with Vedic mathematics. With the help of these 16 sutras and 13 sub-sutras, calculation of regular arithmetic like subtraction, multiplication, division, squares, square roots, cube roots, solving equation, partial fractions, derivatives, conics, etc. are very efficient. Some of the magic with these sutras are Nikhilam, Nav, Sutram, Dash. Nikhilam Sutra in multiplication is used whenever the numbers are the closer to power of 10. Next. Multiplication of number just less than the power of 10. Examples are given on the screen. Similarly, next, multiplication of numbers just greater than the power of 10, showing on the screen. Multiplication of next, An Rupye Sani Manyat. This says that if one is in the same ratio, the other one is 0, as shown on the screen. Next. Ekadi Kina Purvina and Yav Dunam Sutra, explaining below on the screen. Next, mathematics in real life, sports, very interesting field. When we toss in game, probability is used as there is an equal chance of getting head or tail. Referees and coaches make calls which are based on time. We can compare failure and success rate by collecting data of all the past game played. This can only be done using some aspects of mathematics. To make the field correct measure, we need good knowledge of mensuration. Use of geometry in traffic signals, as seen on the screen. Now, mathematics is everywhere in the universe. We seldom note it. We enjoy nature and are not interested in going deep about what mathematical ideas is in it. Mathematics express itself everywhere in almost every phase of life, in nature all around us.
Mathematics develop different skills, valuable information, thinking, reasoning, capacity, disciplines, the mind, hard work, patience, logical thinking, cultural advancement, intellectual growth, character building, social relationship, and international understanding. Thank you. Thank you very much. Thank you. बहुत अस्थाना बहुत जी। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शशि मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। अब हमारे साथ राकेश भाटिया जी जो हरियाणा एजुकेशन बोर्ड से हैं और वैदिक मैथ्स के बड़े एक्सपर्ट हैं, वो जुड़ चुके हैं। मैं अपने सहयोगी उनसे कहूंगा कि वो उनको स्पॉटलाइट करें और राकेश भाटिया जी से निवेदन करूंगा कि वो आज जो वैदिक मैथ्स के ऊपर उनका बड़ा काम है और वो बड़ा बच्चों को समझाते हैं कि किस तरह से वैदिक मैथ्स का उपयोग करके किस तरह से मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया सकता है बहुत ही आसानी के साथ। तो राकेश भाटिया जी को मैं निवेदन करूंगा, राकेश भाटिया जी को जोड़ दीजिए प्लीज सर। राकेश भाटिया जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम। आपकी आवाज नहीं आ रही है। सबको मेरा प्रणाम। और सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के विनती और माफी मांग रहा हूं क्योंकि मेरी और ट्रेनिंग चल रही थी और वहां से थोड़ा सा फरी लेट हुआ, तो मैं पहले नहीं जुड़ पाया आपसे। तो नाउ मैं आपसे ज्वाइन कर रहा हूं। तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि मेरी जो स्क्रीन को शेयर करने का मुझे परमिट करें। मेरी आप लोगों से विनती है कि मेरी जो स्क्रीन शेयर का मुझे परमिट करें। यस, मेरी स्क्रीन अभी डिसेबल्ड है। यू आर रिक्वेस्टेड टू टेबल इट। यस, थैंक यू वेरी मच। यस, अभी मेरे से पहले एक टीचर जो है बहुत अच्छे तरीके से वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कस कर रही थी और बहुत ही अच्छा, इट्स वेरी बेनिफिशियल टू द स्टूडेंट्स whether it may be primary, whether it may be middle school, or whether it may be senior or whether it may be college or university students. हम लोगों ने जो हमारी शिक्षा संस्कृति उत्थान्यास है राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं और many universities has started the certificate course, diploma course in Vedic mathematics and कई कॉलेजेस ने भी स्टार्ट कर दी हैं एंड इन हरियाणा about 5,000 teachers have been trained in Vedic mathematics and training is running about 2 months and we have initiated and daily we are trained teachers in 3 hours daily class continue like that. Now I have started now today topic because in initial level there are the many teachers and they are doing practice and they are training and but today I will take such topic that will be very beneficial in a senior secondary examination, है ना? That is the trigonometry. So trigonometry is a very important subject for the point of competitive examination as well as the school examination.
So today I will take um, method name of the method is Udharvatirabhyam, or that is in English, that is the vertically crosswise, and I will take that vertically crosswise. And this sutra is very important for trigonometry, vertically and crosswise. Yes, this method is very important, and I will take it for you, vertically and crosswise, right? So मैंने यही सोचा कि आज ऐसा टॉपिक लिया जाए जिससे स्टूडेंट्स को काफी बेनिफिट मिल सके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज में। हम जानते हैं कि एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, एंड इन पाइथागोरस थ्योरम we know that there is the base square and perpendicular square is equal to hypotenuse square. बट उससे पहले लगभग 250 years ago, उससे पहले एक बोधायन नाम की मैथमेटिशियन हुए हैं हमारे, जो कि इंडिया से थे। बोधायन जो मैथमेटिशियन थे, उनके द्वारा ये था कि जो इसका बेस रेक्टेंगल में जो बेस है और जो परपेंडिकुलर है वो इसके हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर है। तो ऐसा उन्होंने अपने संस्कृत के श्लोक में ये कहा है, लेकिन ये थ्योरम जो है इनके नाम से है, बट हमें यहाँ पर नाम जो है बोधायन का ही यहाँ पर इसका नाम रखूंगा। तो व्हाट इज द बोधायन नंबर्स क्या है वो एक थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम एक पॉइंट लेते हैं और आज हम कुछ फॉर्मूलेज, एक फॉर्मूला लर्न करेंगे तो आपको लगभग 200 फॉर्मूलेज यू कैन जनरेट योरसेल्फ, नॉट नीड टू लर्न द formula, no need to learn formula, all the formulas, only one formula will have to attend now. और इसके द्वारा हम कैसे कर सकते हैं वो हम देखते हैं। ऐसा ही मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक एंगल ले रहा हूँ, 45 डिग्री एंगल ले रहा हूँ, और यहाँ पर 30 डिग्री ले रहा हूँ, राइट। तो 30 डिग्री आपकी ये है, तो मान लीजिए ये √3 इसके और ये 1 है, यानी 1030 आप जानते हैं 1/√3 होता है, तो ये 2 हुआ है ना, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और आपका जो है ये 1 है, ये 1 है, तो एग्जांपल ले रहा हूं तो 45 है, तो ये √2 हुआ। तो एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये भी जनरेट खुद कर सकते हैं हम आगे इस कंसेप्ट के द्वारा। तो आइए बोधायन नंबर्स को कैसे हम डील करेंगे, बोधायन नंबर्स को ट्रिग्नोमेट्री में कैसे इसका यूज करेंगे, हमारे लिए ये एक इम्पोर्टेंट इश्यू है, हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चीज, और स्टूडेंट्स के लिए इट्स वेरी बेनिफिशियल। एंड about 150 formulas can be generated from this concept, or only you have to learn only one formula, and if you do that using this Bodhain number, and no need to learn 150 formulae. So now इसको लिखते कैसे हैं, देखिए मैं एक आपको ये बताता हूँ। 45 डिग्री है, यहाँ पर लिख रहा हूँ, राइटिंग द बेस, बेस लिख रहा हूँ, देन परपेंडिकुलर लिख रहा हूँ, देन आई एम हाइपोटेन्यूज लिख रहा हूँ। तो बेस इसका 45 डिग्री का 1 है, और परपेंडिकुलर भी 1 है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, दैट विल बी √2। और 30 डिग्री जिसका एंगल है, आप देखिए जिस ट्रायंगल में 30 डिग्री है उसका जो बोधायन नंबर्स, ये बोधायन नंबर्स हैं 1, 1, √2, और हम इसको बोधायन नंबर्स कहेंगे यहाँ पर। एंड आप देख रहे हैं यहाँ पर जो बोधायन नंबर, जो एंगल 30 डिग्री है, एंड दैट विल बी यहाँ पर बोधायन नंबर होंगे। बेस आपका √3 है, एंड परपेंडिकुलर 1 है, एंड हाइपोटेन्यूज 2 है। एंड अगर हम जो है इसका एंगल अब क्या है, मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो ध्यान रखेंगे। इन दोनों एंगल का, यानी मान लीजिए अल्फा है और ये बीटा है, अल्फा प्लस बीटा करें, यानी 45 प्लस इफ वी राइट 30 डिग्री, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री मीन्स 75 डिग्री, राइट। तो हम जो है इसका क्या बोधायन नंबर्स होंगे, इस फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले निकल जाएंगे। यू कैन डू दैट फ्रॉम दिस फॉर्मूला, एंड दैट इज द फॉर्मूला इज वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज। वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज फॉर्मूला जो है, उससे आपके ये सारे फॉर्मूले निकल जाएंगे। व्हाट इज द वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज फॉर्मूला?
ठीक है। तो ये वर्टिकली क्रॉस वाइज का है, मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा अभी। एक साइन का ध्यान रखना है, यहाँ हमने प्लस लिया है ये 45, तो आपका फर्स्ट कॉलम में यानी ये प्लस है, ये अल्टरनेट पर रहेंगे, ये माइनस आएगा तो ये प्लस आएगा, और इसमें हाइपोटेन्यूज वाले में तो हम मल्टीप्लाई करते हैं बस 2√2, ये है। आप देखेंगे इसके आपके जो जिनका एंगल 75 डिग्री है तो उसके बोधायन नंबर क्या आएंगे, यानी उसका सारे हम बोधायन नंबर निकाल करके और 6 के 6 टी रेशियोज हम टी साइन 75 कॉस 75 एंड जो है सेकंड 45 कोसेकंड 45 सब वी कैन फाइंड आउट ऑल द वैल्यूज, और इसी सूत्र से सारे फॉर्मूले निकल जाएंगे, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, एंड सारे फॉर्मूले यू कैन कोरिलेट फ्रॉम दिस फार्मूला। यस, कैसे, अब देखिए हमारा यहाँ इस फर्स्ट बॉक्स में बेस लिखेंगे और यहाँ पर हम परपेंडिकुलर लिखेंगे, और ये हाइपोटेन्यूज आपका थर्ड बॉक्स में है। तो बेस कैसे लिखना है आप ये ध्यान रखें, व्हाट इज द बेस। इसमें 75 वाले जो है सामने बेस क्या होगा इसका ये देखना है। हम पहले बॉक्स में हम वर्टिकली, मैं साइन लगा रहा हूँ, वर्टिकली मल्टीप्लाई करते हैं, किस किस का, इन दोनों का हम जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें तो यू गेट द, यहाँ पर देखिए इनका हम जो है ये वर्टिकली मल्टीप्लाई करें और इसको तो 3 रूट इंटू 1 तो √3 आएगा, एंड 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, लेकिन साइन माइनस का तो यहाँ लगा हुआ है, राइट। देन ये आपका बेस हो गया 75 का, और अब जो है हम करेंगे जो करने वाले हैं सेकंड बॉक्स में हम क्रॉस वाइज करेंगे, वी विल डू द क्रॉस वाइज, और इस क्रॉस वाइज को हम कैसे करेंगे देखना है अभी आपने। तो आइए क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई किसको करना है, इसी को क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हुआ, यू विल गेट, पहले ये क्रॉस वाइज करना है आपको, तो √3 इंटू 1 तो यू विल गेट √3, और क्योंकि प्लस का साइन है यहाँ पर तो +1। तो आपको साइन कैसे लगाने हैं, अगर पहले प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ प्लस है, अल्टरनेट पर रहेंगे। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं सारा आंसर यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम हियर। आपका देख सकते हैं कि साइन जो है, साइन 75 का आंसर क्या है, यू कैन फाइंड आउट। तो साइन मीन्स क्या होता है, यू नो, साइन मीन्स p/h होता है, तो p मीन्स क्या है, √3 + 1/2√2, ये आंसर आ गया, राइट। cos 75 यू नो, cos मीन्स क्या होता है, p/h होता है, तो √3 - 1/2√2 हो गया, राइट। नाउ 1075 क्या हो गया, p/b हो गया, तो √3 + 1/√3 - 1, राइट। अब कोसेकेंट क्या होता है, यू नो, एंड सेकंड क्या होता है, यू नो, एंड कोटेंजेंट क्या होता है, यू नो, यानी ऑल वैल्यू कैन बी फाइंड आउट फ्रॉम हियर, राइट। सो आई एम ओनली डूइंग दिस एक्सपोजर टुडे दैट वन फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले किए जा सकते हैं। अभी हमने जो किया है वो 75 का किया है। इसी प्रकार से हम जो है जैसे 45 का ये 1 बेस था, 1 परपेंडिकुलर था, एंड देन इट इज द हाइपोटेन्यूज √2, एंड 30 डिग्री का था √3, एंड बेस आपका √3 है, एंड परपेंडिकुलर आपका 1 है, और ये आपका 2 था। एंड यहाँ पर अगर हम 15 डिग्री के भी फाइंड आउट करें तो सेम यह रहेगा, 45 - 30 एंगल को हम अगर माइनस करें तो व्हाट विल बी द बेस एंड परपेंडिकुलर ऑफ दिस एंगल, यानी 15 डिग्री के एंगल क्या होंगे। हमने यहाँ क्या किया है, एंगल्स को माइनस किया है, तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका, समझ सकते हैं, तो यहाँ पर क्या रहेगा, प्लस रहेगा, और यहाँ माइनस रहेगा अल्टरनेट साइन पर, राइट। दीज आर द अल्टरनेट साइन। नाउ यहाँ पर क्या है, फॉर्मूला वही सेम फॉर्मूला वी विल अडॉप्ट हियर। यहाँ पर फॉर्मूला आप करेंगे तो क्या आएगा, आप देखें, ये वही वर्टिकली आप यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले बॉक्स में, बेस में हमेशा वर्टिकली होता है, आप जानते हैं, अभी हमने किया है, तो √3 + 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है। एंड इन हम जो अब करने वाले हैं वो परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने वाले हैं, दैट हाउ टू फाइंड परपेंडिकुलर, कैसे करेंगे, वही सेम प्रोसेस, √3 इंटू 1, तो यहाँ पर √3 - 1 होगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करना है हमेशा इनको दोनों को, सो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो अब यहाँ भी आप सारे आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपकी 15 डिग्री की वैल्यूज आ गई हैं, बोधायन नंबर्स आ गए हैं,
तो यू कैन फाइंड आउट ऑल द वैल्यूज। एंड आप देख रहे हैं 10 साइन 15 का क्या है, साइन 15 मीन्स p बाई h और √3 माइनस 1/2 √2। तो ये सारे वैल्यूज यहाँ और कर सकते हैं। अब ये 15 का हुआ, अभी पहले 75 का निकाला था, और हम अगर 75 का और प्लस 30 करें तो यू कैन कैलकुलेट आल्सो, प्लस करें तो 105 डिग्री, तो हम 105 डिग्री के भी हम ऐसे निकाल सकते हैं। और हम जो है फिर 105 प्लस 30 करें तो यू कैन कैलकुलेट द बोधाइन नंबर्स ऑफ 135, और सब उनकी टी रेशियो सारी यू कैन कैलकुलेट द all the values of sin 45 sin 135 cos 135 135 like that। तो आप सब ये कैलकुलेट ऐसे कर सकते हैं। तो ये जो मेथड है ये हमारे लिए बहुत एक ब्लेसिंग्स है। क्रॉस वाइज मल्टीप्लिकेशन को हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कर सकते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री में भी कर सकते हैं, और मोर देन 2 वेरिएबल्स भी इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, और पावर 3 पावर 4 पावर 5 किसी भी नंबर्स की इसी मेथड से निकाल सकते हैं। तो ये एक हमारे लिए रामबाण है। और आइए एक फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं जिससे आप सारे फॉर्मूले इसके द्वारा कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग द इट इज द एंगल थीटा, इट्स द एंगल थीटा, और यहाँ पर सपोज आई एम टेकिंग द cos थीटा एंड इट इज द sin थीटा, है ना। तो नेचुरली हाइपोटेन्यूज विल बी 1, राइट। cos थीटा और sin थीटा एंड 1। तो अगर एंगल थीटा है तो व्हाट आर द बोधाइन नंबर्स? बोधाइन नंबर्स आर, इट इज theta and the perpendicular is sin theta and hypotenuse is 1, right? तो अगेन अगर थीटा में लिखूं तो इट इज द cos थीटा और sin थीटा एंड इट इज द हाइपोटेन्यूज इज 1। और एंगल को ऐड करें तो यू विल गेट 2 थीटा, यानी थीटा प्लस थीटा मीन्स क्या हुआ, इट इज द 2 थीटा, यानी वी हैव ऐड दिस, राइट। व्हाट विल बी द what will be the base and perpendicular? Same process we will find out. Yani in base we will multiply vertically. Yes, we will multiply vertically. You already know. Yes, so cos theta into cos theta यानी cos square theta and sin theta into sin theta. यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, माइनस, यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, प्लस। तो माइनस इट विल बी माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो नाउ यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो करेंगे परपेंडिकुलर में, तो क्या इसमें लिखेंगे, इसमें लिखेंगे क्रॉस वाइज। आप जानते हैं परपेंडिकुलर में क्रॉस वाइज करते हैं तो दोनों में सेम टर्म है, cos थीटा इंटू साइन थीटा और cos थीटा इंटू साइन थीटा 2 बार आ गया है। तो cos थीटा साइन थीटा एंड प्लस cos थीटा साइन थीटा। तो आप देख रहे हैं cos थीटा साइन थीटा सेम है, तो ऐड करें तो 2 cos थीटा एंड साइन थीटा, राइट, 2 cos थीटा साइन थीटा, एंड दिस इज 1 into 1, you get 1। तो इट इज द बी, इट इज द ये परपेंडिकुलर का ये वैल्यू है। तो बोधाइन नंबर्स ये आ गए हैं आपके तीनों। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अब सारी वैल्यू फाइंड आउट हो सकती हैं। व्हाट कैन यू फाइंड आउट? साइन टू थीटा इज इक्वल टू, यू नो, तो p बाई एक्स, तो क्या हो गया, 2 cos थीटा साइन थीटा, ये फॉर्मूला आ गया है। इसी प्रकार से cos 2 थीटा की वैल्यू, यू नो, cos स्क्वायर थीटा b बाई एच होता है, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। और tan 2 थीटा की वैल्यू आप जानते हैं तो क्या होगी, 10 means p by b, so 2 cos theta, है ना, 2 cos theta sin theta by b, यानी cos square theta minus sin square theta, राइट। तो यानी आप देख रहे हैं कि एक ही फॉर्मूले से सारी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी प्रकार कोसिकेंट टू थीटा आप जान सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए 1/2 cos थीटा sin थीटा, और सेकंड टू थीटा इसके वजह क्रॉस कर दीजिए 1 बाई रेसिप्रोकल किया, और 10 टू थीटा की जगह कोट टू थीटा की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये वैल्यू देखिएगा आप। इसी प्रकार से मान लीजिए मैं यहाँ पर
एक ट्रायंगल ले रहा हूं और ये ट्रायंगल आपका यहाँ एंगल ए है और यहाँ आपका एंगल आपका जो है बी है, यहाँ पर एंगल बी है, राइट। और यहाँ पर कोस ए हो गया तो हेयर साइन ए हो गया तो ये 1 आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ कॉस बी और यहाँ पर ले रहा हूं मैं साइन बी और ये क्या हुआ 1 हुआ, राइट। तो आइए देखिए इसके भी फॉर्मूले जनरेट हो जाएंगे सेम फॉर्मूले से। तो क्या हुआ, एंगल ए अगर है तो इसके जो बोधायन नंबर हैं, here are the बोधायन नंबर, cos A is a sin A and it's a 1, and जिसका एंगल B है acute एंगल and its the base is cos B and perpendicular is sin B and hypotenuse is 1, right. Now calculate now A plus B. So all know how to calculate this, right. All you know how to calculate angle A plus B. यानी यहाँ पर अगर प्लस है तो what can you write in the base? Its angle will be in minus and here angle will be in plus, right. Hypotenuse is 1. Now in what can we write in base here? A perpendicular here, you know, Anna. So in a base we will multiply vertically, you know. So what you get, cos A cos B, cos A cos B multiplication किया and then minus sin A sin B, right, sin A and sin B, right, sin A sin B and perpendicular में क्या करेंगे, परपेंडिकुलर में आप जो है आप जानते हैं क्या करेंगे, आप जो है क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल फाइंड आउट योर परपेंडिकुलर, यस परपेंडिकुलर। सो क्या हुआ, cos b sin a या sin a cos b एक ही बात है, sin a cos b एंड sin प्लस का पॉजिटिव है and cos a sin b, cos a sin b, yes, and perpendicular is 1. So from here what you can find out है ना, तो if you find out sin a plus b, देखिएगा a के फॉर्मूले से सारे आ रहे हैं, अभी तक जितना हमने किया a के फॉर्मूले से आंसर कर रहे हैं। We are doing nothing but only one formula, that will be, that is the vertically and crosswise, vertically and crosswise, yes. So you are adopting here vertically and crosswise, right. So here you are looking here cos plus b, sin a plus b means, sin means क्या होता है p by h, तो आप देख रहे हैं sin a plus b means sin a cos b p by h होता है, तो cos a and sin b, it is a now cos a plus b, what is the cos a plus b, cos means b by h, तो क्या हुआ cos a cos b minus is a sin a and sin b, yes. Now what can you, how can you find tan a plus b? Tan a plus b means you can find out tan a plus b means p by b, so you can by this b by p, so and you can find also cosecant a plus b, yes, cosecant a plus b you can find out 1 by yani p by h by b, so you cannot find out. So similarly 1 by p हो जाएगा cosecant. Similarly secant a plus b, secant means है ना, it will be this reciprocal, and similarly tan a plus b and cot a plus b reciprocal each other, है ना. So as you are looking here from only one formula, only using one formula, so you are evaluating all the values, है ना, all the values you are calculating all the values, and
as you are you have done theta plus theta as you have done means theta means suppose it is a cos theta, it is the sin theta, and it is the 1, and it is the cos theta and sin theta, it is the 1, and you can calculate from here, you know already 2 theta है ना. So 2 theta means it is a plus, it is a minus, it is a plus, so it is the cos square theta minus sin square theta b, and p means 2 sin theta cos theta, and it is the 1 into 1 1. Now you can calculate now from where cos cos 3 theta also na, you can find out cos 3 theta. How? Same process you can find out the cos 3 theta. Yes, cos 3 theta you can find out. As cos theta is this again, cos theta is this, sin theta is this, and it is the 1 hypotenuse. And if you calculate cos 3 theta, so you can also do the same. In a 2 theta plus theta, it means 3 theta, right? So you can do here, यहाँ plus है, so you can write minus, there is a plus. So same process you can adopt here, right? So same process you can adopt here, and all angles can be all the t ratios in a sine from sine 3 theta, cos 3 theta, and tan 3 theta, and cosecant 3 theta, and secant 3 theta. You can calculate from here. Yes. So as you are looking here, all the formulae can be generated from the one formula, that is the vertically and crosswise. Vertically and crosswise, you can generate this all the formula from of the trigonometric formula. You can generate here from this formula, and its real text is urdhva tiryakbhyam. Uddharv tiryakbhyam. This is the formula. Uddharv tiryakbhyam. This is the one sutra, and this sutra number 3. And is in this, using this sutra, we can multiply also, we can scale also, we can solution of the equation in 2 variables, and similarly the 4th root, 5th root, 6th root, we can find out this only formula using Uddhava Tiryakbhyam. 4th root, yes, 4th root, 5th root, 6th root, suppose we can find out 751 ki power 1 by 4. We can find out, yeah, whether it is the not a perfect number, and so we can find, but we can find out using in decimal, using 1 by 4. Yani we can use as we have done in the logarithm. तो हम इसको ऊर्ध्व तिर्यक से इसका पावर बाय 4 कर सकते हैं. Similarly, in algebraic multiplication, we can multiply using this for sutra ऊर्ध्व तिर्यक. So we can generate this sutra number 3. So sutra 3 is a very important sutra, and which generate so many formulae, and we can obtain so many solution and many topics. One book is written on this. That is a book, you can download this book, Vertically and Crosswise. That's a book is written by Kenneth William. Kenneth William is, it is a Kenneth William, it is from the UK, and you can download this book, and it is online available. And also I have a diary from written by Swami Bharati Kesantiji. I have a diary which has 365 pages. It has been written from 1 January to 31 December in 1951. Yes. उस डायरी में सभी जो है फॉर्मूले जो उन्होंने लिखे हैं वो उसमें अवेलेबल हैं. एंड एक रिसर्च पेपर लिखा हुआ है गुजरात से अक्षरधाम से के डायरेक्टर से लिखा गया, डॉक्टर एनएमएन कंसारा. उन्होंने लिखा है कि स्वामी जी ने जो 16 वॉल्यूम लिखे थे, उस आर्टिकल में लिखा है कि 16 वॉल्यूम वो चुरा करके जर्मनी में भेज दिए गए, या उनको खरीद के वहां पर भेज दिया गया, बेच लिए गए यहाँ से. तो उनको उन्होंने देखा तो उन्हें बहुत दुख लगा, और लास्ट उन्होंने एक बुक लिखी जो कि 1965 में छपी है, जो कि हमारे लिए बहुत ग्रेट लॉस है.
लेकिन हम जो है सभी प्रयास करेंगे तो वो बुक जो फॉर्मूले हैं, 13 सूत्र हैं एंड 13 सब सूत्राज हैं, तो वी कैन मेक अप दिस ऑल द वॉल्यूम कंटेंट्स ऑफ द वॉल्यूम्स, हम इस वॉल्यूम को पूरा कर सकते हैं। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है कि हमें इसकी जो स्कूल्स में इसको लगाना चाहिए, टीचर्स को पढ़ना चाहिए और पढ़ाना चाहिए, इसकी स्पेशल वर्कशॉप, जैसे हमने यहाँ पर 7 वीक की टीचर्स की है, डेली लगभग 6 पीरियड्स लगते हैं, तो 42 पीरियड्स लगभग उनके रहेंगे, और जब 42 पीरियड्स में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, सो आप भी पढ़ सकते हैं और हमें इसको कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में इसको शोध में ले सकते हैं। शोध जैसे JNU ने कहा है कि हम इसको शोध संस्थान हम जो है इसको खोलेंगे और इसके ऊपर शोध करेंगे, तो इसके ऊपर जब शोध होंगे तो इसके बहुत स्टूडेंट्स, इसमें जो सूत्र हैं, तो वाकई में जो सूत्र हमें इंटेलिजेंसी बनाने का काम करते हैं, इतनी ज्यादा सोर्स ऑफ क्रिएटिंग इंटेलिजेंसी, तो हम जो है इसकी स्टूडेंट्स की हम इंटेलिजेंसी को क्रिएट करने के लिए हमें वैदिक मैथमेटिक्स को क्लास में पढ़ाना चाहिए। क्लास वाइज का, हर क्लास का शिक्षा संस्कृति उपन्यास ने सिलेबस बनाया हुआ है, क्लास वाइज सिलेबस है, बुक्स भी लिखी हुई हैं, तो अगर हम ये बुक्स पढ़ें, और मेरी कुछ वीडियोस हैं वैदिक मैथ सॉल्यूशन पर बाय राकेश भाटिया, तो वो भी देख सकते हैं, अलग अलग टॉपिक पर हैं, वैदिक मैथ सॉल्यूशन के नाम से मिलेंगे आपको बाय राकेश भाटिया, तो बहुत सारी वीडियोस हैं, तो यू कैन आल्सो सी दैट। एंड और टीचर्स की हम भी ट्रेनिंग करा सकते हैं, और हम लोग जो है भविष्य में इसका प्रयोग करें, इंटेलिजेंसी क्रिएट करें स्टूडेंट्स में, और अपनी भी क्रिएट करें। जब हम भी इसका यूज करेंगे तो इंटेलिजेंसी अच्छी बनेगी। तो मैं चाहता हूं कि क्योंकि आप लोगों के पास टाइम कम है, नहीं तो मैं और भी बहुत सारे टॉपिक लेता और आपके समक्ष जो है और आगे इसको बढ़ाता। तो मुझे लगता है कि आपको, मेरे को आपने इनवाइट किया है, तो आपके स्टेज पर आपको, डायरेक्टर्स को, अनुपम शुक्ला जी को, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, और सबको मेरा आशीर्वाद, शुभकामनाएं, थैंक यू। इस आपने इतना अच्छा ये ऑर्गेनाइजेशन किया है, ये जो आपका स्टेज है, बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं, तो एज आई एम जैसे इन्फॉर्म किया गया है, तो आप इसको समय समय पर इसका प्रशिक्षण कराएं तो बहुत इसका लाभ मिलेगा, और मेरी कुछ वीडियोज वो देखें तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। और बाकी बुक्स भी, इसका लिटरेचर भी काफी है, काफी रिसर्च पेपर हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई हैं, हमने भी खुद की है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हरियाणा में की है, तो अभी लास्ट ईयर 2019 में दिसंबर 21 दिसंबर 21 to 23 दिसंबर की थी, और तो आप उसको जो है उसका मटेरियल भी देख सकते हैं, और बहुत सारी बुक्स और रिसर्च पेपर आप पढ़ सकते हैं। तो हमें इतना ही है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो ये बहुत ही एकदम से हमारे लिए रामबाण है, तो हम ज्यादा से ज्यादा इसका प्रयोग करें, ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Yes, sir. Thank you very much to you. थैंक यू डॉक्टर राकेश भाटिया साहब, आपका जो है आपने बहुत ही जो है सुंदर जो है वैदिक मैथ के ऊपर जो है बताया, और मुझे उम्मीद है कि जो है हमारे जो छात्र हैं जो इस समय जो है ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा जो है जो हमारे ऑडिटोरियम में इस समय विद्वान हैं, उन सब लोगों ने जो है इसका फायदा लिया होगा। और चूंकि इस समय की जो है हमारे पास जो है थोड़ी कमी है, उसको देखते हुए हम जो है अब इस कार्यक्रम को जो है समापन की ओर ले चलते हैं। और जैसा आप जानते हैं कि हम जो है ये 3 दिवसीय जो है देहरादून प्रौद्योगिकी एंड तकनीकी फेस्टिवल जो है हम मना रहे हैं 9 से 11 जनवरी 2021, और इसकी ई क्रम में जो है अभी प्रातः जो है हमने जो है इसका शुभारंभ किया माननीय शिक्षा सचिव डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम के द्वारा, और उसके पश्चात अभी हम विज्ञान मंथन कार्यक्रम में जो है मैजिक ऑफ मैथ्स के अंतर्गत जो है हमने जो है अपने
विभिन्न विद्वानों को सुना कि जो है जो आपका वैदिक मैथ है उसमें जो है क्या क्या जो है कई सारी संभावनाएं हैं जिसका फायदा जो है हमारे छात्र जो है आगे चलकर अपने जीवन में जो है एक नए आयाम पैदा कर सकते हैं। अब मैं जो है इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाता हूँ और मैं जो है इस कार्यक्रम में जो है हमारे जो मुख्य अतिथि रहे डॉक्टर अविनाश कुमार जी जो चेयरमैन है कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टेक्नोलॉजी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसके अलावा जो है मैं जो है प्रोफेसर शशि शर्मा जी जो प्रिंसिपल है डीएवी पीजी कॉलेज मुजफ्फरनगर यूपी से, उन्होंने भी जो है वैदिक मैथ्स के ऊपर जो है हमें लाभान्वित किया। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी हम डॉक्टर राकेश भाटिया जी को सुन रहे थे जिन्होंने जो है वैदिक मैथ्स के एक्सपर्ट हैं बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा से, जिन्होंने सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम यूजिंग वैदिक मैथमेटिक्स मेथड के ऊपर जो है हमको जो है बताया। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसके अलावा जो है हमारे कार्यक्रम में एक मुख्य प्रवक्ता जो थे इंजीनियर जय कुमार जी जो एजीओ में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड क्योंकि समय की कमी है उसके कारण जो है अभी हम जो है उनको नहीं सुन पाएंगे। तो सर मैं जो है आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो है हमारे कार्यक्रम में जो है जुड़कर जो है हमें कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो है अपना योगदान दिया। और इस कार्यक्रम के संचालक मिस्टर कुंवर दास अस्थाना जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर रहे मिस्टर विशाल कौशिक जी और मिसेस आकांक्षा गुप्ता, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगला कार्यक्रम जो है हमारा वो है साइंस पोस्टर कॉम्पिटिशन जिसमें हमारे पास पूर्व उत्तराखंड से और बाहर के दूसरे स्टेट से भी जो हैं हमारे जो छात्र हैं उन्होंने अलग अलग कैटेगरीज के अंदर जिसमें कैटेगरी 1 जो है वो आपकी क्लास 6 टू क्लास 8 है और कैटेगरी 2 है आपकी क्लास 9 टू 12 एंड कैटेगरी 3 कॉलेज स्टूडेंट्स, उन्होंने जो है अपने पोस्टर्स हमको दे रहे हैं। और इसमें जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर रंजीत गौतम जी वो इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो अभी उसी समय पश्चात हमारा जो है साइंस पोस्टर कॉम्पिटिशन जो है उसका वैलिडिटी स्टार्ट होगा और उसमें जो है जो भी विनर्स हैं उनका नाम अनाउंस किया जाएगा। और इसमें जो है हमारे जो जूरी मेंबर्स हैं डॉक्टर हरिवंश शंकर जी एसोसिएट प्रोफेसर हैं डीएवी कॉलेज देहरादून से, डॉक्टर अर्चना चौहान एसोसिएट प्रोफेसर हैं एसएसटी कॉलेज रुड़की से और डॉक्टर वंदना वर्मा एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग JKP पीजी कॉलेज मुजफ्फरनगर से वो जूरी मेंबर्स हैं। जो इनसे भी पोस्टर जो हमारे पास आए हैं उनको जो है सुन रहे हैं और देख रहे हैं। उनमें जो भी अच्छे पोस्टर्स होंगे उनको जो है आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा और उसमें जो भी विनर्स हैं उनका नाम भी जो है हमारे कोऑर्डिनेटर महोदय डॉक्टर रंजीत गौतम जी द्वारा जो है आपको जो है प्रसारित किया जाएगा। इसके अलावा जो हमारा एक कार्यक्रम है जो बहुत शीघ्र स्टार्ट होने वाला है वो है हमारा भारत में ड्रोन प्रौद्योगिकी का उपयोग परिवर्तन चैलेंज यूजेज ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी इन इंडिया चेंजिंग फेसेस। ये कार्यक्रम भी हमारा जो है बहुत शीघ्र 2 बजे से जो है स्टार्ट होना था। थोड़ी देर में जो है हम इसको भी जो है पोस्टर कॉम्पिटिशन के बाद स्टार्ट करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी जो है इससे लाभान्वित होंगे। और हमारा आज का जो है एक कार्यक्रम है एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव है ना, तो हमारे जो है ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर श्री सुबोध जी द्वारा जो है उसका इनोग्रेशन किया जाएगा। इससे भी जो है आप लाभान्वित होंगे। और इसके अलावा जो है हमारा जो है साइंस क्विज प्रोग्राम चल रहा है पैरेलल में जिसके ऑनलाइन लिंक हैं अलग अलग कैटेगरीज के लिए हमने अपनी वेबसाइट के माध्यम से आप लोगों को शेयर किए हुए हैं। आप लोग जो भी उस क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट पे जाके जो हमारी वेबसाइट है www.dehadunsciencefair.org वहाँ से जो है हमारे क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आपको तुरंत ही उसका रिजल्ट मिल जाएगा और कल जो है उसका जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी जो है वो यहाँ पे जो है शाम को 3 बजे जो है वो आयोजित की जाएगी। तो आप लोग जो भी जो है उसका जो है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उसके लिए आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से या आपको जो है हमने जो है लिंक जो दिया है ऑनलाइन वो लिंक अगर आपके पास व्हाट्सएप पे है तो आप उससे भी जो है उससे जुड़ के आप उसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें
लगभग जो है 1 घंटे का समय दिया जाएगा। 3 बजे से 4 बजे के बीच में जो है वो हमारा ऑनलाइन लिंक चलेगा और आप उसमें जो है लगभग 60 के आसपास जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और आप उसको जो है अटेंड कर सकते हैं। उसमें 3 कैटेगरी है जैसे मैंने बताया, क्लास 6 से लेके 8 तक के लिए कैटेगरी 1, और कैटेगरी 2 है क्लास 9 से 12 के लिए, और कैटेगरी 3 है कॉलेज स्टूडेंट्स, जिसमें आपके जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसी के साथ जो है मैं आज का जो ये कार्यक्रम रहा हमारा मैजिक ऑफ मैथ्स, इसमें जो है आए सभी प्रतिभागी और जितने भी हमारे जो है इसमें जो है डेलीगेट्स रहे हैं और जितने भी हमारे जो युवा लोग हैं जो ऑनलाइन माध्यम से और ऑफलाइन माध्यम से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और अभी हम 10 मिनट का ब्रेक लेंगे और यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों से हमारा अनुरोध है कि अगर आपने अभी जो है जलपान नहीं किया है तो यहाँ पे जलपान की व्यवस्था है, आप जाके जो है जलपान भी कर सकते हैं। और 10 मिनट बाद फिर हम इस सभागार में उपस्थित होंगे और अगले कार्यक्रम को जो है हम आगे बढ़ाएंगे, जिसमें पहला जो कार्यक्रम है वो है हमारा साइंस पोस्टर कम्पिटिशन। थैंक यू।
हेलो, मैं अब देहरादून इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल के तीसरे सेशन को शुरू करने के लिए हमारे जो तीसरा कार्यक्रम है विज्ञान स्पंदन साइंस वाइब्स विज्ञान पोस्टर कंपटीशन, साइंस पोस्टर कंपटीशन, जिसके कोऑर्डिनेटर हैं प्रोफेसर डॉक्टर रजनीश गौतम साहब। मैं रजनीश गौतम साहब से निवेदन करूंगा कि रजनीश गौतम जी इस कार्यक्रम को स्टार्ट करें। थैंक यू। विज्ञान स्पंदन में हमने एक साइंस पोस्टर कंपटीशन आयोजित किया था जो कल एंट्रीज खुली हुई थी और बहुत सारे बच्चों ने कार्यक्रम को प्रदेश से बाहर से बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। उन बच्चों का एक हमने हमारी ज्यूरी है उसमें डॉक्टर हरिओम शंकर जी एसोसिएट प्रोफेसर किशन आयोजित किया था डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग DAVPG कॉलेज देहरादून और डॉक्टर अर्चना चौहान एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग पार्टिसिपेट किया। सनातन धर्म डिग्री कॉलेज उन बच्चों का एक हमने हमारी है डॉक्टर वंदना वर्मा एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग जैन कन्या पाठशाला PG कॉलेज मुजफ्फरनगर PG कॉलेज। इन्होंने उन डॉक्टर अर्चना चौहान एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग पार्टिसिपेट किया। सनातन धर्म इन सभी लोगों ने ज्यूरी मेंबर्स ने इनको सबको जो हमारे पास एंट्रीज आई थी उन स्क्रीन एंट्रीज शेयर को पे विज्ञापन चल रहा है, उसकी आवाज डिस्टर्ब कर रही है बार बार। ठीक है, जो कोई एडवर्टीजमेंट चल रहा है साथ साथ उसकी आवाज जो है लाइव में डिस्टर्ब कर रही है। मैं निवेदन करूंगा जो मेरी टेक्निकल टीम है कि वो जो साथ साथ जो टूरिज्म की जो वीडियो चल रही है उसको बंद कर दें। एंट्रीज आई ताकि जो है जो डिस्टरबेंस है वो डिस्टरबेंस विज्ञापन चल रहा है, उसकी आवाज डिस्टर्ब लाइव में डिस्टरबेंस हो रहा है। और जो इस कार्यक्रम के जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर रजनीश गौतम जी हैं जो एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर हैं DAVPG कॉलेज मुजफ्फरनगर और एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं सोसाइटी फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर। और उसके साथ मिसेस पूजा पोखरियाल जी हैं जो मैनेजिंग डायरेक्टर है सनराइज एकेडमी की और हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर भी हैं। और हमारे आज के जो चीफ गेस्ट हैं वो प्रोफेसर GS रोतेला साहब हैं जो बहुत ही सीनियर साइंटिस्ट हैं और मेंबर इस समय रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन साइंस एडवाइजर हैं साइंस सिटी उत्तराखंड। जो उत्तराखंड में बहुत बड़ा साइंस सिटी का प्रोजेक्ट जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैंक्शन किया है जो हमारे यहाँ बहुत बड़ी साइंस सिटी बन रही है उसके एडवाइजर वो हमारे चीफ गेस्ट है। और हमारे रजनीश गौतम साहब इस प्रोग्राम के बारे में ब्रीफ करेंगे। इसका जो इसमें जो एंट्रीज हैं उसके बारे में बताएंगे, उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में बताएंगे। और जो हमारे साथ जो आज जो हमारे इसमें 3 हमारे ग्रुप थे, एक 6 क्लास से लेकर 8 क्लास तक का ग्रुप था, एक 9 to 12 था, एक स्कूल एक कॉलेज स्टूडेंट्स का ग्रुप था। उसमें जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और जो स्क्रीनिंग के बाद जो बच्चे जो हैं उसमें सेलेक्ट हुए जिनके पोस्टर्स जो है हमारी ज्यूरी ने सेलेक्ट किए उनको उनके नाम की घोषणा करेंगे और हमारे जो GS रोतेला साहब हैं जो हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं वो उनको अपना आशीर्वचन देंगे। और इसके लिए जो फर्स्ट प्राइज है हर ग्रुप में 5,000 रुपए का कैश प्राइज और सेकंड प्राइज 3,000 रुपीज का और सेकंड प्राइज 3,000 का और सेकंड प्राइज और थर्ड प्राइज 2,000 रुपीज का। ये उत्तराखंड काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने उसको डिक्लेयर किया है और वो जो प्राइज मनी है वो उन बच्चों को उनके अकाउंट्स के अंदर उत्तराखंड काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी। तो मैं अब निवेदन करूंगा कि अपने जो हमारे जो टेक्निकल हेड है उनसे निवेदन करूंगा कि वो श्री हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं रजनीश गौतम जी उनको जो है वो करें स्पॉटलाइट पर और जो है और वो और जो प्राइज मनी है प्रोग्राम को स्टार्ट करें उन बच्चों को रजनीश गौतम जी के अंदर उत्तराखंड काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी। तो मैं रजनीश जी को जोड़ दूंगा कि अपने जो हमारे धन्यवाद वो राजस्थाना जी।
जो है वो करें स्पॉटलाइट पर, और जो है और वो प्राइज मनी है प्रोग्राम को स्टार्ट करो उन बच्चों को। रजनीश जी सर, आप शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू कुमार राजस्थाना जी। मेरी आवाज सब सुन पा रहे हैं? जी सर, बिल्कुल। थैंक यू। देहरादून इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल 2020 की ओर से विज्ञान स्पंदन साइंस वाइब्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत जैसा कि अभी अस्थाना जी बता रहे थे, 3 कैटेगरी में कक्षा 6 से 8, 9 से 12 और ओपन कैटेगरी जो कॉलेज कैटेगरी है तीसरी कैटेगरी में बच्चों को पार्टिसिपेट कराया गया था। टेक्नोलॉजी फेस्टिवल बहुत एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि हम किस प्रकार से कला के माध्यम से किया गया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जैसे हम डायग्राम से चीजों को समझाते हैं, तो किस प्रकार से हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे साइंस के जो थॉट्स हैं, उनकी अपनी जो अभिव्यक्तियां हैं, उन अभिव्यक्तियों को चित्रों के माध्यम से या पोस्टर के माध्यम से एक मैसेज के साथ, एक स्लोगन के साथ किस तरह से वो दिखाते हैं, ये हमने इस कार्यक्रम में इस कड़ी को जोड़ा। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे पास लगभग 200 एंट्रीज हमारे पास आई हैं, जो पूरे देश में अन्य प्रांतों से भी आई हैं। उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, कई जगह से हमारे पास ये एंट्रीज पहुंची हैं। दिल्ली से भी कुछ एंट्रीज हमारे पास हैं। उन एंट्रीज को 200 प्लस एंट्रीज को हमने प्रथम स्क्रीनिंग में जो पूरे देश सेलेक्टेड पीसीज हमने निकाले हैं। हमारे जूरी मेंबर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज, हमारे जूरी मेंबर्स में डॉक्टर हरिओम शंकर जी, एसोसिएट प्रोफेसर एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग, डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून, डॉक्टर अर्चना चौहान, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग, एसएसडी पीजी कॉलेज रुड़की, एंड डॉक्टर वंदना वर्मा जी, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग, जेकेपी पीजी कॉलेज मुजफ्फरनगर। आप सभी लोगों की जूरी के द्वारा ये सिलेक्शन कमेटी ने एक प्राइजेस जो अवार्ड विनिंग स्टूडेंट्स हैं उनका एक नाम निकाले हैं, बनाए हैं। उनके काम को देखते हुए उनका प्राइज अनाउंस करने से पहले मैं चाहूंगा कि हमारे जो जूरी मेंबर हैं डॉक्टर हरिओम शंकर जी, वो आज के इस कार्यक्रम के बारे में कुछ 2 शब्द कहें। द्वारा ये सिलेक्शन कमेटी, हरिओम शंकर जी, प्राइजेस जो अवार्ड। रजनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं इस प्रकार के आयोजन के लिए आपकी पूरी टीम और विशेषकर कुमार राजस्थाना जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं, जो इस तरीके के आयोजन कोरोना से पूर्व भी करते रहे हैं। और कोरोना काल जिसमें हम लोग बिल्कुल सीमित दायरे में बंद गए हैं और सभी कुछ ऑनलाइन चल रहा है, और कुछ हमारे सोशल डिस्टेंसिंग और जो मापदंड है भारत सरकार के, उनके अनुरूप हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और अस्थाना जी इससे पूर्व भी तरह तरह के ऐसे कार्यक्रम करते रहे हैं जिससे समाज में लोगों में जागरूकता, साथ साथ उससे कुछ बेनिफिट्स मिल सके स्टूडेंट के साथ साथ हर युवा वर्ग, हर वर्ग के लोगों को। कोरोना काल जिसमें हम लोग बिल्कुल सीमित दायरे में बंद गए हैं और सभी कुछ ऑनलाइन चल रहा है, और कुछ इंटरनेशनल साइंस एंड मापदंड है भारत सरकार के, उनके अनुरूप हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और अस्थाना जी इससे पूर्व भी तरह तरह के ऐसे कार्यक्रम करते रहे हैं जिससे समाज में लोगों में जागरूकता, साथ साथ उससे कुछ बेनिफिट्स मिल सके स्टूडेंट के साथ साथ हर युवा वर्ग, हर वर्ग के लोगों को। कोरोना काल जिसमें हम लोग बिल्कुल सीमित दायरे में बंद गए हैं और सभी कुछ ऑनलाइन चल रहा है, और कुछ इंटरनेशनल साइंस एंड मापदंड है भारत सरकार के, उनके अनुरूप हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और अस्थाना जी इससे पूर्व भी तरह तरह के ऐसे कार्यक्रम करते रहे हैं जिससे समाज में लोगों में जागरूकता, साथ साथ उससे कुछ बेनिफिट्स मिल सके स्टूडेंट के साथ साथ हर युवा वर्ग, हर वर्ग के लोगों को। कोरोना काल जिसमें हम लोग बिल्कुल सीमित दायरे में बंद गए हैं और सभी कुछ ऑनलाइन चल रहा है, और कुछ इंटरनेशनल साइंस एंड मापदंड है भारत सरकार के, उनके अनुरूप हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और अस्थाना जी इससे पूर्व भी तरह तरह के ऐसे कार्यक्रम करते रहे हैं जिससे समाज में लोगों में जागरूकता, साथ साथ उससे कुछ बेनिफिट्स मिल सके स्टूडेंट के साथ साथ हर युवा वर्ग, हर वर्ग के लोगों को। कोरोना काल जिसमें हम लोग बिल्कुल सीमित दायरे में बंद गए हैं और सभी कुछ ऑनलाइन चल रहा है, और कुछ इंटरनेशनल साइंस एंड मापदंड है भारत सरकार के, उनके अनुरूप हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और अस्थाना जी इससे पूर्व भी तरह तरह के ऐसे कार्यक्रम करते रहे हैं जिससे समाज में लोगों में जागरूकता, साथ साथ उससे कुछ बेनिफिट्स मिल सके स्टूडेंट के साथ साथ हर युवा वर्ग, हर वर्ग के लोगों को। कोरोना काल जिसमें हम लोग बिल्कुल सीमित दायरे में बंद गए हैं और सभी कुछ ऑनलाइन चल रहा है, और कुछ इंटरनेशनल साइंस एंड मापदंड है भारत सरकार के, उनके अनुरूप हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और
और स्थानीय से पूर्व तरह तरह के ऐसे कार्यक्रम करते रहे हैं जिससे समाज में लोगों में जागरूकता है, साथ साथ उससे कुछ बेनिफिट्स सरकार के ये कार्यक्रम कर रहे हैं और स्थानीय से पूर्व तरह तरह के ऐसे कार्यक्रम करते रहे हैं जिससे समाज में लोगों में जागरूकता है, साथ साथ उससे कुछ बेनिफिट्स पोस्टर इस टाइप के थे कि उन्हें पुरस्कृत किया जाए, लेकिन किसी भी जब कंपटीशन वर्ड जुड़ जाता है, प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता की बात हो जाती है, तो उसमें हमारे लिए बाध्यता रहती है कि हम उसे कुछ फर्स्ट सेकंड थर्ड जरूर चुने। लेकिन मैं बधाई दूंगा रजनीश जी को कि उन्होंने इस तरीके का आयोजन में अपनी सहभागिता और कर्मठता दिखाई, जिससे कि लगभग देश के हर राज्य से प्रविष्टियां आई और जो प्रविष्टियां हैं, आपके जो पोस्टर है वो एक से बढ़कर एक है वास्तव में। और पोस्टर का जो मकसद है वो काफी सारे हरिओम साहब जी हरिओम साहब जी जी बताइए। ये आपके यहाँ से दो डिवाइस से जूम लॉगिन तो नहीं है? नहीं मेरा नहीं है, नहीं श्योर, मैं केवल अपना सिंगल स्पीकर कर रहा हूँ। अब सही आ रही है आवाज? ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए सर। जी 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 चलिए, व्यवधान के लिए आप सबको क्षमा प्रार्थी हूँ मैं, क्योंकि ये तकनीकी से हम लोग बहुत अधिक रूबरू नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन लगभग 1 साल हो गया है ऑनलाइन इस टेक्नोलॉजी से हम लोग जुड़े हुए हैं। जो भी हमारी परिस्थितियां हैं, जैसा कि हम लोग अपने विकासशील देश में रह रहे हैं, अभी विकसित की ओर बढ़ रहे हैं, हो सकता है आने वाला समय हम लोग पूर्ण रूप से इन तकनीकी व्यवस्थाओं में रूबरू हो जाएं और ढल जाएं और इस तरीके की समस्या ना आए। लेकिन पुनः आपकी टेक्निकल टीम को भी धन्यवाद, इस समस्या का समाधान किया। तो जो पोस्टर हमारे पास आए थे 3 कैटेगरी में, तीनों कैटेगरी में स्टूडेंट्स ने इतना अच्छा वर्क किया है, वास्तव में लग रहा है जैसे किसी आर्टिस्ट का वर्क है, जबकि है वो स्टूडेंट। तो उन लोगों ने जो पोस्टर की हम लोग की तकनीक होती है, पोस्टर के जो मायने होते हैं, जो पोस्टर में जो आप कहना चाह रहे हैं बात को कम से कम शब्दों में और कम से कम आकृति आयोजन और उसके द्वारा कहा जाने वाला वो पोस्टर होता है कि आपने कहीं लगा दिया है जिस बात को आपने बताना चाह रहे हैं, तो वो उसमें बहुत अधिक लिखा हुआ ना हो और बहुत अधिक चित्र भी ना हो, कम चित्रों के द्वारा, कम शब्दों के द्वारा भाव अभिव्यक्ति या विषय की सामग्री उसमें आ जाए, जिससे लोग ये समझ लें समाज में जो आप एक बात अपनी कहना चाह रहे हैं कि साहब बहुत अच्छे टॉपिक भी रखे गए, तो वो बात लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। पोस्टर का मेन तात्पर्य होता है कि समाज के हर वर्ग तक अपनी बात को बिना समझाए, बिना कहे बता देना। तो वो बात कारगर हो रही है इन चित्रों में, इन पोस्टर में बहुत अच्छी बनाई है लोगों ने। तो उन सब प्रतिभागियों को, उन सब विजेताओं को मेरी ओर से बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएं और विश्वास है मुझे जल्दी ही जो है आप लोग इस परिणाम की घोषणा करेंगे और पुनः इस आयोजन के लिए जो देहरादून इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल 2020, जिसमें हमारे आदरणीय रजनीश गौतम जी और आपकी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर पूजा पोखरियाल जी और पुनः एक बार कोराज अस्थाना जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, सारी टीम को और जितने भी आपके सहयोगी संस्थाएं इसमें जुड़ी हुई हैं, यूकॉस्ट के डीजी डॉक्टर डोवाल जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। रजीश जी धन्यवाद, थैंक यू डॉक्टर हरिओम जी। आपने चित्रकला की विशेषताओं के साथ साथ स्टूडेंट्स का मनोबल भी बढ़ाया है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। किस तरह से अपने विचारों को और अपनी प्रक्रियाओं को, प्रैक्टिकल वर्क को हम चित्रों के माध्यम से बता सकते हैं, पोस्टर्स के माध्यम से सूक्ष्म शब्दों में अपनी बात को ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए मैं बहुत आपका आभारी हूँ। मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री डॉक्टर जीएस रोतेला जी, जो एडवाइजर हैं, जो साइंस सिटी हमारे प्रदेश उत्तराखंड में बनने जा रहा है उसके एडवाइजर हैं। मैं अपनी पूरी टीम की ओर से देहरादून इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल 2020 की ओर से मैं आपका अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। कृपया आप अपने शब्दों के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय डॉक्टर जीएस रोतेला जी, जो एडवाइजर हैं, जो साइंस सिटी हमारे प्रदेश उत्तराखंड में बनने जा रहा है उसके एडवाइजर हैं। मैं अपनी पूरी टीम की ओर से देहरादून इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल 2020 की ओर से मैं आपका अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। कृपया आप अपने शब्दों के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय डॉक्टर जीएस रोतेला जी, जो एडवाइजर हैं, जो
साइंस सिटी हमारे प्रदेश उत्तराखंड में बनने जा रहा है, उसके एडवाइजर हैं। मैं अपनी पूरी की ओर से देहरादून इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल 2020 की ओर से मैं आपका अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। कृपया आप अपने शब्दों के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय डॉक्टर GS रोतेला जी जो एडवाइजर हैं, जो साइंस सिटी हमारे प्रदेश उत्तराखंड में बनने जा रहा है, उसके सर अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। डॉक्टर GS रोतेला जी, सर आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। आ गया। अरे वो नेट की रोतेला साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट कीजिए। सर आपके माइक में कुछ सर आप अपना माइक चेक कर लीजिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। रोतेला साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट कीजिए। रोतेला साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट कीजिए। मैं प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूं। आदरणीय रोतेला जी का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, तो वो उसको शॉर्ट आउट कर लेंगे। इतने हम थोड़ा सा प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। मैं चाहता हूं डॉक्टर रोतेला सर, आप अपना टेस्टिंग कर लीजिए एक बार, इसको रिस्टार्ट कर लीजिएगा। इसको रिस्टार्ट कर लीजिए एक बार, रिस्टार्ट करके आप दोबारा से जुड़ेंगे तो हो सकता है ये कनेक्ट हो जाए।
प्रयास करता हूँ। आदरणीय रोतेला जी का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है तो वो उसको शॉर्ट आउट कर लेंगे। इतने हम थोड़ा सा प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। मैं चाहता हूँ डॉक्टर रोतेला सर, आप अपना टेस्टिंग कर लीजिए एक बार, इसको रिस्टार्ट कर लीजिएगा। इसको रिस्टार्ट कर लीजिए एक बार, रिस्टार्ट करके आप दोबारा से जुड़ेंगे तो हो सकता है ये कनेक्ट हो जाए। प्रयास करता हूँ। आदरणीय रोतेला जी का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है तो वो उसको शॉर्ट आउट कर लेंगे। इतने हम थोड़ा सा प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। मैं चाहता हूँ डॉक्टर रोतेला आप थोड़ा सा कार्यक्रम आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा हमारे पास समय की शॉर्टेज है। इसको रिस्टार्ट कर लीजिएगा। इसको रिस्टार्ट कर लीजिए एक बार, हमारा इस जुड़ेंगे तो हो सकता है ये कनेक्ट हो जाए। प्रयास करता हूँ। आदरणीय रोतेला जी का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है तो वो उसको हमारे इस साइंस पोस्टर कंपटीशन में थोड़ा सा प्रोग्राम लगभग 200 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स ने गौतम जी अभी सुनाई दे रहा है? हमारे पास समय की हाँ शॉर्टेज हाँ हाँ अभी सुनाई दे रहा है? रिस्टार्ट कर लीजिए एक बार, हमारे इस जी हम सुन पा रहे हैं। आदरणीय रोतेला जी प्लीज सुन पा रहे हैं? हेलो हमारे इस हेलो साइंस पार्टिसिपेंट्स ने आप बोलिए सर, हम सुन रहे हैं आपको। प्लीज आप शुरू कीजिए सर। अभी सुनाई दे रहा है? जी सुनाई दे रहा है, आप शुरू कीजिए। हेलो आदरणीय रोतेला जी प्लीज सुन पा रहे हैं? हेलो जी हम सुन पा रहे हैं, आप प्लीज शुरू कीजिए सर। हेलो आप बोलिए सर, हम सुन रहे हैं आपको। जी हम सुन रहे हैं। हेलो सुनाई दे रहा है अभी? जी बिल्कुल आवाज सुनाई दे रही है, आप प्लीज शुरू कीजिए सर। हेलो 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 जी हम सुन पा रहे हैं, आप प्लीज शुरू कीजिए सर। आपको अभी सुनाई दे रही है मेरी आवाज? आप बोलिए सर, हम सुन रहे हैं आपको। ओके हेलो, तो मैं शुरू करूं? सुनाई दे रही है, आप प्लीज। ओके आई एम सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन, टेक्निकल प्रॉब्लम। सबसे पहले मैं आयोजकों को धन्यवाद देना चाहूँगा मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए, और आपको बधाइयाँ कि देश में आज ऐसे कार्यक्रम की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि 2013 में जब साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी म्यूटिंग में आपकी तरफ से कोई म्यूट कर रहा है मुझे। अभी सुनाई दे रहा है? हाँ अब सुनाई दे रहा है सर, प्लीज। वो दूसरा नंबर से आ रहा था, आपका नाम नहीं आ रहा था, इसलिए म्यूट किया था सर। प्लीज कंटिन्यू सर प्लीज। हेलो आप सुनाई दे रहा? राइट। सो 2013 की साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में स्पेशल फोकस हुआ इनोवेशन के ऊपर। तो इनोवेशन किसी देश के लिए, किसी देश की प्रगति के लिए आज बहुत ज़रूरी है। देश में अभी आप नई साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी बन रही है। अभी मैं आपको शायद मालूम होगा कि 25 जनवरी तक हम अपने सुझाव भेज सकते हैं। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन की है वो रिपोर्ट पॉलिसी, और सजेशन मांगे हैं सबसे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी अपने सजेशन उसमें भेजेंगे। इनोवेशन, विशेषकर मैं बच्चों से कहना चाहूँ कि नव प्रवर्तन तभी होगा जब आप क्यूरियस होंगे, उत्सुक होंगे किसी चीज़ को जानने के लिए और प्रश्न पूछने के लिए। प्रश्न पूछना साइंटिफिक टेम्पर या वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपके आसपास में जो भी चीज़ें हैं और आपके जो घटनाएं घट रही हैं उनमें आप तीर नज़र से देखें और उनमें प्रश्न पूछें कि कैसे उसको बेटर कर सकते हैं, या उसमें क्या खामियां हैं उनको दूर किया जा सकता है, उसको कैसे इन्वायरमेंटली फ्रेंडली बनाया जा सकता है। और ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था कि इफ यू डू व्हाट यू ऑलवेज डिड यू विल गेट यू ऑलवेज गॉट। मीन्स अगर आप वही करते रहेंगे जो हमेशा करते हैं तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा मिलता है। तो आपको बेहतर कुछ चाहिए तो आप को कुछ नया करना पड़ेगा, इनोवेशन लाना पड़ेगा या कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। इनोवेशन का मतलब खाली इन्वेंशन नहीं होता है कि हम नई वस्तुओं की खोज कर रहे हैं। इनोवेशन
किसी विधि में भी हो सकता है, किसी तरीके में भी हो सकता है, किसी हमारी दिनचर्या में हो सकता है जिससे हमको फायदा हो। मैं अंतर्राष्ट्रीय साइंस इंजीनियरिंग फेयर से बहुत सालों से जुड़ा हूँ, 1999 से। तो मैं कई बार विदेश में भी इसका जजिंग के लिए गया, तो मैंने ऐसे प्रोजेक्ट बच्चों के द्वारा देखे जो लगते बहुत सिंपल हैं बट बड़े कार्यकारी हैं। जैसे मैं एक बच्चे का प्रोजेक्ट जो साइंस इंजीनियरिंग फेयर हर साल अमेरिका में होता है, ISF बोलते हैं उसको, इसमें कनेडियन एक बच्चे ने एक प्रोजेक्ट किया था कि ठंडियों में, अलास्का में बहुत ठंड होती है तो आप गर्म पानी से नहाते हैं, करीब 50 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करते हैं पानी को। जब आप नहाते हैं आपका शरीर से जो गर्म पानी है वो नाले में चला जाता है, उसका 10-15 डिग्री तापमान कम हो जाता है। वो बच्चे ने क्या किया, जो आपकी गीजर में पाइप जा रही थी कॉपर की, उसको नाले के थ्रू, जहां से गर्म पानी बाहर जा रहा था उसके थ्रू ले गया, तो जो पानी गीजर में जा रहा था वो 15 डिग्री प्री हीट हो गया, पहले गर्म हो गया, तो आपकी बिजली की बचत हुई। तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये बच्चे के सुझाव को कई जगह सम्मिलित किया घरों में लोगों को। इसी प्रकार एक ब्राजीलियन बच्चा था जो केवल 13 साल का था, तो उसके घर में एक एक्वेरियम था, छोटा सा एक्वेरियम जिसमें गोल्ड फिश थी, जो सोने के कलर की फिश होती है छोटी, वो थी। तो वो फिश मैं को खाना देता था एक लाल डब्बी में, तो फिश आराम से खाती थी। तो उसको एक सवाल आया कि लाली डब्बी क्यों मैं ग्रीन डब्बी में देता हूँ, हरे डब्बी में दिया, दूसरे महीने फिश ने खा लिया, तीसरी बार उसको येलो में दिया, वो भी खा लिया। तो इस प्रकार उसने 5 कलर में अलग अलग महीने अलग अलग कलर में मछली को खाना खिलाया, तो मछली खा रही थी। तो बच्चे ने सोचा कि मैं सारी डब्बियों को साथ ही क्यों न रखूं, तो उसने सारी डब्बियों में 5 कलर के डब्बियों में खाना रखा, तो देखा मछली केवल येलो कलर के उससे खा रही है। तो उसने बोला क्यों खा रही होगी ये, तो उससे सवाल आया उसके मन में, तो उसने उसको खोजा, तो बाद में अल्टीमेटली पता किया कि मच्छी के आंख में येलो कलर को समझने के लिए सेंसिटिव सेल ज्यादा हैं। देखिए अब छोटी सी बात से नई खोज हो गई जो किसी ने नहीं देखी थी, तो बच्चे के नाम से ये ज्ञान जो है प्रकाशित हुआ। तो इसी प्रकार हमारे देश में भी कस्टर्ड एप्पल जानते हैं आप, सफेदा जिसको बोलते हैं, उसके बीज से एक आंध्रा की लड़की ने बायोडिग्रेडेबल खाद बनाई, नहीं तो बायोपेस्टिसाइड जिसको बोलते हैं। अगर और खादें जो होती है केमिकल खादों से नुकसान होता है, तो उसने ऑर्गेनिक खाद बोलो आप जो भी कहो उसको, वो बनाई। तो क्योंकि देखा कि कोई भी गाय कस्टर्ड एप्पल के पेड़ के पत्तों को नहीं खाती है, तो उसने देखा इसमें कुछ होगा जरूर, तो उसने पता किया कि उसमें कुछ ऐसा पॉइजनस पदार्थ है जो जानवर जानते हैं, तो इसलिए नहीं खाते। तो उससे पेस्टिसाइड बन गया, मतलब खाद नहीं, सॉरी मैं खाद बोल रहा था, उससे एक पेस्टिसाइड बना जिससे कीड़े पौधों में नहीं। तो इसी प्रकार मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि आपके आसपास में जो भी आप देख रहे हो, आप प्रश्न जरूर पूछिए, और प्रश्न पूछेंगे और उसको जानने की आपको इच्छा होगी तो आप उसको जान सकते हैं पढ़ के, या आपके साथ इंजीनियर्स हैं, आपके साथ साइंटिस्ट हैं आपके आसपास, वो आपको उसके बारे में बता सकते हैं। अगर नहीं भी बता सकते तो उनके साथ मिलके उस खोज को आप कर सकते हैं, और नई नॉलेज आप फिर विश्व को दे सकते हैं, तो आपका नाम होगा। और आजकल जो भी नॉलेज आपको आती है उसको आप पेटेंट कर सकते हो, और कोई नई चीज बनाते हैं उसको पेटेंट कर सकते हो, सरकार उस पर आपको सहायता करती है। आप उत्तराखंड काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में से भी आपको सहायता मिल सकती है कि आपके नई खोज को पेटेंट कर सकते हैं। तो देश को जरूरत है, आपको भविष्य के लिए जरूरत है कि प्रश्न पूछिए, उनका हल ढूंढने की कोशिश करिए, वो ज्ञान को प्राप्त करिए। और ये सब तब होता है जब आप किसी ऐसे लोग जो हैं जिन्होंने ऐसा किया उनकी जीवनी को पढ़ें, और मेंटर और आपके जो आसपास में जो साइंटिस्ट इंजीनियर उनसे सवाल पूछें कि उनके क्षेत्र के बारे में, तो आपको उत्सुकता बढ़ेगी और नया ज्ञान होगा। और आपको नहीं तो आप जो पुस्तकीय ज्ञान
का अगर आप देखेंगे वो खाली एग्जाम पास करने तक ही आपकी सीमित रह जाती है। बाद में ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो तभी आएगी जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जी, आप बहुत जब बढ़िया प्रश्नों ये को पूछेंगे, समस्याओं का हल बिल्कुल। ढूंढेंगे। तो मैं यही मेरा संदेश है सबको, बच्चों को विशेषकर, कि अपने आंख कान सब खोल के प्रश्न पूछिए, अपने सराउंड देखिए, गौर से देखिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बच्चों को एक सवाल हमेशा पूछता हूँ कि जब गाड़ी तेज जाती है तो धूल क्यों उसके पीछे जाती है, जब गाड़ी धीरे जाती है तो धूल उसके पीछे नहीं जाती। तो ये छोटा सा सवाल आपको आपके आसपास में आप उसका उत्तर ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा वैक्यूम क्या होता है, निर्वात क्या होता है और ये क्यों होता है, उसका हल आपको मिलेगा। जी जी बिल्कुल तो सर, बिल्कुल। मैं आपसे कोशिश करूंगा, यहाँ विज्ञान केंद्र है झाझरा में, रीजनल साइंस सेंटर, जहाँ आपको आना चाहिए और प्रयोगों को देखो और आपके मन में और सवाल आएंगे और उन सवालों का हल आप खुद ढूंढ सकते हैं। तो यही मेरी गुजारिश है और यही मेरा संदेश है कि नव प्रवर्तन की सोचिए, सब कुछ नया करने की सोचिए, चाहे 0.001% भी डिफरेंट है तब भी अच्छा है। ये जरूरी नहीं कि आप क्रांतिकारी बन जाएं, कुछ नई चीज बना लें, वो उतना जरूरी। किसी पुरानी चीज में भी आप कुछ बदलाव ला सकते हैं, उसको बेटर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से उससे आपको जो नव प्रवर्तन या इनोवेशन आप कर पाएंगे, वो उसी का भविष्य उसी पर निर्भर है। और मैं जानता हूं कि हमारा देश अब बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रहा है इनोवेशन के ऊपर, और आपको कोई कमी नहीं होगी अगर आपके मन में कोई ऐसा विचार है जिसको प्रैक्टिकल या बना सकते हैं। धन्यवाद, और मैं शुभकामनाओं के साथ, और कोई चीज़ नहीं जाननी हो तो मैं आप सबको रीजनल साइंस सेंटर में इनवाइट करता हूं, और वहां आइए, और वहां पर कई चीज़ें ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं। और ये जो साइंस सिटी आ रही है जिसके बारे में अभी आपको बताया, मैं कलकत्ता के साइंस सिटी का डायरेक्टर रहा हूं, तो मैं जानता हूं कि विज्ञान और मनोरंजन को कैसे मिश्रित कर सकते हैं ताकि लोगों में इंटरेस्ट बढ़े और उनकी तत्परता तो साइंस की तरफ मोटिवेट हो जाएं बच्चे, और आनंद आए। साइंस को खाली चॉक एंड टॉक से नहीं सीखा जा सकता, प्रैक्टिकल रूप से ही सीखा जा सकता है। तो ये साइंस सिटी यहाँ आने वाली है जिसका हम निर्माण कर रहे हैं, 4 साल में बन के तैयार होगी, और सब आप लोग उसका आनंद लें। ये मेरी थैंक यू सर है, और शुभकामनाएं। धन्यवाद को। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपका आशीर्वचन हमें मिला, और साथ ही स्टूडेंट्स के लिए आपने जो मैसेज दिया है कि छोटी छोटी चीजों को हमें ऑब्जर्व करना सीखना होगा, और क्वेश्चन को पूछने से पीछे नहीं रहना है। क्वेश्चन जितने ज्यादा हम पूछेंगे उतना ज्यादा हमें जवाब मिलेंगे, और किस प्रकार से हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से या संसाधनों के माध्यम से ऊर्जा को बचा सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के माध्यम से ऊर्जा की सेविंग्स कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे सुझाव आपने दिए हैं सर। निश्चित रूप से हमारे सभी स्टूडेंट्स इससे लाभान्वित होंगे। मैं आपका हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े और इस सेशन को आपने कामयाब सेशन बना दिया है, इसके लिए मैं आपको फिर से आभार व्यक्त करता हूं। प्रोग्राम को आगे ले जाते हुए मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि आगे भी हमारे काफी प्रोग्राम पैरेलल चल रहे हैं, तो मैं प्राइज जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, सेलेक्टेड स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ आए हैं, उन सभी पार्टिसिपेंट्स की जो पोस्टर्स के डिजाइन रहे हैं, पोस्टर्स को ज्यूरी के माध्यम से उनका सिलेक्शन किया गया है। और ज्यूरी के नाम आप पहले भी बता चुके हैं, डॉक्टर हरिओम शंकर जी, डॉक्टर वंदना वर्मा जी, डॉक्टर अर्चना चौहान जी, आपके द्वारा, इस ज्यूरी के द्वारा पोस्टर्स को सिलेक्ट किया गया है। इसमें प्राइज मनी, फर्स्ट प्राइज, इसमें 3 कैटेगरी है, मैं बता देता हूँ। ग्रुप 1 में 6 to 8, ग्रुप 2 में 9th to 12th एंड ग्रुप 3 में कॉलेज स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें फर्स्ट प्राइज के लिए 5,000 रुपए कैश प्राइज दिया जाएगा, सेकंड प्राइज के लिए 3,000 और थर्ड प्राइज के लिए 2,000 कैश दिया जा रहा है बच्चों को, जो उत्तराखंड काउंसिल फॉर रिसर्च साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट उत्तराखंड की ओर से दिया जाएगा। इस पूरे फेस्टिवल के माध्यम से हम सिर्फ साइंस ही नहीं, और भी बहुत सारी स्ट्रीम्स को लेकर चल रहे हैं, जिनसे हम सभी स्टूडेंट्स को किसी ना किसी रूप में, जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं,
या कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, जैसे इस पेंडेमिक में स्कूल का नहीं बन पाया प्रोग्राम ठीक से, अभी धीरे धीरे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो इस प्रोग्राम के माध्यम से भी हम जितना भी नॉलेज शेयर कर सकते हैं उसका प्रयास कर रहे हैं। तो मैं प्राइज के लिए जो हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। आप इन बच्चों के पोस्टर्स को देख सकते हैं। ग्रुप 1 में 6 to 8 क्लास के स्टूडेंट्स हैं ग्रुप 1 में। ग्रुप 2 में फर्स्ट प्राइज के लिए सिलेक्ट हुई है वामिका पुन्हानी क्लास 6। वामिका पुन्हानी क्लास 6 की पेंटिंग है, वो ये मैं आपको दिखा रहा हूं। वामिका पुन्हानी, इन्होंने एनवायरनमेंट के ऊपर एक बहुत अच्छा पोस्टर डिजाइन किया है, तैयार किया है। ये कक्षा 6 फुल स्क्रीन कर देते हैं। पोस्टर को ओपन कर दीजिए। अच्छा, ओपन तो मैंने किया हुआ है, दोबारा कर लेते हैं इसको। राइट, ये फर्स्ट प्राइज है कैटेगरी फर्स्ट में। वामिका पुन्हानी क्लास 6 की स्टूडेंट है। इन्होंने अपने स्कूल का नाम हमें नहीं भेजा था ईमेल में, जिसके लिए हमने आपने फोल्डर शेयर किया हुआ है, आप फोल्डर कीजिए, पोस्टर शेयर कीजिए। पोस्टर ही शेयर किया हुआ। दोबारा कर देते हैं। अब दिखाई दे रहा है ये पोस्टर? नहीं सर, सुनाई दे रहा हूँ, नया इंटरनेट से। अभी स्क्रीन शेयर हो रहा है हमारा? नहीं सर, आप दूसरी स्क्रीन लीजिए, दूसरी स्क्रीन लीजिए सर आप। हाँ, मैं यहां से मैंने स्क्रीन शेयर किया नीचे से। चलिए मैं बोल देता हूं, इनके नाम बोल देते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम। इसको वेबसाइट के माध्यम से हम पूरी इसकी एक कैटलॉग बना के वेबसाइट पे हम डालेंगे। जो भी पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स हैं वो अपनी इस कैटलॉग को हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। सेकंड प्राइज के लिए सेकंड प्राइज हमारे पास ओजस्वी, ये क्लास 7th के स्टूडेंट हैं, दून इंटरनेशनल स्कूल देहरादून से हैं। ये ओजस्वी, इनको सेकंड प्राइज दिया गया है। थर्ड प्राइज के लिए धनंजय प्रताप सिंह बिष्ट, ये 8th क्लास के स्टूडेंट हैं। इन्होंने भी अपना नाम हमें नहीं भेजा था स्कूल का, जिसको हमने ईमेल किया है। ये अपना डिटेल जैसे ही भेजेंगे वो हम मेंशन कर देंगे और इनको प्राइज हमारे इस पूरे प्रोग्राम की ओर से, देहरादून इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल 2020 की ओर से ये प्राइज इनको भेजे जाएंगे, ये मनी इनको भेज दी जाएगी। सेकंड ग्रुप जो क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स का था, इसमें फर्स्ट प्राइज जीता है अनुराग रमोला। ये क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, केवी केंद्रीय विद्यालय ONGC देहरादून। सेकंड प्राइज हार्दिक हथवाल क्लास 9th सेंट जोसेफ कॉलेज नैनीताल। और थर्ड प्राइज के लिए महक चौधरी क्लास 9th। हेलो, ठीक है सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी सर बिल्कुल। क्लास ये ग्रुप 2 का मैं दोबारा बोल देता हूँ। फर्स्ट प्राइज अनुराग रमोला क्लास 10th केंद्रीय विद्यालय ONGC देहरादून। सेकंड प्राइज हार्दिक हथवाल क्लास 9th सेंट जोसेफ कॉलेज नैनीताल। थर्ड प्राइज महक चौधरी क्लास 9th आर्य अकेडमी इंटरनेशनल स्कूल मुजफ्फरनगर यूपी। ग्रुप 3 में जहां कॉलेज स्टूडेंट्स को रखा गया है,
कॉलेज स्टूडेंट्स में सबसे पहले जो फर्स्ट प्राइज लिया है गरिमा बहुगुणा एमएससी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से कर रही हैं एचएनबी यूनिवर्सिटी गढ़वाल। सेकंड प्राइज साधना एमए फाइन आर्ट्स डीएवी कॉलेज देहरादून को दिया गया है और थर्ड प्राइज शगुफ्ता त्यागी एमए फाइन आर्ट्स। इनका डिटेल कॉलेज का हमें प्राप्त हो जाएगा तो वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। तो दोबारा एक बार बता देते हैं, फर्स्ट प्राइज के लिए 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार है, सेकंड प्राइज के लिए 3,000 रुपए का नगद पुरस्कार है, थर्ड प्राइज के लिए 2,000 रुपए का नगद पुरस्कार है जो उत्तराखंड काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड की ओर से दिया जा रहा है। इन सभी स्टूडेंट्स को जो भी प्राइज जीते हैं इस पोस्टर कंपटीशन के माध्यम से हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और हमारी पूरी टीम की ओर से उनको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अब साथ ही मैं अपने कुछ ऑनरेबल जो हमारे गेस्ट हैं उनके भी नाम मैं लेना चाहूंगा। मिस्टर आर.एस. मीना, आईपीएस रिटायर्ड, एक्स डायरेक्टर जनरल एडमिन उत्तराखंड पुलिस एंड ऑनरेबल मेंबर उत्तराखंड स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। आपका भी हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इन सभी विजेता स्टूडेंट्स को आपकी ओर से भी आशीर्वाद इसकी हम कामना करते हैं। अब कार्यक्रम को अंत की ओर ले जाते हुए मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए मिसेस पूजा पोखरियाल, मेंबर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी डीएसटीएफ, उनको बुलाना चाहूंगा, वो ऑनलाइन आ जाएं और वोट ऑफ थैंक्स के लिए मिसेस पूजा पोखरियाल। क्या हमारे साथ जुड़ी हुई है पूजा जी? ओके, सो ये काम मैं ही कर देता हूं ऑन द बिहाफ ऑफ पूजा जी, पूजा पोखरियाल जी के बिहाफ पे मैं कर देता हूं। ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सनराइज एकेडमी देहरादून से, अभी हमारे साथ जुड़ नहीं पाई हैं तो इस कार्यक्रम के लिए वोट ऑफ थैंक्स का कार्य मैं ही संपादित कर देता हूं। मैं अपने सभी आज के गेस्ट, डेलीगेट्स और पार्टिसिपेट करने वाले सभी स्टूडेंट्स को बधाई देना चाहता हूं और पुरस्कार जीतने वाले स्टूडेंट्स को और ज्यादा बधाई देना चाहूंगा। ये भी मैं बताना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम का, इस पोस्टर कंपटीशन का पूरा एक कैटलॉग हम अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेंगे जिसे स्टूडेंट्स देख सकते हैं और सभी पार्टिसिपेंट्स स्टूडेंट्स को DISTF की ओर से सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे और विजेताओं को शीघ्र ही उनकी विजेता राशि प्रदान की जाएगी। हमारे सभी गेस्ट, खासकर हमारे इनॉग्रल लेटर्स के लिए हमारे बीच पधारे डॉक्टर GS रौतेला जी, जिन्होंने अपना एक बहुत मूल्यवान समय हमें दिया है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से, हमारे सारे कोऑर्डिनेटर्स की ओर से मैं अपने जूरी मेंबर्स का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। श्री डॉक्टर हरिओम शंकर जी, एसोसिएट प्रोफेसर HOD डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग DAV कॉलेज देहरादून, डॉक्टर अर्चना चौहान, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग SSD PG कॉलेज रुड़की, डॉक्टर वंदना वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग JKP PG कॉलेज मुजफ्फरनगर। आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और कार्यक्रम को केंद्रीय संचालन की ओर लेकर जाता हूं। कृपया वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और आगे की रूपरेखा के विषय में सभी हमारे डेलीगेट्स को बताएं। धन्यवाद, थैंक यू। कुंवर राज अस्थाना जी, आपसे निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम को आप केंद्रीय उसमें ले जाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी। आपने आज अपना बहुमूल्य समय आपने हमें दिया और ये साइंस पोस्टर कंपटीशन का जो सेशन था ये आपने, क्योंकि हम बहुत ही सुबह हमारा जो इनॉग्रेशन था वो लेट हो गया था और उस वजह से हमारे जो दूसरे सेशन थे वो थोड़ा डिले हो गए, लेकिन ये जो हमारा जो बहुत ही महत्वपूर्ण आज का हमारा कार्यक्रम एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव, ये बहुत ही समय से शुरू हो रहा है और इसके लिए मैं अपनी जो हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है
उसके जो लोग जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को बहुत ही शॉर्ट नोटिस के अंदर खड़ा किया है, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ये वाली इम्पोर्टेंट जो हमारी कॉन्क्लेव होने जा रही है समय से हो रही है। तो अब मैं इसमें हमारे ये जो आज का जो हमारा कार्यक्रम है, जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, ये है एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव। इस कार्यक्रम के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में बहुत सारी, जब से हमारी ये नई सरकार आई है, इस सरकार में प्राइमरी सेक्टर को बहुत फोकस करते हुए और टेक्नोलॉजी के साथ हमारी सरकार बहुत आगे बढ़ रही है और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और एलाइड एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कोऑपरेटिव के माध्यम से और दूसरे माध्यम से और ट्रेडिशनल फार्मिंग के माध्यम से, ऑर्गेनिक फार्मिंग के माध्यम से, इसमें हम लोग बहुत तेजी के साथ और बहुत ही कई मोर्चों पर हम काम कर रहे हैं। और ये स्टेट, मैं समझता हूं कि हमारी स्टेट एक मॉडल स्टेट के रूप में एक उभर कर आ रही है। और इस बात की बड़ी खुशी होती है कि जब हमारे यहाँ से, जब हमारे सहकारिता मंत्री, हमारे कृषि मंत्री जब भारत सरकार में जाते हैं तो हमारे देश के कृषि मंत्री वो सबको बोलते हैं कि उत्तराखंड का जो सक्सेस स्टोरी है पहले वो सुनिए। तो उत्तराखंड ने कई मोर्चों पर कई जगह सक्सेस स्टोरीज, कई क्षेत्रों में बहुत ही सक्सेस स्टोरीज लिखी हैं। तो ये जो कार्यक्रम है, इसका आज इनॉग्रल जो स्पीच है वो हमारे माननीय कृषि मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी देंगे, जो कृषि मंत्री और उद्यान मंत्री हैं। और उन्होंने कृषि के क्षेत्र के अंदर बहुत ही अभूतपूर्व क्रांति लेकर आए हैं। और हमारे माननीय डॉक्टर एस नेगी साहब जुड़ेंगे इसमें, जो हमारे उपाध्यक्ष हैं उत्तराखंड राज्य पलायन आयोग के और माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं। और उत्तराखंड में रिवर्स प्लान को लेकर जो पिछले 3.5-4 सालों के अंदर काम हुआ है, उसके जो प्रणेता हैं वो डॉक्टर एस नेगी साहब हैं। और हमारे के रैना साहब जुड़ेंगे, जो कुलपति हैं DIT विश्वविद्यालय के। तो वो साइंस और टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर से किस तरह से हम उसको किस तरह से हमने बिल्टअप करके कैसे आगे बढ़ रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद फिर हमारे 3 टेक्निकल सेशन हैं, जो एक है फ्यूचर एग्रीकल्चर इन द माउंटेन्स प्रोस्पेक्ट्स फॉर ऑर्गेनिक हब्स इन एशिया पैसिफिक रीजन विद ट्रेडिशनल फार्मिंग। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को जो हमारा राज्य के अंदर बहुत सारी पोटेंशियल है। और ये जो हमारा जो पूरा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल है, इसके अंदर 11 स्टेट से लोग जुड़े हुए हैं। पूरा इसके अंदर जो है हिमालयन स्टेट जुड़ी हुई है। तो हिली रीजन के अंदर क्या संभावना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और दूसरा फिर हमारा उसके बाद जो दूसरा सेशन है वो है एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इन माउंटेन रीजन, ए कोऑपरेटिव अप्रोच विद न्यू टेक्नोलॉजी, इसमें जुड़ेंगे। और उसके साथ साथ फिर हम एक तीसरा सेशन है जो प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन हिमालयाज इशूज, चैलेंजेस एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्योंकि बौद्धिक संपदा का जो अधिकार है वो भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, वो क्षेत्र में है। और खासकर जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है और जो हमारी जो जिस पर हम काम कर रहे हैं उसमें बहुत वो है। तो मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहूंगा कि माननीय सुबोध उनियाल जी जुड़ चुके होंगे। एक सेकंड, जुड़ गए हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि माननीय उनको जो है स्पॉटलाइट करें। माननीय कृषि मंत्री जी का मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा। माननीय कृषि मंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव। आज इस कार्यक्रम के अंदर हमारे साथ प्रदेश से कई हजार किसान जुड़े हुए हैं। हमारे
कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के एडिशनल डायरेक्टर साहब बैठे हुए हैं, फिशरीज डिपार्टमेंट के डायरेक्टर साहब बैठे हुए हैं। उन्होंने पूरा प्रयास करके पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी कोऑपरेटिव फेडरेशंस के द्वारा जितने भी उनके किसान जुड़े हुए थे, उन सबको इस कार्यक्रम के साथ लाइव जोड़ा हुआ है। ये कार्यक्रम यहाँ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के अंदर चल रहा है और इसका ब्रॉडकास्टिंग इसकी पूरे प्रदेश में हो रही है। और जो हमारे जो जिस चैनल के माध्यम से, जिस सिस्टम के माध्यम से ये जो ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, ये पूरा का पूरा सिस्टम हमने देहरादून के अंदर ही तैयार किया है। तो मैं माननीय मंत्री जी से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उन्होंने वो आप क्षेत्र के अंदर हैं और उन्होंने आप वहां से जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सर इस एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव का इनॉग्रल स्पीच देकर आप हमें अनुग्रहित करें। धन्यवाद अस्थाना जी और इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के द्वारा जो आपको इसमें सहयोग किया उसके लिए उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी और मैंने सुना दिनकर जी स्टेट प्रेसिडेंट बने, उन सबका आभार प्रकट करते हुए जितने पार्टिसिपेंट्स हैं मैं सबको प्रणाम करता हूं। इस कॉन्क्लेव में जो आपने एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी इस सब को जोड़ने का जो प्रयास किया, इसके लिए मैं आपको भी शुभकामनाएं देता हूं। उत्तराखंड राज्य बेसिकली 65% व्यक्ति यहाँ पर कृषि पर आधारित है और कृषि पर आधारित जो हमारे राज्य के लोग हैं, कहीं ना कहीं पिछले कुछ वर्षों में कृषि के प्रति उदासीनता दिखाई दी। मुझे जब कृषि मंत्रालय संभालने का मौका मिला तो बड़ा चिंताजनक था। राज्य बनने के 17 वर्षों में तकरीबन 15% से ज्यादा कृषि भूमि कम हुई थी राज्य में, और ऐसे में लोगों को कृषि से फिर जोड़ना अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम था। लेकिन हमारी सरकार ने पिछले 3.5 वर्षों में 100 से ज्यादा रिफॉर्म एग्रीकल्चर सेक्टर में किए, और उसमें चाहे वो प्री हार्वेस्ट फैसिलिटीज हो, पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटीज हो और मार्केटिंग तक का हमने एक मैकेनिज्म बनाया। और वॉल्यूम पर, क्योंकि आज सबसे बड़ी चिंता यह है कि किसान के उत्पाद को बेहतर मार्केट कैसे मिल पाए, तो वो मैकेनिज्म किस तरह बने, इस पर बहुत गंभीरता से काम किया। और यही कारण था कि आज पिछले 2-3 वर्षों से लगातार हमारे राज्य की कृषि भूमि में कम होने के बावजूद उत्पादकता बढ़ी। मैकेनाइजेशन की जहां तक बात है, इस राज्य में क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अगर आप नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं कृषि में उत्पादकता पर इसका असर पड़ेगा। और वैसे भी पर्वतीय क्षेत्र में अगर आप मैदानी क्षेत्रों से कंपेयर करेंगे तो उत्पादकता पे ऑलमोस्ट दुगने का अंतर है। मैदानी क्षेत्रों के मुकाबले पर्वतीय क्षेत्र में उत्पादकता का प्रतिशत 50% है। ऐसे में पर्वतीय अवधारणा के साथ निर्मित इस राज्य के अस्तित्व पर एक प्रश्न चिन्ह था कि कृषि अगर नहीं रुक पाएगी तो राज्य का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। उसमें आज हम लोग, मुझे खुशी है, जब मैं मंत्री बना था तो मैंने कोशिश की थी कि मैं इस प्रदेश की हर न्याय पंचायत में एक फार्मर्स मशीन बैंक स्थापित करूं, ताकि फार्म मशीन बैंक के माध्यम से मैकेनाइजेशन को हम किसान तक पहुंचा सके, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी किसान को मिल सके। लेकिन मुझे खुशी है कि जहां 670 के संकल्प लेकर मैंने यात्रा शुरू की थी, आज हम करीबन 1500 फार्म मशीन बैंक इस राज्य में 90% सब्सिडी पर स्थापित कर चुके हैं, और करीबन 200 से ज्यादा कस्टम हायर सेंटर्स हमने स्थापित किए हैं, ताकि हमारे जो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत किसान नहीं है उसको मैकेनाइजेशन का फायदा मिल सके, और उसकी जो प्री हार्वेस्ट आवश्यकताएं हैं, समय पर उसको बीज उपलब्ध हो जाए, समय पर उसको खाद उपलब्ध हो जाए, समय पर उसको ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो जाए, इस पर हमारा सबसे पहले फोकस रहा। इस फोकस के बाद अब किसान को किस तरह से हम जैविक खेती, क्योंकि आज दुनिया की आवश्यकता जैविक खेती है, जैविक खेती से किस तरह जोड़े, इसको लेकर के मुझे खुशी है कि आज जब मैं इस राज्य में हमारी सरकार बनी तो हमारे राज्य में मुश्किल से बमुश्किल 8-10% खेती प्रमाणिक तौर पर जैविक थी। आज हम 23% पे पहुंचे और इस वर्ष हमारा टारगेट 31% है, और हम भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में जैविक खेती करने वाले राज्यों में हैं। हम इस समय तकरीबन 6,500 समूहों पर 20 हेक्टेयर का एक समूह है, उस पर 10 लाख रुपए का इनपुट देकर के हर समूह को 10 लाख का इनपुट देकर ऑर्गेनिक खेती के मामले में एक हब के रूप में उत्तराखंड को विकसित करना चाहते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये संकल्प था कि उत्तराखंड राज्य को ऑर्गेनिक राज्य के रूप में वो देखना चाहते हैं। तो आज ऑर्गेनिक क्षेत्र में किस तरह से हम अपने किसान को ऑर्गेनिक उत्पाद के माध्यम से उसकी आर्थिकी को मजबूत करके, जो नेगी जी यहाँ पर बैठे हैं पलायन आयोग से अध्यक्ष, इनकी भी चिंता है, ये इस पर काम कर रहे हैं, किस तरह एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत करके हम गांव के आदमी को गांव में रोकने सफल हो पाते हैं। ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी
प्राथमिकताओं में था। यही कारण था कि हमने भारत सरकार की कई योजनाओं के तर्ज पर, जैसे आपने देखा भारत सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना चलाती है। हमारे राज्य में मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री राष्ट्रीय राज्य कृषि विकास योजना उसी तर्ज पर यहाँ पर प्रारंभ की गई, जिसमें हम भारत सरकार की सब्सिडी के साथ साथ अपने राज्य की सब्सिडी देकर, एक गैप फंडिंग देकर हमारे आर्थिक रूप से कमजोर किसान को ज्यादा से ज्यादा इनपुट उसको प्राप्त हो सके, इस पर काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ बागवानी के क्षेत्र में इस राज्य में बहुत संभावनाएं थी। हमारे हमने मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना भी प्रारंभ की, ताकि किसान को ज्यादा से ज्यादा हम उसको इनपुट दे सकें, जिससे कि उसकी आर्थिकी मजबूत हो। आज प्रश्न ये है, इस राज्य में पर्वतीय क्षेत्र में बागवानी के क्षेत्र में बहुत बड़ा पोटेंशियल था। हमारे राज्य में करीबन इतना ज्यादा सेब उत्पादन होता था, लेकिन हमारा राज्य का सेब, उसकी ब्रांडिंग नहीं हो पा रही थी। तो हमारी सरकार ने पहली बार इस राज्य के किसानों को 3 लाख कोरिगेटेड बॉक्सेस पहुंचाकर उत्तराखंड के सेब को बाजार में एक ब्रांड के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। और मुझे खुशी है कि इस साल तो मोली से लगे हिमाचल के क्षेत्र ने भी उत्तराखंड की बॉक्सेज में अपने सेब को मार्केट में लाने का काम किया, जिससे निश्चित रूप से हमें कहीं ना कहीं हमारे सेब के उत्पादन को एक बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी, और एक हमारे बागवान, सेब के बागवान हिमाचल की तर्ज पर अपनी आर्थिकी को मजबूत करने का काम करेंगे। हमने आराकोट में एक, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा 60% उत्पादन हमारा मोरी क्षेत्र में है, वहां के किसान को किस तरह से पोस्ट जो हार्वेस्ट फैसिलिटीज हैं, कि ताकि वो उसको समय पर उचित दाम मिल सके। हमने आराकोट में हम लोग एक सीए स्टोर बनाने जा रहे हैं। झाला में हमने सीए स्टोर बना के रख दिया है, ताकि हरसिल का सेब जब मार्केट में आता है, जब पैदा होता है, तो उस समय जम्मू कश्मीर का सेब भी मार्केट में रहता है। तो जम्मू कश्मीर का एक ब्रांड स्टेब्लिश है। ऐसी स्थिति में हरसिल के सेब को किस तरह हम स्थापित कर सके, हमने हरसिल में जो झाला में सीए स्टोर बनाया, ताकि 2-3 महीने के बाद जब जम्मू कश्मीर का सेब खत्म हो जाए, तो झाला के सेब को हम मार्केट में ला करके वहां के किसान को आर्थिक रूप से मजबूत करने के साथ साथ हरसिल के एक बहुत सुंदर सेब है, उसको एक ब्रांड के रूप में पूरे देश दुनिया में स्थापित कर सके, इस पर काम किया। बागवानी के क्षेत्र में तमाम सेक्टर्स में, हम पहला राज्य है देश का जिन्होंने फसल बीमा योजना में, जो अतिवृष्टि किसी राज्य में शामिल नहीं है, क्योंकि हमारा राज्य पर्वतीय राज्य है और अतिवृष्टि के कारण यहाँ पर बहुत नुकसान होता है, तो हमने अतिवृष्टि को भी फसल बीमा योजना में शामिल किया, ताकि अतिवृष्टि से अगर नुकसान होता है तो किसान को बीमा का फायदा मिल सके। यही कारण है कि हमारे यहाँ देश की इंश्योरेंस कंपनियां बहुत कमाई, क्योंकि अतिवृष्टि के देखते हुए उन लोगों ने प्रयास किया कि वो इस पर ना आए, लेकिन फिर भी हमने अतिवृष्टि को शामिल किया, ताकि किसान को आर्थिक रूप से सफलता मिल सके। दूसरा सबसे बड़ी चीज क्या है, जो हमारी सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था, हमने मार्केटिंग की व्यवस्था को चुस्त करने के लिए देश का पहला राज्य है जिन्होंने मंडी परिषद में विगत वर्ष हमने एक नया मैकेनिज्म बनाया, एक कॉर्पस फंड बनाकर किसान के, खासकर मिलेट्स के उत्पादन को, मंडुआ हो गया, चौलाई हो गया और आपका झंगोरा हो गया। क्योंकि जब मैं पौड़ी जिले का प्रभारी मंत्री हूँ, जब वहां पर जिलाधिकारी ने कहा कि किसान से आड़ती 11 रुपए किलो मंडुआ खरीद रहा है, और मैं स्वयं मंडुआ खाता हूँ जाड़ों में, जो मैं बाजार से 50 रुपए को खरीदता हूँ, तो मुझे बड़ी चिंता हुई कि पैदा करने वाले को 11 रुपए, खाने वाले को 50 रुपए, और बीच का पैसा ये कहाँ जा रहा है, इसको कैसे रोका जाए, किसान को कैसे मजबूत किया जाए। तो हम लोगों ने एक मैकेनिज्म बनाया, और तुरंत हमारे मंत्रिमंडल ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेकर ये किया कि मंडी परिषद का कॉर्पस फंड के माध्यम से हम सीधे सीधे किसान के उत्पाद को खरीदेंगे। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि इसका विस्तार करते हुए इस वर्ष हमारी तमाम कोऑपरेटिव सोसाइटी पूरे प्रदेश में इन उत्पादों को खरीद रही हैं। और जो 11 रुपए का मंडुआ किसान का आड़ती ले रहा था, आज हम उसको 32 रुपए जो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस है उस पर खरीदने का काम कर रहे हैं, ताकि किसान को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके। जो कि आज तीनों कृषि कानून जो माननीय प्रधानमंत्री जी लाए हैं, उसका उद्देश्य भी किसान की आर्थिकी को मजबूत करना है। और मुझे खुशी है कि जो 3 कानून में से 2 कानून भारत सरकार लाई है, इन दोनों कानूनों को हम भारत सरकार से 6 महीने पूर्व इस राज्य में लागू कर चुके थे, और यहाँ के इससे निश्चित रूप से इससे किसान की आर्थिकी को एक मजबूती मिलने का काम होगा। हमने अभी एक मार्केटिंग का और काम करना शुरू किया। जो परंपरागत की बात आपने की, हम परंपरागत खेती पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और मैं भारत सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूं, जो ट्रुथ लेवल सीड्स थे, टीएल सीड्स, जिनको आज तक भारत सरकार के द्वारा मान्यता नहीं मिली थी। कोरोना काल में इस बात को बहुत जोर शोर से उठाने के हमारी सरकार ने जब उठाया, तो पहली बार टीएल सीड्स को भी सब्सिडाइज सीड के रूप में भारत सरकार ने मान्यता देने का काम किया। और हम परंपरागत बीजों को भी जब तक सर्टिफाइड सीड नहीं आ जाते हैं, उन पर सब्सिडी देने का काम किसान को कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं परंपरागत खेती को बढ़ावा मिलेगा और इस राज्य में किसान की आर्थिकी को मजबूती मिलेगी। इतना ही नहीं,
हम पहला राज्य है देश का जिन्होंने किसान के उत्पाद को सीधे किसान के मार्फत बाजार में पहुंचे। इसके लिए हम 6500 समूह पे जो हम काम कर रहे हैं 20-20 हेक्टेयर के, इस पर हम लोगों ने हर 5 समूह को एक रिटेल आउटलेट बनाकर देने का निर्णय लिया है, ताकि हम इन आउटलेट्स 1300 आउटलेट्स के माध्यम से 7 करोड़ यात्री जो उत्तराखंड में आता है प्रतिवर्ष, उस पर फोकस करते हुए किसान अपने उत्पाद को सीधे सीधे बेच सके। और इन सारे के सारे जो आउटलेट्स हम बना रहे हैं इनको हम इंटरलिंक कर रहे हैं, ताकि ऑनलाइन अगर किसी को खरीदना हो तो उसके लिए भी हमारे इन आउटलेट्स में सुविधा उपलब्ध रहे। और हमारे प्रदेश का जो ऑर्गेनिक उत्पाद है जिसकी अपनी विशेषताएं हैं, वो देश दुनिया के रूप में अंदर एक ब्रांड के रूप में स्थापित हो सके। हमारा लगातार फोकस, हमने ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एक्ट लाकर के, हम देश का पहला राज्य है जिन्होंने ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एक्ट लाकर के ये करने का प्रयास किया कि जो हमारा किसान ऑर्गेनिक खेती में काम कर रहा है उसके उत्पाद को एक प्रमाणिकता मिल सके और एक प्रमाणित ब्रांड के रूप में वो स्थापित हो, ताकि उस विश्वसनीयता के साथ मार्केट में उसकी कीमत उसको मिल सके। हम किसान को इंटीग्रेटेड कंसेप्ट में लेने जाना चाहते हैं, क्योंकि आपका दूसरा टॉपिक इंटीग्रेटेड क्लस्टर भी कंसेप्ट भी है। आज किसान की आय को दुगना करने के लक्ष्य को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब किसान किसी के साथ साथ एलाइड सेक्टर को भी अपनाए। इसी को देखते हुए हमने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज IMA विलेज प्रारंभ की है, जिसमें हम एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 10 लाख रुपए का इनपुट दे रहे हैं और एलाइड सेक्टर के लिए 15 लाख का एक रिवॉल्विंग फंड हम दे रहे हैं गांव को, जिसमें गांव के लोग हमारे अधिकारियों के सहयोग से जिला प्रशासन के द्वारा सर्वे के माध्यम से किस चीज का पोटेंशियल है उस रिवॉल्विंग फंड से वो काम प्रारंभ किया जाएगा। और सामूहिक खेती पर बल देने का हमारा वो है, क्योंकि इस राज्य में जो कृषि का अगर एकमात्र सबसे बड़ी दवाई है वो है कंसोलिडेशन, चकबंदी। लेकिन चकबंदी के कंसेप्ट की जानकारी के अभाव में हम चकबंदी को इम्पोज कर, क्योंकि इम्पोज अगर एक बार नोटिफाई किसी गांव को कर दिया गया तो इम्पोज की जाती है, तो ऐसी स्थिति में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फीमेल बेस्ड एग्रीकल्चर है और महिलाओं को आप अगर हमने जबरदस्ती कंसोलिडेशन में अगर ले लिया तो कहीं ना कहीं इससे इसकी प्रतिक्रिया होने की संभावना को देखते हुए हमने एक कंसेप्ट और अपनाया है, 1 फार्म 1 विलेज, एक गांव एक खेत, ताकि सामूहिक तौर पर खेती करके हम जंगली जानवरों से बचा सके। जबकि हमारी सरकार ने जंगली जानवरों को से फसल को होने वाले नुकसान को भी हम लोगों ने आपका इसमें दे दिया कि उसका भी मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद हमारा प्रयास ये है कि सामूहिक खेती के माध्यम से और अलाइड सेक्टर को जोड़कर हम किसान की आर्थिकी को मजबूत कर सके। मशरूम की बहुत बड़ी संभावना है हमारे राज्य में। हम एक अभी नई हमने योजना बनाई है, 20,000 नौजवानों को मशरूम खेती से हम जोड़ने जा रहे हैं। शहद की संभावना को देखते हुए हर जनपद की एक न्याय पंचायत को हम शहदमान न्याय पंचायत के रूप में स्थापित करके इस राज्य को जैविक शहद के एक हब के रूप में भी स्थापित करना चाहते हैं। इसके साथ साथ एरोमेटिक फार्मिंग, इसकी बहुत बड़ी संभावना हमारे राज्य में है, ताकि एरोमेटिक फार्मिंग जिसमें कि वाइल्ड एनिमल से भी नुकसान भी नहीं होता। हमने हर जनपद में एक अपना उद्यान विभाग का जो बगीचा था वो एरोमेटिक फार्मिंग के लिए आवंटन उसको किया है, ताकि हर जनपद में एरोमेटिक फार्मिंग के मामले में जागरूकता आ सके। हर्बल सेक्टर में हमारे राज्य में बहुत बड़ी संभावना है, लेकिन कई वर्षों से गोपेश्वर में स्थित एक हर्बल इंस्टीट्यूट बनी है जो कि पूरे राज्य में प्रभाव बहुत नहीं डाल पाई थी। तो इस वर्ष हमारी सरकार ने विगत वर्ष हमारे सीमांत जनपदों में जहाँ हर्बल जो हाई एल्टीट्यूड के जनपद हैं जहाँ पर बहुत बड़ी संभावना है, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली में हम लोगों ने एक कार्यालय, जिला स्तरीय कार्यालय खोला है इसका, और हमने 13 गार्डन पूरे राज्य में हर्बल सेक्टर को दिए हैं, ताकि वहां पर प्लांटिंग मटेरियल का वहां पर उत्पादन हो और उस प्लांटिंग मटेरियल से वो उस जनपद के किसानों को लाभान्वित करके हर्बल फार्मिंग की तरफ उसको ले जाया जा सके। तो हर सेक्टर की संभावनाओं को, और अलाइड सेक्टर मसलन गोटरी, पोल्ट्री, डेयरी, फिशरी, इस पर बहुत फोकस है कि ताकि इन जहां पर जिस क्षेत्र में जो संभावना है उसके माध्यम से हम किसान की आय को बढ़ा सके। हमने किसान को बागवानी के क्षेत्र में उसको कई बार होता है मेहनत करके पेड़ लगाता है, लेकिन जो उसको बताया जाता है कि इस पेड़ में इतना उत्पादन होगा, जब वो उस मेहनत करके उस पेड़ को 3-4 वर्षों में खड़ा करता है तो उत्पादन नहीं मिलता। उस क्षति से बचाने के लिए हम देश का पहला राज्य है जिन्होंने नर्सरी एक्ट लाकर उसमें जेल जाने का प्राविधान किया है कि अगर किसान को गुणवत्तापूर्ण पौधा नहीं दिया गया तो इसका खामियाजा नर्सरी के मालिक को, चाहे वो सरकारी नर्सरी हो चाहे वो प्राइवेट नर्सरी हो, जेल जाके भुगतना पड़ेगा, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि प्लांटिंग मटेरियल हमारे किसान को अच्छा मिल सके। इन तमाम चीजों पे फोकस करने के साथ साथ हम ड्रिप इरिगेशन पे अब जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पहाड़ों में 92% भूमि जो है वो वर्षा पे आधारित है, रेनफेड एरिया है। तो इस वर्ष हमने अभी निर्णय लिया कि हम 90% सब्सिडी ड्रिप सेक्टर में देने जा रहे हैं।
इस बार हम देश का पहला राज्य थे जिसने जिला योजना में प्राविधान किया था कि 40% पैसा कृषि, उद्यान और अलाइड सेक्टर में खर्चा किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो 2.5 लाख लोग वापस आए उनकी आर्थिक, यहाँ के नौजवानों को हम रोजगार से जोड़ सकें। और हमने हजारों की तादाद में करीब करीब हमने 90% सब्सिडी पर पॉली हाउसेज इस समय हर जनपद में बांटे, ताकि ज्यादा से ज्यादा पॉली हाउसेज के माध्यम से हम नौजवानों को हाथों को काम दे सकें और एक पलायन की गति को रोक सकें। तो मेरा कुल मिलाकर कहना है कि मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं, क्योंकि आज हम बेहतर टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। इसी को देखते हुए हम 10 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस राज्य में बना रहे हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन एरोमेटिक फार्मिंग, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन स्पाइसेस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन वॉलनट, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन एप्पल, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो 10 के करीबन हम बनाने जा रहे हैं, ताकि इनके माध्यम से हम किसान को उच्च तकनीक के साथ साथ उत्पादकता बढ़ाने पर फोकस करके उसकी आय को बढ़ा सके। और इसमें मैं आप सब, जहां आपके बीच में जो 25 वैज्ञानिक गण होंगे, उन सबका सहयोग चाहता हूँ। खासकर डोभाल जी यहाँ पर हैं, आप सबके सहयोग से मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ पर प्रोडक्टिविटी किस तरह हमारे राज्य की बढ़े। हमारी दोनों विश्वविद्यालय, पंतनगर विश्वविद्यालय, भरसार विश्वविद्यालय इस पे काम कर रहे हैं, हमारी केबीके इस पे काम कर रहे हैं, हमारा विवेकानंद संस्थान इस पे काम कर रहा है, लेकिन अभी तक जो वांछित परिणाम आने चाहिए वो हमें प्राप्त नहीं हो रहे हैं। इसमें आप सबका सहयोग अपेक्षित है। आप सबने इस राज्य में किसान की स्थिति को लेकर चिंता करके सेमिनार में प्रतिभाग किया, और जो किसान भाई हैं मैं इनको इंश्योर कराना चाहता हूँ कि ये हम आपके हितों के संरक्षण के प्रति कटिबद्ध हैं, और हमारा दिन सपना केवल यही है कि आपकी आय को दुगना करके आपको आर्थिक रूप से मजबूत करना है। यही कारण है कि हम 1 लाख, 3 लाख और 5 लाख रुपए का ऋण बिना ब्याज के दे रहे हैं। पहले ये एग्रीकल्चर क्रॉप लोन था, अब हमने इसको उठा करके मिड टर्म लोन किया है, ताकि किसान और समूह के रूप में 5 लाख रुपए अगर हर समूह को हम बिना ब्याज के दे रहे हैं, उसका फायदा उठा के अपनी आर्थिकी को मजबूत कर सके। और एलाइड सेक्टर के माध्यम से बागवानी, कृषि और जो बाकी एलाइड सेक्टर है, इसके माध्यम से किसान किस तरह से आर्थिक रूप से मजबूत हो, लगातार इस पर हमारी निगाहें हैं। और इस राज्य की संभावनाओं को देखते हुए हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि किसान को ज्यादा से ज्यादा इनपुट देकर, क्वालिटी इनपुट देकर और मार्केटिंग की बेहतर व्यवस्था देकर उसकी आर्थिक स्थिति को किस तरह मजबूत कर सके, इस पर हम बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। मैं आप सब पार्टिसिपेंट्स का आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने इस पे प्रतिभाग किया, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस सेमिनार से जो बात निकल के आएगी वो इस राज्य के खेत और इस राज्य के किसान दोनों को मजबूत करने में हमारी बहुत सफल होगी। क्योंकि इस राज्य में किस तरह कृषि और बागवानी को मजबूत किया जा सके, इसी कंसेप्ट को लेकर हमने दोनों कृषि और उद्यान विभाग के एकीकरण का निर्णय लिया, और प्रशासनिक आधार पर इसका विभाग को हमने एक कर दिया है, जिसका नाम अब कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग हो गया है, ताकि किसान को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। इसके प्रति हम कटिबद्ध हैं। एक बार फिर आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं पार्टिसिपेंट्स को, और अस्थाना जी आपने सेमिनार किया, आपको बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। थैंक यू, थैंक यू। हमारे साथ सहकारिता सचिव डॉक्टर मीनाक्षी सुंदरम साहब भी जुड़ चुके हैं, यहीं पर फिजिकल रूप से उपस्थित हैं। तो हमारा सब चल दिया, धन्यवाद का भी आभार व्यक्त करता हूं कि वो अपने बहुमूल्य समय उन्होंने हमें दिया, माननीय कृषि मंत्री जी का। और मैं सहकारिता सचिव जी का भी धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि वो यहाँ पर सुबह उन्होंने इस प्रोग्राम का उद्घाटन किया, और वो फिर दोबारा इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, और वो फिजिकली यहाँ पर रहे। अस्थाना जी मुझे म्यूट कर दो, ताकि आपके बाद डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है सर। सर कह रहे हैं, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि उनको म्यूट कर दो, ताकि वो आवाज डिस्टर्बेंस ना हो, प्रोग्राम पूरा सुन रहे हैं। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में डॉक्टर एस नेगी साहब, जो पलायन आयोग के उपाध्यक्ष हैं, वो जुड़े हुए हैं। मैं अमित जी से कहूंगा कि वो उनको स्पॉटलाइट करें और उनको लाइव करें, प्लीज सर। नमस्कार माननीय मंत्री जी, सभी हमारे प्रतिभागीगण, सबसे पहले मैं बधाई देता हूं आयोजकों को, बड़ा एक महत्वपूर्ण विषय चुना। मैं ज्यादा जो अपनी बात रखूंगा उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों के परिप्रेक्ष्य में रखूंगा। हमारे यहाँ लगभग 10 पर्वतीय जनपद हैं। कुछ में जो हमारे चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं,
उन पे पहले फोकस करूंगा। क्या हो रहा है माननीय मंत्री जी ने बड़े विस्तार से बता दिया, तो उस पर मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। एक तो देखिए हमारी लैंड होल्डिंग्स बहुत छोटी हैं, बहुत कम है लैंड होल्डिंग, प्रति व्यक्ति 0.60 हेक्टेयर के करीब है। 10-12 नाली, 15 नाली, 20 नाली के करीब है एक व्यक्ति के पास। हमको इसी में ही आगे बढ़ाना है अपने कृषि को या अपने बागवानी को, गोटरी को, जिसको भी हम चाहेंगे। दूसरा क्या है कि किसान बहुत ज्यादा निर्भर है अपनी जमीन पर। लगभग 80% लोग पर्वतीय जनपदों में कृषि या कृषि से जुड़े व्यवसायों पर निर्भर हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है। तीसरी दिक्कत ये है कि मार्केट पहाड़ में नहीं है। मार्केट क्योंकि पहाड़ की आबादी कम है, पिछले वर्षों में काफी पलायन हुआ, अब वो थोड़ा रुका है ऐसा प्रतीत होता है। मार्केट वहां नहीं है, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज नहीं है, और एक जिसको कहते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल नहीं है। मतलब इतनी मात्रा में नहीं है कि साहब हम दिल्ली के आजादपुर मंडी को फ्लड कर दें। इतनी मात्रा में उत्पादन नहीं है कि हम पूरा का पूरा जो है नॉर्थ इंडिया में अपना प्रोड्यूस को बेच सकें। तो इन परिस्थितियों में हमको आगे चलना है। इसके लिए कई रास्ते हैं। एक तो जैसे अभी जिक्र हुआ, सेक्रेटरी कोऑपरेटिव भी यहाँ बैठे हैं, माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि ग्रुप फार्मिंग या कोऑपरेटिव फार्मिंग एक रास्ता है। काफी हद तक ये हो रहा है, सरकार भी इसमें काफी पहल कर रही है। बहुत बड़ा हमारे पास योजना भी आई है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की। मुझे यकीन है कि मीनाक्षी सुंदरम जी ने इस बारे में चर्चा प्रतिभागियों को बताया होगा। हमारे कुछ संस्थाएं हैं जैसे हार्क है, और भी संस्थाएं हैं जो कि कोऑपरेटिव फार्मिंग में अच्छा कर रही हैं। इस मॉडल को रेप्लिकेट करने की आवश्यकता है। एक और है, माननीय मंत्री जी ने बताया, जैसे जरूर डिस्कनेक्ट हो गया मैं बाकी। हेलो सर, आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं सर, आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर। हमारे एसएस नेगी साहब कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम की वजह से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, और कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं इस कार्यक्रम को आगे चलाते हुए मैं निवेदन करूंगा, अमित जी आप के रैना साहब को जोड़िए।
हमारे वाइस चांसलर हैं DIT यूनिवर्सिटी के, जुड़े हुए हैं, तो उनको स्पॉटलाइट कीजिए। और जी के रैना साहब का आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव में। और हम चाहेंगे कि आप जो है किस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी को किस तरह से एग्रीकल्चर के साथ प्रदेश में लेके चला जाए, उसके बारे में हम आपके विचार सुनना चाहेंगे। प्रोफेसर के रैना साहब। धन्यवाद कंवर जी, आपका बहुत बहुत आभार। एंड इस सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। सर आप सर हेलो हेलो, आ रही है सर आपकी आवाज आ रही है? हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। ओके, थैंक यू अस्थाना जी, थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार। और सबसे पहले मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं देहरादून इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्ट जो हो रहा है उसकी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, और हमारे साथ जुड़े थे हमारे सुबोध उनियाल जी, डॉक्टर नेगी जी और सारे विशिष्ट गण। मैं फिजिकली आना चाहता था आपके इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स में, बट कुछ और काम ऑफिस में थे, इसकी वजह से मैं आपके साथ रूबरू नहीं हो सका ऑडिटोरियम में। बट क्षमा चाहता हूं आपसे, मगर मैं अपना जो थोड़ा आइडियाज़ जो हैं एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी को, मैं वो प्रस्तुत करना चाहता हूं इस वर्चुअल मोड के द्वारा। तो इसमें जैसे मुझे कहा गया कि जो सेशन है एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव, सुबह से मैंने बहुत सारे भाषण सुने इनॉग्रेशन में भी, और अभी मंत्री जी को भी सुन के ये लगा कि उत्तराखंड एक कृषि प्रधान क्षेत्र होने के अलावा बहुत सारी समस्याएं उससे हम जुड़ रहे हैं। स्टोरेज की प्रॉब्लम और भी कई सारी हैं, एक एक को बताना बड़ा मुश्किल है। डॉक्टर नेगी साहब भी कह रहे थे कि देखो जी, उनका जो स्टैटिस्टिक्स है इस क्षेत्र में, पलायन के वजह से जो हमारा एग्री लैंड है उसको हम केटर नहीं कर पा रहे हैं, प्लस जो नेचुरल क्लाइमेटीज़ हैं उसकी भी कई सारी डिफ़िकल्टीज़ आ रही है कि जो उत्तराखंड की जनता और सारे हिमालयन स्टेट्स के जो भी किसान हैं, फार्मर्स हैं, उनको वो समय समय से कष्ट भुगतना पड़ रहा है। बट आज के डेट में मैं ये कहना चाहता हूँ, ये युग ऐसा है, फार्मिंग भी चेंज हो गई, कंजर्वेशन भी चेंज हो गया, और उसके अलावा जो हमारे पास एक टेक्नोलॉजीज इवॉल्व हो रही हैं, चाहे वो ग्लोबल पोजीशनिंग के कारण हो, GIS के माध्यम से हो, रिमोट सेंसिंग के माध्यम से हो, हमारे पास एक अलर्ट सिस्टम्स डेवलप हुए हैं पिछले कुछ वर्षों में, जिससे फार्मर अपना ईल्ड बढ़ा सकता है। उसको प्री सिग्नल्स जा सकती हैं कि आपको कब बारिश होनी है, कब सूखा पड़ेगा, आप किस तरह से इस उपज को कंजर्व कर सकते हो। इसी के बारे में जो हमारे सारे सुनने वाले दर्शक हैं, बहुत अच्छी बात है, इसमें स्कूल के बच्चे भी हैं, यूनिवर्सिटी से भी हैं, कॉलेज से भी हैं, और कुछ गणमान्य व्यक्ति भी हमें सुन रहे हैं। तो हमारा जो फोकस है देश का, क्योंकि सबसे पहले हम कृषि प्रधान देश ही हैं, बट हिमालयन रीजन्स में जो डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, रेन्स की वजह से, स्लाइड्स, जो लैंड स्लाइड्स की वजह से दुर्भाग्यपूर्ण कुछ रास्ते कट भी हो रहे हैं उसमें, तो फार्मर को हर बार कष्ट भुगतना पड़ रहा है। मैं अपनी ओर से और अपने संस्थान की ओर से ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी आज के डेट में नए टूल्स इवॉल्व हो रहे हैं, इसमें हमें हर किसान को एक जागृति प्रदान करने की बहुत बहुत आवश्यकता है। इसके लिए मंत्रालय जो है, फार्मिंग मंत्रालय जो है, और उसके माध्यम से हमें कुछ प्रोग्राम्स, चाहे वर्चुअल मोड में हो या फेस टू फेस मोड में हो, उन लोकेशंस पे जाके उनको अवगत कराना पड़ेगा कि भाई आप किन डिफ़िकल्टीज़ का सामना कर रहे थे और उसके लिए समाधान किस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रदान कर रहा है। मुझे यकीन है कि हमारे मंत्री जी उनियाल साहब भी इस चीज़ पे गौर दें कि जितने भी एग्रीकल्चर बेस्ड इंस्टीट्यूशंस हैं और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो उत्तराखंड में हो या उत्तराखंड से बाहर हों, उन सब को इकट्ठा करके इस टाइप के सेमिनार करके फार्मिंग कम्युनिटी तक हम पहुंच जाएं। वो एक मोडस ऑपरेंडी होगा।
फार्मिंग फ्रॉम कन्वेंशनल फार्मिंग है चेंज अ लॉट। इंडिया में भी इस चेंज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट अभी भी कुछ थोड़ा समय लगेगा। वेयर एज वेस्टर्न वर्ल्ड में वहाँ पे तो जितनी भी मोस्टली फार्मिंग हो रही है वो तो ऑटोमेशन से ही हो रही है और टेक्नोलॉजी टूल्स यूज करते हैं। अब फॉर इंस्टेंस अगर हमारे प्रदेश में या भारत के किसी प्रदेश में हमें खाद डालनी है, उस खाद के लिए किसान को खुद खेत में जाना पड़ रहा है, मगर टेक्नोलॉजी के माध्यम से ड्रोन्स डेवलप हुए हैं जो उस क्षेत्र में जहाँ पे आदमी पहुँच भी नहीं सकता है उसमें वो फर्टिलाइजर्स डाल के, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, उसको उस ज़मीन को उपजाऊ बना के बेटर क्वालिटी ऑफ फूड, और जो किसान को भी उसमें एक मुनाफा भी मिलेगा और सस्टेनेबिलिटी भी होगी। इसके अलावा किसान खाली अनाज बोता था, फिर वो मंडी में बेच के ही वॉज नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट कि मुझे इससे गेन होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट का। वो कहता ठीक है, मुझे अपना राशन मिल रहा है, मैं अपने परिवार को संभाल रहा हूँ। आज के डेट में जो फिनटेक टेक्नोलॉजी है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, इट इज़ आल्सो कमिंग इन अ बिग वे। इसके लिए हमें उन किसानों और किसान के जो बच्चे हैं उनको भी ट्रेन करना पड़ेगा थ्रू सर्टन वेबिनार्स, कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज से, ताकि उसको बता देंगे कि ये जो उपजाऊ हो रही है इसका प्रॉफिट कहाँ पे है, इसका लॉस कहाँ पे है। जो मैनेजमेंट के टेक्निक्स हैं हम उसको इससे अवगत करा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहे हैं, जैसे हमारा DIT संस्थान है, हम इन विषयों पे फार्मिंग कम्युनिटी के साथ मिलके, और जैसे हमारे यहाँ पे और भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स, BSc एग्रीकल्चर हो, MSc एग्रीकल्चर हो, एक इंटीग्रेटेड वे में टेक्नोलॉजी, साइंस एंड फार्मिंग तीनों का एक मिश्रण बना के अगर एक कोर ग्रुप हम इवॉल्व कर लें और उसके लिए भी एक रोड मैप बनाएंगे कि इस वर्ष में ये करेंगे, अगले वर्ष में ऐसी चीज़ें होंगी, मुझे यकीन है कि हमारा ये बेल्ट जो हिमालयन बेल्ट है एग्रीकल्चर में बहुत सक्षम होगा। और हम खाली अपने लिए नहीं, प्रदेश के लिए नहीं, बट एक्सपोर्ट करने के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलेंगी। मंत्री जी कह रहे थे कि जैसे हमारे यहाँ सेब की जो पैदावार थी उसमें भी हमें वृद्धि करनी पड़ेगी, वो भी इन्हीं टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्प्रे टाइम टू टाइम। रिमोट एरियाज में पहुंचना कई बार मुश्किल होता है, पर ड्रोन स्प्रे के माध्यम से, ड्रोन को यूज करके हम इन चीज़ों का ख्याल रखें, ताकि चाहे वो हिमाचल का सेब हो, चाहे कश्मीर का सेब हो, या चाहे उत्तराखंड प्रदेश का सेब हो, आई थिंक हर एक की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हम उनको दूर दराज इलाकों में, प्लेन्स में और एक्सपोर्ट के लिए भी हम माध्यम ढूंढ सकते हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी जो आने वाले समय में डेवलप हो रही है, इवॉल्व हो रही है, इसमें हम भी एज यूनिवर्सिटीज़ अपना रोल प्ले करेंगे। और साथ में जैसे इनोवेशन लाने की ज़रूरत है, यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने DIT संस्थान में, DIT विश्वविद्यालय में एक सेंटर खोला है, सेंटर फॉर इनोवेशन, इंक्यूबेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स। एग्रीकल्चर भी एक ऐसा व्यवसाय है जो एक स्टार्टअप के साथ भी जोड़ सकते हैं हम लोग। जितनी भी समस्याएं, जितनी भी डिफिकल्टीज हैं, हम उनको आइडेंटिफाई करके लोकली टेक्नोलॉजी इंक्यूबेट करके थ्रू द टेक्नोलॉजी TBI टेक्नोलॉजी बोर्ड इंक्यूबेटर में इन चीज़ों पे हम समीक्षा कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे सुझाव अपने फार्मर्स को दे सकते हैं। यकीनन जो एक एग्रीकल्चर सेक्टर है इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत रोल है, और आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, प्रोक्योरिंग डाटा, जिसमें रिमोट सेंसिंग, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पे इस पे बहुत कुछ काम कर रहा है। हमें मिलके देहरादून में जितने भी संस्थान ऐसे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इकट्ठे मिलके किसानों की जो फार्मर कम्युनिटी है उनकी डिफिकल्टीज को समझ के उनको हम लोकल सॉल्यूशन दे सकते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं लोकल एंड वोकल, हम तो बाकी समस्याओं पर ध्यान दे सकते हैं, मगर लोकली क्या क्या समस्याएं हैं, आई डोंट नो कि क्या हमारे पास कोई ऐसा डाटा बैंक है इस स्टेज पे उत्तराखंड में कि जिस पे हम विचार विमर्श कर सकते हैं। तो मेरा यही कहना है इस माध्यम से, आपके माध्यम से, अस्थाना जी एंड सारे जो हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हैं, लेट अस प्लान द इवेंट्स जैसे एग्रीकल्चर बेस्ड ही हो, अलग अलग जगह जाके, फील्ड पे जाके हम उनको इन टेक्नोलॉजीज के बारे में बता दें
और मुझे यकीन है कि हमारा जो क्रॉप है मल्टीफूड हो जाएगा, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, एक्सपोर्ट करने की भी उसमें काफ़ी गुंजाइश है। कौन सा फर्टिलाइज़र कैसे स्प्रे करना है उसके बारे में भी, सॉइल कंटेंट कैसा है, सॉइल रिसर्च हो सकती है। हमारे यहाँ पे सिविल डिपार्टमेंट है, उसमें हम सॉइल टेस्टिंग कर सकते हैं उनकी। तो बहुत सारी अनेक सॉल्यूशंस आ सकते हैं जब टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर को हम मिश्रण करके और प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस में कन्वर्ट करेंगे। ये मुझे इस स्टेज पे कहना है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर के रैना साहब। धन्यवाद अस्थाना जी। आपका साइंस टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर के साथ किस तरह से हमें लेके चलना है, इस बारे में आपके विचार प्राप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रोफेसर अनिल कुमार श्रीवास्तव, एक सेकेंड प्रोफेसर, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ उनको अनम्यूट कर रहे हैं। रैना साहब को अनम्यूट कर दीजिए अमित जी, और जरा उनको भी अनम्यूट कर दीजिए। सुबोध उनियाल सर को जरा अनम्यूट कर दीजिए। उनको स्पॉटलाइट भी कर दीजिए, सुबोध उनियाल सर को। सुबोध उनियाल जी को वीडियो बंद है। सुबोध उनियाल जी का वीडियो बंद है। आ गया वीडियो। वीडियो खुला है भाई, बंद नहीं किया। हेलो, हाँ नहीं आवाज सर, आई? अब आ गए सर। मैं तो हूँ उसमें, थोड़ा रख ले रहा हूँ, मीटिंग में भी हूँ ना। हेलो 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 सर, हाँ, आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है सर। रैना जी, आपने बहुत अच्छी बातें कही और निसंदेह है मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। लेकिन देखिए, कभी कभी कुछ चीजें बोलने में लगती है, लेकिन व्यवहारिकता में उनको इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि आप जानते हैं राज्य में बहुत सीमित संसाधन है और सीमित संसाधनों में हम अभी एकदम ये कह दें कि एकदम तस्वीर बदल दें संभव नहीं है। लेकिन हमने एक जो मैं नहीं बोल पाया था, देखिए जहां पर किसान की क्योंकि हमारे यहाँ लॉजिस्टिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। लॉजिस्टिक प्रॉब्लम से अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। हम लगातार प्रयास रहा कि किस तरह से हम हर जगह कनेक्टिविटी जोड़ सके। हम रोपवे भी आना चाहते हैं कि ताकि बागवानों के बागवान से उत्पाद को किस तरह से कम खर्चे में नीचे ला सके। लेकिन मेरा इसमें कहना है, देखिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी आज क्या है, जब तक आप वॉल्यूम नहीं दोगे तब तक मैं समझता हूं किसान का शोषण होता रहेगा। और बायर के पास जब किसान जाएगा तो उसकी मजबूरी है कि जो आपने कहा कि मंडियों में जिस तरह का दाम है उस दाम में उसको बेचना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों ने एक नया मैकेनिज्म प्रारंभ किया। हम अलग अलग जोन पर अलग अलग क्रॉप को लेकर के काम कर रहे हैं ताकि वॉल्यूम आए और बायर किसान तक पहुंचे। तो उस पर हम लोगों ने काम करना प्रारंभ कर दिया। अलग अलग डिफरेंट जोन बना रहे हैं। कोई रेड राइस जोन होगा, कोई मिलिट्स जोन होगा, कोई वेजिटेबल जोन होगा, कोई फ्लोरिकल्चर का जोन होगा। इस कंसेप्ट पे हम काम कर रहे हैं ताकि, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हम 13 न्याय पंचायतें इस राज्य की, हर जिले की एक न्याय पंचायत को कंप्लीटली उसको मधु न्याय पंचायत हनी के रूप में वहां पर, और मशरूम, इसलिए आज आवश्यकता यह है पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए कि जोनल कंसेप्ट पे फोकस किया जाए, क्योंकि मैकेनाइजेशन पे जितना संभव है हम लोगों ने राज्य में मैकेनाइजेशन के प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कृषि यंत्र हम किसान को मैक्सिमम सब्सिडाइज करके दे सके। तो आज प्रयास ये कि उत्पादन भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अब उस उत्पादन को, जैसे मैंने आपसे कहा कि 1300 आउटलेट्स के माध्यम से, कि जो 6500 हमारे समूह है, लेकिन जो बाकी जो जमीन पे लोग उत्पादन कर रहे हैं उसको उस मैकेनिज्म से जोड़ना चाहते हैं कि
अलग अलग जोन पे अलग अलग क्रॉप की स्पेसिफिक क्रॉप को लेकर के उसकी एक सपोज कोई पल्स वैली हो जाए, कोई रेड राइस वैली हो जाए, कोई एप्पल वैली हो जाए, कोई मिलेट्स वैली हो जाए, कोई वेजिटेबल वैली हो जाए, इस तरह के इलाकों को आज डेवलप करना इस समय उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा आवश्यक है। और इसमें मैंने आपके इस सुझाव के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ जो आपने कहा कि हम आप लोगों को बुला करके आपका सहयोग भी ले ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों के हित में हम काम कर सकें। आपने जो बहुमूल्य सुझाव दिए उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबको सुन रहा हूँ, मैं क्योंकि वीडियो में नहीं रह पा रहा हूँ, मैं अपने क्षेत्र में मीटिंग में हूँ, इसलिए वीडियो में लगातार रहना संभव नहीं है। मैंने इसीलिए कहा था मुझे वहां पे म्यूट कर दो ताकि यहाँ का हल्ला ना जाए। लेकिन आप सबके जितने भी लोग आप आए हुए हैं, मैं डोभाल जी से कई बार चर्चा होती है, काफी चिंतित रहते हैं, और खासकर क्योंकि मैं समझता हूँ रैना जी कि आप पंजाब से या कश्मीर से? हमारा जन्म कश्मीर का है, पहाड़ी है हम भी। हाँ, आपकी आवाज से लग रहा था मुझे। तो एक जैसी परिस्थिति, भौगोलिक परिस्थितियों के लोग हम हैं, उसके हिसाब से किस तरह से हम सीमित संसाधनों में, देखिए एक चीज तो हमने प्रयास किया था कि हम एक ऐसे ऐप पे काम कर रहे थे जिसमें हम मोबाइल ऐप के द्वारा किसान को उसका खेत का नंबर अगर वो केवल अपने मोबाइल में डालेगा तो उसको पूरी जानकारी उपलब्ध जाएगी, लेकिन केवल पैसों सीमित संसाधनों के कारण उस कंसेप्ट को भी धरातल पर नहीं उतार पा रहे हैं। मेरा प्रयास है कि उस कंसेप्ट के लिए हम कोशिश करें ताकि हमारे उसकी सॉइल कंडीशन, उसकी क्लाइमेटिकल कंडीशन, उसकी जमीन की क्या क्या संभावनाएं हैं, इसके माध्यम से हम उसको जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, खासकर ये जो आई टेक्नोलॉजी है, इसके माध्यम से हम किस तरह उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा दे सके, इस पे काम करने की हमारी सोच है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि सीमित संसाधन है, जिस कारण जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी की आपने बात की, ड्रोन से फर्टिलाइजर की, इसीलिए हमने आपसे कहा कि हम ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से ऑटोमाइजेशन की आपने बात की, वो ड्रिप में ऑटोमाइजेशन किया जा सकता है, लेकिन पहले हम ड्रिप से किसान को जोड़ दें, इसी पर हमारा फोकस है। अभी हमने नाबार्ड से लोन लेकर के एक्स्ट्रा गैप फंडिंग करके 90% सब्सिडी का जो निर्णय लिया, उसके पीछे यही मंशा थी कि ड्रिप के साथ साथ वो फर्टिलाइजर भी अगर साथ में दे देगा तो उसका कहीं ना कहीं लेबर भी बचेगी और उसको जो वांछित फर्टिलाइजर है, जितना उसको चाहिए उस पेड़ को, उतना फर्टिलाइजर देने में सफल दे होगी। सकते इसलिए हैं। हमने ड्रिप टेक्नोलॉजी पर हम लोग फोकस करें। धन्यवाद सही आपके बात। सुझावों का। जहां पे आपको लगेगा मंत्री जी हम कुछ हेल्प कर सकते हैं, ऑलवेज वी आर एट योर डिस्पोजल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार। थैंक यू रैना साहब, नमस्कार रैना साहब। मुझे कर दो, फिर म्यूट कर दो। माननीय मंत्री जी को म्यूट कर दीजिए और के रैना साहब को भी म्यूट कर दीजिए। अब हमारे बीच में एसएस नेगी साहब जुड़े हुए थे, उपाध्यक्ष पलायन आयोग, वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे और दोबारा जुड़ गए हैं। मैं अमित जी से निवेदन करूंगा कि वो एसएस नेगी साहब को स्पॉटलाइट करें, उनको जोड़ें प्लीज। देखिए सर, आपका दोबारा जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं कुछ इश्यूज बोल रहा था। एक तो जैसे वॉलनट की बात कर रहा था, वॉलनट में हमारे यहाँ बहुत स्कोप है, बहुत कुछ हो रहा है, आगे भी इसमें टेक्नोलॉजी हमारी मदद कर सकती है। खासकर जो हमारे ग्राफ्टेड वैरायटी है इसमें तो अवेलेबिलिटी नहीं है, और दूसरा क्या है कि ये इसकी सर्वाइवल बहुत नहीं है। ऐसे ही मैं एक बताना चाहूँगा कि हम उत्तराखंड देश का सबसे बड़ा स्टोन फ्रूट्स का, जैसे पीच हो गया, पेयर हो गया, इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ये शायद बहुत लोगों को पता नहीं है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो इसको भी हम किस तरह से प्रोसेसिंग कर सकते हैं, प्रोसेसिंग कई जगह हो रही है, आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, इसका हम ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ में भी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ेगी। एक और डेवलपमेंट हो रहा है कि गोट्री की तरफ काफ़ी लोग चले गए हैं, खासकर जो हमारे ड्राई लैंड के एरियाज हैं, जैसे आप अल्मोड़ा का सल्ट सियालदे भिकियासेन वाला बेल्ट है, इधर पौड़ी से जुड़े हुए ये धुआंकोट हो गया, बीरो खाल हो गया, इसमें लोगों ने स्वतः, कलजी खाल हो गया, कोट ब्लॉक हो गया, लोगों ने स्वतः गोट फार्मिंग शुरू कर दी है, गोट रेयरिंग शुरू कर दी है। तो इसको भी हम कैसे आगे हम बढ़ा सकते हैं, इसमें भी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। एक और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो कोविड के दौरान हमारा रिवर्स माइग्रेशन हुआ, इसमें हम लोगों ने जो आयोग की तरफ से सर्वे करवाया, इसमें यह पाया कि इसमें जो लोग रुके हैं, करीब 70% लोग अभी रुके हुए हैं। इन लोगों ने, काफ़ी लोगों ने इसमें कृषि या कृषि से जुड़े व्यवसाय अपना लिए हैं। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है, क्योंकि ये लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, मैदानों में रह के आए हैं, एक्सपीरियंस है, इनको मार्केटिंग का पता है, इनको पता है कि किस तरह से क्या किस एक्टिविटी को आगे बढ़ाई जा सकती है। तो इन लोगों को भी
रोपन करने की कोशिश कर रही है सरकार, इसमें काफी प्रयास हो रहे हैं। और एक मैं बताना चाहूंगा कि एज अ इम्पार्शियल एक थर्ड पार्टी कि उत्तराखंड के पहाड़ के गांव में फर्क पड़ा है 3-4 साल में, खुद ही दिख रहा है। जब मैं आयोग में आया तब में 3 साल 3.5 साल में फर्क दिख रहा है। लोग कृषि या कृषि से जुड़े व्यवसाय जैसे फिशरी हो गया, गोटरी हो गया, फ्लोरिकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, इस पे रुचि ले रहे हैं। और अब एक जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसकी अगर सपोर्ट मिल जाए तो हम इसको और आगे बढ़ा पाएंगे। इसमें हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ है, तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं, 2 यूनिवर्सिटी हमारे पास पंतनगर की और भरसाड़ की है, लेकिन और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे DIT यूनिवर्सिटी है, हमारी पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर फैकल्टी चल रही है। इनको भी रोपन करके हम आगे हमारे खासकर पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों को कैसे हम और मदद दे सकें, इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम आगे बढ़ सकते हैं। एक इशू और मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, एक क्लाइमेट चेंज का, जो मैं बोल रहा था बीच में कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ गई। क्लाइमेट चेंज का असर दिख रहा है, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में क्लाइमेट चेंज का असर दिख रहा है। एक स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज बन चुकी है, उसको किस तरह से हमने क्रियान्वयन करना है वो भी टेक्नोलॉजिस्ट हमको गाइड करेंगे, जिससे कि आगे आने वाले 10-20 सालों में क्लाइमेट चेंज के असर से हमारी एग्रीकल्चर या हमारी हॉर्टिकल्चर या हमारी एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर को प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। ये भी एक इशू को मैं फ्लैग करना चाहूँगा। एक और इशू है कि काफ़ी हमारे संगठन ऐसे हैं, मैं जैसे हार्क का नाम ले रहा था, जो कि किसानों से जुड़े हैं और कोऑपरेटिव फार्मिंग या ग्रुप फार्मिंग या ग्रुप मार्केटिंग, ग्रुप प्रोसेसिंग, आप कुछ भी उसको टेक्निकल टर्म बोलिए, कर रहे हैं, तो उनके एग्जाम्पल को भी हमने बिल्ड अपॉन करना है। तो मैं ये कुछ इन इश्यूज को इस स्टेज पर हाईलाइट करना चाहूँगा, और आगे अब जैसे कार्यक्रम बढ़ेगा तो उसमें भी मैं कोशिश करूँगा कि अपने विचार रखूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नेगी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस इनॉग्रल सेशन के अंदर माननीय मंत्री जी का, आपका और के रैना साहब का। अब ये जो हमारा देहरादून इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल है, इसके एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव का जो सेशन चल रहा है, मैं उसमें अगला सेशन स्टार्ट करने के लिए ये हमारा अगला सेशन है फ्यूचर एग्रीकल्चर in the mountains, prospects for organic hubs in Asia Pacific region with traditional farming। तो मैं इसके लिए हमारे एमिरेट्स साइंटिस्ट हैं और पूर्व निदेशक हैं ICR की लैब है हमारे यहाँ अल्मोड़ा में, विवेकानंद पर्वतीय किसान केंद्र, उनका मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उन्होंने, उनका सब्जेक्ट है फ्यूचर रोल ऑफ हिल एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, क्लाइमेटिक एंड कम्युनिटी वेलबींग। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपना संभाषण प्रस्तुत करें। और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि चूंकि इस कार्यक्रम से हमारे पूरे प्रदेश के किसान भाई भी इसको लाइव देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपना भाषण वो हिंदी में ही दें ताकि वो जन जन तक वो पहुंच सके। और अमित जी से मैं निवेदन करूंगा कि उनका एक PPT शो है जो उनके पास है, मैंने उनको दिया है, वो उनको उसको भी थोड़ा सा रन कर दें। तो डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव। थैंक यू साहब। सर ये इसकी साउंड से वो चलेगा ब्रॉडकास्ट। अच्छा ठीक है, BIST करके ही है। अभी डॉक्टर श्रीवास्तव साहब हमें बताएंगे कि क्योंकि वो ICR जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, उसकी जो हमारे यहाँ लैब है, वो हमारा पूरा जो रीजन है, ये हिमालयन, मध्य हिमालय का जो पूरा रीजन है उसको कवर करता है, उसकी पॉलिसीज उसके लिए तय करता है। मैं श्रीवास्तव साहब प्लीज।
धन्यवाद अस्थाना साहब। ये वास्तव में आज का बहुत महत्वपूर्ण मौका है हम सभी के लिए, अपने राज्य के लिए विशेषतया, जो कि हम एक तरह से भविष्य की बात कर रहे हैं। हम एक भविष्य की बात कर रहे हैं और भविष्य जो है वो वर्तमान के ऊपर ही बनता है। तो हम कुछ अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और कुछ बातचीत से हम अपनी बात को प्रस्तुत करना चाहेंगे। विशेषतया जो हमारे हिस्से में जो टॉपिक रखा गया है कि इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट है और कम्युनिटी है, तो ये काफी विस्तृत है, लेकिन सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। अकेले स्टैंड अलोन कोई टॉपिक अलग से नहीं है। तो सबका सामंजस्य और सबका एक साथ मिला करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं और हमारा प्रदेश आगे बढ़ सकता है। अब अगर हम इसमें जो अपनी हम और हमारा हिमालय, वल्नरेबिलिटी बहुत है, काफी फ्रेजिलिटी है, उसी के साथ में काफी संभावनाएं भी हैं। तो वल्नरेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए कि हम कैसे इसको सीमित कर सके, कैसे इसको मैनेज कर सके। मैनेज करने का मतलब कि कम से कम दुष्प्रभाव पड़ते हुए उसकी क्षमताओं को हम कैसे बढ़ा सके, और इसी के साथ में जो वहां की संभावनाएं हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र की संभावनाएं हैं वो पर्वतीय क्षेत्र की हैं। वो मैदान में या नीचे के पठार में या कोस्टल एरिया में वो संभावनाएं उस रूप में हम उसका लाभ नहीं उठा सकते, देश नहीं उठा सकता। इसलिए जो अपना पर्वतीय क्षेत्र है वो न केवल उसी स्थान के लिए उसका महत्व है, बल्कि अगर आप देखें तो पूरे देश के लिए महत्व है। और सबसे ज्यादा जीवन यापन के अलावा जो पर्यावरण है उसकी सुरक्षा कहें सीधे सीधे, या पर्यावरण पे जो इम्पैक्ट है उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है, पॉजिटिव में भी और निगेटिव में भी, वो अपने हिमालय का ही है। तो अगर हम सीधी बात करें कि हमारी खेती बाड़ी है और हमारे विशेषतया जो आज की बात हुई कि इकोनॉमी है, आर्थिकी, हम जीवन यापन में लगे हुए हैं, और वो जीवन यापन में सीधी हमारे अपना खर्च, और उसी के साथ में हम इतना उत्पादन के साथ इतना हम प्रॉफिटेबल कर सके कि हम अपनी खेती में उसको थोड़ा बहुत निवेश भी कर सके। अपने खेती में निवेश बहुत आवश्यक है, जिसकी काफी कुछ कमी है हम लोगों के क्षेत्र में। इसी के साथ में फिर पर्यावरण की बात आई, क्लाइमेट की बात आई, और सबका सामूहिक पूरे समाज की जो कम्युनिटी की जो इंक्लूसिविटी की बात आती है कि अगर समाज के हर एक वर्ग का भागीदारी, हर एक वर्ग की लाभ नहीं होता तो हम किस रूप में आगे बढ़ पाएंगे, वो तो नहीं हो पाता ना। अब अगर आज देखिए, जैसे अभी आदरणीय मंत्री जी ने कहा कि जो कृषि यंत्र है, जो इस समूहता है, उसका जो एडवांटेज है उसमें सब लोग शामिल हैं। आगे की कुछ स्लाइड्स में हम लोग उसकी बात करेंगे कि किस तरह से वो जो चीजें हैं वो हम अपने कार्यक्रम में सम्मिलित कर सकते हैं, और ये हमें ही करना है क्योंकि ये हमारी विशेषता है और इसके साथ वो आवश्यकता भी है। अब अगर पर्वतीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो हम कहाँ पे दूसरों के मुकाबले आगे बढ़ सकते हैं, हमारी क्षमता और हमारी विशेषता। तो जो हमारे उच्च मूल्य के बहुमूल्य जो उत्पादन है, सब्जी की अगर बात करें तो जब और देश के और हिस्सों में वो सीजन नहीं रहता, वो सीजन वो मौसम हमारे यहाँ रहता है, तो हमारे यहाँ का उत्पाद दूसरे जगह पे जाता है और हम उस चीज को और बढ़ा सकते हैं और उससे कीमत भी ज्यादा मिल सकती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात है, पूरे देश में और पूरे विश्व में भी ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक बहुत बड़ी लहर चल रही है, जो कि बड़ा आवश्यक है, क्योंकि ये जागरूकता आई जब हम प्राकृतिक संसाधन से दूर होते गए। और अगर हम में से जितने भाई बहन हैं जो कृषि से जुड़े हुए हैं सीधे सीधे, अगर आप देखें तो अगर हम प्राकृतिक संसाधन को हम अपनी खेती बाड़ी में अधिक से अधिक संवर्धन करें और सदुपयोग करें तो इसका सीधा सीधा प्रभाव क्या होता है,
हमारा लाभ बढ़ेगा ना, क्योंकि अगर चाहे वो पानी है, चाहे वो खाद है, चाहे वो मिट्टी है, अगर वो उसकी उपजाऊपन कम होती है, अगर पानी कम होता है, अगर खाद कम होता है, तो उतना तो हमें खरीद के डालना पड़ेगा। तो सीधी सी बात ये है कि हमारा जो लाभ है, अभी जैसे सुबह ये बात हुई कि अपने प्रधानमंत्री महोदय का भी ये लक्ष्य है कि हम अपने किसान भाइयों की या अपनी खेती बाड़ी की लाभ कैसे आगे बढ़ाएं। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग तो एक काफी बड़ा आधार हो जाता है ना उसके लिए। फिर उसकी प्रोसेसिंग, उसमें वैल्यू एडिशन और उसकी ब्रांडिंग। अगर हम इस रूप में देखें तो हम खेती करने जा रहे हैं। खेती के पहले क्या है, खेत क्या है, संसाधन क्या है, खेती हो गई, उत्पादन हो गया, उत्पादन को बिकेगा ना, थोड़ा हल्के चल रहा, दूरी उत्पादन बनाई बिकता नहीं है, उत्पादन तो कीमत में नहीं परिवर्तित होगा। तो वो कीमत में परिवर्तित तो तभी होगा ना जबकि हम उसकी ब्रांडिंग करें। और ये बहुत संतोष की बात है कि पिछले कुछ दिनों से अपने भारत सरकार के द्वारा इन जनरल और अपने राज्य सरकार के द्वारा ब्रांडिंग और मार्केट उपलब्ध कराना ये एक बहुत बड़े रूप में आ रहा है। इसमें हम अगर आगे चलें, अपने देश की बात करें तो हमें पता है और हम इस पे ज्यादा नहीं समय देना चाहते। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र में जो जनसंख्या का जो लोड है, जनसंख्या जो है वो और अन्य क्षेत्रों से, अन्य पर्वतीय क्षेत्रों से काफी ज्यादा है। तो ये एक हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बात है ध्यान करने वाली। अब अगर हम देखें कि किस तरह से हम आगे बढ़ गए, तो ये आज हम निश्चित रूप से खाद्य पदार्थ में हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, पर्याप्त है। लेकिन वो जो पर्याप्त है वो उसके साथ प्रॉफिटेबिलिटी शामिल होना बहुत आवश्यक है। और आज जो कम्युनिटी की जो लाभ होना है, कम्युनिटी को जो एडवांटेज होना, कम्युनिटी का एडवांटेज क्या हुआ, अगर हम देखें, अगर हम गांव में जाएं, कितने लोगों के खेत हैं, कितने लोगों के पास मुख्यतया जानवरों के साथ पशुपालन के साथ है, कितने लोगों के और व्यवसाय हैं, चाहे वो फ्लोरिकल्चर का हो, पुष्प की खेती का हो, चाहे वो मशरूम का हो। तो ये अगर हम हिस्सा करें सारे तो अनुपात पूरा बन नहीं पाता और उसकी संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो जो गैप है, उस गैप को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है। अब अगर चूंकि काफी बड़ी संख्या में हमारे स्टूडेंट्स और छात्रगण भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो अगर हम देखें कि जो खेती है वो है क्या, खेती तो बनने वाली चीज है ना, बनाती है ना। ये तो चाहे वो धूप से आया, पानी से आया और इस तरह से वो गैस एक्सचेंज मेन हुआ। ये चीज हम कहाँ ले जा सकते हैं, ये चीज हम क्लाइमेट चेंज के लिए ले जा सकते हैं कि अगर हमारी जो खेती है वो बनने वाली प्रक्रिया है और जो दूसरी चीजें हैं वो बिगड़ने वाली प्रक्रिया है, चाहे वो मिट्टी का क्षरण हो रहा है, चाहे वो पेड़ों का कटना हो रहा है। तो बनने वाली प्रक्रिया और बिगड़ने वाली प्रक्रिया का सामंजस्य होना बहुत आवश्यक है। अभी जैसे बात आई ऑर्गेनिक फार्मिंग की, जो अपना राज्य हब बनने के लिए, तो शायद हम सबसे ज्यादा इसके लिए उपयुक्त हैं, अपना राज्य सबसे ज्यादा उपयुक्त है, इसलिए कि एक बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़े अनुपात में हमारे राज्य में वनों का बहुत बड़ा अनुपात है। ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑर्गेनिक हुआ क्या, ये तो एक तरीका हो गया ना। तरीका क्या हो गया कि जो प्राकृतिक जो भी क्रियाकलाप है उसको हम बढ़ाते हुए और उसके सहारे हम खेती करते हुए हम चीजों को कैसे आगे ले चलें। तो और जो अगर आप देखें तो जो मौसम है, जो प्रकृति है, उसकी जो क्रियाकलाप है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम दो चीज का उदाहरण ले, अगर हम एक उदाहरण ले तो खाद का, न्यूट्रिएंट चाहिए, खाद चाहिए, वो खाद कहाँ से आ रहा है, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट से, जो सूक्ष्म जीवी हैं उनसे भी आता है, वो जो बारिश होती है उससे भी आता है। और चीज ये है, मुख्यतः ये ध्यान करने वाली बात है कि उसको हम कैसे संवर्धित कर रहे हैं। क्योंकि अच्छा, एक दूसरी चीज क्या है कि जब हमने कहीं पे एक वनस्पति कवर हटा दिया, कहीं पे हमने खेती करना शुरू किया, तो जब खेती करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, सूर्य की किरणें जमीन पे पड़ती हैं। जुताई करते हैं तो भी हवा जाती है खेत के अंदर, तो
सूर्य की किरणें और हवा की वजह से अगर आप देखें तो जो ऑर्गेनिक जो कार्बनिक पदार्थ है वो उसका डिसइंटीग्रेशन होता रहता है। आप ये देखिए कोई भी बाग में चले जाएं तो वहां की अगर मिट्टी उठा के देखें तो कितना अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें जैविक पदार्थ बहुत ज्यादा है। और खेत में अगर पूरी जुताई होती रहती है तो वो तो एक तरह से आग लगी रहती है ना हवा की वजह से, तो उसमें कार्बनिक पदार्थ बिल्कुल नहीं रहता। हमारा क्या उद्देश्य है ऑर्गेनिक फार्मिंग में कि हम किस तरह से प्राकृतिक जो क्रियाकलाप है, जो ऑर्गेनिक जो प्रोसेसेस हैं, नेचुरल प्रोसेसेस हैं, उनको हम किस तरह से पुनर्जीवित करें। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक बार की चीज नहीं है और एक अकेले की भी चीज नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि इसमें बिल्डअप प्रोसेस है। एक एक अगर जब हम में से शायद काफी लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और जब वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए आए तो उनको ये लगा होगा कि अरे हमारी तो उपज कम हो गई। तो ये उपज जो कम होती है उसका काफी कुछ दारोमदार अधिक दाम से कंपनसेट होता है, और उसके अलावा आप देखें तो तीसरे साल तक तो इसकी क्षमता बढ़ती जाती है और उसका स्तर उतना ही हो जाता है जितना कि और खेतीबाड़ी से होता हो। तो ये एक बहुत मुख्य चीज है। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि हमारी खेतीबाड़ी में प्रॉफिटेबिलिटी इकोनॉमी की बात आई ना, अब इकोनॉमी की जो बात है तो अगर हर एक व्यवसाय में हम पैकेज देखते हैं कि हाँ भाई 40,000 का पैकेज मिल गया, 50,000 का मिल गया या 60,000 का मिल गया, तो हमारे खेतीबाड़ी से जुड़े लोगों के लिए भी तो एक पैकेज होना चाहिए ना। और अगर हम उस पैकेज को लेकर के चलें कि अच्छा कम से कम इनको गृहस्थी चलाने के लिए 40,000 तो होना ही चाहिए, तो जब हम उसका हिसाब किताब करेंगे कि वो 40,000 कहाँ से आ रहा है, खेतीबाड़ी से इतना आ रहा है, अन्य व्यवसाय से कितना आ रहा है, तब जाकर के हमें गैप पता चलता है कि अरे 40,000 तो खींच खांच करके 25,000 से ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा है, और आगे कैसे बढ़ाएं और आगे कैसे बढ़ाएं। तो उसमें फिर और व्यवसाय आ जाते हैं। मतलब जब हम कागज देखिए, हम सब लोगों के पास आज मोबाइल है ना, और हर कॉल के बाद उसमें आता है कि आपका इतना बैलेंस बचा हुआ, इतना खर्च हो गया। तो भाई वो हिसाब किताब तो हमें खेतीबाड़ी में भी रखना पड़ेगा, और खेतीबाड़ी में जब तक हम हिसाब किताब नहीं रखेंगे तो हम किस प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं, हमें पता नहीं कि कहाँ पे हमारा घाटा हो रहा है। दूसरी चीज क्या है कि खेतीबाड़ी में हिसाब किताब का मतलब ये भी हो गया कि हम उल्टा चलें। जैसे अभी हमने एक चीज कही कि भाई अच्छा 40,000 का तो पैकेज होना चाहिए। अभी जितनी हमारी बहुएं हैं या बेटियां हैं या विमेन वर्ग है, मान लीजिए कि अगर सिटी में उसको गृहस्थी चलाने के लिए 8,000 मिलता है तो गांव में 5,000 तो मिलना चाहिए कम से कम। उस तरह से तो हम हिसाब करें। इसी तरह से जो उल्टे हिसाब करने की बात ये आ गई कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होनी चाहिए और गैप कहाँ हो रहा है, उस चीज को हम कैसे नियंत्रण कर सकें, और हम वहां पे अगर कुछ नहीं है तो हम और व्यवसाय कैसे कर सकें। और ये भी है कि अगर हमारे पास उसके लिए कितना कितना कितनी खेत चाहिए, कितना उत्पादन हो रहा है। एक इसमें एक आखिर में ये बात भी हम कहना चाहेंगे, क्योंकि कम्युनिटी और इसकी बात आई है, एक बात हम निश्चित कर लें कि अभी जैसे बड़ा उत्साह की बात है कि अपने मंत्री जी ने भी ये बात कही, स्थान विशेषता, और हम भी चल रहे हैं, राज्य सरकार भी चल रहा है ना, एक एक जिले का एक विशिष्ट उत्पादन। तो अगर हम जमीन पे अपने आए, हम अपने खेत पे आए, हमारा खेत 20 नाली है, 50 नाली है, जितना भी है, हम बाजार से कितने दूर हैं। हमारे पहाड़ में किलोमीटर में बात नहीं होनी चाहिए, हमारे पहाड़ में ये बात होनी चाहिए कि भाई सड़क तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। भाई अगर हल्द्वानी बाजार है या अगर रामनगर बाजार है या अगर देहरादून बाजार है, विकासनगर बाजार है, भाई कितने घंटे में पहुंचेंगे। ये चीजें तो हमें ध्यान करना है ना। और अगर हम ये चीजों को, और फिर हम जो भी उत्पादन कर रहे हैं उसका लाभ ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसका लाभ कहाँ से मिलेगा। उसका लाभ तभी मिलेगा ना जबकि बाजार में उस चीज की जरूरत होगी। तो हम कई बार बड़े अपना सोचना शुरू करने के लिए, ट्रिगर करने के लिए कहते हैं कि हमको बताया किसने कि आप ये खेती करो, किसने बताया। घर की अगर खेती है, हमें अपने चाहिए, हम ठीक है हम उगा रहे हैं, लेकिन जब हम बाजार के लिए उगा रहे हैं तो बाजार के उगाने के लिए तो हमें देखना पड़ेगा ना कि बाजार की में उसकी जरूरत है कि नहीं है, और अगर उसकी जरूरत नहीं है तो किस चीज की जरूरत है। और उसकी जरूरत ही एक चीज नहीं होती है उसकी जरूरत। उसकी जरूरत है तो क्या क्वालिटी की जरूरत है, उसकी जरूरत है तो क्या टाइम टेबल की जरूरत है। आप एक चीज देखिए
हमें कोई चीज निरंतरता में चाहिए। हम गेहूं, चावल, अनाज को बोरे में रख सकते हैं, 3 महीने बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, 6 महीने बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के जगह पे कई चीजें हमें निरंतर चाहिए। दूध हमें रोज चाहिए, तो वो निरंतरता बहुत आवश्यक है। इसी तरह से तीसरी चीज ये आ गई कि क्या क्वालिटी चाहिए। तो ये सारी चीजें जब हम बाजार की बातें नहीं देखेंगे तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमें बाजार में उसका दाम नहीं मिलता। उसके अलावा फिर तीसरी बातें जो आजकल वो ये भी चल रहा है, काफी इस पे व्यवधान भी चल रहा है कि बाजार का संगठित होना, हमें अपने संगठित होना। हम आपको एक उदाहरण बताएं, चंपावत में एक बार हमने एक गाड़ी करी और हमारे कई लोग थे, किसान लोग थे, हल्द्वानी जाएंगे बाजार, हाँ हल्द्वानी जाएंगे, करीब 20-25 हजार 30 हजार जितना भी लगा, गाड़ी में सामान गया, वापस आए। 2-3 बच्चे थे, 2-3 लड़कियां थी, 1-2 दादाजी भी थे, दाजू भी थे। वापस आए तो हमने पूछा कि भाई क्या रहा, तो उन्होंने कहा कि साहब हम लेट हो गए। पहला जो सारा जो 30 हजार रुपये खर्च हुआ उसका पूरा का पूरा फायदा मिल गया जब लोगों ने आकर के बोला कि साहब हम लेट हो गए। मतलब बाजार में अगर जाना है तो हमें तो सबसे पहले जाना है ना। अगर हम लेट पहुंचे तो हमें तो उसका भाव नहीं मिलेगा। तो जो हमारा उत्पादन है, देखिए जो हमारी क्षमता है वो उत्पादन में कैसे कन्वर्ट हो, जो उत्पादन में कन्वर्ट हो उसमें नुकसान ना हो, और जो उत्पादन में कन्वर्ट हो वो प्रोडक्ट के रूप में कैसे आए। अब ये कागज नहीं है, ये तो प्रोडक्ट है ना, ये तो पैड है, ये लिखा हुआ है आप और हम, मास्क बना हुआ है, ये कागज कपड़े का टुकड़ा तो नहीं है, ये तो उत्पादन आ गया, उत्पादन से ये कमोडिटी आ गई और उसका फिर दाम, तो उसका दाम तो तभी होगा ना जबकि हम समय से पहले जाएंगे, और नहीं तो कौन पूछेगा। तो सारा का सारा लाभ और सारा का सारा हानि उसी में आ जाता है। दूसरा आपको उदाहरण बताएं, उत्पादन की क्षमता हर जरूरी आवश्यक नहीं है, ये हम चूंकि काफी बड़ा परिवेश है अपने इस कार्यक्रम का, तो हम एक और आपको ये बता रहे हैं कि जो उत्पादकता है, जो अपनी क्षमता है खेत की, मड़ुआ हम सब जानते हैं, मड़ुआ, रागी, जो भी कहिए उसको, हमने अपने सब लोगों के साथ बैठ करके उनके मेड़ पे, उनके छानी पे, उनके घर पे ये बात किया कि अच्छा भाई ये क्यों लगा रहे हैं। हमारी क्या, हम में से काफी लोगों को इंटरनेशनल डेटा भी पता है। लोग छूटते ही कहते हैं कि अरे चीन में तो इतना उत्पादन हो रहा है, अमेरिका में इतना उत्पादन हो रहा है, अर्जेंटीना में इतना उत्पादन हो रहा है, हमारे यहाँ क्या हो रहा है। हमारा जो सबसे अधिक उत्पादन का लुधियाना जो एक वो होता था, जिला होता था, उसकी गेहूं की उत्पादकता 35-40 कुंटल के बीच में होती थी। और कहीं का आप डेटा, अरे 65 कुंटल गेहूं हो रहा, हम तो बेकार ही, हम तो क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली अगर आप देखिए तो हम जुताई कर देते हैं, दाना छीट आते हैं, हम ये नहीं देखते, क्योंकि वो हमारी शायद मजबूरी भी है या आदत भी है कि भाई कोई खेत बिना जोते नहीं रहना चाहिए। अरे क्यों नहीं रहना चाहिए, अगर उसमें आप घास लगा दें, अगर उसमें आप उसको वैसे ही छोड़ दें, परती छोड़ दें या चराई के लिए छोड़ दें, तो उसकी उत्पादकता बढ़ जाएगी। आवश्यक नहीं है कि हर एक खेती में जहां पे कि अगर उसकी उत्पादकता कम है उसकी फिर हमने जुताई करी। तो हमने ये देखा, मुड़ुआ की बात हो रही थी कि 18 क्विंटल से 20 क्विंटल मुड़ुआ अगर हो जा रहा है तो लाभ है। अगर 15 से 18 क्विंटल के बीच में जा रहा है तो चलिए बराबर है, ज्यादा न लाभ है न घाटा है। 15 क्विंटल के अगर कम मड़ुआ हो रहा है तो अपने घर से जा रहा है, आप उसका हिसाब किताब तो करिए भाई। अब धड़ाधड़ हम बड़े होशियार हो गए हैं, चाहे हम गांव में हैं, चाहे दादी हैं, चाची हैं, ताई हैं, जो हैं, हम तुरंत अपना मोबाइल चेंज कर देते हैं। अरे जियो वाला सस्ता आ रहा है, इसका अच्छा रेट है। तो भाई ये सब चीजें तो हमें अपने खेती बाड़ी में भी तो लानी पड़ेगी ना। तो अगर हम जो कल्प्रिट है, जो घाटे वाली चीज है, वो ये मान लीजिए कि जैसे अभी हम एक क्लास में हम पढ़ करके आए, आज हमारे 5 मित्र हैं और पांचों मित्र की नौकरी लग गई, एक बेचारा 12,000 कमा रहा है, एक 65,000 कमा रहा है, एवरेज तो कम हो जाएगा ना। तो आप भी कहेंगे अरे नहीं नहीं, वो 2 जो थे ना साथ में, उनको 10-10-12,000 ही मिलता था, उसके वजह से हमारा आमदनी कम हो गया। कुछ और करें जहां संभावना है। तो इसी तरह से ये जो उत्पादकता है, ये इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। फिर करें क्या, ऐसा नहीं है। आप ये देखिए कि अगर हम चारे की फसलें हैं,
फूल की खेती है, हर्ब्स हैं, सवेरे अभी गोपेश्वर की और ऊपर के अभी बात हो रही थी, तो हम इन व्यवसाय में जाएं। फिर आप कहेंगे कि इन व्यवसाय में जाकर के बिकेगा कहाँ, हम थोड़ा लेकर के बैठ जाएंगे तो नहीं। ये हमें तो संपर्क करना है ना। हम हर एक चीज के लिए जाते हैं, बात करके आ जाते हैं, चाय पी के आ जाते हैं, हालचाल पूछ के आ जाते हैं, अपने मतलब की बात नहीं करते। तो अगर हम अपने मतलब की बात करें, तो अगर हम बैंक में जाएं, कहीं जाएं, किसी अधिकारी के पास जाएं, देखिए हम भी नौकरी करते थे कल, नौकरी सबको करनी है, खेती बाड़ी भी सबको करनी है और अपना अच्छा रिजल्ट भी सबको आना है। अभी अगर सेक्रेटरी तराजू लगा दिया, या जो भी हम कहते हैं, और तुरंत उसका दाम 46 रुपए और 67 रुपए और आगे और बढ़ गया, 100 रुपए तक चला गया। क्यों? अरे कोई ले जा रहा है, वो खाली वो देख करके ही दाम बढ़ गया। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। इसके अलावा बीच में अगर आप देखें तो अगर कोई भी हमारी यूनिट आ जाती है, जैसे अब यंत्रीकरण की बात हो रही थी, तो हमें मोटर चाहिए, हमें ये हनी एक्सट्रैक्शन का है, वही हनी अगर वही शहद अगर हमें ऐसे साधारण हम करें और अगर हम उसकी बॉटलिंग करें, और ये बहुत साधारण चीज है, 15 से 20 नहीं, ये करीब 2-3 लाख के करीब का ये यूनिट है पूरा का पूरा। ये हिमाचल में लगा हुआ है, हम ही लोगों के सानिध्य से लगा है। और ये एक छोटा सा जो आप देख रहे हैं, इसमें सब लोगों की सामंजस्यता है। शेड है, सेल पॉइंट है, और कुछ नहीं, कोई विशेषता नहीं है खास। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि गांव के हमारे लोग, उन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया। हमारे राज्य के जो कोऑपरेटिव असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव महोदय थे, पीछे एक वो बिल्डिंग देख रहे हैं, वो सब टूट ही रहा था, वो कुछ नहीं बचा था उसमें, उन्होंने सहयोग दिया और ये सब होकर के एक सेल पॉइंट बना। और बाद में अब लोग पूछने लगे कि भाई कहाँ है, क्या है। तो कुछ करने की जरूरत है, सीधी सी बात। सहायता की कोई कमी नहीं है, प्रोग्राम्स की कोई कमी नहीं है, और टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है। तो ये कुछ चीजें थी। एक हम आखिर में क्लाइमेट चेंज की बात बहुत आती है, तो क्लाइमेट चेंज की जो बात अगर हम देखें, ये आगे है बेटे, आगे वो, थैंक यू। तो क्लाइमेट चेंज में ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, और समस्या है भी, क्योंकि हमारे हिमालय में कई जगह बहुत वल्नरेबल है। तो आप एक चीज देखें कि हर एक चीज के प्रोटेक्शन का काम होता है। डॉक्टर साहब इसके लिए भी है, चलिए बात कर लेंगे। हैबिटेट प्रोटेक्शन का भी हमें काम होना है। हैबिटेट जो कंटूर है ना, आप हम उत्तराखंड में किधर से भी किधर जाए, शहर फाटक का नाम आपने सुना होगा, और अल्मोड़ा से शहर फाटक से हल्द्वानी अगर उधर का सुना होगा। अगर आपने इधर का सुना होगा, तो अगर हम श्रीनगर से जाएं, क्रॉस करते हुए टिहरी डैम होते हुए आगे निकल जाएं, और टिहरी डैम से जो भागीरथीपुरम है उससे अगर हम रानी चौरी तक जाएं, ये जो क्रॉस रोड्स है ना, ये सारे अलाइंड हैं प्रॉपरली। और दिक्कत वहां पे है जहां पे कि हम नदियों के साथ अलाइंड है, तो उसको भी तो देखना पड़ेगा। उसको, जो हमारी संरचना है, जो हमारे आधारभूत चीजें हैं, उनके प्रोटेक्शन का भी काम देखना है। तो क्लाइमेट चेंज में उसकी बहुत आवश्यकता है। हुआ ये कि पहले स्टेबल होता था, इसलिए स्टेबल होता था कि पेड़ पौधे भी जमे हुए थे, बचे हुए थे, अब ज्यादा दिक्कत आती है। तो ये एक चीज है। और इसका 3 चीज हो गया ना। एक तो हमें इसका सिंक बढ़ाना है। सिंक कैसे बढ़ जाएगा? सिंक का मतलब ये हो गया कि जमीन कितनी संरक्षित रहे। अब जमीन संरक्षित रहे, हम सारे लोग पर्वत के हैं, पहाड़ के हैं। एक अगर खेत हमारा कटा कहीं पे भी, आप मान लीजिए कि वो कटा ही, वो उतना खेत तो गया, उसको कोई नहीं उबार सकता। उतनी मिट्टी लाएंगे कहाँ से? और आज हमारी हम लोग थोड़े अलग अलग भी हो गए ना, घर में भी अलग हो गए हैं, समाज में भी अलग हो गए हैं।
तो ऊपर के खेत वाला, टेरेस वाला कहता है कि वो नीचे वाला संभाले, नीचे वाला कहेगा कि ऊपर वाला करे कौन। आप देखिए हमारे यहाँ के जो तीज त्योहार होते थे वो इससे संबंधित होते थे। चैत्र के टाइम पे आपको कई जगह, कई गांव में अगर आप देखें अपने घरों में, डोल बांधने की बात या सब अपने साथ में जाते थे, मजबूत करते थे मेड़ों को, और ये सारी चीजें होती थी। तो हम लोग इतने बिलायती क्यों हो गए? रहना तो हमें यही है, बिलायती लोग अब हमारे पास आ रहे हैं सीखने के लिए चीजें। तो हमें अपनी चीजों को तो संभाल के रखना पड़ेगा, और एक बार अगर कहीं पे ये नुकसान हुआ पर्यावरण का, वो सुधरता नहीं है, कभी नहीं सुधर सकता, वो वापस आ ही नहीं सकता। आप अगर इतना पैर बराबर भी अगर कहीं गड्ढा हो गया, खेत कट गया इतना, आप भर लो वहां पे, आपको अंदाज नहीं होगा कि कितने ट्रैक्टर ट्रॉली उसमें मिट्टी जाएगी। तो इट इज ए परमानेंट लॉस। तो एक वो चीज है, और दूसरी ये है कि हम जो विशिष्टता है अपने खेत की, अपने जगह की, उसको ध्यान करें। आपको एक छोटी सी बात बताएं विशिष्टता की, कि अगर हम हर एक चीज का एक मेजरमेंट होता है ना, एक नाप होता है कि नहीं भाई इससे आगे नहीं। हम लोगों ने पढ़ाई की अभी तक, ज्यादा नंबर आया तो अच्छे उसमें सब्जेक्ट में आ गए, कम नंबर आया तो थोड़े कम सब्जेक्ट में आ गए। तो उसी तरह से वही चीज हमें अपने कार्यकलाप में भी देखनी है, खेतीबाड़ी में भी देखनी है, ठीक है ना। और कंटिजेंसी में अभी तो बहुत अच्छा हो गया। ये क्लाइमेट चेंज में चूंकि ये काफी बड़ा मंच है और काफी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी है, तो एक चीज आप देखें, हम अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में क्लाइमेट चेंज के मामले में अच्छे हैं बहुत से देशों में, और उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो सोलर अलायंस का है, और भी कई चीजों का है। और उसमें जैसे कि अभी तक 2 डिग्री का था कि 2 डिग्री तक कैप होना चाहिए, उसमें तो हम बहुत ठीक थे। अभी जो है वो कैप फिर से अब 1.5 डिग्री हो गया है, क्योंकि 2 डिग्री में जो मार्जिनल, जितने मार्जिनल लैंड है या जो लोग हैं, उनको बहुत मुश्किल होने वाली है। तो ये 1.5 डिग्री में हमें बहुत से प्रयास करने पड़ेंगे इसके लिए। ये एक खबर है, और इससे करीब करीब काफी वर्ल्ड वाइड करीब 42 करोड़ लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। चलिए हम इसी के साथ हम ये अपनी बात बंद करते हैं, क्योंकि अपने इस वर्तमान में जो जीवन यापन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और हम ये मान लें, जैसे सुबह भी ये बात हुई शिक्षा में कि भाई खेतीबाड़ी की बात क्यों नहीं हो सकती, माननीय सेक्रेटरी जी ने भी कहा कि भाई इसका ज्यादा तवज्जो होना चाहिए। खेतीबाड़ी में, आज की खेतीबाड़ी में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। देखिए खाली जुताई करके, पौधे लगा करके और फसल हो गया डॉक्टर साहब, खाली फसल लगा करके फसल बोने का ही काम नहीं है, उसके पहले का काम है। बीज से लेकर के मशीन हमारा ठीक है कि नहीं है, सर्विस अगर हम लोग प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की और पॉली हाउस कल्टीवेशन की बात करते हैं। अरे पॉली हाउस ठीक करने वाला भी तो कोई होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हम बागवानी की बात करते हैं, ये बताइए हमारे यहाँ प्रूनिंग करने वाला कौन है, हमारे यहाँ लेयरिंग करने वाला कौन है? तो ये सारे जीवन यापन के साधन हैं। आप देखिए, आप नौगांव चले जाइए, अपने नौगांव के ऊपर नीचे कहीं पे भी, नैन बाग के आगे चले जाइए, आप देखिए किस तरह से वो बूटी बांधते हैं। और ये आते हैं हिमाचल से और कश्मीर से बच्चे, 3, 4, 5 का ग्रुप आता है, वो धड़ाधड़ उन्होंने 200, 300, 500 बांधे और लेकर के निकल गए। वो भी तो उनका जीवन यापन है, दूसरे राज्य से चले आ रहे हैं हमारे यहाँ। तो जीवन यापन की बहुत संभावनाएं हैं। इन्हीं सब चीजों के साथ हम अपने ऑर्गेनाइजर महोदय का स्वागत तो खैर हम क्या करेंगे, हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और एक ये चित्र आखिर में हम दिखाना चाह रहे थे, शायद इसमें से आप लोग कुछ पहचानते भी होंगे। ये जब तक सब लोगों की दोस्ती नहीं होगी ना, तो काम होता नहीं है। वैज्ञानिक भी होना है, डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं इसमें, चीफ सेक्रेटरी साहब उस समय जो थे डॉक्टर टूलिया वो थे, और प्रदीप टमटा साहब थे जनप्रतिनिधि के रूप में और अपने एमपी के रूप में। तो कहने का मतलब ये कि जब तक सब एक साथ नहीं मिल करके चलते, वो चीजें, कहानी आधी अधूरी रह जाती हैं और चीजें होती नहीं हैं। धन्यवाद। इसके साथ शायद हम कुछ पॉइंट्स कह पाए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि आज ये कार्यक्रम थोड़ा सा लेट चल रहा है
और इसकी वजह से जो है हमने बहुत कोशिश की थी कि जो एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव है वो एक्यूरेट 3 बजे स्टार्ट हो जाए, और हमारी जो टीम है वो 3 बजे उसने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमारा जो लंच ब्रेक था, हमने लंच ब्रेक को भी हमने प्रोग्राम के अंदर शामिल कर दिया। इसलिए जो है थोड़ा सा जो है समय का थोड़ा सा अभाव है। तो मैं जो हमारे जो अगले जो भी स्पीकर्स हैं जो मैं जिनको बुलाने जा रहा हूँ, मैं सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि प्लीज जो है जो 10 मिनट का सेशन लें प्लीज, क्योंकि 10 मिनट से ज्यादा में फिर जो ना वो लेंदी हो जा रहा है, और फिर जो ना अगले जो सेशंस हैं वो बहुत फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो मैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर BS नेगी साहब जुड़े हुए हैं, जो इस समय एडवाइजर हैं और नैब ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपीडा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली से जुड़े हुए हैं। मैं BS नेगी साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपना क्योंकि वो जितने भी ऑर्गेनिक जो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी हैं उनकी भी एक नियामक संस्था है, उसके एडवाइजर हैं ऑर्गेनिक के, और वो हमारे उत्तराखंड के हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर भी रह चुके हैं, तो उनका बहुत ज्ञान है यहाँ के बारे में, और उनको कुछ बहुत जानकारी है। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा बहुत कम समय लें प्लीज। धन्यवाद स्थाना जी। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने जो हमें इसमें प्रोग्राम में शामिल होने का मौका दिया। टेक्निकल कुछ बातें तो श्रीवास्तव साहब ने बता दी हैं। मैं क्योंकि नेशनल लेवल पे हूँ एपीडा में, तो मैं थोड़ा सा एक जनरल सिनेरियो बताऊंगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे इसका वो शुरू हुआ था और कितना मतलब वर्ल्ड में और नेशनल लेवल में कितना प्रोडक्शन है, और थोड़ा हिमालयन स्टेट्स के बारे में भी बताऊंगा। एक्चुअली में जो अब ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में FSSAI ने जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी एक्ट के हिसाब से 2018 में अपने जो बनाया है, उसके हिसाब से कोई भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है वो अब तब वही आदमी प्रोड्यूस कर पाएगा, सेल कर पाएगा जिसके पास एक लाइसेंस होगा FSSAI का, और वो लाइसेंस होना चाहिए। अगर वो एक्सपोर्ट करता है तो नेशनल NPOP होना चाहिए, और अगर डोमेस्टिक मार्केट में उसको सेल करता है तो उसके पास PGS का सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। और अब मैं ये 2 सिस्टम है इसमें सर्टिफिकेशन के, बिना सर्टिफिकेशन के कोई आदमी ऑर्गेनिक प्रोड्यूस को मार्केट में सेल नहीं कर सकता है, उसको अदरवाइज वो पेनल्टी लग जाएगी उस पर। अब NPOP ये है कि 2001 में एपीडा ने ये प्रोग्राम शुरू किया था, नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, जो कि मात्र 42,000 हेक्टेयर से शुरू हुआ था। आज 2019-20 में ये 36 लाख हेक्टेयर के आसपास जो है ये एरिया सर्टिफाइड है, जो कि ट्रेसनेट के माध्यम से। और भी कई एरिया होगा जो सर्टिफाइड नहीं है, और लगभग 27.45 लाख मैट्रिक टन ऑर्गेनिक प्रोड्यूस इंडिया में आज की डेट में पैदा किया जाता है, जिसमें कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटका है, उत्तराखंड भी 8वें-9वें नंबर पे आता है। उत्तराखंड में लगभग 42,000 हेक्टेयर में सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है, और लगभग 35 या 36,000 मैट्रिक टन उत्तराखंड में जो है सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोड्यूस उत्पादन किया जाता है। दूसरा मैं ये कहता हूँ, वर्ल्ड के बारे में शायद अभी मैं नहीं बताऊंगा, टाइम कम है। अब मैं आता हूं कि इंडिया में जो मार्केट है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस का, वर्ल्ड में तो लगभग $100 बिलियन US का मार्केट है। इंडिया में अभी ऑर्गेनिक का लगभग 8,500 करोड़ का मार्केट है, जिसमें से लगभग 5,000 करोड़ जो है एक्सपोर्ट होता है, और बाकी जो है 3,500 करोड़ के आसपास जो है ये डोमेस्टिक मार्केट में इसका सेल होता है। ये जो डोमेस्टिक लेवल पे एक भारत सरकार कृषि मंत्रालय ने एक बहुत फ्लैगशिप स्कीम PKVY परंपरागत कृषि विकास योजना लागू की है, जिसके अंतर्गत किसानों को प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए 3 साल में अनुदान भी दिया जाता है, और इसके तहत जो प्रोड्यूस होता है उसको PGS सिस्टम में सर्टिफिकेशन किया जाता है, जो कि कृषि मंत्रालय का एक सेंटर है, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो गाजियाबाद में स्थित है। वो इसको
इम्प्लीमेंट करता है। उत्तराखंड में भी इसमें लगभग 39,000 नहीं 3,900 क्लस्टर्स ऑर्गेनिक के हैं, जो माननीय मंत्री जी भी कह रहे थे। और लगभग जो है इसमें मेरे ख्याल 1 लाख या 2 लाख के आसपास एरिया उत्तराखंड में इसका कवर किया जा रहा है। पूरे देश में देखा जाए तो PKVY में आज 2019-20 तक 6,19,000 हेक्टेयर एरिया कवर किया जा चुका है और 15,47,000 फार्मर इससे अभी PKVY में जुड़े हुए हैं। अब अगर हम हिमालय राज्यों की बात करें तो सिक्किम एक ऐसा प्रदेश है जो 2016 में पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक घोषित हो चुका है। इसमें 75,000 से ज्यादा हेक्टेयर एरिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाता है। नेक्स्ट जो है इसमें मेघालय है, जिसमें 45,000 हेक्टेयर में ऑर्गेनिक खेती की जाती है। उत्तराखंड में लगभग 43,000 हेक्टेयर में की जाती है। जम्मू कश्मीर में 30,000 हेक्टेयर के आसपास इसमें ऑर्गेनिक खेती की जाती है और हिमाचल में लगभग 12,000 हेक्टेयर में ऑर्गेनिक खेती की जाती है। इसके बाद ये है कि इसमें मुख्य रूप से जो हम उत्तराखंड में मेरे ख्याल से विनय कुमार बैठे हैं, वो ज्यादा बता पाएंगे। उत्तराखंड से बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं ऑर्गेनिक जो प्रोड्यूस है उसका एक्सपोर्ट के लिए। बिकॉज अगर हम बात करते हैं कि किसानों की जो आय अगर दुगनी करनी है, उसमें एक्सपोर्ट अगर हम करें तो किसान को 2 गुना नहीं, इसका 4 से 6 गुना भी जो है लागत मूल्य इसको प्राप्त हो सकता है। तो किसानों की आय जो है इससे बढ़ सकते हैं। और उत्तराखंड से जो मुख्य रूप से आज की डेट में ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट होता है, उसमें बासमती राइस है, मिलेट्स हैं और हनी है। ये चीजें अभी मुख्य रूप से एक्सपोर्ट की जाती हैं। अब मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि क्या क्या है। माननीय मंत्री जी भी अगर बैठे होंगे तो जो कुछ एक्शनेबल पॉइंट है ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। एक बात मैं कहना भूल गया कि जब नेशनल लेवल पे ऑर्गेनिक का काम शुरू हुआ तो उत्तराखंड पहला राज्य था जिन्होंने 2003-4 में 2 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म स्टेब्लिश की थी। एक उत्तराखंड ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड और दूसरा उत्तराखंड सीड एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी उसका। ये पहला राज्य था। तो उत्तराखंड आज भी नेशनल लेवल पे ऑर्गेनिक के मामले में अपना एक बहुत बढ़िया स्थान रखता है और लोग काफी विश्वसनीयता भी है। जो उसका है वो पूरे देश में NPOP में जो थर्ड पार्टी प्रोसेस सर्टिफिकेशन होता है उसमें 31 है। मैं ये बताना भूल गया कि नेशनल लेवल पे 31 एजेंसी है, जिसमें उसका का जो है रेपुटेशन बहुत अच्छा है। ये लगभग 13-14 राज्यों में सर्टिफाई करते हैं, जो कि एक्सपोर्ट होता है जिससे जो है। अब मैं थोड़ा ये बताना चाहूंगा कि इसको ऑर्गेनिक फार्म उत्तराखंड में क्योंकि स्मॉल लैंड होल्डिंग है, स्कैटर्ड है, तो क्रॉप स्पेसिफिक क्लस्टर डेवलप करने की जरूरत है, जो कि ऑलरेडी कर रहे हैं। उत्तराखंड में ऑलरेडी हो रहा है और FPO बनाने की आवश्यकता है। उनको ट्रेनिंग देना है, सर्टिफिकेशन जरूरी है, क्योंकि जब मैंने कहते हैं FSSAI के हिसाब से अगर आपका सर्टिफाई नहीं होगा, चाहे वो PGS में हो चाहे वो NPOP में हो, तो कोई भी आदमी इसको बेच नहीं सकता। लेकिन अभी FSSAI का एक टेक्निकल कमेटी बनी है जिसमें मैं भी उसका एक मेंबर हूं। उसमें ये है कि जो स्मॉल फार्मर है, वैसे उसमें एक एक्सेप्शन है कि जो स्मॉल फार्मर है वो इसको बेच सकता है, लेकिन स्मॉल फार्मर ये कहते हैं कि वो डायरेक्टली कहाँ इसको सेल करें। तो इस समय अभी जो सेकंड थॉट चल रहा है कि जो बीच में ट्रेडर है उसको भी सर्टिफाई किया जा सकता है, ताकि मतलब वो एग्रीगेट करे छोटे छोटे किसानों से। जैसे आपने देखा होगा देहरादून में भी 2-3 ऑर्गेनिक मार्केट लगते हैं, जहां पर कुछ लोग हैं जो माल देवता से, उधर नरेंद्र नगर से अपना सामान बहुत सारे किसानों से लेके आते हैं और वहां पर बेचते हैं। तो इसमें भी चल रहा है, एक विचार ऑलरेडी चल रहा है। उसके अलावा जो रॉ प्रोडक्ट के अलावा, तो अगर वैल्यू एडेड और प्रोसेस्ड अगर प्रोडक्ट को हम मार्केट में लाएं या उसको एक्सपोर्ट करें, तो उससे आदमी उसको किसान को ज्यादा फायदा हो सकता है। इनपुट असिस्टेंस ऑलरेडी मिल रही है। इंटीग्रेटेड पैक हाउस और प्रोसेसिंग यूनिट प्लस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी इसमें अगर किसानों को दी जाए
तो उससे किसानों को काफी फायदा हो सकता है। पेरिसेबल्स के लिए कोल्ड चेन विद रेफ्रिजरेटेड वैन की आवश्यकता है और मार्केट लिंकेजेस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हिसाब से इंश्योर करने की आवश्यकता है। और जो सबसे बड़ी चीज है वो मार्केटिंग के लिए ब्रांडिंग, निच प्रोडक्ट का ब्रांडिंग, जैसे हमारा देहरादून का बासमती है या बहुत सारे, जैसे उत्तराखंड का एक दो ही उत्तराखंड में जीआई प्रोडक्ट है, एक बासमती ऑर्गेनिक बासमती और दूसरा जो है वहाँ का तेजपात भी एक दूसरा प्रोड्यूस है जो कि जीआई है उत्तराखंड में। केवल दो ही चीज है, बासमती एंड तेजपात। तो तेजपात को ये जो एचआरडीआई है या कैप है या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हिसाब से इसको बड़े क्लस्टर्स में अगर इसका उत्पादन किया जाए तो इसको मतलब विदेशों तक इसका एक्सपोर्ट किया जा सकता है और हमारे किसानों को जो है अच्छी इसकी वो लागत मिल सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ में आपका धन्यवाद पुनः। बहुत बहुत धन्यवाद बीएस नेगी साहब। नेगी साहब को आप जरा म्यूट कर दीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग और हमारे स्टेट के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी, बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन दी, बहुत ही आवश्यक इंफॉर्मेशन दी और बताया यूसोसा के बारे में भी और ऑर्गेनिक बोर्ड के बारे में भी, किस तरह से उनकी जो रेपुटेशन है वो और किस तरह से उनका जो है पूरे देश के अंदर हम लोग जो हैं, जो 15 लोग हम राज्य हैं उनमें गिने जाते हैं। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे यहाँ हमारे बीच संजीव श्रीवास्तव जी हैं मौजूद हॉल में। संजीव श्रीवास्तव जी, संजीव श्रीवास्तव जी नहीं है, कोई नहीं। मैं अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको हम, ये जो हमारा सेशन था फ्यूचर एग्रीकल्चर इन माउंटेन प्रोस्पेक्ट्स फॉर ऑर्गेनिक हब इन एशिया पैसिफिक रीजन विद ट्रेडिशनल फार्मिंग, इसको आगे बढ़ाने से पहले जो है ना, हम अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इन माउंटेन रीजन ए कोऑपरेटिव अप्रोच विद न्यू टेक्नोलॉजी को हम स्टार्ट करें। और मैं हमारे इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए आनंद एडी शुक्ला साहब हैं, एडिशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर स्टेट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मैं उनको आमंत्रित करूं। मैं उससे पहले जो हमारे कन्वीनर हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि एक स्टेट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की एक सक्सेस स्टोरी की एक वीडियो मैंने उनको दी है, अगर वो उसको चला दें तो मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा। और मैं हमारे बीच में हमारे ईटानगर से, अरुणाचल प्रदेश से प्रोफेसर साकेत कुशवाहा जुड़ गए हैं, जो वाइस चांसलर हैं राजीव गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो एग्रीकल्चर की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है नॉर्थ ईस्ट की, उसके वाइस चांसलर हैं। वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो ना इस प्रोग्राम के अंदर जो है जुड़ने के लिए आपने समय दिया। और चूंकि ये प्रोग्राम हमने स्पेशली पूरे हिमालयन रीजन को हम इसमें हमने जोड़ा है, सारे पूरे नॉर्थ स्टेट और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और जो हमारे जो सेंट्रल हिमालयन स्टेट है, सब जुड़ी हुई हैं इसमें। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी जो बात है, यहाँ की बात जो हम देहरादून में सेंटर बना के बात कर रहे हैं, ये पूरे नॉर्थ ईस्ट तक भी जा रही है। तो मैं साकेत कुशवाहा साहब का भी स्वागत करता हूँ और अमित जी से करता हूँ। अमित जी प्लीज जरा वो अगर वीडियो चल जाए तो।
There is no audio.
बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, थैंक यू सो मच ये वीडियो दिखाने के लिए। अब मैं जो हमारा अगला सेशन है वो है अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के ऊपर है। मैं हमारे बीच में यहाँ पर जो हॉल के अंदर जो हमारे अतिथिगण बैठे हुए हैं उसमें हमारे राज्य के कोऑपरेटिव सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम साहब, जो एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज और अलाइड एक्टिविटीज जितनी भी हैं एग्रीकल्चर की, वो सभी उनके सबके विभागों के सचिव हैं। और साथ ही जो हमारे उत्तराखंड में किसानों की आय को दुगना करने के लिए जो भारत सरकार द्वारा एक अभिनव जो परियोजना पूरे देश के अंदर एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आवंटित की गई है राष्ट्रीय सहकारी निगम द्वारा, स्टेट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, वो भी उसके भी आप ही के निर्देशन में और आप ही की गाइडलाइन में और आप ही ने उसको योजना को इस धरातल पर उतारने का कार्य किया है, वो यहाँ मौजूद हैं। उनके साथ हमारे जो एडिशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं स्टेट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के मिस्टर आनंद एडी शुक्ला साहब, वो यहाँ मौजूद हैं। और हमारे फिशरीज डिपार्टमेंट के डायरेक्टर श्री पुरोहित जी यहाँ मौजूद हैं। और डेयरी डिपार्टमेंट से जयदीप अरोड़ा जी जो हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और हमारे यहाँ पर गोट एंड शीप फार्मिंग के हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अविनाश आनंद जी, वो यहाँ मौजूद हैं। और हमारे जो आईसीआर की जो लैब अल्मोड़ा में स्थित है उसके अनिल कुमार श्रीवास्तव जी जो अभी रिटायर हुए हैं एज ए डायरेक्टर, वो यहाँ मौजूद हैं। और सब लोग यहाँ मौजूद हैं। और हमारे साथ अब हमारे साथ और बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो बाहर से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे से शुरू करने के लिए मैं मिस्टर आनंद एडी शुक्ला साहब से निवेदन करूंगा कि वो प्लीज इसको कंटिन्यू करें। प्लीज आनंद एडी शुक्ला साहब। धन्यवाद अस्थाना जी। सबसे पहले मैं मंच पर आसीन हमारे सचिव सहकारिता साहब और साथ ही अधिकारीगण जो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, वर्चुअली जो भी अलग अलग राज्यों से एक्सपर्ट्स इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। कोऑपरेटिव का जो ये सब्जेक्ट अस्थाना जी ने रखा है, अस्थाना जी को साधुवाद। वास्तव में जिन पर्वतीय राज्यों में हम कार्य कर रहे हैं, बिना सामूहिक भागीदारी के, बिना सहभागिता के और बिना सहकारिता के यहाँ पर जीवन संभव ही नहीं था। यहाँ पर जीवन संभव ही नहीं था। इसको आप करिए। सामूहिक सहभागिता और भागीदारी का जो प्रतिमान विषम भौगोलिक परिस्थितियों में स्थापित किया जाता है, उसको हम वास्तविक रूप से अपने हिमालयी पर्वतीय राज्यों में ही देख सकते हैं। उत्तराखंड गठन के पश्चात विगत 20 वर्षों में लगातार इस चीज की आवश्यकता महसूस की जाती रही कि जो प्राकृतिक आपदाएं हम झेल रहे हैं या पलायन झेल रहे हैं, एक विषम भौगोलिक परिस्थितियों में कार्य करने की जरूरत है यहाँ पर। उसको दृष्टिगत रखते हुए जो दो मेन जो मुख्य रूप से जो चैलेंजेज हैं, वो कृषि का निरंतर बंजर खाली छोड़े जाना, और साथ ही साथ जो यहाँ पर ऐसे लोग जो कि बाहर जा करके बहुत ही निचले स्तर का कार्य करने के लिए मजबूर हैं, जबकि उनके पास इस तरह का प्राकृतिक संसाधन यहाँ पर मौजूद है।
उसको फेस करने के लिए कल्पना की गई और विगत 2.5 वर्षों से उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। सचिव सर के निर्देशन में एक हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट कंसीव किया और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से और भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से उसको यहाँ पर लॉन्च किया गया है। उसका अलग से कार्यक्रम निर्देशालय है। अभी एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यहाँ शुरू की गई है, उसकी वानगी आप लोगों ने देखी है अभी इसके पूर्व में जो वीडियो यहाँ पर दिखाया गया। इसी तरह से करीब करीब 22 कमोडिटी ऐसी हैं पूरे स्टेट की जिसपे हम लगातार काम कर रहे हैं और सब में निरंतर प्रगति आ रही है और अगले 1 से 2 साल के अंदर ही आपको इसी तरह की सफलता की कहानियां उत्तराखंड से निरंतर मिलती रहेंगी। जो 3 जो बेसिक प्रिंसिपल, जैसा कि अभी वीडियो में भी आपने सर ने आप लोगों ने देखा होगा कि सर ने उस पे इंगित किया है कि कारपोरेट कोऑपरेटिव पार्टनरशिप का एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जा रहा है उत्तराखंड में। बेसिकली होता क्या है कि अभी फार्म सेक्टर से बहुत सारे एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं और अभी 2 घंटे से जो भी यहाँ पर डिस्कशन हो रहे हैं उसमें आप लोगों ने इन चीजों को, इन चैलेंजेस को देखा और उसको सॉर्ट आउट करने के लिए माननीय कृषि मंत्री जी जिन्होंने इस कार्यक्रम को अभी इनॉग्रेट किया, उन्होंने भी इस चीज पे इंगित किया कि टेक्नोलॉजी और उन सारी चीजों को जोड़ने के साथ साथ जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है वो चैलेंज है कि हमारे पास दोनों सेक्टर्स में स्ट्रेंथ हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे ले आने की जरूरत है। जो फार्मर का स्ट्रेंथ है, उनके सामूहिक शक्ति का जो सुदृढ़ीकरण किया जाना है वो कोऑपरेटिव या सामूहिकता के आधार पे किया जा सकता है। दूसरा जो फंड अवेलेबिलिटी है वो सरकार के पास है, राज्य सरकार के जो स्कीम्स हैं उनमें है। इसके अलावा जो कारपोरेट सेक्टर है उसके पास एक्सपोजर भी है, टेक्नोलॉजी भी है और उनके पास वो स्किल है जिसमें कि वो वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो इन दोनों चीजों को अगर हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं और उस पर ले आते हैं तो निश्चित तौर पे इसके एक अच्छे परिणाम यहाँ पर आ सकते हैं और उसका कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट करके उसकी टेस्टिंग भी की जा रही है। जैसे कि एक अभी साइलेज के लिए आपने वानगी देखी, क्योंकि इसमें किसान ने मक्का उगाया, उसकी पूरी फसल को एश्योर्ड गारंटी के साथ साइलेज फेडरेशन ने उसको परचेज किया और अपने कारपोरेट पार्टनर के साथ मिल करके एक कंप्लीट वैल्यू चेन इंटर स्टेट एस्टेब्लिश की। इसी तरह से हम अदरक पे भी काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, सारे लोग बहुत सारे किसान भी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं उत्तराखंड राज्य के। अदरक पर चंपावत डिस्ट्रिक्ट में पारंपरिक तरीके से 1000 क्विंटल सीड का बुआई पिछले वर्ष किया गया था, जिससे कि इस बार हमारे पास वहां पर 6000 क्विंटल अदरक का बीज जो हमारा अपना स्थानीय बीज है और पारंपरिक तरीके से संरक्षित किया गया है कोऑपरेटिव सेक्टर में, वो वहां पर उपलब्ध है और हम इसी तरह के 4 क्लस्टर और डेवलप करने जा रहे हैं। पलायन आयोग के उपाध्यक्ष जी ने भी अभी हार्क का नाम लिया है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य में काम करने वाले जो भी वैल्यूएबल इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमारे इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। उनमें हार्क है, सुधा है, की कार्य किए जाने की आवश्यकता है, उसमें निरंतर हम प्रगति कर रहे हैं और लगातार ये प्रयास भी जारी है कि हम इन चीजों को जो हमारी सफलता की कहानियां हैं उनको हम निरंतर आगे बढ़ाएं। इस कार्यक्रम को आयोजित करना के लिए मैं अस्थाना जी को भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जब तक हम जो कार्य कर रहे हैं वो जिनके लिए किया जा रहा है उनके पास पहुंचाने का इस समय इस कोरोना और कोविड की विपरीत परिस्थितियों में ये सबसे सरल माध्यम है कि हम वर्चुअली भी उनके साथ जुड़े और जो आपने हाइब्रिड सेशन ये एस्टेब्लिश किया है उसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैं अब इस कार्यक्रम में मेरे पश्चात जो एक्सपर्ट हैं उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। अस्थाना जी, आप उनको आमंत्रित करें और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला सर। अब मैं आमंत्रित करूंगा प्रोफेसर साकेत कुशवाहा जी, वाइस चांसलर राजीव गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ईटानगर अरुणाचल प्रदेश से, कि वो उनको अमित जी मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज जरा उनको स्पॉटलाइट कीजिए और उनको उनकी जो साउंड है, उनकी जो वीडियो, उनको उसको अनम्यूट प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद साकेत कुशवाहा सर। आप आवाज सुन रहे हैं सर? आवाज नहीं आ रही है सर। अभी भी नहीं आ रही है लगता है सर। मैंने तो ऑन किया हुआ है। हेलो हेलो हेलो। नहीं, हमारे एंड पर कोई दिक्कत नहीं है सर। सर एक बार आप जो है डिस्कनेक्ट होकर दोबारा से एक बार जुड़िए। जब तक 1 सेकंड के लिए अगर आपके पास टाइम हो तो वो वीडियो चला सकते हैं जब तक दोबारा से लॉगिन हो रहे हैं। सर यहाँ से चला सकते हैं सर? एक टूरिज्म की वीडियो है, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने स्पेशल आग्रह किया है कि वो आपको दिखाएं वो वीडियो। यहाँ साउंड नहीं आ रही उसकी ना अभी हॉल में।
हेलो सर, ऑडिबल है अभी? हेलो क्या होगा? हेलो सर, अभी ऑडिबल है? क्या होगा? हेलो सर, अभी ऑडिबल है? ऑडिबल है, ऑडिबल है। ऑडिबल है। ऑडिबल है। ऑडिबल है। ऑडिबल है। थैंक यू सो मच। अब कार्यक्रम को पुनः आगे ले जाते हैं। एक बार देख लीजिए, अगर साकेत कुशवाहा सर अगर जुड़ गए हों तो। मैं जुड़ गया हूँ, नमस्ते। जुड़ गए हैं, साकेत कुशवाहा सर जुड़ गए हैं, उनको स्पॉटलाइट कीजिए सर। जुड़ गए हैं साकेत कुशवाहा सर, प्लीज सर। नमस्ते, आप सभी को मेरा संध्या का अभिनंदन, प्रणाम, नमस्ते। Thank you for this opportunity given to me, and we are also partner in the progress. And हम जो कंसोर्सिया है हिमालयन यूनिवर्सिटीज का, हम उसमें भी पार्टनर हैं। अपनी बात बड़ी थोड़ी में कहना चाहूँगा, लेट मी स्पीक लिटिल, बट मुझे ऐसा लगता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में एक लाइफलाइन के रूप में देखी जाती है, ये बहुत हद तक डिसजॉइंट तरीके से काम हो रहा है। कंसंट्रेटेड एफर्ट्स तो हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिसजॉइंट सिस्टम मुझे दिखाई देता है। मैं 2006 में जब अफ्रीका से लौटा तो एक सपना लेकर लौटा था। 14 वर्ष मैंने जब काम किया अफ्रीका में, तो मुझे लगा कि मैं अपने देश में जाके उसको एक संगठित रूप से हम काम कर पाएंगे। 18,000 फार्मर्स के साथ मैंने अफ्रीका में काम किया पूरे। तो जब मैं लौटा तो मुझे ये लगा कि हमने बहुत सारे सेगमेंट को आइडेंटिफाई करके एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश कमतर की है। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं की है। तो जैसे अभी बात हो रही थी, मैं अपने लंदन स्पीकर्स को सुन रहा था, जैसे कोल्ड चेन की बात हो जाए या जो
ये हमारे सेगमेंट्स की बात हो, एक तो इसको हम समूह के रूप में जोड़ के एक सिंगल विंडो आउटपुट पे लेकर नहीं आ पाए। उदाहरण के तौर पे आनंद मॉडल आज भी मुझे बहुत पसंद आता है। ऐसे ही और मॉडल की आवश्यकता होगी। सभी राज्य अपने अपने हिसाब से, ये हमारे एग्रीकल्चर और एजुकेशन ये राज्य के विषय हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये आवश्यकता महसूस की जा रही है कि इसको कैसे हम इंटीग्रेटेड रूप से देखें। अभी 3 कृषि बिल आए और उसके ऊपर बड़ी चर्चा हो रही है और हम लोगों ने इसको कई तरीके से एनालिसिस करने की कोशिश की और मुझे इन बिल में कहीं कोई खामी दिखाई नहीं दी। लेकिन अभी मैं राजनीतिक चर्चा में नहीं उतरना चाहूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि अरुणाचल प्रदेश में अगर जीआई देखा जाए तो बहुत कम प्रोडक्ट को हम लोगों ने यहाँ पे जीआई करवाया, जबकि ये हॉटस्पॉट जो दुनिया के 17 हॉटस्पॉट हैं और 4 हॉटस्पॉट इंडिया में है, इसमें से एक हॉटस्पॉट ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है। लेकिन यहाँ के किसान भाई लोग असंगठित रूप से कार्य कर रहे हैं और मुझे एक स्टोरी अभी याद आती है जो मैंने पिछले वीक यहाँ के किसानों से जब चर्चा की तो उसमें एक बड़े किसान ने बताया कि उसने 4 ट्रक अदरक यहाँ से ले जाने की कोशिश की और जब वो हमारे मेनलैंड में, जिनको वो मेनलैंड बोलते हैं, और जब वहां वो पहुंचे तो उनको वो पेनिट्रेट नहीं कर पाए मार्केट को और अल्टीमेटली ही केम बैक विद दी ऑल 4 ट्रक ऑफ जिंजर, ऑर्गेनिक जिंजर, और उनको सड़क पे उन्होंने ऐसा बताया कि उन्होंने रात के अंधेरे में सड़क पे डिस्पोज किया। तो हमने उनको ये कहा भी कि भाई ये तो पोल्यूशन की भी बात हो गई, लेकिन लब्बो-लुबाब इस बात का है कि हमारे ज्यादातर ये कृषि के से जुड़े पैसे से जुड़े लोग ये संगठित रूप से कार्य क्यों नहीं कर पा रहे हैं और इनमें किनका वर्चस्व है, इनको देखा जाना चाहिए। और राज्य सरकार को इसके लिए, जैसे मैंने कोशिश की, मैं एक ब्रांड का नाम नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं उनको यहाँ तक लेकर आऊं और अरुणाचल प्रदेश के किसानों से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के रूप में उनको जोड़ूं, लेकिन मुझे उसमें आशातीत सफलता नहीं मिली। तो मेरा ये सोचना है कि एक तो हमारे पास थिंक टैंक एग्रीकल्चर का होना चाहिए और ये सेंट्रल में वो काम करे और कैसे कैसे हर प्रोडक्ट को हम आइडेंटिफाई। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ से गम अरेबिक एक्सपोर्ट होता है, यानी खाने वाला गोंद। जब ये खाने वाला गोंद 160 रुपए एक ग्रेड का गोंद आजकल मिल रहा है, 180 रुपए तक इसकी कीमत चली जाती है, और ये जब गोंद बाहर जाता है तो दूसरे देश के लोग इस गोंद से उन मॉलिक्यूल्स को अलग कर लेते हैं, चाहे वो कैप्सूल के कोटिंग बनाने का मॉलिक्यूल हो या ऑर्गेनिक जिलेटिन हो, और भी बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनको वो अलग कर लेते हैं और उस मॉलिक्यूल को जब वो वापस हमें भेजते हैं। हमने रॉ मटेरियल 160 रुपए यानी $2 से थोड़ा ज्यादा पर केजी के हिसाब से बेचा, और जब उसको हम इंपोर्ट करते हैं उन मॉलिक्यूल्स को, तो हम उसको $50 से लेके $100 के बीच में उसकी कीमत अदा करते हैं। तो ऐसी वो कौन सी चीज की कमी रह गई? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री लगातार इतने वर्षों से ये कोशिश अभी कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात हो रही है, और मैं बहुत खुश हूं कि अभी हालांकि वो हमारे एग्रीकल्चर का पार्ट नहीं है, लिथियम बैटरी की बात हो रही है। तो हमें संगठित इस क्षेत्र को, ये छोटे छोटे उत्पाद करने वाले लोग हैं, इनको कैसे संगठित रूप में लेके एक वृहद हम तरीके से इसको मार्केट तक ले जाएं, इसकी एक आवश्यकता मुझे महसूस हो रही है। और मुझे लगता है कि आईसीआर ने अपने हिस्से के काम बहुत किए हैं और सभी स्टेट ने काम किए हैं, लेकिन जो सपना हम देख रहे हैं इतने 47 के बाद आज तक, वो पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है, इसकी एक चर्चा होनी चाहिए और इसके ऊपर एक पोजीशन पेपर आना चाहिए कि आखिर वो कौन सी ऐसी कठिनाई है जिससे हमारे किसान भाइयों को, जैसे डबलिंग द इनकम की बात आप कर रहे हैं, और मैं अगले महीने मार्च, मैंने वादा किया था कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे भी यूएस के अपने पार्टनर्स को लेकर आऊंगा, लेकिन कतिपय कारणों से जिनको हमको लेकर आना था नेशविले में, वहां पे आपने देखा होगा ब्लास्ट हुआ तो मैं उनको जोड़ नहीं पाया। लेकिन मार्च में मैं आप लोगों के सहयोग से मैं यूएस के पार्टनर्स को लेकर आऊंगा, और अगर आप मदद करेंगे तो डबलिंग द इनकम थ्रू इंडस्ट्रियल हेम्प, हम कैनबिस की बात नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट को हमको और लॉन्च करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि उत्तराखंड में इसकी परमिशन है, अरुणाचल में मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो हमें
अपने इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड जो फार्मर्स करते हैं, इनमें उन कुछ चीजों को लेकर आना पड़ेगा जिनकी वजह से उनकी इनकम कई मेनी फोल्ड हम मल्टीप्लाई कर एम्पलीफाई कर सके। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मैं उन मिनिस्टर का नाम अभी नहीं बताऊंगा। बिहार के एक मिनिस्टर से मेरी बात हो रही थी, जब हम लोगों ने कहा कि पर एकड़ हम 2 लाख से ज्यादा की भी इनकम कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कुछ ऐसी बात बताओ जो किसानों को डाइजेस्ट हो और सबको सुनने में पसंद आए। तो मेरा ये सोचना था, जब मैंने इंडस्ट्रियल हेम्प की बात करी, हालांकि लोग इसकी क्रिटिसिज्म बहुत उतर रहे हैं इंडिया में कि जब ये इंडस्ट्रियल हेम्प आएगी तो लोग इसको नशे में इस्तेमाल करेंगे। मेरा ये सोचना है कि हमें कभी कभी ये सोचना पड़ेगा कि ऐसी कुछ चीजों के ऊपर जिसपे हमारे टैबू हैं, हमारे कुछ सोशल रिस्ट्रिक्शन हैं, उनको हम कैसे अपने रूटीन में लेकर आएंगे। और अगर इस डर से जिंदा रहेंगे कि हमारे ये इस तरीके के प्रोडक्शन को हमारे युवा साथी ड्रग की तरह इस्तेमाल करेंगे या स्मोकिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, उस डर से निकलना पड़ेगा और हमें वो काम करने पड़ेंगे। उदाहरण के तौर पे अगर आप ये देखें कि न्यूक्लियर वेपन भी बनता है और न्यूक्लियर रिएक्टर भी बनता है, तो ये हमारे ट्रेनिंग पे है, हमारे अपने उद्भव पे है कि हम उस चीज को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की आवश्यकता होगी और शायद ये प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म बन पाए जिसकी मदद से हम आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोच सकें। आप सब सोच रहे हैं और मुझे लगता है कि मुझे शायद इसके बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इसको और संगठित रूप से किसानों को एक पैकेज के रूप में देना चाहिए कि साहब आपका 1 हेक्टेयर की जमीन है तो आप इन चीजों को ऐसे ऐसे करेंगे, यहाँ से आपको ये इनपुट मिलेंगे, यहाँ से ये सीडलिंग मिलेंगे या ये आइटम मिलेंगे, और इसको बेचने के लिए हमने इंक्यूबेशन सेंटर जो आप चला रहे हैं इनको भी जोड़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। कि जैसे मैं एक प्लेटफॉर्म का नाम बताऊं, मैंने बाबा रामदेव जी से बात करी कि गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के रूप में हम डेटा मेंटेन करेंगे और अपने पूरे गांव के या अपने पूरे उस क्षेत्र के प्रोडक्ट को कैसे एक लाइन में हम बेच सकते हैं। मैंने एक नाम ले लिया, अगर आपको ये ऐसा लगा कि मैंने नाम लेके गलती की तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मेरा ये सोचना है कि ऐसे इंडस्ट्रीज को हमें जोड़ना चाहिए जिससे घर बैठे किसान का माल बिक सके और क्लस्टर फार्मिंग के रूप में उस पूरे गांव को हम एक यूनिफॉर्म प्रोडक्ट दे सकें और उससे हम कम से कम 20 से 25% 30% के रूप में सीड और इनपुट मटेरियल में भी बचत कर सकें। एक मॉडल हमने नकहरा गांव में इस्तेमाल किया था, मिर्जापुर में ये गांव है, गंगा नदी के तीरे पे। वहां पे 500 बीघे की जोत है, करीब 125 हेक्टेयर की जोत है, और वहां पे हम लोगों ने ये क्लस्टर फार्मिंग का पूरे गांव को यूनिफाइड प्रोडक्ट के रूप में हमने इस्तेमाल किया और वहां हमने जो क्रॉपिंग पैटर्न दिया उसको पूरे गांव वाले अपने लिट्टी बाटी चोखा की पार्टी करते हैं, यानी कि भोज करते हैं, उस पर निर्णय लेते हैं और गांव की युवाओं को जोड़ के हम लोगों ने आनंद मॉडल का वहां इस्तेमाल किया। और किसान, मुझे लगता है कि वहां के किसान इस समय खुशहाल हैं और पूरी, मुझे डेटा अभी याद नहीं है, मैंने उस डेटा को अपने सामने नहीं रखा है, लेकिन उसकी इकोनॉमी बाकी मिर्जापुर के किसान की इकोनॉमी से 3 गुना ज्यादा परफॉर्म कर रही है। तो मुझे लगता है कि ऐसे मॉडल को इस्तेमाल करने की आवश्यकता है, ऐसे सक्सेस स्टोरी को दिखाने की आवश्यकता है और उस मॉडल को अगर संभव है तो रिप्लिकेट किया जाए। हम लोगों ने अभी मिर्जापुर, सोनभद्र और वाराणसी रीजन में 33 गांव को गोद लेके उनकी वाटर अवेलेबिलिटी पे काम किया, उनके कुछ मॉडल्स पे काम किया, जैसे डायरेक्ट सीडेड राइस पे भी काम किया, जिससे वहां पे सिर्फ किसान फ्लडेड राइस को इस्तेमाल करते थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सब काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उस काम में निखार वैसा नहीं आ पा रहा है। उन कारणों के साथ उन मॉडल को भी इस्तेमाल करने की आवश्यकता होगी जिनके ऊपर हमारी सक्सेस स्टोरी बन रही है। इन सुझावों के साथ मैंने, हो सकता है कि आपके मन अनुरूप बात ना बोली हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि हम एक दूसरे से सीखते हैं। मुझे जो लगा कि ये कमियां रह गई हैं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं और डबलिंग द इनकम को हम 2024 में, मैं तो 3 टाइम्स इनकम की बात कर रहा हूं, उसको भी देखने की आवश्यकता होगी। ये मजाक का विषय नहीं होगा और मैं इसको करके दिखाने की उम्मीद कर रहा हूं और मार्च में मैं आप सबके साथ जुड़ के इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं
और मौका देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज सर अपने आप को आप म्यूट कर दीजिए। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे राज्य के सहकारिता सचिव, सहकारिता, डेयरी विकास, फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री, उनको मैं डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम साहब को निवेदन करूंगा कि वो अपने जो यहाँ इस राज्य में वो जब से आए हैं, उन्होंने इस क्षेत्र के अंदर, प्राइमरी सेक्टर के अंदर बहुत ही क्रांतिकारी कार्य किए हैं और हमारे राज्य में जो किसानों की जो आय को दुगना करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव जो उनके द्वारा लिए जा रहे हैं और जो फ्यूचर के अंदर जो लिए जाने वाले हैं, उनके बारे में हम सुनना चाहेंगे। डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम साहब, थैंक यू। लगा लो, ऐसे लगा। ये इसका चार्जर तो अलग है सर। देख रहा हूँ चार्जर, ये बैटरी खत्म होने वाली है। अच्छा, ले आओ। इसका चार्जर नहीं है। आपके वाला है ना फोन? नहीं, मेरा फोन नहीं है। किसका फोन? मुझे नहीं पता किसका फोन। ये किसने रखा तुमने? इसी से तो चल रही है ऑडियो। ये सिंगल साफ है। अच्छा ठीक है सर। चार्जर है आपका? मंगाओ सर चार्जर, या फिर आप अपना फोन रख दिया। फिलहाल तो चलने कोई बात नहीं, उसकी फोन होगा चल जाएगा, वैसे ही चल जाएगा। चल रहा है बिना फोन के चल रहा है। हाँ। आपकी जो सेशन की है उसकी टॉपिक है ऑनलाइन एजुकेशन एक्टिविटीज इन बैंकिंग यूनियन आप लोगों ने इस सेशन के बिगिनिंग में छोटा सा वीडियो देखा था जो राज्य समिति के सरकारी विकास परियोजना उत्तराखंड सरकार सरकारी सामूहिक खेती इसको एक कॉन्सेप्ट के तौर पर इस पूरी योजना में रखा गया है और मक्का से सैलेड बनाने का जो ये कॉम्पोनेंट कर है। इसके अलावा इस पूरे परियोजना में कई सारे कॉम्पोनेंट्स हैं। आपने अगला सेशन में जो मॉड्यूल सेशन था उसमें अलायन के अध्यक्ष जी को सुना था, तो उन्होंने फॉरेस्ट्री खेती के चैलेंजेस के बारे में बताया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि यहाँ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की संख्या बहुत ज्यादा है, उसके चलते मार्केटेबल सरप्लस बहुत ज्यादा नहीं है। इंडिविजुअल फार्मर के पास मार्केटेबल सरप्लस बहुत ज्यादा नहीं होता है और उसके साथ साथ बाजार से काफी दूर में है। कंजम्पशन हब से प्रोडक्शन हब की दूरी काफी ज्यादा है। लेकिन अगर आप एडवांटेज के तौर पे देखेंगे तो जो हिल प्रोडक्ट्स है उसकी प्यूरिटी की वजह से, ऑर्गेनिक होने की वजह से और ऑफ सीजनल होने की वजह से और यूनिक प्रोडक्ट्स होने की वजह से इसकी कंज्यूमर डिमांड बड़े कंजम्पशन हब्स में काफी ज्यादा है। तो ऑन द वन हैंड there are large section of consumers who want these products and there are section of producers who are in search of market। और इस पूरे इश्यू को हम लोग कैसे रेक्टिफाई करें, उसका एक ही सॉल्यूशन है, कलेक्टिव कोऑपरेटिव फार्मिंग एंड कलेक्टिव मार्केटिंग, ताकि हम इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल को अचीव करें, क्लस्टर बेस्ड फार्मिंग करें
मार्केटेबल सरप्लस को इतना बढ़ाए कि वो लॉजिस्टिकल एक्सपेंडिचर जो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होगा या स्टोरेज में इन्वॉल्व होगा उसको अब्सॉर्ब कर पाए और बड़े कंज्यूमर मार्केट के साथ लिंकेज डेवलप हो जाए। तो इस प्रिंसिपल के साथ इस प्रोजेक्ट का कंसेप्शन हुआ है और इस प्रोजेक्ट में कई सारे कंपोनेंट्स हैं और पूरे प्रोजेक्ट में साउंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के साथ साथ साउंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को भी तवज्जो दिया गया है, क्योंकि साइंस और इकोनॉमिक्स दोनों मिक्स होंगे तभी आप एक अच्छे लाइवलीहुड जनरेशन का काम कर सकते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं तो ये कंपोनेंट हमारे हिल्स में ट्राउट फिशरीज का एक कंपोनेंट है और ट्राउट कोल्ड वाटर फिश है और साथ में वो रनिंग वाटर फिश भी है। उसकी कल्टीवेशन रेस बना करके करते थे। बहुत छोटे लेवल पर उत्तराखंड में कुछ कुछ पॉकेट्स में चल रहा था, कुछ चुनिंदा काश्तकार उसको करा रहे थे। उसको एक बहुत बड़े स्केल पर स्केल अप करने का एक कंपोनेंट इस परियोजना के अंदर रखा गया है। बहुत ही एम्बिशियस मैं उसको कह सकता हूं, क्योंकि हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था उस समय हमारे लगभग 10-15 मेट्रिक टन पर ईयर का प्रोडक्शन था ट्राउट का और प्रोजेक्ट इंटरवेंशन के बाद उसके 3 साल के बाद का जो प्रोडक्शन टारगेट हमने अपने लिए रखा है वो 2000 मेट्रिक टन पर ईयर है। 10 मेट्रिक टन से हम 2000 मेट्रिक टन पर ईयर की कल्पना कर रहे थे। सो थिंक रियली बिग इज द मोटो ऑफ दिस प्रोजेक्ट। और उसमें हमारी इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स थे कि हम जहां जहां ट्राउट प्रोडक्शन एरिया है या ट्राउट के पोटेंशियल एरियाज हैं वहां पर हमने उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई और लैंड को पूलिंग किया और एक एक इंडिविजुअल हब में एक इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल डेवलप किया ताकि बायर का इंटरेस्ट बना रहे। और पूरे कंपोनेंट में साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का समावेश भी है। तो हमने देखा था कि अभी तक जो फीड दिया जा रहा था वो प्लांट प्रोटीन बेस्ड डाइट था, बल्कि ट्राउट एक कार्निवोरस फिश है, उसको एनिमल प्रोटीन की जरूरत है। तो हमने एनिमल प्रोटीन बेस्ड डाइट, फिश मील बेस्ड डाइट मंगवाना शुरू किया था, सप्लाई करना शुरू किया था। जहां जहां मॉर्टेलिटीज ज्यादा आ रहे थे उसको एड्रेस करने के लिए भी कई सारे कंपोनेंट्स उसमें जोड़े गए और एक्वाकल्चर इंजीनियरिंग में नए नए कॉन्सेप्ट्स लाए गए और उसके साथ साथ मार्केटिंग टाइप के लिए भी साउंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया गया। तो कुल मिलाकर के अगर आप डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम या आप लाइवलीहुड जनरेशन की बात करें तो बिना साइंस के संभव नहीं है और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किए बगैर हम इसको अचीव नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही कई सारे और कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट गोटरी को लेकर के है जिसके अंदर हमने 10,000 किसानों को प्राइमरी सोसाइटी और फेडरेशन में संगठित किया है और वहां प्रोडक्शन से लेकर के फार्म टू फोर्क अप्रोच, प्रोडक्शन से लेकर के रिटेल मार्केटिंग तक का कंप्लीट वैल्यू चेन डेवलप किया जा रहा है। सिमिलरली अब साइलेज के बाद हमने एक एप्पल को लेकर के, एप्पल एक और उसमें जो ग्रोवर्स हैं उनको भी हमने स्पेशलाइज्ड कोऑपरेटिव्स में कन्वर्ट किया और एप्पल को लेकर के काफी इंटरवेंशंस हम लोग कराने जा रहे हैं जिसमें इम्प्रूव्ड वैरायटी के रूट स्टॉक सप्लाई करने से लेकर प्लांट प्रोटेक्शन से लेकर और मार्केटिंग चैनल्स डेवलप करने तक के कंप्लीट इस तरीके से हम लोगों ने इस बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट के रूप में रखा है
और मुझे उम्मीद है कि ये जो प्रोजेक्ट है और इसकी वजह से अब मेरे ख्याल में इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए काफी ज्यादा किसान जो है हमारे साथ ऑनलाइन में इस कॉन्क्लेव में भी जुड़े हैं। बहुत जल्दी हम लोग उनकी इंटरेक्शन माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कराएंगे। और ये उत्तराखंड रीजन, उत्तराखंड स्टेट के लिए सही डेवलपमेंट मॉडल होगा, क्योंकि इस स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। यहाँ या तो प्राइमरी सेक्टर होगा या टर्शियरी सेक्टर होगा, इधर एग्रीकल्चर एंड एलाइड और टूरिज्म सर्विसेज सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की लिमिटेड स्कोप है जो हमारे 2-2.5 जिले तक सीमित है, जिसमें ऑलरेडी हम लोग सैचुरेशन की तरफ। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर कोई इंटरवेंशन करना भी हो तो वो फूड प्रोसेसिंग बेस्ड इंटरवेंशन नहीं होगा, जो अगेन प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो ये एक सही डेवलपमेंट मॉडल यहाँ क्रिएट करने के लिए अच्छा जरिया बन सकता है। और ऐसे ही एक प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड लाइवलीहुड सपोर्ट प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है, जो एक छोटे लेवल पर ग्रुपिंग बनाना और ग्रुपिंग के साथ क्लस्टर बेस्ड फार्मिंग करना और उनके मार्केटिंग चैनल्स डेवलप करना, वैल्यू एडिशन करना, उसका भी प्रिंसिपल है। और इस पूरे प्रोजेक्ट में एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये लोन बेस्ड प्रोजेक्ट, ये सब्सिडी बेस्ड या ग्रांट बेस्ड प्रोजेक्ट नहीं है। लोन बेस्ड प्रोजेक्ट हमने जानबूझ के चुना था क्योंकि लोन बेस्ड प्रोजेक्ट में बजटरी कंस्ट्रेंट्स नहीं होगा। नंबर 2, लोन बेस्ड प्रोजेक्ट्स में स्केल अप करना भी बहुत आसान है। लेंडिंग एजेंसी स्केल अप करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि लेंडिंग एजेंसी के लिए भी वो एक तरफ से एक बिजनेस है। तो इन दोनों को सोचते हुए ये रखा गया है। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग चूंकि फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा रोड ब्लॉक एनकाउंटर कर रहे थे, कोविड और उसके पश्चात लॉकडाउन हुआ है, और अभी हर एक कंपोनेंट एक तरफ से पटरी पे आ रहा है। तो नेक्स्ट ईयर में हम लोग इसमें कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं अस्थाना जी को और प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं सबको धन्यवाद देता हूं, और जितने पार्टिसिपेंट्स हैं और खासतौर पर इस परियोजना से जुड़े हुए जो पार्टिसिपेंट्स हैं सबको मैं स्वागत और धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आपका बहुत बहुत आभार आज, क्योंकि आज इस कार्यक्रम के लिए आपने 2-2 बार समय दिया। सुबह आपके ही कर कमलों से पूरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल का उद्घाटन हुआ, और आज एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव में भी आपने भरपूर समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मुझे हमारे जो कन्वीनर हैं डॉक्टर अमित अग्रवाल साहब, हमारे टनकपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर, उन्होंने बहुत ही अच्छी अभी मेरे को बताया कि अभी तक हमने जो लाइव के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म अपना वेबसाइट बनाई थी जिसके थ्रू हम लाइव चला रहे हैं, उसको अभी तक 25,000 लोगों ने उसको हिट किया है। तो ये बड़ा हमारे लिए बड़ी एक खुशी की बात है, और मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ, गौरवान्वित हो रहा हूँ कि जो मोटिव लेके हम चले थे कि हम इसमें पूरे प्रदेश तक इसको हम ब्रॉडकास्ट करके इसको हम लोगों तक पहुंचाएंगे। तो ये हमारे जो टेक्निकल टीम है उसने जो प्लेटफॉर्म तैयार किया उसके माध्यम से लोगों तक हमने रीच पहुंचाई। तो इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ सबका। और मैं अब आगे डोभाल साहब जुड़े हुए हैं। डॉक्टर डोभाल साहब, अब ये अगला सेशन है प्रोटेक्शन ऑफ बायोडायवर्सिटीज इन हिमालयाज, इश्यूज, चैलेंजेस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। डॉक्टर डोभाल साहब से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे अभी सेक्रेटरी साहब भी बैठे हुए हैं, और डोभाल साहब आपने सुना कि मैंने एक बड़ी अच्छी खुश जो मुझे अमित अग्रवाल जी ने भी बताया कि 25,000 लोगों ने हमारे जो सिस्टम जब बना हुआ था उसको हिट किया। ये तो अब बोल रहे हैं, मैंने जिस दिन वेबिनार हमारी मीटिंग हुई थी मैंने तब बोल दिया था। थैंक यू याद है कि नहीं है? हाँ नहीं सर, याद है था कि आपने कहा था कि इसको टेक्नोलॉजिकल साउंड बना के रखिएगा।
इसका जवाब तो मैं आपसे अब निवेदन करूंगा कि सर ये जो अगला हमारा प्रोटेक्शन ऑफ बायोडायवर्सिटीज इन हिमालय इशूज चैलेंजेस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उसके बारे में आप उसको एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव के साथ कोरिलेट करते हुए आपके उद्गार सब सुनना चाहेंगे प्लीज सर। आप सबको मेरा फिर से नमस्कार। डॉक्टर सुंदरम साहब और तमाम जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, जो वाइस चांसलर बैठे हुए हैं और सुनने वाले। टॉपिक मेरे को इतना बड़ा दिया है कि जब हम लोग WTO को रेटिफाई और साइन कर रहे थे तो मेरे को ये WTO का जो सेंट्रल इंडिया और वेस्ट इंडिया है इसका एक वो दिया गया था चीज को रखने के लिए कि WTO को पहले पढ़ना है और उसमें जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है जिसमें ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आता है, इसके बारे में सरकार को बताना है। तो मैं उस जमाने में एक डिवीजन है पब्लिकेशन डिवीजन दिल्ली में, वहां गया तो पता चला कि खाली जो WTO का जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ वो है एनेक्सर्स हैं वो 75,000 पेजेस की है। वो इतना बड़ा एग्रीमेंट है तो उसको 10-15 मिनट यहाँ पे, और उसमें भी ट्रिप्स एग्रीमेंट एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो समराइज। और बायोडाइवर्सिटी एक अलग इशू है जो कि कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो रियो डी जेनेरियो में हम लोगों ने वे बैक 1994 में रेटिफाई करी थी, और उसके बाद ये इन्फोर्समेंट में आई और सारे एक्ट हमारे बदले यहाँ पर। ये दोनों का फ्यूजन है। जो आपका CBD है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वो बायोडाइवर्सिटी से डील करता है, और जो WTO है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से उसका खास करके 27C जो सेक्शन है वो इसको डील करता है। कई दिनों तक तो यही नेगोशिएशन हुई कि जो कई चीजें जो हम CBD में एग्री कर गए थे वो WTO के ट्रिप्स एग्रीमेंट के उल्टे पड़ गए। उसके लिए एक आप सुनते होंगे एक कमेटी ऑफ मिनिस्टर्स बनी है जिसको कॉप्स बोलते हैं, और हर साल ये मिलती है और इन इश्यूज को वो आपस में सिनर्जाइज करती है कि कोई कंट्री किसी चीज को लेकर तैयार नहीं होती। खैर बहरहाल कुल मिला के बात ये है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और जो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है इससे मतलब क्या है। सबसे पहले आप लोग इस चीज को समझना होगा, ये इसके बेस पे केवल इकोनॉमिक गैम्बिट है, एक आर्थिकी है और इकोनॉमिक्स है। ये देश जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में खास करके जो हिमालय राज्यों से हमारा मतलब आज जो है 9 राज्यों से है। 9 राज्य हैं, 2 यूनियन टेरिटरी हैं और 4 जिले हैं। 4 जिले दार्जिलिंग, कालिम्पोंग वेस्ट बंगाल के, और 2 जिले असम के हैं। ये इसको मिला के हम हिमालयस IHR इंडियन हिमालयन रीजन बोलते हैं, जो नीति आयोग बोलता है। और इसमें करीबन 4% की पॉपुलेशन है और कुल मिला के 16% का लैंड एरिया है, और 26% का हम फॉरेस्ट एरिया हम पूरे देश का आप रखते हैं। अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है इसमें ये तो सबको पता ही होगा कि किसको बोलते हैं, कि जो पूरा जो जेनेटिक वेरिएशन है हमारा, चाहे वो एनिमल्स का हो, प्लांट्स का हो। माइंड यू जो हम लोग हैं ह्यूमन बीइंग्स, हम एनिमल किंगडम में आते हैं, कि जो पूरा वेरिएशन है इसको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं। और जो ZSI हमारे यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज जो एनिमल्स की बताता है हमको, 75,000 से ऊपर की बताता है। इसको क्यों कंजर्व किया जाए? जो ट्रीटी बोलती है वो ये कहती है कि सबसे पहला जो इसका जो भाव है वो ये है कि सारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को हम कंजर्व करें। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप उतना ही निकालिए ताकि भविष्य वाले को भी कुछ मिल जाए और उससे आने वाले के लिए भी सुरक्षित रहे। लेकिन वो फॉर्मूला क्या हो जिसमें हम इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोल पाए। अलग अलग लोगों ने अलग अलग व्याख्या करी है। कुछ लोग कहते हैं कि इसको छेड़ो ही नहीं, कुछ लोग बोलते हैं काट दो, कुछ लोग बोलते हैं इतना रखो इतना मत रखो।
ये अपने आप में एक अलग विधा है। और हम लोग जो माउंटेन स्टेट्स के लोग हैं, ये खास करके जो इन स्टेट्स का जो पर्यावरण की संपदा है, इसको हम ये मांग अक्सर रखते हैं कि हमको इकोनॉमिकल फायदे दिए जाए, हमको इसका हर्जाना दिया जाए। जो हमारी जो हर्जाना नहीं, बल्कि जो हमारे पास वेल्थ है, जो नदियां हैं जो हम सप्लाई करते हैं, इसके लिए हमारे डेवलपमेंट के लिए कुछ पैसा दिया जाए। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का एक छोटा सा, क्योंकि समय कम है तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट उसका एरिया बताता हूं आपको। उसमें आर्टिकल 8J है। जिस आर्टिकल, ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंदर नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटीज बनी, स्टेट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोर्ड्स बने हैं, और इनको ये काम दिया गया है कि आप लोग अपना स्टेट के अंदर जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इसको संरक्षित करने हेतु कदम उठाए और इसका एक्शन प्लान बनाए ना। उसका एक आर्टिकल 8J है जिसमें बोलते हैं कि आपको जो भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, एक तो उसका ओनर उसकी लोकल सोसाइटी है, लोकल ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, और खनिज संपदा को छोड़कर। लेकिन अगर आप उससे कोई बायो प्रोस्पेक्टिंग करते हैं या कुछ कमाते हैं, तो आपको लोकल जो वहां के लोग हैं उनके साथ शेयर करना पड़ेगा। आर्टिकल 8J में लिखा हुआ है बेनिफिट शेयरिंग रेजिम, कि आप हाउ यू प्रपोज टू गिव बेनिफिट्स ऑफ दिस बायोडाइवर्सिटी लोकल पीपल। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी एरिया से माना सर्पगंधा या रोल्फ या सर्पेंटिना निकला और उसे ब्लड प्रेशर की दवाई बन गई, जो आप होम्योपैथी में भी देखते हैं। उससे जो आप कमाएंगे उसका कुछ हिस्सा, क्योंकि जो बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स हैं, ये पैसा इकट्ठा करेगा और ये इंश्योर करेगा कि इनको पैसा दिया जाए। कंटेंजियस इश्यू ये है कि हम लोग उसको कैसे शेयर करें और कैसे इस्टेब्लिश करें कि ये जो प्लांट है इन्हीं का है, क्योंकि दूसरे एरिया वाला बस्तर में भी बहुत ज्यादा रोल्फिया सर्पेंटिना होता है। तो ये आज तक सॉल्व नहीं हो पाया। हम अभी भी इस पे लगे हुए हैं कि बीच बीच में लोग अपने अपने फॉर्मूले निकालते हैं, लेकिन अभी होता यह है कि जो बड़ी बड़ी ये हर्बल जो कंपनियां हैं, ये सामान तो ले जाती हैं उठा के, लेकिन जो आर्टिकल 8J के अंदर जो एम्पावरमेंट है ऑफ द लोकल कम्युनिटी, ये आज तक नहीं मिला है, जो बायो प्रोस्पेक्टिंग से होता है। किसी भी हर्ब्स का आजकल आप देखते होंगे, हर्ब्स का सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहे। अगर हम इसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे जाएं कि अब भाई आप किसी बायोडाइवर्सिटी कमा कैसे सकते हैं, आपके दिमाग में सवाल हो रहा होगा। माना कोई हर्ब है, मैंने कोई दवाई बनाई और पेटेंट कराया और उससे मुझे रॉयल्टी मिली। आपको पता होगा कि अभी जो हमारी वैक्सीन्स हैं, जो बाहर से हम खरीद रहे हैं, उसका इतना ज्यादा फीस पेटेंट की, अपनी दवाई की पेटेंट की, ये यूरोप के देश मांग रहे हैं हमसे कि हम लोगों को WTO में डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में जाना पड़ा लड़ने के लिए कि हम इनकी ये नहीं दे सकते, क्योंकि एक प्रोविजन है WHO में भी और WTO में भी, वेयर इन जो नेशनल इमरजेंसीज हैं वहां पर आप ये जो IPR की है, पेटेंट्स की फीस है, उसको रिलैक्स कर सकते हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि हमने बहुत पैसा वैक्सीन को डेवलप करने में खर्च कर दिया है, देयरफॉर हम आपकी एग्जाम्प्ट नहीं कर सकते। अभी हमने रिव्यू पिटिशन डाला है, उसमें अभी उसका निर्णय होना है, पर पहले राउंड में हम हार चुके हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर की रॉयल्टी एक चीज, एक बैक्टीरिया से ही मिल सकती है आपको। इतना रिच है हमारा बायोडाइवर्सिटी, इतना रिच है कि आप छोटी सी वैक्सीन जो अगर पूरी ग्लोब में लगेगी और किसी एनिमल, और जो ये प्रूव कर दे ये वायरस, ये बैक्टीरिया हमारे कंट्री का है, तो कितनी उसको रॉयल्टी मिलेगी। इसका शेयर जो है हम उनको लोकल कम्युनिटीज को, कि उन्होंने उसको प्रोटेक्ट किया है या कंजर्व किया है, उसको देने के आर्टिकल 8J में बात है। अगर हम WTO में जाएं, इसमें IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की डायमेंशंस है। इसमें WTO 27(3)(b) में लिखा हुआ है कि IPR की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की डायमेंशंस हैं। जैसे अगर आपने कोई दवाई बना दी, आप पेटेंट करेंगे। आपने बहुत अच्छी कोई फिल्म बना दी, किताब लिख दी, तो कॉपीराइट में आएगा। कोई आर्टिकल लिख दिया, कोई गाना है आपका, ये कॉपीराइट एक्ट में आता है। अगर आपने कुछ बहुत सुंदर डिजाइन बनाए हैं, जैसे कार के डिजाइन हैं, रियर है, फ्रंट है, या किसी बोतल का डिजाइन है, लैपटॉप का डिजाइन, ये डिजाइन एक्ट में आता है।
वैसे जो सबसे इम्पोर्टेंट है जिसमें भारत सरकार आजकल बड़ा जोर दे रही है वो जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। अब सवाल ये उठता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है क्या? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि एनी आइडिया व्हिच इमनेट्स फ्रॉम योर माइंड एंड हैज द कमर्शियल इम्प्लीकेशन। और इसमें 3 प्रीरिक्विजिट होना चाहिए कि आपका जो इनोवेशन, आपकी जो सोच है वो नोवेल होनी चाहिए, नॉन ऑब्वियस होनी चाहिए और इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए। अब जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन की बात में खाली एक ही डायमेंशंस को लूंगा क्योंकि बहुत डायमेंशंस बहुत ज्यादा हैं। जैसे कॉपीराइट सबसे ज्यादा जो चर्चित वो होता है, कॉपीराइट होती है। मैं सबसे एक आपको नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूं। अगर आप कोई फिल्म देखते हैं कि हर फिल्म में लगभग एक ही बात होती है कि एक नायक होता है, एक नायिका होती है, फिर बीच में एक विलेन आता है और बाद में विलेन पिटता है और नायक नायिका मिल जाती है। लेकिन हर दूसरी फिल्म में यही होता है। लेकिन हर फिल्म के कॉपीराइट्स अलग होते हैं, स्टोरी लाइन एक ही है। वो ये कहता है कि वे ऑफ एक्सप्रेशन अलग होना चाहिए, तो इसलिए कॉपीराइट इज गिवन टू द वे ऑफ एक्सप्रेशन। आपने कैसे एक्सप्रेस किया है इसको, इसके फिर अलग से अलग अलग बड़े अच्छे उदाहरण हैं। एक बार आपको पता होगा कि जो रशियंस हैं उन्होंने एक वोडका में अपना ट्रेडमार्क महात्मा गांधी को रख दिया, तो भारत पे बड़ा हल्ला हुआ और बड़ा लोगों को बड़ा ताजुब हुआ कि जो जिस आदमी ने नशाबंदी के लिए पूरी जिंदगी लगा दी, इन्होंने अपने वोडका में ट्रेडमार्क लगा दिया। तो बहुत समय के बाद पता चला कि उन्होंने गांधी जी, उसके बाद जब हमने बड़ा विरोध किया तो उन्होंने हटाया। लेकिन उनका जो कंपनी वाला था उसने बाद में बताया कि हमारा पर्पस तो सॉल्व हो गया। तो बाय द वे मुझे कहीं वो विदेश में मिले तो मैंने उनसे पूछा कि भाई मैं खाली ये जानना चाहता हूँ कि आपने गांधी को क्यों ट्रेडमार्क बनाया, जबकि आपको अच्छे से पता है कि वो इसके बिल्कुल खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हम ये प्रचारित करना चाहते थे कि हमारी वोदका इतनी अच्छी है कि अगर गांधी जी होते तो वो इसका could not have resisted the temptation of our vodka। मतलब इतनी अच्छी हुआ है कि गांधी जी भी बड़े खुश हो जाते। तो जो कॉमर्शियल एंगल्स है और इस बीच उन्होंने काफी पैसा भी कमा लिया। तो ये कॉमर्शियल एंगल्स ट्रेडमार्क का भी बड़ा हाई होता है, कॉपीराइट का भी है। लेकिन जो आजकल सबसे ज्यादा जोर जो भारत सरकार का है वो है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस में। जियोग्राफिकल इंडिकेशंस इसलिए ज्यादा जरूरी है कि एक तो ये आपको ज्यादा एफर्ट करना नहीं है इसमें। जो आपके पास है जियोग्राफिकल कोनोटेशन जिसका है, जैसे देहरादून की बासमती हो गई या अल्मोड़ा की बाल मिठाई हो गई, जो ज्योग्राफी से कोनोटेशन जिसका है, बनारस की साड़ियां हो गई या काजीवरम की साड़ियां हो गई या चंदेरी की साड़ी हो गई, कोल्हापुरी जूते हो गए, लखनऊ की रेवड़ी हो गई। तमाम ऐसे प्रोडक्ट है जिसका हाई कॉमर्शियल स्टेक है, बहुत ज्यादा अच्छा कॉमर्शियल स्टेक है और वो आपके यहाँ होती है। अब इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि उसी को रेवेन्यू मिलेगा, उसी को फायदा मिलेगा। ये नहीं कि आप बनारसी साड़ी देहरादून में बनाएंगे, उसकी कोई जीआई नहीं मिलेगी आपको उन्हीं की सोसाइटी की मिलेगी। अब इसमें सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि ये कम्युनिटी राइट है। अगर किसी ने बनारसी साड़ी डेवलप करी है, या जैसे उत्तराखंड में कई डिशेज हैं, घोरा है, रसदाल है, जो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, ये हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ये हम लोगों ने इसको ट्रेडिशन से किया है, तो ये महाराष्ट्र वाला इसको पायरेट नहीं कर सकते और महाराष्ट्र की डिश वैसे वर्षा हम भी नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन इसका फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप उसको जियोग्राफिकल रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर उसको रजिस्टर कराएंगे बाकायदा। उसको पहले जो सोसाइटी होगी, इसका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है और सरकार की इन्वॉल्वमेंट, खास करके इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की जरूरत, और वो डिपार्टमेंट जिससे प्रोडक्ट लिंक होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, हमने फर्स्ट फाइलिंग करी थी चंदेरी साड़ी की, तब मैं मध्य प्रदेश में था। वहां 927 ऐसे बुनकर थे जो चंदेरी साड़ी बनाते हैं। चंदेरी एक जगह है, वहां पे एक राजा का किला है, राजगढ़ का, और वहां पे राजशाही थी। और उन्होंने महल के डिजाइन देख देख के साड़ी के बॉर्डर में वो कढ़ाई करना शुरू कर दी और बड़ा फेमस हो गया। आज वो इंटरनेशनल एक ब्रांड है। अब जब वहां गए तो पता चला 927 फैमिलीज हैं, बट दे ऑल डिफर विद ईच अदर। नाउ देयर फर्स्ट ड्यूटी इज टू integrate all these families and form a society
कि देखो इसे जो भी रॉयल्टी मिलेगी इसका एक हिस्सा आपको मिलेगा, हर साड़ी के ऊपर एक रॉयल्टी आपकी होगी। तो आपको वो सबसे पहले तो वो करना पड़ेगा, उनको रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर उसका नक्शा खसरा सब पटवारी, उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व होता है, उसका नक्शा खसरा सब वेरीफाई करना पड़ेगा। देन यू हैव टू जस्टिफाई कि रॉ मटेरियल यहीं से आता है, रॉ मटेरियल भी वहीं का होना चाहिए। आपका अगर टेक्सटाइल है तो एक टेक्सटाइल इंजीनियर भी हायर करना पड़ेगा, तो ताकि उसके स्पेसिफिकेशन ड्रॉ कर पाए। उसके बाद जब ये सारे फॉर्मेलिटीज पूरी होती है, सारे वो होते हैं, उसके बाद उसको रजिस्ट्री के ऑफिस में, जीआई ऑफिस में जो चेन्नई में है, वहाँ उसको भेजा जाता है पूरा वो। उसके बाद उनका बोर्ड बैठता है और वो सवाल जवाब भी कई बार, जैसे अभी हमने फाइल किया, लगभग मिलने वाला है, जो दन होते हैं कारपेट्स हमारे पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी के, उसको हमने फाइल किया हुआ है, वो लास्ट स्टेज में ऐसा हो गया होगा। तो उनको अगर कोई डाउट है तो उन लोगों को बुलाते, इंटरव्यू करते हैं और पूछते हैं, उसके बाद देते हैं। इसमें भी एक बहुत बड़ा बैरियर आता है कि जो बनाने वाले हैं वो जनरली बड़े रूरल बैकग्राउंड के लोग होते हैं, और जो वहाँ इंटरेक्शन करते हो बड़ी अंग्रेजी बोलते हैं। तो कई बार मुझे शिकायत आती है कि साहब उन्होंने, हम बात ही नहीं कर पाए, न वो हमसे बात कर पाए, क्योंकि हमारे पास एक ट्रांसलेटर भी नहीं था जो हम उनको बता पाते। तो जीआई एक्ट है तो बड़ा खूबसूरत एक्ट है, लेकिन हमको सबसे पहले उसकी तैयारी बड़ी करनी चाहिए। और अभी जो पीएमओ हमारा ये कोशिश कर रहा है कि जिसको जीआई मिल जाएगा उसको जेम पोर्टल में डाल देंगे, ताकि उसको बाय डिफॉल्ट जेम में, अगर जनरली ये गवर्नमेंट परचेज जेम पोर्टल के थ्रू होती है, अगर आपने जीआई कर रखा है उसको, तो आपको एक बड़ा फायदा होगा और आपकी कॉमर्स बढ़ेगी। तो उत्तराखंड के लिए मैं अब बाकी डायमेंशंस पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि दूसरी डायमेंशंस जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है, दैट वी हैव अ ट्रेड सीक्रेट आल्सो, वी हैव कॉपीराइट्स आल्सो, वी हैव ट्रेडमार्क्स, और हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट्स और आईटी रिलेटेड सॉफ्टवेयर, इस पे भी बहुत ज्यादा डिबेट्स हैं, लेकिन उसमें मत पड़िए। अब तो जीआई जो हमारे पास है, जिसके लिए कुछ नहीं करना है, ऑल वी हैव टू डू इज इन ईच सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में वी हैव अ लॉट ऑफ जीआई। हमारे एक मुख्य सचिव रहे हैं मिस्टर नपलचाल साहब, एक दफे वो चल के मेरे ऑफिस में आए और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई मैं जहाँ का रहने वाला हूँ वहाँ एक गेहूं की वैरायटी होती है, उसको नपल वैरायटी, नपल वीट बोलते हैं, नपल वीट। तो मैंने पूछा उसकी खूबी क्या है, तो उनका उस नपल वीट की खूबी यह है, एक तो ब्लैकिश होता है और शॉर्ट होता है, ब्लैक होता है, और केवल वहीं पाया जाता है, और इसका जीआई करना है। अब आप देखिए कि कितनी वैरायटी हमारे यहाँ, अगर आप यहाँ की राजमा की वैरायटी देखिए, मैंने ही डॉक्यूमेंट करवाई थी एक बार, इनका जीआई इंडेक्स निकलवाया था पूरी उत्तराखंड की, तो 69 वैरायटीज का जीआई मैंने निकलवा रखा है केवल राजमा की। और अगर आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पूछेंगे कि कितनी राइस वैरायटी है, दाल की वैरायटी, उनको और ज्यादा डेटाबेस होना चाहिए, होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हमारे पास जो जीआई के जो उत्पाद हैं उसको हम सबसे पहले डॉक्यूमेंट करें मिशन मोड में, सब मिलके। अब सबसे बड़ी बात ये होती है, इसमें सबका साथ चाहिए। उसमें गांव वालों को खुद अपनी वेल्थ का पता नहीं है कि वो किस वेल्थ के ऊपर बैठे हुए हैं, जिससे उनको बाय डिफॉल्ट उसका रॉयल्टी या उसका आईपी का फीस या जीआई रजिस्ट्रेशन का पैसा बाय डिफॉल्ट वहीं पे मिल जाएगा बैठ करके। लेकिन खाने की चीजें हैं, कई डिशेज हैं जो हमको, जैसे हमारे यहाँ रोट बनता है, हमारे यहाँ अरसे बनते हैं, हमारे यहाँ काफिले बनती है, 50 चीजें हैं। अब उनको सबसे पहले इनको फूड आइटम, जो डिपार्टमेंट फूड का है वो फूड आइटम्स की आइटिनरी बनाए, जो एग्रीकल्चर का है वो एग्रीकल्चर गुड्स का बनाए, एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स होती है उसका बनाए, जो एनिमल हस्बेंड्री वाले हैं वो खास करके, जैसे हमारे यहाँ ट्राउट ही है, एक ट्राउट हमारे यहाँ उत्तरकाशी की तरफ होती है जो जिसको अंग्रेज लाए थे, लेकिन हिमाचल में हमारे पास नेचुरल बड़ी बड़ी ट्राउट्स है। अब ये भी हमारे अपनी वेल्थ है। तो हम जैसे झाबुआ है, तो झाबुआ में एक खास किस्म का मुर्गा होता है जिसे कड़कनाथ कहते हैं, और वो बहुत ही मेडिसिनली इंपॉर्टेंट है, और वो ब्लैक कलर का होता है, पूरा ब्लैक होता है। यहाँ भी कोशिश की गई और यहाँ भी उसको ग्रो किया जाता है, कहीं कहीं मिलता भी है, लेकिन वो उनका अपना जीआई है झाबुआ वालों का, कि उनका कड़कनाथ है। ऐसी हमें अपने यहाँ पे हमारी काऊ वैरायटी है, हम इसकी ही जीनोमिक्स देखिए और
इसी को हम ये प्रूव कर सकते हैं ये हमारी है और इसके जो उत्पाद बिकेंगे इसको हम हाई ब्रांडिंग करके ऊंचे, ये जमाना सब कॉमर्स का है। तो जीआई इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्टेट। इसको हमें डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की ज्यादा इसमें आवश्यकता है, जो कि फुल टाइम प्रोजेक्ट लेके ये सबसे पहले जीआई को वो करें। और मेरे ख्याल से ये सरकार, हर राज्य की सरकारों को निर्देश भी हैं सेंटर से, ये जीआई पे उनका बड़ा फोकस है। तो जीआई के लिए हमें चाहिए कि इसकी हमें पूरी जानकारी लेनी चाहिए कि हमको इसमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। बस शर्त एक मोटा मोटी ये है, डिटेल इसलिए नहीं जाएंगे कि उसका फिर वो पूरा लेक्चर है लंबा चौड़ा, कि देखिए सबसे पहले जीआई की कोई बात करता नहीं था, लेकिन जब एक जगह है फ्रांस में शैंपेन बोलते हैं, और शैंपेन एक वाइन भी है, उस शैंपेन एक गांव भी है। उन्होंने एक वाइन, स्कॉटिश वाइन निकाली जिसको आज हम शैंपेन बोलते हैं, सबसे ज्यादा हाई ब्रांड वैल्यू की वाइन है, और इसकी नकल इंग्लैंड वालों ने मार के बना दी और उन्होंने दावा कर दिया ये शैंपेन है। और उन लोगों ने क्वीन को रिप्रेजेंट किया कि नहीं ये हमारी है, और वहीं से जीआई की बात हुई। और ये कहा गया कि जो जहां का उत्पाद है वहीं का जियोग्राफिकल कॉनोटेशन है, एंड देयरफॉर शैंपेन बिलोंग्स टू फ्रांस एंड नॉट टू द यूके स्कॉटिश पीपल। तो इसलिए वहां से शुरू हुआ, और उसके बाद तो सारी दुनिया में जीआई के कई फैशन है। जैसे डेनमार्क में डेयरी प्रोडक्ट्स का जो जीआई है वो डिक्री पे है कि जो भी स्कैंडिनेवियन कंट्री और अगल बगल के हैं, अगर उस स्पेसिफिकेशन और पैरामीटर्स के डेयरी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, बेच सकते हैं, तो वहीं पे उसको जीआई दे देते हैं। बड़ा शॉर्ट है उनका, कहीं पासिंग ऑफ है, कहीं डिक्री है, कहीं जीआई है। हमारे यहाँ जीआई एक्ट है। और हमारे यहाँ एक मजे की बात यह है कि प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर राइट्स एक्ट अलग है, जिसमें हम लोग प्लांट वैरायटीज का अलग से उनको रजिस्ट्रेशन देते हैं। माइंड यू, दीज राइट्स आर गिवन फॉर 20 ईयर्स ओनली। 20 ईयर्स के बाद ये जो है पब्लिक डोमेन में आ जाता है। तो इस तरीके की काफी हमारे पास चीजें हैं। हमारे पास कई फंगस हैं, कितने किस्म के प्लांट्स हैं, कितने किस्म के डिशेज हैं, हमारे कितने किस्म के गहने हैं, नथ हैं, हमारे पास ज्वेलरी है, जो सारी जीआई एक्ट में आती है। तो हमें ये कुल मिला के अगर मैं एक मैसेज देना चाहूंगा, जैसे मैंने सुबह इनोवेशन पे दिया, एक मैसेज अगर मैं कोई दूं, ये दूं कि प्लीज स्काउट जीआई। जीआई इज अ जूरिस्प्रूडेंस। ये आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है फेमस होना चाहिए। आप तो ये प्रूव कर दीजिए कि ये मेरे यहाँ होता है और हमारी प्रोडक्ट है, आपको जीआई मिल जाएगा, और आप यू गो फॉर स्ट्रेट वे फॉर कॉमर्स। तो आवाज आ रही है? हेलो? हाँ सर, आ रही है आवाज। हाँ, तो मैं अंत में ये कहूंगा कि हम सबको चाहिए कि अपने अपने आसपास के जो जीआई केसेस हैं उसको देखें, और उसको फाइल करवाने के लिए हमारे ऑफिस में भी फाइलिंग फैसिलिटीज है, और हम फ्री ऑफ कॉस्ट फाइल करते हैं। और हम दिल्ली के आईपी ऑफिस से जुड़े हुए हैं, और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का जो पेटेंट फैसिलिटेशन सेंटर है उससे भी जुड़े हुए हैं। हमारा पैनल ऑफ अटॉर्नी है। सर वीडियो नहीं आ रही आपकी। हेलो? हेलो? जी सर, आ गई है सर। बस तो अंत में मैं यही कहूंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट आज का अगर मैसेज है, जैसे सुबह मैंने इनोवेशन पे बोला, आप ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई एक्ट के ज्यादा से ज्यादा केस ढूंढिए और उसको हम लोग मिलकर फाइल करेंगे।
स्टेट को हमें एक तो इकोनॉमिक बेनिफिट होगा और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी और इसमें साइंस का इनपुट भी आएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अपना कीमती समय दिया और सर पूरे इस प्रोग्राम को आपने इसको दिशा निर्देशन में आके ये प्रोग्राम का आयोजन हुआ और आपने कार्यक्रम की आयोजन समिति का चेयरमैन बनकर इस कार्यक्रम में एक नई उत्साह का, नई ऊर्जा का संचार का प्रवाह किया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं प्रोफेसर नवीन सिंघल साहब, डीन एल्यूमनी रिलेशन DIT यूनिवर्सिटी में, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स दें इस प्रोग्राम में। धन्यवाद अस्थाना जी। जैसे कि आप सभी सुन रहे हैं कि ये कार्यक्रम चल रहा है सुबह से लगातार, और ये हमारा मुख्य कार्यक्रम आज का था जो एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव, जो 3 बजे से प्रारंभ हुआ था। और इसमें हमारे माननीय मंत्री एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर श्री सुबोध उनियाल जी ने बहुत अच्छे विचार अपने बताए कि हमारे जो कृषक हैं उनको हम कैसे एम्पावर कर रहे हैं, किस तरह से सरकार की नीतियों को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उत्तराखंड के अंदर। मैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमें बहुत अच्छी सूचनाएं, और जो किसान हमारे साथ जुड़े हुए थे उनको बहुत अच्छी अच्छी सूचनाएं दी। मैं माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। के बाद हमारे डॉक्टर SS नेगी जी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो वाइस चेयरमैन है उत्तराखंड स्टेट माइग्रेशन कमीशन के, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड एंड एडवाइजर टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बहुत अच्छी बातें हमको बताई कि किस तरह से यूथ का पलायन इस स्टेट से रोका जा सकता है। और मैं इसके बाद हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर के रैना जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो DIT यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं, कि उन्होंने अपने विचारों से कि विज्ञान और कृषि को हम जो तकनीक के साथ कैसे जोड़ सकते हैं और कैसे उनको आगे ला सकते हैं किसान के लिए। ये बहुत अच्छा आपका वक्तव्य आज के इस कार्यशाला में रहा। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव जी ने हमारा पहला सेशन लिया, जो हमारे एमिरेटस साइंटिस्ट एवं एक्स डायरेक्टर हैं ICAR के। सर आपने जो इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए और क्लाइमेट के लिए जो भी अपना व्याख्यान आज इस कार्यक्रम में दिया, उसमें इस कार्यक्रम की शोभा बहुत ज्यादा बढ़ी। और हमारे जो युवा वैज्ञानिक और हमारे किसान इसमें जुड़े हुए थे, उनका बहुत बहुत बेनिफिट आपके इस व्याख्यान से होगा। हमारे आज के जो एक वक्ता थे विनोद कुमार भट्ट, उनसे हम जुड़ नहीं पाए, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं नवधान्या ट्रस्ट के। हम कोशिश करेंगे कि कल उनसे जुड़ जाएं, तो उनसे हम जुड़ नहीं पाए। और इसके बाद हमारे डॉक्टर BS नेगी, जो हमारे एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के एडवाइजर हैं। सर आपका व्याख्यान जो हमारा गवर्नमेंट का लोकल फॉर वोकल, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सिद्धांत है, उसके लिए जो आपने बातें बताई, वो बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम हो सकता है। और हम चाहेंगे कि हमारी जब इस
कार्यशाला का पूरा व्याख्यान हम जब इसकी रिकमेंडेशन सबमिट करेंगे, हम उसमें आपके विचार अवश्य रखेंगे। इसके बाद हमारे जो सेशन, जो दूसरा सेशन था आज के दिन का, उसमें हमारे मिस्टर आनंद एडी शुक्ला जी ने अपना वक्तव्य दिया, जो हमारे एडिशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर स्टेट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं। सर, आपके द्वारा बताए गए कोऑपरेटिव सोसाइटी के डेवलपमेंट के योगदान को सरकार द्वारा जो भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं वो बड़ी काबिले तारीफ है, और मुझे आशा है कि हमारे जो लोग आज इस व्याख्यान से जुड़े हुए थे उनको बहुत ही लाभ मिला होगा उनके व्याख्यान से। हमारे अगले वक्ता इस सेशन में थे प्रोफेसर साकेत कुशवाहा जी, जो वाइस चांसलर हैं राजीव गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, जिन्होंने बताया कि वो अरुणाचल प्रदेश में किस तरह से एग्रीकल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं और किस तरह से वो उत्तराखंड के साथ जुड़कर अपनी टेक्नोलॉजी को एक्सचेंज करना चाहते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बड़ा ही अच्छा व्याख्यान दिया। और हमारे जो आज के मुख्य वक्ता थे प्रेसिडेंशियल स्पीच में, डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम, जिन्होंने हमें ये बताया कि आज हमने स्कूल एजुकेशन और कृषि शिक्षा को, कृषि को कैसे हित उत्तराखंड के अंदर एक नया आयाम प्रदान किया है। सर, आपके इस व्याख्यान से हमारे जितने भी किसान हमारे साथ जुड़े थे वो बहुत लाभान्वित होंगे। और हम अविनाश आनंद जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो हमारे सीईओ हैं गोट एंड वूल डेवलपमेंट बोर्ड के, जिन्होंने इस व्याख्यान में, इस सेशन में हिस्सा लिया। हमारा जो तीसरा सेशन था वो था प्रोटेक्शन ऑफ बायोडायवर्सिटी इन हिमालय इश्यूज, चैलेंजेस एंड इम्प्लीकेशन, जिसके अंदर हमारे गोपाल एस रावत जी, जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून के एक्स डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपना व्याख्यान रखा। इसके साथ ही मैं जो है डॉक्टर पुरोहित, जो हमारे डायरेक्टर हैं फिशरीज डिपार्टमेंट के, और मिस्टर जयदीप अरोड़ा, जो ज्वाइंट डायरेक्टर है हमारे डेयरी विभाग के, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि वो हमारे बीच आए और हमें जो भी फिशरीज पालन और डेयरी उद्योग में जो भी संभावनाएं नए उद्योग के लिए, नए रोजगार के लिए, युवाओं के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उससे अवगत कराया। मुझे आशा है कि उनके इस व्याख्यान से हमारे जो युवा हैं और हमारे कृषक हैं बहुत लाभान्वित होंगे। और इसके बाद मैं अंत में धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर राजेंद्र डोभाल सर का, जो यूकॉस्ट के डायरेक्टर जनरल हैं और जिनके सानिध्य में ये पूरा कार्यक्रम प्रारंभ आज हुआ है। और सर, आपका तो वरद हस्त इस कार्यक्रम के ऊपर है। सर, आपको भी बहुत बहुत साधु और धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इस कार्यक्रम के कन्वीनर डॉक्टर अमित अग्रवाल जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देकर आज उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया। सभी का मैं धन्यवाद दूंगा। और अगले हमारा एक कार्यक्रम है, उसके लिए मैं हमारे जो अस्थाना जी हैं उनको आमंत्रित करूंगा कि अगले कार्यक्रम की क्या योजना है वो बताएं। अस्थाना जी। थैंक यू सो मच प्रोफेसर नवीन सिंह साहब। अब नेक्स्ट सेशन जो हमारा है, आज का हमारा लास्ट सेशन है ये आज के दिन का, वो है यूजेस ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी इन इंडिया चेंजेस फेजेस। मैं इसके लिए इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए मैं हमारे जो कीनोट स्पीकर हैं प्रोफेसर ईजी राजन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो प्रेसिडेंट है पेंटाग्राम
रिसर्च सेंटर हैदराबाद के। तो मैं हमारे जो कन्वीनर हैं सर, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो उनको लाइव करें उनको। प्रोफेसर E.G. राजन साहब, थैंक यू सर। हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर E.G. राजन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर, प्लीज सर। हमारे जो कन्वीनर हैं निवेदन करता हूं कि उनको लाइव करें उनको। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। Is it okay now? हाँ, अब आई है सब। Okay, so I'd like to share the screen, please. प्रोफेसर E.G. राजन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर, प्लीज सर। जी सर। कल परसों का कोई खास तो ऐसा नहीं है। कल तो कल है सर, कल क्या क्या है? Is it okay? Are you able to see the screen? Yes sir, yes sir. But Okay, fine. desktop screen is coming sir. Sorry? Desktop is coming. Sir, Is it please okay start now? the Are you able to see presentation. the screen, my computer Open screen? the presentation. Okay, fine. So before I get into the actual topic on the drone technology in India, I'd like to show some 2-3 small, a few minute presentation, a video, which we ourselves have been working on two things: high pass filtering and topo surveying. Use the drones and we did it. And the third one is a military related activity, which I would like to show. The first one is high pass filtering. The drone has been flown and we are able to process. You see, these are the mountains. We are able to process and we are able to do some high pass filtering, be able to understand the structure of the mountains. This is an important activity. You can see this. The next video is topo surveying. These are all real-time video surveying. Okay. You can see our video image processing online. While the drone was flying, we were able to process it off the screen, off the, what do you call the drone. In the laboratory, we were able to process it. You can see this. We are going to, the drone is flying here. You can see the, what do you call the other blades and other things. I have done some processing. We are doing some topoing of that. It's a topological survey. This is very useful for, especially for places like Himalayan ranges. Then the third one is a military related activity. Suppose these are infrared thermal imaging type of thing. The drone flies and you're able to find out the enemy position and send the rockets or any other firearm, to that weapon. To that. You can see here. You see that have been targeted and using drones only, people are able to do that. These are all certain small applications I would like to show. I want to show. Now we are getting into this, what do you call, the drone technology in India. What it's all about. The first drone which was flown in India is in Treta Yuga. It was called Pushpaka Vimanam. Sri Ramachandra Murthy with his people, he was flying from Sri Lanka to Ayodhya. It was a drone. A lot of technology was involved in that. Many people may say it's a fictitious story, but it is not so. It was a reality. People have been using various techniques like anti-gravity systems and ionic engines. In fact, some of our students are working on ionic engine on this aspect of this. Caution. See, drones are available even for small children from 2,000 rupees to 2 lakh rupees. Drones are available in India. But the caution is, India needs rules for flying drones. Fly below 400 feet, they don't have any problem.
Remain clear out of surrounding obstacles. Keep the aircraft within visual line of sight at all times. Remain clear of and do not interfere with the manned aircraft operations, some of the aircrafts near airports. Don't fly within 5 miles of an airport unless you can contact the airport authorities and control tower before flying. Don't fly near people or stadiums. Don't fly an aircraft with weighs more than 55 pounds, that is 25 kilograms of the payload or whatever. No, you can use. More than that, you have to get permission from the DGCA, the Director of Civil Aviation. Don't be careless or reckless with your unmanned aircraft because you could be fined for endangering people or other aircrafts. Now, drones can be low flying, high flying, tiny or huge, silent or noisy, super visible or totally invisible, your best friend or your worst enemy. So you've got to be very careful what the technology is required. We can add lights, sound, cameras, microphones, sensors, robotic hands, wave cancellations technology, or wave enhancement technology. They're all very important as far as the security is concerned. Simply adding a robotic display will enable us to fly in and out a private video conversation with someone on the other side of the world. Flying drones can also roll along the ground, stick to the sides, building, float in a river, dive underwater, jump onto a building or a tree, or attach themselves like parasites to the sides of trains and airplanes and whatnot and whatnot. One moment they can be hovering in front of you, and the next minute can fly off at the speed of sound, disappearing into the clouds. Combining all these capabilities, attributes, and special features, one single device will open up a world of possibilities unlike anything before in all history. Drones play a very important role. I'm going to talk about 24 categories of drones. Category 1, early warning systems. Here you have earthquake warning networks, hurricane monitoring swarms, tornado warning systems, hail preventer, sound cannons, avalanche preventer, especially it's very useful for the Dehradun area, especially the Himalayan range, total range. Impending flood alert systems, tsunami forecasting systems, forest fire preventers. How can drones help India in fight against coronavirus? This is also an important activity we are looking into. So the participants, I request them to do some homework in this regard. Then category 2, emergency services. Missing child, thermosensor drones, infrared sensor drones, insect killing. You know that very recently locusts, have been a very big threat to the country. So insect killing drones, poacher drones, many people, they track animals which are in danger. They are being poached. We can find out endangered species drone, eyes on the problem zone. Whenever the city receives a word, there is a problem. Immediately, the drone will be sent to get an eye on that. It gets eye on that. Missing pet drone. Many will pay dearly to find a missing pet. Then news reporting drones. Then category 4, delivery drones. The Google and other people, people are working on that. How do you gross delivery, medical prescription delivery, mail package delivery, anticipatory delivery, send it back, return drones, direct from the farm, produce from the farm. The produce can be lifted up and distributed to the people, like the grapes and fresh peaches, tomatoes, watermelons, etc. Banquet catering drones, lavish feasts flown in a moment's notice. Then business activity monitoring, construction monitoring. Actually, it is happening in Vijayawada. People have been building real estate people, they're using these drones. My subsequent speaker, Mr. Vinod Kumar, is from IIT Madras. He has done the job not only for this real estate business, as well as for the agriculture. He has done extensive job. He will be talking on the real-time solution he will be giving. Then topological surveying, instant environmental impact assessment, power line monitoring drones, thermoimaging of buildings, sensitive product shipping, open seas pirate monitoring drones, geological surveying. These are all very important. Gaming drones, three-dimensional chess drones,
World of Warcraft in space, three-dimensional treasure hunts, drone jousting matches, monster truck, drone racing, drone obstacle courses, drone hunting season. All these things are possible in gaming drones. Sporting drones, perfect athlete's performance sphere, you can always monitor from drones. Space racing camera drones, personal trainer drones, instant landing pad, marathon trackers, runners metabolism tracker, health regarding health, bareback drone riders, outdoor bowling, or levitating bowling game that operates one above the ground with a floating ball return. So all these things are, classified in the sporting drones. Category 8, entertainment drones, comedian, magician, concert swarm, drone circus, performance art swarms, mega photo switching competitions, prankster drones, nowadays a lot of franking, all these things are coming here. We can look into that. Fireworks dropping drones, fireworks, phenomenal work has been done, in China. Fireworks dropping drones have been used for that purpose. Marketing, spot advertising, subliminal advertising, multimedia formations, banner pulling drones, food and product sample drones, grandstanding drones, flying strobe drones, fresh bread drones, all kinds of things can work out in marketing. Farming and agriculture. I would request Mr. Vinod Kumar to talk on that. He has done excellent work on that. As the cost of the operating drones drops, they will reach a point of efficiency. It becomes profitable to have a micro drone pick and transport a single kernel of wheat 1,000 miles to its final destination. You can have artificial bees, you can have seeding drones, insect monitoring drones, fertilizer monitoring drones, disease monitoring drones. That's what we have done. Vinod has done some job. We have been doing some image processing on that. The disease of various crops, practically we have done that. Bird frightening drones, especially, crops like sunflowers, birds, they create a lot of problems. So the drones, they will frighten the birds. Even in airports, the flying, avians will be driven away because the aircrafts will be landing and taking off. The birds should not cause any problem. Crop fog drones, harvesting drones. These are all important drones that can think of. Actually, we are using it, farming and agriculture sector. 11, ranching drones. In Canada, practically I have seen the drones are being used. Cow monitors, horse shadowers, pig monitors, bee observers, sheep trackers, chicken monitors, turkey trackers, and duck and geese monitors. These are all the category of what you call the drones, fall under the category of ranching drones. Police drones, drug sniffing drones, political corruption sniffing drones, whistleblowers and all, they make use of it. High-speed chase drones, domestic violence monitors, child abuse monitors, neighborhood watch cams, ankle bracelet replacement drones, instant court drones. These are all very important. They come under police drones. Smart home, airbrush swarm, dusting drone, lawn manicuring drone, leaf raking drones, home security drones, 3D printer repair, special drone dogs, diaper changing drones. Hopefully we have not come to that level, for the old people for changing the diapers. But in US, yes, it is. Real estate photography drones, atmospheric water harvesting drones, home inspection drones, battery replacement drones, especially where you have the problem of suddenly the battery goes off while you drive an electric car. So it's very useful. Trash removal drones, sewage removal drones, insurance adjuster drones, instant listing drones. These drones, they come under real estate drones. Library drones. See, generally we go to library, collect a book, return a book, but drones can be used. 24 hours you can use. Take a lending library, borrow an expert library, borrow a big brother, drone lending library. The library itself can be a drone. All these things are futuristic, whatever expectations.
military and spy uses. This is very important, especially the Himalayan range, especially Dehradun, is under threat. Last time when I was there in Dehradun, there was an alert. Actually, the airport was closed because there was a drone from the other side of the country. Then there was a alert. So the entire the airport was closed. We were all put up in trouble. So in that case, the very important activity is called anti-drone. The enemy drone comes in. Our drone comes and fights with that. It fires it, it nullifies that, it deactivates that. How do you do that? One of my friends and juniors, he's a naval officer, retired from Indian Navy. One Sharma is there, Harsha Sharma, will be talking on that. Anti-drones, missile launching drones, bomb dropping drones, which I have shown a few minutes back. They're flying camouflage drones, communication disruptors, battlefield medical supply drones, invisible spy drones. You can have, for example, some paints you can apply on that, it will become invisible to radar. So such as paints are available, you can just apply, it becomes invisible. Heat-seeking bullet drone, like for example, the drone itself can be used as a weapon, autonomous mobile drone, the solar-powered high-altitude Wi-Fi drones, all kinds of stuff are possible. Healthcare drones is very, very important. Humanitarian applications, canary drones, body sphere monitoring, hovering health monitors, physical movement analysis, skincare monitor, especially this is used in Australia, where many people suffer from skin cancer. So those people are being monitored by the drones. The message of the information will be communicated to the central health, repository, and action will be taken. Seeing eye drone, infectious disease monitoring drone. For example, it's a very dangerous situation we are in. Any of us, in fact, I warned, I was giving some lectures in DRDO almost a number of years back, 13, 14 years back. Then we warned a biological war. So we are likely to get into this kind of a problem. Anybody can send a drone and just drop, I would say the RNAs, the viruses, they can simply, spray. So this kind of a danger is available, is possible. So we have to have anti-drones facility to maintain healthcare of the country. Educational drones, historical references, real-time perspectives, geometric shapes, the question and answer drone, documentary drones, language partner drones, basic mathematical analysis for that, how to train the students. For example, JEE, NEET, SAT and ACT preparation drones. These drones will be able to communicate with the students and educate them. Science and discovery, archaeology, whale watching, bird migration, forest health, ocean currents, aurora borealis, solar flare monitoring, earth noise monitoring, especially in archaeology. We have, a kind of a drone, it's called GeoVision 3D. We are able to get, send the electromagnetic pulse under the ground and get the, the echoes. And we are able to really process. Already we have done that job, not with a drone, but with a particular, a robot, which is moving on the ground. It can be made a drone driven also. We are able to find out what is available under the ground. Up to the feet, 100 feet depth, in depth, we are able to get the truth. It's called subsurface imaging and truth evaluation. So these drones could be used for the purpose. Travel drones, commuter drones, taxi limo drones, people can be carried. People can just get into the drones and fly in an automatic, car. It's going on by Google and other people, like that. You can have automatic flying machines. They can take like air taxis. People can get in. You can just give like, Uber. You have a drone. Hey, drone, you come here. I'd like to travel to this place. The drone will come, stand before you, park before you, get on the drone. It'll be automatically driven. You'll go to that place. Bar hopping, tourist attraction, hop and hop, emergency rescue,
trucking drones, overnight sleeper drones, etc. Robotic arm drones, hazardous material drones, transporting dangerous, chemical drones, rescuing dangerous animal drones, chess playing drones, arm wrestling drones, spot welding in difficult places, drones. Underwater spot welding is a very important activity. NRC, National Research Council of Canada, they are interested in giving projects to people who are interested in spot welding underwater. Mechanical repair in difficult places drones, space junk removal drones. Drones, they fly, they go to any extent. Reality distortion fields, odor cancellation, sound and noise cancellation, visible light cancellation, magnifying drones, demagnifying drones, color changing drones, thermocannons, voices in our head drones. These are all very important activity, reality distortion fields. Novelty drones, personal periscopes, plant communicator drones, shade drones, mosquito-free zone drones, dating drone, of course, nothing to do with our country, the relevancy drone, elevator drones. Then you comes far out concepts. You can even imagine. I used to hear Dr. Abdul Kalam used to tell us, I was closely working with him. He used to say, hey, Dr. Rajan, you have to aim at the stars. At least you reach the top of the tree. Okay. So this is what I remember still, ringing in my ears. So the far out concepts, the students, especially I'm addressing the students, imagine. Okay, massive flying drone resorts. You can create a resort itself. Artificial earthworms, personal prep swamps, swamp clothing, protective swamps, mental conduit swamps, remote viewing swamps, Superman swamp. Yes, you can fly. So these are the drone images, some of the images I'm just showing you here. You can see the police people, how they make use of it. Helicopter, helipad, and I'm sorry, this one is, what do you call, this thing, octopod and helipad, I'm sorry, this quadrupod, all kinds of... Quadcopters. Yeah, all these things could be used. You can fly it up and you can go for, very important activity. It's called surveillance, electronic surveillance, which I myself was working almost 35 years back for the Indian, security. So these are all very old concepts we've been making use of. Now, youngsters, you guys, children, you please come out with your new ideas. Create new ideas, come with us. Okay, we'll be able to support you. Okay, you can see here some of the drones. Drone city, wow, what a, like a Pushpaka Vimanam, it's the drone city. It flies. Thanks for patient listening, gentlemen. Thank you for the opportunity given to me to talk to you. Thank you very much. Over to the conference people. सर आप बोल तो दो, कम से कम बोल तो करो। बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रोफेसर E.G. राजन साहब, आपका यूजेस ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी इन इंडिया के बारे में जो हमारे यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में जो आपने जानकारियां दी। अब मैं हमारे जो अगले जो हमारे स्पीकर हैं वो हैं विनोद कुमार एस, फाउंडर एंड CEO साइंस केयर लैब्स हैदराबाद। सर अगर जुड़ चुके हैं सर विनोद कुमार जी? जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार विनोद कुमार जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है देहरादून इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल में। और आज जो हमारा ये जो सेशन चल रहा है, ये चल रहा है यूजेस ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी इन इंडिया चेंजिंग फेसेस। तो आपका स्वागत है। आप प्लीज अपने जो आपका जो रिसर्च है इस बारे में उनसे हमारे साथ हजारों की संख्या के अंदर हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। हमारी वेबसाइट के ऑनलाइन जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है लोग देख रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज आप जरा ड्रोन के बारे में कुछ बताइए, ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में। वो मेरा स्क्रीन शेयरिंग करना है। जो आपका जो रिसर्च है इस बारे में उनसे हमारे साथ हजारों की संख्या के अंदर हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। हमारी वेबसाइट के ऑनलाइन जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है लोग देख रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज आप जरा ड्रोन के बारे में कुछ बताइए, ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में। वो मेरा स्क्रीन शेयरिंग करना है। हमारे साथ हजारों की संख्या के अंदर हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। हमारी वेबसाइट के ऑनलाइन जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है लोग देख रहे हैं। तो मैं आपसे प्लीज एनेबल माय स्क्रीन शेयरिंग। तो मेरा स्क्रीन शेयरिंग करना है। सर एक मिनट। प्लीज एनेबल माय स्क्रीन शेयरिंग। एक मिनट। आप देख सकते हैं। Please enable my screen sharing. Can you see my screen now? यस सर, आप स्टार्ट कीजिए सर। Thank you very much. Thank you Dehradun International Science and Technology Festival Committee for giving me this opportunity, and thank you Dr. Rajan sir for that extraordinary Wikipedia kind of an encyclopedia of drones. Can you see my screen? Here we are a visual intelligence company, and we always believed in the divine intervention, as sir rightly said. Science and Festival Vimana Days, this opportunity, and thank you Dr. Rajan sir for that extraordinary Wikipedia kind of an encyclopedia of drones. Can you see my screen? Here we are a visual intelligence company, and we always believed in the divine intervention, as sir rightly said. Science and Festival Vimana Days, this opportunity, and thank you Dr. Rajan sir for that extraordinary Wikipedia kind of an encyclopedia of drones. Can you see my screen? Here we are a visual intelligence company, and we always believed in the divine intervention, as sir rightly said. Science and Festival Vimana Days, this opportunity, and thank you Dr. Rajan sir for that extraordinary Wikipedia kind of an encyclopedia of drones. Can you see my screen? Here we are a visual intelligence company, and we always believed in the divine intervention, as sir rightly said. Science and Festival Vimana Days, this opportunity, and thank you Dr. Rajan for that. Our focus sectors using drones have been predominantly in the agriculture. But touchwood, because of
quantum of work that agriculture really gives for drones. We had an opportunity to move into other sectors like road, rail, urban, power, mining, banking sector, irrigation and dams, and we have covered all the domains across drone utilization for the benefit of governments, but for the benefit of society as the drones for good. Okay, with all the compliances in place. Since Uttarakhand is a divine territory and has been very pro-organic agriculture kind of state with all the beautiful Himalayas on the backgrounds. Drone utilization. We wanted to focus this presentation specifically on drones in agriculture, and since the topic is also on drones in agriculture, we can use drones with both multispectral RGB and other very high-end sensors for detecting weeds, pests, and crop health monitoring exercises to ensure that we save the crop of the farmer early by detecting these weeds and pests and ensure that his crop is safe, and then finally do some quarantine with spraying drones as a 360-degree activity, and then start pushing it to better yield and better income for farmers. And we have been very successful in doing this, detecting these weeds and pests, and ensure that his crop is safe, and then finally do some quarantine with spraying drones as a this is a traditional way of looking at it, how remote sensing evolved. Even today, all the statistical modeling and all the analysis of statistics by government at central and state levels are all done by satellites only. We rarely use airplanes in India for agriculture, and the transition of fixed wing drones and quadcopters or the smaller drones for more precision agriculture, as I said, is the need of the hour, and that's where drones, the smaller drones, have a role to play in agriculture. This is the key thing. Okay, today most of the farmers are actually bleeding because of extensive use of agrochemicals, and this is because of the reason that there is no detection of early pest or weed on their crop area. Whether it is a small area of half acre or doesn't matter 1,000 hectares, we have done enough exercises of monitoring such large scale activities at precision from half acre to 1,000 hectares programs. In India itself, using some very high-end multispectral sensors, and have come very good. Recently, as everybody is in the north understands, Rajasthan, Punjab, Madhya Pradesh, all these states have been hit by desert locust, and we have the privilege of working with the government in this activity of protecting farmers' crop areas from locust by drones and spraying. Recently, this is how the evolution of image capturing also evolved. Okay, if you look at satellite imagery cannot give you precision of identifying a disease or a pest or a weed, but it has its own statistical modeling in water analysis, in crop analysis, canopy cover, and all that kind of good things. But when you actually get deeper into precision agriculture or close view agriculture, I would say, then drones play a major role. And within drones again, as an activity, I will show you how the drones evolved in agriculture. This is one project we have done for striga weed detection across sesame crop, because today traceability is the must for export, and also within India to save crops. This is the best way of actually capturing large scale farming activity in a large crop area, and then you can get into details. This is one project we have done for striga weed detection across sesame crop. This is the typical overview of how the image analytics happen. As we flew the drone, we do a mosaic stitch of that entire imagery plot, and then start detecting the weed based on what weed we wanted to detect, or even multiple weeds in the same crop area.
and then magnify that weed and also annotate that across crop areas, so that farmer is genuinely has digital information both on mobile and also on his any laptop or whatever it is, to ensure that where is the attack and what is the kind of pesticide or any other quarantine procedure he has to activate to get his crop saved. That weed and also annotate that across crop. Currently, these are the multispectral sensors available in the world. India has no role in these optics, but within the available framework of sensors availability being imported from US, Switzerland, and other parts of the world, France and China, these are the only things available. Of course, Japan, Sony. These are the only 5-6 sensors that are available, and they have their own strengths and weaknesses. Okay, but if you again, based on the low quality imagery, if you want to do some very high resolution kind of data analytics, it's not possible with these sensors. But on an overall stress analysis and looking at some water bodies, okay, and the crop health monitoring, these are good to go in the available sensors. But as a company, we have done some mastery in drone usage in India by doing precision agriculture and modeling deep vision analytics with Dr. Rajan sir's help. This is where we fly a large area, you detect a particular infestation, and then you do a more deeper insight on with the drone itself specific to that particular infestation, and then annotate it across the crop area. So you are very visually capable of seeing, as images don't lie, seeing is believing. So we will be able to give you the smallest, I would say, an ant kind of a situation on a crop. Okay, and as if people understand image analytics, we have only 256 colors to blend with, and the more the spectral imagery you get the information about wavelength and the frequency, the better the imagery, and the higher the resolution, the better the imagery. So this is a 50 meters kind of a flight, but the kind of clarity you get on each imagery, is the quality of the capture. And if you see both the imagery, the green path and the infrared path, okay, green on green, it's very difficult for a naked eye to actually detect a grasshopper or any other pest for that matter, because most of the pests are either green or brown in color. So you have to be very careful about the color on color matching. So this is how the reflectance or the image capture with high resolution gives you detection on both green on green and also NIR detection, infrared. We have done mastery again on the very high pixel with at 50 meters height. Again, we can get into centimeter level accuracy of both narrow band with RGB and also with multispectral AI resolutions. Okay, so that you can quantify this leaf stress or plant stress across the crop area and do some loss prediction or yield prediction, and our intent is to create a multispectral library, because today there are some companies from Germany and France which have come into India, have done some spectral imagery capture by giving their mobile applications free, and today they are valued at $1 billion. And the same exercise when an Indian company comes forward to do, okay, there is a lot of difficulty in actually accessing the institutions of both government and also the research. So if there is an opportunity given for Indian companies to actually build multispectral imagery for crop specific algorithms, then you are actually building some potential $1 billion organizations as imagery banks in agriculture, which is good for our country, as we progress. These are all the kind of indicators you can do with our software. Okay, we have collaborated with a couple of Israeli companies in doing more deep vision analytics, because Israel is very good in sensors integration. So we have collaborated with some of them and then started working on this, and many kind of integrators that can go up to soil moisture, okay, the plant stress, and go up to, as I said, weed, pest.
okay, into multiple crops. Doesn't matter which crop you want to look at. Now we will be able to provide that kind of accuracy in giving you data intelligence on crop health, okay, to save the farmer from going bankrupt. Okay, and this is one of our initiative. This is we have worked on optics. This is one camera which is already fixed with. This is called A7, which is already fixed with drones integration in an RGB scenario. But we have worked on with an Israeli company on the optic side and created a 4-band to 5-band kind of earlier available sensors into a 12 megapixel 8 band and 12 band, which means 2 megapixel resolution camera is now available with 8 megapixel or 12 megapixel, which means the accuracy that I have actually demonstrated earlier in detecting the pest and the weed. Just to clarify, typically most of the people who are related with agriculture will understand the pink bollworm, fall armyworm, and locust. Okay, especially the pink bollworm and fall armyworm has already made a lot of farmers across India bankrupt, and the value of the damage is into thousands of crores. Okay, so this is one technology which can help these farmers from detecting early, because right from egg, larva, pupa, moth kind of a cycle integration, you rarely have a 24 to 48 hours kind of a notice for the farmer to actually act. But by the time he actually detects the crop, for example, in a cotton crop, when pest is inside the bud, he will only identify that when it is flowering and the entire cotton crop is damaged. So majority of the cotton crop damage is because of these kind of pests, and unfortunately, there is still no solution for that. And this is going to be one of the greatest solution for pink bollworm and fall armyworm detection in our country. Okay, and this is the typical, whether it is kharif or rabi, based on the number of days cycle. We have a determined methodology of how the drones have to be flown from the date of sowing to flowering. There is an activity-based progress monitoring that includes crop health monitoring and also spraying. So our intent is most of the sprayings that are being done with agrochemicals, whether it is insecticide, pesticide, fungicide, herbicide, or fertilizer, we want to reduce these cycles by detecting early, so that the crop is organic, crop is healthy, more nutritional, farmer is safe, farmer health is safe, our environment is safe, our water tables are better, because most of these agrochemicals, when they actually get into the land or the soil, they actually penetrate into the water tables, and there are enough research documents available globally that they have penetrated beyond damage. Meaning, we are already in the red flag zone. India is also an institutional country of such damage. And the cause of cancer, because of maximum utilization of chemicals like glyphosate in the agrochemicals, is also a cause of cancer, obesity, a lot of other diseases for children and mothers with pregnancy. And for the farmers, definitely it is a disaster because of spraying all this agriculture. And there is too much of relevance data with scientific observations on these kind of dangers for our crop cycles in India. And I think Government of India is taking great measures in transforming everybody to organic over a period of time. I wish that this model scales up for the good of the nation and health of the nation. Okay. These are some of the indicators. Previously, I was hearing to some of the experts and the institutional research organizations and the government officers talking about small holdings. Here we can detect a half acre, as I said, half acre with multiple crops. So we can detect multiple crops on a small area. We can detect multiple crops on a large area. If it's a single crop, also we are fine. So you have multiple indicators coming as one capture. You will bring you so many analytical insights that you can work on, whether it is at small scale or large scale, doesn't matter. And the beautiful part is, majority of the recent FPOs, which are coming together as cooperatives or community farmings, will be able to adopt these as drone as a service, which will help them in deploying on rent, so that these can be scalable at every panchayat level.
And the beauty is any farmer, son or daughter who is a basic education with some technical background can be trained and they can become a pilot or a processing expert to do the analytics. So there is a job indicator for revolutionizing this technology adoption. And most of the people in rural areas can benefit from getting jobs with this technology adoption. Some of the, I would say, more reporting side of how you get reports on what is the extent of the land, how which crop is doing good, what part of the land is not yielding anything, which has stress. So everything has a color matrix, and you can actually detect which is fine, which is potential plant stress, and then which is high drought area. So accordingly, you can do water management, which helps you in irrigation, and also do stress analysis and yield predictions at a later date. The drone imagery, as we speak, is very data intensive, whether it is pure play pictures or pure play videos. A video is 6x kind of a situation, but on the imagery side, we have done in plots of 1,000 hectares for government of Karnataka, and we have executed some amazing work for them in their statistic analysis of crop zone area. All the crop varieties that are shown in that 1,000 hectares crop area, and have worked with in collaboration with ICRISAT for this project, and they did the domain consulting, and we did the pure play imagery capture, analysis, and prediction. Okay, so this is, as I said, once you detect the pest, you can actually do a refining of where to apply pesticide or whatever agrochemical for quarantine. So this is little early in the game for India, but currently the spraying drones are used on scale at full capacity of the crop area. But as we progress, we don't see that need happening in the crop zone area, because when we identify pest zones, you can only apply these fertilizers only or pesticides only in those pest zones. So that can be given as indicators in the data analysis. These are typical battery-based drones, which I think everybody is watching in India currently. These are the most talked about drones, and if you see them on TV also. These are battery-based and have a short endurance cycle with a 10-liter payload and can fly up to half acre per flight. Okay, and this can be scalable based on maybe 7 battery cycles per day. So that's the kind of models, and the right picture is a fumigation drone, so mostly used in horticulture for the spraying activity. And again, this is one innovation which our own Indian entity, Dr. Abdul Kalam Advanced UAV Research Labs MIT has built. The first institutional competition across the world on drone endurance. The world record for longest endurance was held by India, by MIT students, and I was happy to be a part of that. The endurance was around 4 hours 30 minutes. And recently, there is a Spanish company which is again funded by the European Union. They have actually broken this record on doubling the cycle by 8 hours 10 minutes, and today, as we speak, that has extended to 10 hours. Of course, this is without payload, but this is purely on the endurance. Okay, if you come into payloads, maybe the timelines will reduce. These drones can cover approximately 50 acres per day, and these are fuel based with 16-liter tanks, and can be under 3-liter tank petrol. And as I said, you just need maybe 3 to 4 fuel refilling cycles for covering 60 acres or 50 to 60 acres of crop area per day. This is how it works. Refilling cycles for covering 60 acres
Yeah, this is India is also now working very aggressively. DGCA, Ministry of Civil Aviation, Ministry of Home, Directorate of Agriculture. Everybody is collaborating and trying to work hard on agriculture. But the fact is, we still don't have an ecosystem in place for all the components of drones to be built in India. So we have challenge of importing, and with all the neighboring problems, China leading the drone industry. Today we are at cut-off stage, and so the only 30 to 40% of the components are currently made in India. Otherwise, everything is imported and assembled in India. And with all the NPNT compliance, this is one model which is exclusive for agriculture with multispectral imagery, built by Hyderabad IIT, Hyderabad Incubator. And this can be used for agriculture purpose exclusively with all the licenses. This is a progress in technology, because traditionally, if people understand remote sensing, you need the ground control points to get extreme accuracy of the layers on the imagery, and then you have the real-time kinetic, which is transmitting from satellite on with the DGPS control points, and on the post processed kinematic is something like near real time. I wouldn't say real time, but very close to near real time, and the accuracy is in the millimeter stage. So you don't need to actually set up a ground control points, and here they're actually reducing all the manual interventions of doing all the surveys on the land. So when you actually do a ground truthing of any data we actually do on scale for image analytics, you can go with your mobile, take the GPS coordinates, and you can actually check whether there is infestation of any pest, weed, or anything like that. And then whoever is the domain expert from the scientific community, whatever remarks they give, it can be observed on the ground real time with maybe 5 meter, not even less than for 1 meter accuracy. So less than 1 meter, we can go so close. Now, this is a typical overview, whether it is plain land or unundulated land, hillocks, doesn't matter. Drones have applications in place. Only thing is you have to have a small radar mounted on it with obstacle avoidance, and as sir was saying, to be safe, keep it in the visual line of sight so that you are safe. But otherwise, with the obstacle avoidance and the radar mounted drones, we can actually do terrain management. We have already done such exercises in transformers, transmission lines, and other power utility sectors, both in solar and wind power. Okay, so this is another way of looking. And the recent innovations we are doing research with Telangana Agriculture University and also ICRISAT is how electrochemically activated water can be used for improving shelf life, and also now do some disinfection on through an organic matter in both abiotic and biotic stress activity in the crop cycle. So we are working on it, and on the shelf life improvement, we have standardized it. Today we can confirm all the leafy vegetables can have 48 hours extended shelf life without any nutrition deficiency. Okay, this is a confirmation from us. We can work with any lab in any country in our country, NABL labs, and can actually justify this activity on scale scientifically. And on the fungus, virus, and bacteria, we have observed that both in UK and US, China, Japan, Malaysia, HOCl now is approved for coronavirus disinfection, and this is one of the alternative for chlorine. Okay, for which, because India uses largely chlorine application for disinfection, and this is the great alternative with no chemicals. Okay, and also even if there is a human touch, there is no problem. So this is good for such activity. And on the other hand, on animal culture, both in horticulture and also in animal husbandry, we have seen that this can act good for intake water of these animals, and also for any disinfection that happens in their community farms, and also on the foot and mouth diseases. Maybe this can be applied. Such research documentation and evidence is available in Netherlands, in Europe, and the US.
India is yet to start working on HOCl. We have set up a manufacturing facility in Hyderabad. So this water is available for research. If anybody wants to come forward, we will be happy to improve shelf life of any produce of farmers in our country. Okay. As I said, drones do a lot of good for farmers. You can reduce consumption of pesticide, weedicide, insecticide, herbicide, fertilizer, and fungicide over a period of 1 to 2 crop cycles. We can definitely show them good value for money. And then also in water intake usage, we can reduce water intake for purely, these agrochemical fertilizer applications. We can reduce water by 60%. And as I said, the health impact, it is better to be careful than going for hospitalization for cure, because cancer has no cure, and most of the other diseases also have no cure. Okay, so we want to look at healthy farmer, healthy yield, and a healthy environment. And this is one good slide, because in the technical ecosystem, except the farmer, everybody in the system makes money. Both economic, social, environment, everybody who is in the system, makes money. But unfortunately, farmer is still struggling to get his, right price. So something has to be done as root cause analysis, and we see a lot of potential for drones in actually doing the evidence for making farmer more, prosperous. This is one panchayat mapping. When a village panchayat is mapped, on the left you see one particular legend which has investments by government on particular activity. So you can start detecting each of it, and if you look at the green zones, you can actually click on each of the green zone and actually give a boundary to that, and then you will know the lat long of the plot, then the size of the plot, and who's the ownership of the law, what is the ownership of the plot, and then you can also get the what crop has been sown and what is the pattern of growth. Tomorrow, if there is any disaster for insurance management, like in Fasal Bima Yojana also, this can do wonders, in doing evidence management. This is a smart city application on enabling area-based 3D models. Every component of the investment that is going into the smart city can be monitored, and we have enough building information modeling systems integration to your planned, executed, and variance. Okay, we can have these which can be linked to payment systems, and the actual smart city can be implemented on time with greater accuracy and good for the society. These are large irrigation dams. This is Kaleshwaram Dam in Telangana. We have been partnered with KPMG. One of my sister company has done this, and we did the complete progress monitoring of the entire 16 packages of construction monitoring audit with drones and visual intelligence to be submitted to the Honorable Chief Minister and the Minister and other officers. This is the same larger review, and we have also done, this is another huge irrigation dam, I would say, called in Telangana itself. This is a panoramic view of after construction. What is the quantified maybe water intake, we can start specifying once the water is there. Now it is full, actually, it is full with water. So this is our typical methodology. We fly a drone, we capture, and then process, analyze, and start publishing result based on the need. We can do a lot of algorithms. Work has been work in progress, both on very crop specific and crop intensive programs, and also, as I said, weed detection and pest detection programs. So as we move forward, in 1 year's time or 2 years' time, within the 4 to 6 crop cycles, we should be able to get a lot of multispectral imagery as library, and then all the deep vision analytics on the fly can be available for all our farmers across the country at speed. Okay, to do their health monitoring exercises. This is the technology integration in drones, as sir was saying. Too many components, and except for 1 or 2 components, India still has a role to play. We need a lot of these manufacturers to come to ensure that everything is made in India. Currently, as made in India also, make in India also, we are close to 50% only. Okay. Again, typical components in the drone ecosystem. Too many players to work with, and if all these guys come together as one ecosystem, I think India has a
as a crop zone area, we are very huge, okay, and too many players have too many roles to play. And an industry job creator, I have a beautiful motto for our country. If one panchayat has one drone as a utility for multiple activities, both in agriculture, in water management, in irrigation management, in spraying for agriculture, and spraying for mosquitoes, okay, spraying for municipal solid waste, order management. You can do wonders. Each drone can create 3 jobs, and India has 250,000 panchayats, and we can create 750,000 jobs. And this can become a reality in a period of maybe 5 years if this ecosystem is built. That's the kind of job creation that this particular drone for good can be applied. On the automation side, drones have gone very high. We almost from one, we are looking at only one drone a kind of activity, but there are swarm of drones where China has flown 3,600 drones at a time when there was a pest, and then it was claimed as a national disaster. And at a single county, almost 1,800 drones flew at a time, and these are called swarms of drones, and they could actually save the crops from pest attack. These are some of the use cases we have done. Telangana Agriculture University, complete crop health, complete survey of their campus, and detect all their crop areas, crop classifications, their buildings, water bodies, their contours, and all that. Water management, irrigation management, and then also poaching, because this is an old university. They have a lot of poaching on the boundaries. We could detect that also. This is with NABARD. We have done for Calcutta, West Bengal NABARD. Wadi monitoring or watershed management, we could monitor and give some very strong evidence on all the money that is being flown in from NABARD to the actual beneficiaries, whether it is being utilized properly, whatever purpose it has been defined, is actually accomplished or not. So a lot of evidence has been done on this. And this is the 1,000 hectares crop area and crop zone estimate in government of Karnataka using drones. This has also been successfully completed and deployed. All the multiple drones. Recently, on a UK-India initiative, we won a collaboration with ICRISAT and University of Stirling, and also NIPHM. We have won a grant from Royal Academy of Engineering for academic research. Just because of COVID, this project didn't move. But otherwise, once the COVID is relaxed, I think this project will move on. So many international programs are Indian companies are winning, and we are the first drone company to win an international grant in such an activity. From really happy and proud of it. Thank you very much. Just because of COVID, this project didn't move. But otherwise, once the COVID is relaxed, I think this project will move on. So many international programs are Indian companies are winning, and we are the first drone company to win an international grant in such an activity. From really happy and proud of it. Thank you very much. Just because of COVID, this project didn't move. But otherwise, once the COVID is relaxed, I think this project will move on. So many international programs are Indian companies are winning, and we are the first drone company to win an international grant in such an activity. From really happy and proud of it. Thank you very much. Just because of COVID, this project didn't move. But otherwise, once the COVID is relaxed, I think this project will move on. So many international programs are Indian companies are winning, and we are the first drone company to win an international grant in such an activity. From really happy and proud of it. Thank you very much. I'm done, sir. Thank you very much. Otherwise, once the COVID is relaxed, I think this project will move on. So many international programs are Indian companies are winning, and we are drone company to win an international. Can you please mute this? An activity. From really happy and proud of it. Thank you very much. I'm done, sir. Thank you very much. Otherwise, once the COVID is relaxed, I think this project will move on. So many international programs are Indian companies are winning, and we are drone company to win an international. Can you please mute this?
the connectivity from always happy and proud of you. Thank you very much. I'm done, sir. Thank you very much. Otherwise, once the poll is relaxed, I think the super will move on. Can you please mute this? Hello. I'm done, sir. Thank you so much. Thank you so much, विनोद जी। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के कार्यक्रम में हर्ष गौरव शर्मा जी जुड़े हुए हैं, जो ग्लोबल क्वेस्ट कंसल्टेंट हैं और उनका विषय है डेवलपमेंट ऑफ एंटी ड्रोन सिस्टम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच विनोद जी। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के कार्यक्रम में हर्ष गौरव शर्मा जी जुड़े हुए हैं, जो ग्लोबल क्वेस्ट कंसल्टेंट। Good evening, sir. Good evening, everyone. Development of anti-drone system. Sir, I request you to please allow me to share my screen. विनोद जी, अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के कार्यक्रम में हर्ष गौरव शर्मा जी जुड़े हुए हैं, जो ग्लोबल क्वेस्ट कंसल्टेंट। Good evening, sir. Good evening, everyone. Development of anti-drone system. Sir, I request you to please allow me to share my screen. विनोद जी, अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के कार्यक्रम में हर्ष गौरव शर्मा जी जुड़े हुए हैं, जो ग्लोबल क्वेस्ट कंसल्टेंट। Good evening, sir. Good evening, everyone. Development of anti-drone system. Sir, I request हर्ष you गौरव जी, आप अपना व्याख्यान शुरू करें। to share my screen. Okay. आप शुरू करें, हमें आवाज आ रही है। Okay, sir. Good evening, everyone. I am Harsh Gaurav Sharma. I am retired from Indian Navy, and I am having 21 years of experience on working on highly advanced electronic systems. So I first of all thank Dr. Rajan sir and Dr. Amit Agarwal sir to give me an opportunity to speak and participate here in the Dehradun International Science and Technology Festival 2020. And I'm greatly honored to be given a chance to present a technical presentation on anti-drone technology, and in front of highly esteemed and distinguished guests from all over the different fields of Dehradun International Science and Technology Festival. So, as already discussed, Dr. Rajan sir and Dr. Vinod Kumar sir, they have given us quite a greater insight to the drone technology, and they have shown us actually that there are so many applications where we can use the drones. So the wonderful thing about drones is that they are customizable and they can be used according to your needs and whatever is your requirement. So as just for example, for a hill area application, we can think of various uses like wildlife and forest conservation, delivering medicines to remote villages, planting more trees, locating victims in avalanche, and land mapping, and so on. So here comes the catch. Now drones can be used by enemy or anti-social elements also. So we have to think on those terms also, because wildlife and forest, there are some things which they can do with the drones and which can pose some serious threats to the installations of great importance, and so on. So the catch. Now that's where the anti-drone system comes in. So we have to think on those terms. Kindly allow me to share my screen, please. I want to share my presentation. They can do with the drones and which can pose some serious threats to the installations of great importance, and so on. So the catch. Now that's where the anti-drone system comes in. So we have to think on those terms. Kindly allow me to share my screen, please. I want to share my presentation.
they can do with the drones, and which can pose some serious threats in installations of great importance, and so on, so on. So the catch. Now that's where the anti-drone system comes in. We have to think on those. Kindly allow me to share my screen, please. I want to share my presentation. They can do with the drones, and which can pose some serious threats in installations of great importance, and so on, so on. So the catch. Now that's where the anti-drone system comes in. We have to think on those. Kindly allow me to share my screen, please. I want to share my presentation. They can do with the drones, and which can pose some serious threats in installations of great. हेलो हेलो, हाँ सर, हो गया सर? आप या मुझे प्रेजेंटेशन शेयर करना है, तो प्लीज शेयर द स्क्रीन. अलाउ मी टू शेयर स्क्रीन. सर एक मिनट. ज्वाइन करो. तुमने वाले उससे किया था क्या? मेरे वाले से देहरादून लिखा था तुमने नाम? हाँ मेरा तो मेरे में कौन लिखा? तुम ये करो, ओके करो. सर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, अभी देखते हैं सर, अभी करते हैं सर. ओके. सर आप विदाउट प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दीजिए सर अभी ना. नहीं, बट जो भी मुझे दिखाना है वो प्रेजेंटेशन में अच्छे से पता चलेगा, अदरवाइज तो देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. सर थोड़ा सा अभी शेयरिंग में प्रॉब्लम आ रही है,
आप यार तो पीपीटी हमें यहाँ पे भेज दीजिए, हम शेयर कर देते हैं। ओके, मैं भेजता हूँ आपको जी। हाउ टू सेंड? Can you please share your number? Number or email? सर मैंने चैट पे मैं भेज दिया आपको सर नंबर, आप इस पे भेज दीजिए पीपीटी सर। लॉगिन सर आपने भेज दी? Yeah, I've already sent. तो व्हाट्सएप किया आपने? व्हाट्सएप किए? Yeah, WhatsApp. तो आई गॉट इट। Yeah, okay. Good evening, everyone. So, as I was discussing about various applications of drones, so the drones can be utilized for n number of applications, and in those applications, they can also be used by enemy and antisocial elements. So now, how to tackle those the enemy and antisocial elements attacks? So for that, we have to have anti-UAV detection and neutralization system. Next, please. अब तुमने बनाया हो Yes, sir. Yeah, please, next. Yeah. So drones are being used to smuggle contraband items, fly into restricted areas, or attack critical infrastructure. And as technology becomes more accessible, the threats presented by drones broadens to cover even more invasive activities such as electronic snooping, system hacking, surveillance, etc. Therefore, there is an urgent need to secure the national airspace against such unconventional threats.
Yeah, So sure. these are the activities which antisocial elements can carry out through drones. Next, please. So now, how to defend against drones? So for defending against drones, we have to detect the drones first. So effectively stop drones, they first need to be detected, tracked, and then a countermeasure system needs to be deployed. So we have to carry out three activities. First of all, we have to detect the drone, and then we have to track the drone simultaneously, and then we have to apply a countermeasure system. So to eliminate the drone or to stop the drone, we have to have some countermeasure system also. So we'll be studying in detail about these different So now we first come to detection technologies. There are basically 4 technologies available in which we can detect the drone. So first one is radio frequency analyzer or receiver, which can receive the frequency signal of the drone and the controller, and also the drone is sending the live video feed back to the controller, so that frequency can be tracked. And there are the GPS signals also, which the drone is using, and from controller it is coming to drones. So all those signals are communicating basically through RF. So we can have a RF receiver which can detect these signals, and it can tell that the presence of a drone in that particular area. So the second one is acoustic sensors. So these are basically microphones, very high sensitive microphones. So these can also sense the presence of a drone by the sound signature of the drone. So the third one is optical sensors. Optical sensor or cameras. The cameras are very advanced nowadays. So they are daylight cameras and night cameras. Night vision cameras also have infrared and thermal. So these advanced optical sensors also can detect presence of drone. And the final one is the radar. So the most effective way of detecting a drone in the particular area is by a radar. All these generally are passive systems. They only receive. So the radar it transmits and then it receives. So it is very reliable, and it is not depending on the weather. It is not affected by weather. So these are the basically 4 technologies which are used for detecting a drone. Next, please. Yeah, next. The first one is RF receiver. So the RF receiver. Next, please. Next. RF analyzers consist of one or more antennas to receive radio waves and a processor to analyze the RF spectrum. They are used to try to detect radio communication between a drone and its controller. Some of the systems are able to identify the more common drone makes and models, and some can even identify the MAC addresses of the drone and controller. So this is they can particularly detect the hardware address of the device, of the controlling device and a drone. So this is the unique address which is called as MAC address. It is unique to every device. So this is especially useful for prosecution purpose. Suppose someone has intruded into some restricted area, and then we have to prove that that particular person or that particular drone or controller was inside that premises which was restricted. So we can prove that by receiving their hardware MAC address, and then afterwards we can produce it as a proof.
So some high-end systems can also triangulate the drone and its controller when using multiple radio units spread far apart. So by triangulation method also, we can exactly locate where the controller is present, where the drone is present, and all those things. Next, please. So second one is acoustic sensor or microphones. Next. So microphone is generally we use a single microphone, or an array of microphones can also be used to have an idea of in which direction the drone is coming from. So if we want to have direction of arrival, so we need to have plant, or we need to place a microphone array. So multiple microphones are required for that, so that we can have roughly an idea from where that drone is coming. Next, please. So another one is optical sensor. So these in the picture you can see there are cameras attached to the arms. These are pan tilt zoom cameras. It can rotate 360 degrees, and it can move up and down also. So these cameras can they are highly advanced cameras, and they can detect the drone, and simultaneously they can track also. Next, please. So optical sensor is essentially a video camera. Optical sensors can be daylight or night vision cameras, which uses infrared or thermal imaging. Yeah, next. So now comes the radars. So next, please. Radar, as we all know, it is an active device. It is a device which uses radio energy to detect an object. A radar sends out a signal and receives the reflection. Measuring the direction and distance, the radar is always sending and always receiving, which results in accurate and fast tracking with quite updating rates. So Doppler radars are able to track moving objects also, and they can discard static objects. So the beauty of radar is that it can simultaneously track also, and it can simultaneously detect also. Up to 256 targets, or multiple targets, as the technology is improving day by day. So these radars can track as well as they can detect multiple targets. Next, please. So when we compare these four technologies amongst each other, so the radar it is able to detect and track, and its range is pretty high, from 70-meter plus. So it can go up to 20 kilometers as per the radars, the power amplifiers, and whatever is the capacity we can have. So the radars can have multiple ranges. So the advantage is it can detect RF silent drones, simultaneous tracking of multiple targets, reliable, accurate all-weather performance. So I would like to draw everyone's attention on this. There are nowadays RF silent drones. These are the drones. They only if a controller is entered lat and long, suppose the coordinates of the target, this drone will not communicate to anything, any controller, and it will not send out any RF signal. So rest all these are the passive technologies. They will not be able to detect this presence of RF silent drone. So this drone will silently come, and whatever job is assigned to this drone, it will carry out that. So only it can be detected by a radar. So the radar is that's why radar is very reliable in terms of detecting. So the disadvantage is it has high cost, and the active devices somewhere it requires permission also. And the second one is camera, which can also detect and identify. They can be ranging up to 1,000 meter. It can capture the image of drone, but it has a poor weather performance. If the visibility is poor, its performance will go down. It has high false alarm rates.
and it cannot detect multiple targets. So the acoustics is basically capturing of the sound of the drone. So the sound itself of these drones cannot come from very far. So as the drone will be very near, then only we can detect through acoustics. So it can only act as a last line of detection, and it is very poor in noisy areas also, and it can't detect or locate. So the RF analysis, the range can be more, but we cannot know the range, because in a passive system you cannot identify what is the range. Only in active systems we can say that this particular target is at a particular distance. But in passive systems, we don't know from where that signal is coming. So at how much far that distance that particular transmitter is, we don't know. So it is very difficult to say at what distance that signal is coming. So the advantage is single, it can detect, and it provides bearing, and if we use multi radio frequency, it can also provide geolocation. So the problem with this technology is it cannot detect RF silent drones, and also the range it cannot tell very accurately, and it cannot give us the parameter of the height, like at how much height the drone is flying. All these parameters can only be detected by a radar. Next, please. Next, please. Now we come to the countermeasure technologies. We have seen how we can detect and track a drone. So now when we have already detected a drone and we are already tracking a drone, so we have to counter that drone. So for these countermeasure technologies, let's see what all technologies we have. So countermeasure technologies can be grouped into these three major categories: either physically destroying the drone, or neutralizing the drone, or taking control of the drone. So either by any of the methods we can countermeasure a drone. Next, please. Next slide, please. Next, please. So we come to these drone countermeasure technologies. So the following countermeasures can be used against drones, like RF jammers. We can jam the RF signal of the drone, GPF spoofers, high power microwave devices, nets and net guns, high energy lasers, birds of prey. Next, please. So we'll be very briefly discussing all these technologies one by one. Next, please. So I'll explain as it is. RF jammers. So the RF jammers are generally they are jamming the signal of the controller, which the controller is sending to control the drone. And an RF jammer is a static mobile or handheld device which transmits a large amount of RF energy towards the drone. It sends a directive energy towards the drone and masking the controller signal. So the controller signal will not be available at the drone, and hence the drone will not be able to be controlled by the controller. This results in one of the three scenarios. The drone, anything can happen to drone after the signal is not coming to drone. So the drone can make a controlled landing in its current position, or the drone
returns to user set home location. In many of the advanced drones, the home location is already set. So as and when there is no communication between controller and the drones are always that base home location command is activated. The drone will automatically come to its home location, or otherwise the drone may fall uncontrolled, or otherwise the drone may fly in some random direction. Then we come to second countermeasure technology, that is GPS spoofers. So the drone is having a GPS signal at all the time, and from that GPS signal it compares where it is located. So, and wherever that drone is told to go, so it always compares these two signals and then it moves. So what we can do is we can inject the wrong GPS signal into the drone, and then the drone will be confused. So this is also a very good technology. So this device sends a new signal to the drone, replacing the communication with GPS satellites it uses for navigation. So whatever signal it was getting for navigation, we will replace it with some other signal, and that geolocation will be very different and very far away from that particular location. So in this way, we can spoof the drone signal, and the drone will think that it is somewhere else. And by dynamically altering the GPS coordinates in real time, the drone's position can be controlled by a spoofer. So once control is gained, the drone can be directed to a safe zone. So the next technology is high power microwave devices. So we can have some devices which can generate enormous power of electromagnetic pulse. These devices are EMP capable, and they are able to disrupt any electronic device that comes into their area of operation. So the EMP interferes with radio links and disrupts, even destroys the electronic circuitry. And it generally, what it does is it destroys all the circuitry of the drone itself. So, but the thing is, it's damaging. Due to this damaging effect, these devices are very difficult to operate, because it can have effect of our own devices also. So this is the disadvantage of these devices. So we can also have some net guns. So these are guns which throw net, and that net will be thrown towards the drone, and the drone will fall down. So there are some very big guns also which can throw the net up to 300 meters. So the disadvantage is only that we cannot aim correctly over a drone, because drone is very agile and very fast moving. So it is very difficult to capture and fire a net exactly towards the drone. Then the other countermeasure technology is high energy lasers. So we can generate high energy lasers and high powered laser and extremely focused beam, which can destroy the drone. So this technology is already developed by DRDO. So this is also a beautiful technology. Then the next option is hard kill. Hard kill is nothing but firing towards the drone. That weapon can be any weapon. We can use anti-air guns. We can use anti-aircraft missiles or a small gun. Anything which is uh, doing any harm to drone through guns. So that is called as hard kill. So the last option is for the birds of prey. So the birds also can be trained to capture the drone. Like the eagles, they have been trained to capture small unmanned aircraft systems. And this solution takes advantage of the natural hunting instincts of the eagles.
And this can be a low technology solution, but it requires a lot of manpower for training eagles and for also the birds of prey. So the all in all, this anti drone detection system and neutralization system, it compiles and processes data from various sensors and detect any drone present in the area and counters it. It will be implemented for establishing a secure perimeter in difficult terrains and for critical assets. The deployment will be for UAVs, intrusion detection, localization and tracking, mapping the movement in the area, persistent monitoring, providing specific information and alarms. It carries out early detection, facilitating prior preparedness and assists the command in the decision-making process. So I'm not able to share my screen. Otherwise, I would have shown you. Can you please show some slides in the end? So we are also involved in making this anti-drone system, and with the local entrepreneurs, we are able to design this anti-drone system, and we are now giving it to. We are planning to give it to DRDO also. So I have just shared that anti-drone system which we have. Next slide, please, sir. Can you move the slides, please? Yeah. Next. Yeah, please go ahead. Go ahead. Please come to the last. Yeah, just one slide above, please. Please move. One slide more. One slide above. Back, sir. Back. Yeah, please. Yeah, this one. So this is the anti-drone system which we are using, and this there is the jammer attached and the vision sensor is attached. Now in this, the full operation can be seen as the RF or Wi-Fi sensor will sense any drone RF, or acoustic sensor will sense whatever if it gets any noise regarding drones, and the radar will automatically detect and track the drone present in the area. And then when that drone comes to the restricted space, those target coordinates can be given to the vision sensor. The sensor will move in the particular location of the drone. Then the video will be shown at the operator's desk, and if that drone still continue to come into the restricted area, so we can define some area, and after that area, that jammer will start jamming. So this is one of the countermeasure technologies used here is jamming. So likewise, what all things we have discussed,
we can have any of the countermeasure technologies deployed. So this is in all complete system. We can also have 2 or 3 countermeasure technologies to make our system better, and so that there will be redundancy also. So this is the system. Apart from this system, there will be a monitor, there will be a controller's desk in which the software will be there, command and control software, which will be handling all the sensors data, and which will be giving commands to the sensors to move, like cameras and jammers, when to jam, when to move, and all the data will be coming centrally at the one console. So this is about this anti-drone system. So thank you, sir. I conclude. I've concluded. Thank you so much, sir. Thank you very much for your kind words towards drone technology, and definitely we are very prompt for the drone technology, and we are seeing that nowadays everybody is using the drone technology in the different application areas. So now we are very thankful and sorry for the inconvenience caused due to the late schedule of the inauguration, and due to which your program has been delayed and has been postponed in the evening. Sorry for the inconvenience caused. And now I would like to give the vote of thanks to all of you. First of all, I would like to thanks to Professor Easy Rajan, President, Pentagram Research Center, who has given your his valuable time to this event, and spoke on the signal process technology in the drone technology, as well as I would like to thanks to Mr. Vinod Kumar, who is running his own venture in the area of the drone technology, and we will be happy to see their products anytime whenever we will find the time. And I am also thankful to sir, to you, Harj Gauravji, who has delivered a lecture on the anti-drone technology, and due to some technical problems, there was a disturbance. But anyhow, it was very wonderful for our audience, and today the event was visited by the more than 25 audience through the online mode, and that's why this event become very useful when we are discussing about the drone technology in the different application areas. So that's why, sir, we are very, very thankful to you, and thank you so much to stay with us till this evening and making this program a great success. And I would like to give the thanks to the, Mr. Kumar Rajasthana, organizing secretary of the program, and all the audience who have stayed with us in the inauguration day of the Dehradun International Science and Technology Festival 2020. And please stay tuned with us tomorrow at 10 o'clock. We will meet once again, and 10 o'clock we will start Himalayan State Educator Summit 2020, and then we will proceed the rest of the programs. Thank you so much, and good day. We will meet you once again tomorrow at 10 o'clock. Thank you, sir.